क्लास 11th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे बेहतरीन चैप्टर सर्कल, जिसकी हम बात कर रहे हैं। कोटा मॉड्यूल्स का मतलब क्या है, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको एक लाइन में समझा दूं। एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर जे के अकॉर्डिंग सारी प्रोफाइल्स कवर होती हैं और जिसका डिफिकल्टी लेवल भी ठीक ठाक रहता है, अच्छा रहता है अक्रॉस इंडिया। इसको सभी को ट्राई करना चाहिए। पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर इनके सॉल्यूशंस आप देखें। जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इंडिया में हैं, स्पेशली कोटा में जितने भी हैं, वो सबका मटेरियल कोटा में स्पेसिफिकली सेम ही रहता है, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो ये उसी के ऊपर है। मन लगा कि इनको पहले अटेम्प्ट कीजिएगा। डाउनलोड कर सकते हैं आप अपनी जो अपलिफ्ट जेईई ऐप है वहाँ से, नंबर 1। फिर इनको आप सॉल्व कीजिए, प्रिंट आउट निकाल के कर लीजिए या कैसे भी कीजिए, ठीक है। पर अटेम्प्ट करने के बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा। मैथमेटिक्स को हिस्ट्री की तरह मत पढ़िएगा कि सवाल आपने देखा और फिर सोचा कि हाँ ऐसे मैं करूँगा, उसके बाद आपने सोचा वीडियो देख लेता हूँ। उससे कुछ नहीं सीखेंगे, लर्निंग बहुत कम रहेगी। अगर आप मैक्सिमम लर्निंग चाहते हैं तो पहले सवाल खुद ट्राई करें, अच्छे से सोचें और एक दो सवाल नहीं, कम से कम 10 क्वेश्चन एक बार में करें, फिर उनके सॉल्यूशंस देखें। एक एक क्वेश्चन करके आंसर देखोगे ना, तो 5 का आंसर अगर ए है तो 6 का आंसर आप बी देख चुके होंगे। फिर वो सॉल्व करना नहीं है, प्रूव करना है। पहली बात ये है। सर्कल जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बिल्कुल बेस है, इस पे काफ़ी सवाल बनते हैं। इस चैप्टर की डिपेंडेंसी ऐसी है कि आगे आने वाले जितने चैप्टर हैं कॉनिक सेक्शन के, पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला, उन सब के अंदर आपको कई बार इंटरमिक्सिंग करके सर्कल दिखेगा। जेई के सिलेबस में ट्राइंगल और सर्कल ये दो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं जिनके ऊपर बहुत सवाल बनाए जाते हैं। इसलिए दोस्ती करते हैं सर्कल के साथ, कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी थ्योरी वीक है तो आप मेरे वीडियो कोर्सेज इसके ऊपर देख सकते हैं। सर्कल चैप्टर के बुक जो है उसको आप देख सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुक, ठीक है। इसके आपको ढेर पूरी सॉल्व है, ढेर सारे सवाल देखने को मिलेंगे। अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो सॉल्व इलस्ट्रेशंस कीजिए, रिवीजन करना चाहते हैं तो पीछे वाली एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन कीजिए, मज़ा आएगा आपको कोऑर्डिनेट के अंदर। जैसा हम जानते हैं कि जेई के हिसाब से इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी है, अच्छा खासा पोर्शन इसका जेई एडवांस में और मेंस में रहता है, तो मेहनत उसी के अकॉर्डिंग हमें करनी होगी। क्या तैयार हैं आप उसके लिए? ठीक है। और मैं आपको एक ब्रीफ बताना चाहता हूँ कि और कितने चैप्टर्स हमने यहाँ पर कवर कर चुके हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये सब 11th क्लास के चैप्टर्स हैं जिनमें हम ये सब चैप्टर्स यहाँ पर कवर कर चुके हैं। सेट रिलेशन, फंडामेंटल ऑफ मैथ्स, लॉगरिदमिक, क्वाड्रेटिक, प्रोग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम, ये भी हो चुका है, स्ट्रेट लाइन भी हो चुका है और ये सर्कल भी आज हो चुका है। बाकी जो बचे हैं, अगर आप इस वीडियो को थोड़े टाइम बाद देख रहे हैं तो हो सकता है बाकी चैप्टर्स भी कवर हो चुके हों। और सिर्फ क्लास 11th की ही बात क्यों करें, क्लास 12th में भी कई चैप्टर्स हो चुके हैं। फंक्शन, आईटीएफ, लिमिट, एमओडी, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएबिलिटी, टेंजेंट, नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा, मिनिमा डन, इंडेफिनेट डन, डेफिनेट डन। बाकी बचे हुए समय के साथ हो जाएंगे या हो गए होंगे जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। सो कीप लर्निंग, डाउनलोड कीजिए फटाफट से, फ्री में है, सबके सॉल्यूशंस हैं और अच्छे से अपनी तैयारी घर बैठ के कीजिएगा, ठीक है। कहीं फंसते हैं तो मैथमेटिक्स की जो हमारा पूरा इकोसिस्टम है, बुक्स आपके लिए अवेलेबल है। आप देख सकते हैं, अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, वेक्टर 3D हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, सब। और ये पीवाईक्यू वाली बुक्स तो हर साल रिसेंटली अपडेट हो ही जाती हैं। अभी 49 ईयर है, 48 ईयर है, 50 ईयर से चलती रहेंगी। कीप लर्निंग थ्रू ऑल दीज बुक्स, दीज आर द ग्रेट रिसोर्सेज। जो पिछले 25 साल में मैंने सीखा है एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ताकि आप अपनी मैथमेटिक्स का जो डर है कम से कम उसको हटा सकें। ये आपको श्योरिटी, गारंटी मैं देता हूँ। अगर आप क्लास के अर्जुन बन के पढ़ेंगे, जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो सुनेंगे, तो डेफिनेटली बात बनेगी, ठीक है। एक और है यहीं पर, अब इस चैनल पे ऊपर ही मैंने आपको बहुत सारे जेईई एडवांस के जो पिछले 15 साल के क्वेश्चंस हैं वो सब करवा रखे हैं, जो आप उनको देखिएगा, वहाँ से भी आप अपनी बेनिफिट ले सकते हैं। फिर बात आती है थ्योरी कोर्सेज, तो थ्योरी कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। लेक्चर्स पढ़ना है, क्योंकि क्या लेक्चर को ना, थ्योरी को कई बार आपको लगेगा सर मेंस लेवल की हुई है या बोर्ड लेवल की हुई है, एडवांस लेवल की। अगर आप इनको देखेंगे तो ये कंप्लीट जेईई एडवांस लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो इन्वेस्ट इन योर प्रिपरेशन, बहुत अफोर्डेबल है। कोशिश कीजिए इनको लें और पढ़ें, सिर्फ लेकर रखने के लिए मत लीजिएगा। अगर पढ़ना चाहते हैं तो लीजिए, पढ़िए इनको, सीखिए थ्रू इट। और
देखिएगा फिर आपके मैथमेटिक्स कितनी इंप्रूव हो जाएगी। याद रखिएगा, जेईई की प्रिपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट पैसा नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट और कोई रिसोर्स नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टाइम। एक बार अगर टाइम निकल गया, फिर चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, ना आपको पढ़ने के लिए सिलेबस कवरेज के लिए टाइम मिलने वाला है, ना रिवीजन के लिए मिलेगा। तो सही टाइम पर सही फैसला करेंगे तो डेफिनेटली आपकी मैथमेटिक्स जरूर स्ट्रांग हो जाएगी। अब हम चलते हैं सर्कल की तरफ। फटाफट से सर्कल के इस मॉड्यूल को लीजिए और सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। कीप लर्निंग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम अच्छी करके रहेंगे। कीप लर्निंग। Centers of three circles x square plus y square minus 4x minus 6y minus 14, and one more circle x square plus y square plus 2x plus 4y minus 5 is equal to 0, and x square plus y square minus 10x minus 16y plus 7 is equal to 0 are forming a vertices of a right angle triangle, vertices of a regular triangle, vertices of an isosceles triangle which is not regular, and are collinear। तो तीन सर्कल दिए हुए हैं और पूछा जा रहा है हमसे कि इनके जो सेंटर्स हैं वो क्या बन रहे हैं। चलिए, जो फर्स्ट सर्कल है इसके सेंटर की कोऑर्डिनेट निकालते हैं। एक्स के कोफिशिएंट को हाफ करेंगे तो 2 आता है, फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बन जाएगा। यहाँ पर हम हाफ करेंगे तो आपके पास से -3 आता है, 3 बन जाएगा। बेसिकली कहना ये चाहते हैं कि अगर सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 है, उस केस में सेंटर जो होता है वो -g, -f, यानी x के कोफिशिएंट को हाफ करके माइनस साइन अप्लाई करना। सेकंड वाले सर्कल का सेंटर निकालेंगे तो आप देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ से -1, इसको हाफ करेंगे -2, एंड द थर्ड सेंटर विल बिकम एज, इसका हाफ करेंगे -5 और ये 8 बन जाएगा, 5,8। ये कॉम्बिनेशंस हमारे पास बन रहे हैं। ये थी सर्कल की इक्वेशन। पूछा जा रहा है कि जो तीनों दिए गए हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। रेगुलर ट्रायंगल का मतलब आप समझते हैं, रेगुलर ट्रायंगल का मतलब होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा लेकिन जो इक्विलेटरल नहीं है, ये बात है। ठीक है, तो रेगुलर वर्ड का रेगुलर ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, चलिए अब इन तीनों डेटा को देखकर हम इसके बारे में या तो डिस्टेंसेस निकालना शुरू कर दें ताकि हम और आइडेंटिफाई कर पाएँ कि C1 C2 के बीच के डिस्टेंस अगर आप निकालेंगे तो 3 माइनस में यहाँ 3 बन जाएगा, जो बनेगा 3 का स्क्वायर, यहाँ बनेगा 5 का स्क्वायर। √34 हमारे पास आता है। वहीं अगर हम C2 C3 के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे तो ये 6 बनेगा, जो 36 है, यहाँ आपके पास 100 आता है। ठीक है, तो ये आपके पास से 136 आपके पास से नंबर बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर इसको हम देखें तो इसको मैं लिख सकता हूं कि ये 34 इंटू 4 लिखा गया है, तो आपके पास है 2 टाइम्स √34 ये डेटा बनेगा। फिर हम C1 C3 के बीच के डिस्टेंस निकाल लेते हैं। C1 C3 के बीच का डिस्टेंस आप देखिए, 2 माइनस 5 आपके पास है 3 का स्क्वायर और यहाँ से 5 का स्क्वायर, सेम आता है √34। इसको देखकर ये ज़रा सोचें कि सर दो साइड सेम आ रही, तीसरी बराबर नहीं है, तो ये आइसोसेलेस बन गया है। नहीं, आप अगर देखें इन दोनों का सम इसके इक्वल आ रहा है। हो ये रहा है कि C1 C2 प्लस C1 C3, C1 C2 प्लस C1 C3 इज इक्वल टू C2 C3। ट्राइंगल रूल ये कहता है कि सम ऑफ टू साइड्स अगर इक्वल टू थर्ड साइड के इक्वल आ गया है, देन देयर इज नो ट्राइंगल, देन देयर इज नो ट्राइंगल, दे ऑल आर कोलिनियर। दे ऑल आर कोलिनियर, तो हम मार्क कर देंगे डी ऑप्शन। इसी को करने का सेकंड मेथड किसी के दिमाग में आया हो तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसको थोड़ा ऑब्जर्व करते, तो आप देख पाते C2 C3 का मिड पॉइंट अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए ध्यान से कि मिड पॉइंट ऑफ C2 एंड C3 अगर हम देखें तो -1 प्लस 5/2, -2 प्लस 8/2, विच इज कमिंग एज आपके पास से 2,3, जो कि है C1। ये डेटा लिखा हुआ है। तो इनकी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ C2 है, यहाँ C3 है, उनका बिल्कुल एग्जैक्टली मिड पॉइंट ये है। तो तीनों फिर से कैसे हो गए हैं, कोलिनियर बन चुके हैं। ऐसे भी आप देख सकते थे बिना डिस्टेंसेस निकाले हुए। और यहाँ से भी यही बात आ रही है। अगर आप देखें
C1 की पोजीशन कुछ ऐसी है कि ये C1 से और C3 से डिस्टेंसेस का जो सम है उसका वैल्यू C2 C3 के बीच के डिस्टेंस के बराबर आता है। तो आप डायरेक्टली ऑब्जर्व करके भी कर सकते हैं, सीधा इनको थोड़ी देर, अगर देखो मैथमेटिक्स में डेटा है ना, आपको काफ़ी बातें बताता है, अगर आप गौर से इनको देखते तो आप शायद पहचान पाते। सर कोई थर्ड तरीका हो सकता है? हाँ बिल्कुल है थर्ड तरीका। अगर आपको थर्ड मेथड से करना है तो आप आगे चले जाते और इन तीनों के बारे में पता है तो फिर हम एरिया निकाल लेते, C1 C2 C3 का एरिया निकालते। तो आपके पास से पहला आता 2, फिर 3, फिर -1, -2, फिर 5, फिर 8, फिर 2, फिर 3। स्टेयर फॉर्मूला काम में लेंगे आप, निकाल के देखिए 0 आएगा। और अगर ये 0 आता है तो फिर से पता चल जाता कैसे है, ये कोलिनियर है। तो मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, पहले सेंटर्स निकाल दो, पॉइंट आ जाएंगे, अल्टीमेटली फिर ये क्वेश्चन कोलिनरिटी के बारे में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, सो कीप सॉल्विंग, कीप लर्निंग दिस क्वेश्चन। y minus 1 equal to m1 x minus 3 and y minus 3 is equal to m2 x minus 1 are two families of straight line. Okay, फैमिली वर्ड क्यों बोला है? क्योंकि आप m1 m2 को चेंज कर सकते हैं, अलग अलग स्लोप के लिए आपके पास बहुत सारी लाइंस आ जाएंगी एंड दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, देन लोकस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पर हैं। तो आप बताइए m1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम? ये डेटा हम लिख सकते हैं। और m2 का डेटा हम क्या लिख सकते हैं? ये वाला डेटा लिख सकते हैं। सो x कोमा y हमने मान लिया इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तो दोनों लाइंस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा, या फिर x कोमा y से अगर कंफ्यूज होते हैं, सो लेट्स टेक इट h कोमा के जिसका लोकस निकालना होता है, यही मानते हैं हम भी यहाँ पर लोकस में इंटरेस्टेड हैं। तो लेट h कोमा के इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो पहली बात ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। एंड एक और बात है यहाँ पर कि m1 m2 का जो प्रोडक्ट आता है वो आपके पास से -1 आता है। अब m1 इसको सेटिस्फाई करेगा तो आपके पास से k -1 अपॉन h -3 एंड इट इज k -3 अपॉन h -1 इज -1। ये डेटा आपके पास आता है। यहाँ आता है h², यहाँ से आपके पास 4h आता है प्लस 3 आता है। ये k², यहाँ 4k आता है, यहाँ प्लस 3 आता है। सो इफ वी फर्दर सिंप्लीफाई दिस वन, वी आर हैविंग h² प्लस k² -4h -4k एंड इट इज +6 इज इक्वल टू 0। ये डेटा आपके पास है। तो क्या दिखता है आपको एज ए लोकस की अगर हम बात करें, h इज x, k इज y, तो दिस सीम्स एज योर लोकस। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, लोकस का प्रॉब्लम आ गया है। सो वी आर गोइंग टू मार्क दिस वन एज बी एज द करेक्ट आंसर। हम यहाँ पर बी ऑप्शन मार्क कर देंगे। अंडरस्टूड? तो सारी बातें जिस पर लोकस की कंडीशन होती है उसको h कोमा k एज्यूम कर लिया, फिर दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं, दे आर परपेंडिकुलर बिकॉज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। यहाँ से हमारे पास h और k के अंदर रिलेशन आ गया, रिलेशन ही लोकस है, h को x और k को y से रिप्लेस किया, तो दिस इज अल्टीमेटली कमिंग एज अ सर्कल। ठीक है, गुड क्वेश्चन, स्मार्टली सोचिए कैसे अप्रोच करना है। और अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको इजी लगता है तो फिर कोशिश कीजिए कि आप उसमें से टाइम बचा पाएँ। टाइम बचा पाएंगे, जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, तो इसका आपको एग्जाम में फ़ायदा होगा, क्योंकि एग्जाम में मैथ्स के साथ साथ हमें टाइम से भी लड़ाई चल रही होती। क्वेश्चन किया बहुत देर में किया तो क्या मतलब है, जल्दी करना है ना, तो थोड़ा सा स्पीड पर काम कीजिए अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं। पहला एम यही है, कॉन्सेप्ट सीखना है, फिर उसके बाद अगला स्टेज है टाइम कम लगाना है। Suppose that the equation of circle having -3, 5 and 5, -1 as the end points of diameter, then they are looking for, this is their equation, A और B सेंटर बन चुके हैं
and we are looking for sum of coordinates of center plus the radius. अगर हमारे पास एंड पॉइंट्स पता हो, these all are इक्वेशन सर्कल निकालना एंड पॉइंट्स हैं. So these are treating as x1, y1 और ये आपके पास है x2, y2 है. सर्कल की इक्वेशन डायमीटर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे इसको तो आता है x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2 इज इक्वल टू 0. सो x प्लस 3, x माइनस 5, y माइनस 5 और आपके पास से यहाँ से अगर हम देखें +3 है, y माइनस 5 आपके पास से डेटा है जी. तो आराम से इनके कोऑर्डिनेट्स हमने दोनों के लिख लिए हैं. अब हम चल रहे हैं y प्लस 1. सिंप्लीफाई करते. इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5x माइनस 15, y स्क्वायर माइनस y 5y प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. ये डेटा आपके पास. सेंटर निकालेंगे, x के कोफिशिएंट को हाफ करेंगे तो -1 पे कर देंगे तो ये 1,2 आपके पास से आता है. और यहाँ पर रेडियस जो होता है ये आपको याद हो तो क्या होता है -g, -f. यानी x के कोफिशिएंट को हाफ करके माइनस करना है, y के कोफिशिएंट को भी हाफ करके माइनस करना है. यहाँ से अगर हम इसका फॉर्मूला देखें g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, तो आपके पास से डेटा है 1 प्लस 4 प्लस 20 विच इज कमिंग एज 5. सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन a प्लस b प्लस c का डेटा क्या बनेगा. a की वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 5 है. आपके पास से फाइनल आंसर 8 आता है. तो आप 8 यहाँ पर आंसर मार्क कर देंगे. सर कोई और तरीका? आपने अभी डायमीटर फॉर्म से निकाला है, बिल्कुल दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. सेकेंड मेथड जो भी आप सोच सकते हैं बताइएगा. अगर हमें मालूम है कि ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं तो ये हो गया आपके पास सेंटर. ये पॉइंट है आपके पास A जो है -3,5 और B पॉइंट है आपके पास से 5, -1. ठीक. तो जो सेंटर है ये एक्चुअल में क्या होगा, ये डायमीटर का मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ऑफ AB. तो आप डायरेक्टली सेंटर C निकाल सकते हैं इन दोनों का मिड पॉइंट एवरेज. तो ये मेरे पास आता है 1,2. तो हमारे पास ऑलरेडी A, B आ गया. ठीक है, इससे बेटर आपको लग रहा होगा. कैसे मिड पॉइंट ये तो निकालना था, दे रखे थे पॉइंट. ठीक है, रेडियस की बात करते हैं तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है. आप AB डिस्टेंस निकाल दीजिए, A से B की डिस्टेंस. सो -3 ये 8 बनेगा आपके पास से और ये यहाँ से 6 का स्क्वायर और ये डबल ऑफ रेडियस बन जाएगा. सो इट इज 64 प्लस 36 विच इज √100 जो कि यहाँ से 10 आता है. आपके पास R का वैल्यू 5 आ गया है. सो नाउ A प्लस B प्लस R आपके पास आएगा. फाइनली द आंसर इज 8. फाइनल आपके पास फिर से 8 आंसर आ गया. ठीक है, तो चाहे इस मेथड से करें उस मेथड से करें, जितने ज़्यादा मेथड्स आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रखेंगे उतना ज़्यादा आपको सोचने का तरीका अच्छा होता चला जाएगा. और जितना अच्छा हम सोचेंगे तो उससे क्या होगा, हम ये सोच पाएंगे मल्टीपल मेथड, और जिस मेथड से जल्दी आंसर आएगा उससे हमें क्वेश्चन फाइनली सॉल्व करना है. क्योंकि एग्जाम में टाइम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. तो मेथड वही अच्छा जो कम टाइम में आपको आंसर दे और जिसमें कैलकुलेशन कम हो, एक्यूरेसी अच्छी हो, ये वाला ज़्यादा ईजी है. और ये भी ठीक है, ऐसा कोई महान काम नहीं है, इससे भी बात बन जाएगी. ठीक है, चलिए कीप लर्निंग. The area of equilateral triangle inscribed in a circle x square plus y square minus 2x is equal to 0. So let's discuss about this circle. इसका अगर हम सेंटर निकालें तो वो आता है 1,0 और रेडियस भी 1 है. हमें इस सर्कल के अंदर देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल. तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है कि सर्कल के अंदर ट्राइंगल है या ट्राइंगल के अंदर सर्कल है. तो क्या है, पढ़िए. सो ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल. ओके, तो सर्कल के अंदर है ट्राइंगल.
तो यहाँ पे हम गए और हम बिल्कुल इसको सिमेट्री मानते हुए यहाँ पर एक तरीके से इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, इसको अब हम ज्वाइन करा देते हैं। ठीक है, तो ये साइड अगर ए है तो ये साइड भी ए होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो जो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे, आप अगर इस जो ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड सब सेम हो जाते हैं, कोइंसाइड करते हैं। तो यहाँ वो पॉइंट है। तो अगर ये टोटल एंगल इक्विलेटरल है तो आप देखिएगा ये एंगल आपके पास 30 रहेगा, ये भी 30, ये बाइसेक्ट कर देगा, टोटल एंगल 60 होता है। ठीक है, और ये आपके पास से इसकी है रेडियस, दिस इज इस रेडियस आर, दिस इज ऑल्सो इस रेडियस आर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डाल देंगे परपेंडिकुलर। क्या क्या यहाँ से हम डाल परपेंडिकुलर, तो ये ऑल्टीट्यूड क्या है, एक तो इसको बाइसेक्ट करेगी, कि ये टुकड़ा भी a/2 होगा, ये वाला टुकड़ा भी a/2 होगा। करेक्ट। अब आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, हमें निकालना क्या है, आर हमें पता है, हमें ए निकालना है। तो आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, ये जो लेंथ है ये रेडियस है आर, दिस एंगल इज 30 एंड दिस इज आई नो इज a/2, दिस एंगल इज 90 डिग्री। इस ट्राइंगल को मैंने बाहर बना दिया, ये बात बन गई। आप यहाँ से क्या देख पाते हैं, आर का अगर मैं कंपोनेंट करूँगा तो मेरे पास से आर cos 30 की वैल्यू a/2 आती है। आर आपको मालूम है कितना है, वैल्यूज रख दीजिए सबकी, इट इज़ 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, इट इज़ a/2। हमारे पास से साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया है कितना, √3। अब हमारी बात अगर हम करें एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो √3/4 साइड स्क्वायर होता है। कुछ फॉर्मूले तो आप याद रखा कीजिए, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली काम में आते हैं। साइड हमारे पास √3 आया है, इसका हम करेंगे स्क्वायर, √3/4 यहाँ से 3 बनता है, डेटा आपके पास है 3/4, √3 आपके पास फाइनल डेटा बना, 3√3/4, दैट्स प्रिसाइजली द ए आंसर। यहाँ आपके पास है, ये डेटा आपके पास है, 3√3/4 हमारे पास से ए इसका आंसर आने वाला है। यहाँ पर ये बात बनी। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको बनाया, तो सेंटर है 1,0, रेडियस है 1, ये हमने बनाया, ये आपके पास बनी हुई है। सीधा सा सोचा, सबसे पहले मेक श्योर किया क्वेश्चन में कौन किसके इनसाइड है, ट्राइंगल सर्कल के अंदर है या सर्कल के अंदर आपको पास से ट्राइंगल बनाना है। मतलब दोनों केसेस, शायद मैं बोल कुछ और गया ना, मतलब ट्राइंगल के अंदर सर्कल या सर्कल के अंदर ट्राइंगल। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। अब देखो ये इक्विलेटरल है तो सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर सब सेम हो जाते हैं। तो ये जो जॉइनिंग वाली लाइन है ना, एक बाइसेक्ट करेगा 30-30, फिर ये हमारे काम का था। तो ये मिड पॉइंट भी रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी द मिड पॉइंट एम, इफ इट इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और ये हमारे पास इसका जो सेंटर होगा, आप कुछ भी ले सकते हैं, जी एज्यूम कर लिया, सो दिस इज जी, दिस इज एम, दिस इज बी। इसमें सीधा एक कंपोनेंट किया, इफ फॉर्मूला लगाया आपके पास से √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं किए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको टाइम लग रहा है, वी आर इन लर्निंग फेज, एग्जाम में समय है, वी कैन स्पीड अप जैसे जैसे हम और क्वेश्चंस करेंगे। साथ ही में आप जो मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली बुक है उसको फटाफट से कीजिएगा, आपको मजा आएगा सॉल्व करने में, है ना। द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल एंड द लाइन, एक सर्कल और एक लाइन है जिसके बीच में डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं। तो सर्कल का जो सेंटर है वो है 5, एंड द रेडियस इज 1। हमें ये सिचुएशन देखनी है कि सर्कल अगर यहाँ है तो लाइन की पोजीशनिंग क्या है। अगर ये इसको कट कर रहा होता, सपोज कीजिए, फिर तो डिस्टेंस ही 0 हो जाती। अगर ये इसको कट कर रहा होता और टच कर रहा होता तब भी 0 हो जाएगी। सर्कल अंदर नहीं है, सर्कल बाउंड्री पर होता है, इक्वल टू लिखा होता है, तो ऑन द सर्कमफेरेंस सर्कल होता है, तो इसका मतलब लाइन कहीं बाहर है। ठीक है, तब आपसे पूछा जा रहा है कि आप स्मॉलेस्ट डिस्टेंस निकालिए सर्कल और लाइन के लिए। तो देखिए ये है अपने पास सेंटर, तो हम सेंटर से इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, सर्कल से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये लेंथ हम निकाल सकते हैं। अब देखिए ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है,
तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मिनिमम डिस्टेंस क्या है, सी बी है, ए बी है, क्या लगता है आपको? तो आपको ये सोचना है डिस्टेंस जो पूछी जा रही है मिनिमम, क्या सेंटर से पूछी है? पढ़िए ध्यान से, नहीं, सर्कल से पूछी है। तो ये तो सर्कल नहीं है, सर्कल तो बाउंड्री है, बाउंड्री है तो ए बी है वो डिस्टेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये लाइन है आपके पास से 5x + 12y - 4 = 0। सो अगर हम सी बी की बात करें तो आपके पास फॉर्मूला होगा किसी पॉइंट से किसी लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का, ये फॉर्मूला होता है कि उस पॉइंट से उस लाइन को सेटिस्फाई कर दीजिए और फिर कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम बना दीजिए। 5 आप यहाँ रखेंगे तो ये 25 आता है, ये 36 आता है, ये 4 आता है। अंडर रूट आपके पास आता है 25 आता है, 144 आता है। यहाँ अगर आप बनाएंगे तो ये 40 आता है आपके पास, यहाँ से 15 आता है, और ये आपके पास अंडर रूट है 169 जो कि 13 है। 15/13 मेरे पास से बना, ठीक। पर हमें जो चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सर्कल एंड लाइन क्या होगा? वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस आपके पास यहां से इस पर आएगी। दिस इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, इट इज ए बी, जो आपके पास से सी बी है, और उसमें से हम इस रेडियस आर को माइनस कर देंगे। तो सी बी डिस्टेंस आपके पास है 15/13, रेडियस हमारे पास 1 है, वी आर हैविंग 2/13 एज द फाइनल आंसर। 2/13 हम यहाँ से बी ऑप्शन मार्क कर देंगे। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि डिस्टेंस सेंटर से पूछी है, सर्कल से पूछी है, कहाँ से पूछी है। ओके, सो कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग, थिंग्स विल बी फाइन। बस पढ़ते हुए चलिए, जितना अच्छे से आप सवाल समझ पाएंगे उतना बेटर आप परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, कीप लर्निंग। द इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ द सर्कल बाय द लाइन मिरर। एक सर्कल की एक लाइन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज लेनी है। तो जैसे ये मिरर है, यहाँ एक सर्कल आपके पास है, आपको क्या लगता है मिरर इमेज कैसे बनती है? अगर मैं मिरर के सामने हूँ तो कैसे होगा? जहाँ मेरी नोज़ है वहाँ नोज़ आएगी, जहाँ हेड है वहाँ हेड आएगा। अगर ये प्लेन मिरर है, लाइन जो है वो प्लेन मिरर की तरह ही बनेगी। तो यहाँ पर होगा ऐसा ही कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है उसकी उतनी ही डिस्टेंस पर यहाँ पर बात बन जाएगी। सेम रेडियस, एक तो जो इसकी रेडियस होगी वही रेडियस यहाँ भी बनेगी। तो एक काम कर सकते हैं, हर पॉइंट का अगर आप यहाँ पर इमेज लेंगे उससे बेटर ये है कि हम इसके सेंटर का इसके अबाउट इमेज ले लें, तो इसका C2 सेंटर निकल के आ जाएगा परपेंडिकुलर, C1 का इमेज इसके अबाउट। और जो रेडियस होगी, अगर प्लेन मिरर है तो जो मेरा हेयर लेंथ है वो सामने भी उतना ही दिखेगा, जितना मेरा फेस है सामने भी उतना ही दिखेगा। तो जो रेडियस होगी वो सेम रहेगी। वो अगर R है तो यहाँ भी R रहेगा। तो अगर हम इसका फर्स्ट वाले सर्कल का सेंटर निकालें, वो है -8,12। कितना है? -8,12। और ये रेडियस अगर हम निकाल सकते हैं तो वो आपके पास आएगा 64 + 144 - 183 आपके पास से डेटा है। तो आपके पास ये नंबर आता है 208 आता है, और ये 183 आपके पास नंबर लिखा गया है। थोड़ा सा चेक कर लें। यस, तो यहाँ पे आपके पास 17 है, 17 और 8 आपके पास 25 आता है, 5 आ जाएगा। ठीक है, आइए तब हम इमेज लेते हैं इसकी। सो नाउ द इमेज ऑफ C1 -8,12 अबाउट द लाइन 4x + 7y + 13 = 0। इसके अबाउट इमेज अगर लेंगे तो इमेज का फॉर्मूला होता है x - x1/a, y - y1/b, और -2 आता है ax1 - 32 84 + 13 अपॉन a² + b² विच इज 16 + 49।
आपको अगर इसकी थ्योरी में वीकनेस है, दिक्कत है, तो आप फिर थ्योरी कोर्सेज देखिए मेरे, है ना, फिर से देखिए, देखे हुए हैं तो फिर देखिए बार बार, तब आप कनेक्ट कर पाएंगे, है ना। मैं यहाँ पर इनके सॉल्यूशंस बता रहा हूँ। तो अगर थ्योरी वीक है तो ढंग से पढ़िए पहले थ्योरी को, आप मेरे बुक से पढ़ सकते हैं, आप जो वीडियो थ्योरी लेक्चर है वहाँ से देख सकते हैं, वो ज़रूरी है, वो रहेगा तो मेंटेन करेगा। डायरेक्टली सॉल्यूशन से थ्योरी बनाने की कोशिश मत करना, इतना बड़ा काम मत करना, हो जाएगा पर टाइम बहुत लग जाएगा, उस आधे टाइम में आप इसको कवर अप कर सकते हैं और कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। जी, यहाँ पर देखिए 32 अगर हम यहाँ से हटाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 52 बचता है, और 52 का अगर इसमें ऐड करता हूँ 52 में तो मेरे पास 65 आता है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये भी मेरे पास है 65, दोनों हो गए कैंसिल। x की वैल्यू आपके पास से -8 आता है आपके पास, और यहाँ है y -2, ये 14 आता है। x का वैल्यू -16, यहाँ से आपके पास y का वैल्यू आपके पास आता है -2। ठीक है, ये डेटा आपके पास है। तो आपके पास यहाँ से क्या गया है, C1 के बाद C2 आ चुका है, C2 इज -16, -2, ये आ गया। अब रिक्वायर्ड सर्कल क्या होगा, रेडियस तो सेम रहेगा। सो नाउ द रिक्वायर्ड सर्कल, x + 16 का होल स्क्वायर, y + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस आपके पास है कितना, अब 5 है तो 5 का स्क्वायर बन जाएगा। ये डेटा आपके पास है, ये है 32x, ये है 4y प्लस यहाँ आपके पास है 256 प्लस 4 है, और ये 25 है। यहाँ से आप 4 हटाइए तो 260 आपके पास से आता है, 260 से अगर हम हटाएंगे तो 240 आता है, 235 आपके पास से फाइनल नंबर बनेगा। 32x + 4y, देखिए ये दोनों कैंसिल है, प्लस प्लस में आता है, प्लस प्लस में आ रहा है, और +235 + 235 ये गलत है। सो वी आर गोइंग टू मार्क डी एज द फाइनल आंसर। तो किसी भी कर्व का इमेज ले सकते हैं। अगर यहाँ पर पैराबोला होता तो मैं उसका जनरल पॉइंट लेके इमेज बना देता, क्योंकि पैराबोला में सेंटर वगैरह नहीं होते। सर्कल है तो सर्कल सिमेट्रिक सेंटर के अबाउट होता, तो सेंटर का इमेज ले लिया, रेडियस सेम है, बन गई बात, समझ गए। और अगर हम इसका इमेज इसके अबाउट लेंगे तो फिर से वहीं आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मिरर इमेजेस हैं। सो कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। थ्योरी में अगर डाउट हो तो आप थ्योरी लेक्चर्स देखिएगा। ओके, कीप लर्निंग। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें लिखा गया है द रेडियस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC। कैसा सर्कल निकालिए जो इनकी वर्टिसेस से पास होता है, यानी सर्कम सर्कल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसके रेडियस R होती है। तो इसका अगर हमें साइड्स दे रखा है तो इसका फॉर्मूला होता है ABC/4 डेल्टा। तो मैं इसको आपको दो तरीके से सिखाऊंगा। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो इससे निकाल सकते हैं ABC/4 डेल्टा, और यहाँ पर ABC इनकी साइड्स हो जाएंगी, और डेल्टा के लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला काम में ले सकते हैं, जो होता है S × S - A, S - B एंड S - C। यहाँ हमारे पास ABC तो आप निकाल ही सकते हैं, सेमी पेरीमीटर होता है स्मॉल s, A + B + C/2। तो ये 12 + 12 + 6 आपके पास से आता है 2 से डिवाइड, 24 + 6 आपके पास से 30 है, डिवाइड करते हैं तो 15 आता है। तो ये डेल्टा आपने यहाँ से बनाया, ये 15 है। आप एक हटा दीजिए, 15 - 12 करेंगे तो 3 आएगा, फिर 15 - दूसरा वाला 3 12 करेंगे तो फिर से 3 आएगा, 15 - 6 करते हैं तो फिर से 9 आता है। ये है आपके पास है डेल्टा एस। इसका डेटा हम कंप्यूट कर लेते हैं। चलिए, तो बताइएगा क्या डेटा बनेगा इसका। ठीक है, यहाँ हमने इसको डेटा बनाया, तो देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, 3 बाहर आ जाएगा, 9 है, इसका भी 3 बन जाएगा, और ये रहेगा √15। कैपिटल R जैसे हमने बोला कि ABC/4 डेल्टा होता है, तो एक साइड 12 है, दूसरी साइड 12 है, और तीसरी साइड आपके पास से 6 आती है। यहाँ 4 है, और ये 3 × 3 × √15 आपके पास आता है,
ये डेटा आपके पास है। 4 से कैंसिल करेंगे 12 को, 4 इंटू 3 भी 12 होता है, ये भी 12 होता है। यहाँ से आप रखेंगे इसको तो ये 4 इंटू 6 आपके पास है, √15 आपके पास से बनेगा। आप 2 यहाँ रखेंगे तो 8 आता है, 8 इंटू 3, और ये बनेगा आपके पास से √3 इंटू √5। ये डेटा आपके पास है। ऑप्शंस आप देख लीजिए, डिनोमिनेटर में किसी के भी रूट नहीं है, तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप इसको देखेंगे तो ये इसको कैंसिल करेगा, 8 आ जाएगा, 8 √5, और आपके पास यहाँ पर 5 बन जाएगा, और ये √3 भी यहाँ पर जनरेट होगा। सो वी आर हैविंग 8/5 √15, ये डेटा आपके पास बनता है। 8/5 √15, दैट्स ए इज द आंसर। हमारे पास यहाँ से ए आंसर आता है। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकेंड मेथड कि सेकेंड मेथड क्या हो सकता है। अगर हमारे पास ये फॉर्मूला नहीं है, ABC/4 डेल्टा वाला कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता, उसके बिना हम इसको करना चाहते हैं तो भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए कैसे, ये सर्कल है, सर्कल में हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें दिया हुआ है जिसमें दो साइड्स हमारे पास इक्वल है। तो यहां से अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो एक तो ये बाइसेक्ट करेगा और इक्वल इक्वल पार्ट्स पर आएगा। सो दिस इज R, दिस इज ऑल्सो R, दिस इज ऑल्सो R। ये 12 है, ये भी 12 है, यहाँ 6 से बाइसेक्ट हो जाएगा, ये 3 बनेगा, ये वाला भी 3 बनेगा। ठीक है, जब हमें ये फॉर्मूला नहीं पता है, लेट्स कॉल दिस एज ए थीटा। तो आप देख सकते हैं कि आप ये जो वर्टिकल वाला डेटा है उसके बारे में बात कर सकते हैं कि इसकी लेंथ मैं A मान लेता हूँ, ये सेंटर C है और ये B है। यहाँ आपके पास D आता है, ये E आता है, ABCDE सारे डेटा मैंने बना दिए। अगर ये 3 है तो फिर मैं AB के बारे में बात कर सकता हूँ और R cos थीटा का वैल्यू भी लिख सकता हूँ। आप देखेंगे तो R cos थीटा की वैल्यू 3 आती है। कंडीशन नंबर 1, R cos थीटा इज 3। और वहीं पर अगर हम AB डिस्टेंस निकालना चाहें, AB, तो पहली बात, AB डिस्टेंस यहां से पाइथागोरस अपने पास लग रहा है, जो हम लिख सकते हैं AB को, ट्राइंगल बना रहा हूं ABD के अंदर। ABD के अंदर 12 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर आपके पास है डेटा है। तो डेटा आएगा 144 माइनस 9, जो आपके पास आता है 135। 135 को लिख सकते हैं हम 15 इंटू 9, तो वहां से 9 की वजह से 3 बाहर आ जाएगा। 3√15 हमने इसको लिख लिया, दिस इज 3√15 AB। आगे बढ़ते हैं। AB के बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पर इस AB के बारे में और क्या लिख सकते हैं। ये जो AB आपने लिखा, आप देखिएगा AB होगा AC प्लस CB, AC प्लस CB। तो ये आपके पास से 3√15 है। आप देखिए AC तो डिस्टेंस R रहेगी, और CB जो है इसको हम R साइन थीटा लिख सकते हैं, इसको हम R साइन थीटा लिख सकते हैं। CB जो है R cos थीटा DB बनेगा, R साइन थीटा CB बन जाएगा। ये कंपोनेंट कर लिया। R की वैल्यू हमें पता है, ये 3√15 आपके पास है। R की जगह में लिख सकता हूं कितना, 3/cos थीटा। यहां पर भी 3/cos थीटा, यहां आपके पास ये साइन थीटा आता है। ये डेटा अपने पास से एक डेटा यहां से बन रहा है जिसके बारे में हम बात यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, ये डेटा अपने पास बना। अब यहाँ पर सभी जगह अगर हम देखें तो हमें थीटा ही थीटा नजर आने वाला है, ये बात भी हमें दिखती है। तो हमने पहले AB के डिस्टेंस यहाँ पर निकाली, जो आई है 3√15। ठीक है, ये पाइथागोरस से हमने निकाल दिया, और ये AC प्लस CB के इक्वल है। दिस इज दिस डेटा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको थीटा ही थीटा नजर आने वाला है। आप 3 से 3 सब जगह कैंसिल कर सकते हैं, ये 3 सब जगह कैंसिल है, ये बनेगा √15। यहाँ आपके पास है 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा आपके पास लिखा हुआ है। अगर थीटा आ जाएगा तो सारे पैरामीटर्स आ जाएंगे। तो यहाँ से देखिए √15 इज इक्वल टू, तो आप लिख सकते हैं √15 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा मेरे पास लिखा गया है। इसके बाद हम दोनों साइड यहाँ पर स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये है 15, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ आपके पास है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर।
15 है, कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है आपके पास से 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। यहां पर भी 1 प्लस साइन थीटा है और ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर आपके पास से बनेगा। तो 15 माइनस 15 साइन थीटा आपने लिखा, 1 प्लस साइन थीटा आपने कर दिया कैंसिलिंग आउट। 15 माइनस 1 है, 15 प्लस 1 आपके पास है साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू आपके पास से 7/8 आपके पास से डेटा बनता है, 7/8। अब हमें क्या चाहिए? हमें तो आर चाहिए। अब कॉस थीटा चाहिए और यहाँ पर आर साइन थीटा है, तो अगर साइन थीटा मुझे पता है तो फिर मैं कॉस थीटा निकाल सकता हूँ। ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है, तो यहाँ से डेटा आप इसका बेस निकाल सकते हैं। ये बन जाएगा 64 माइनस 56। ये कितना आया आपके पास? ये 7 का स्क्वायर 49 होता है, मिस्टेक ना करें, 49 रूट 15 हमारे पास बनेगा। दिस इज द थीटा। तो हम यहां से कॉस थीटा लिख सकते हैं, ये है रूट 15/8। और हमें मालूम है कि आर कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास से कितनी है? 3 है। तो ये आर है, कॉस थीटा आपके पास रूट 15/8 आता है, सामने 3 है। तो आर का वैल्यू आपके पास से 8 इंटू 3 रूट 15 के अकॉर्डिंग हम इसको बना लेंगे। रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और यहाँ आपके पास 8/5 आएगा, ये रूट 3 बनेगा और ये रूट 15 बन जाएगा। 8/5 रूट 15, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है। Six comma 0, 0,6, 7,7 are the vertices of a triangle. The circle inscribed in the triangle has the equation. अब ध्यान से पढ़िए कौन किसके अंदर है। सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल। ओके, एक ट्राइंगल है, उसके अंदर सर्कल बना दिया है। तो ए पॉइंट हम लेते हैं 6,0, बी पॉइंट इज 0,6, सी पॉइंट इज 7,7। तो एक ट्राइंगल आपके पास है, हम बनाने पहुंचे। लेट्स डिस्कस क्या हो रहा है। ए बी सी, ए बी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 6√2 आ जाएगा। फिर आप बी सी डिस्टेंस निकाल दीजिए। यहाँ से आपके पास ये आपके पास 5√2 आने वाला है। और सी ए डिस्टेंस भी हम निकाल लेते हैं। सी से ए का डिस्टेंस, तो ये 1 बनेगा, वो 49 है। रूट 50 आता है जो कि 5√2 आता है। ठीक है। तो सी ए आपके पास है 5√2, ए बी आपके पास है 6√2, बी सी आपके पास है 5√2। ये डेटा है। ठीक है। ए बी 6√2, 5√2, 5√2 लिखा हुआ है। अब आप देखिए यहाँ ए बी है, साइड्स बना दी गई है। ये है आपके पास है A,0, ये है 0,6 और ये है 7/7। तो आपको पता है इसके अंदर अगर मैं सर्कल बनाने निकल पड़ा हूँ, इसको कहते हैं इन सर्कल। क्या बोलते हैं इसको? इन सर्कल कहते हैं। दिस इज इन सर्कल। और इन सर्कल का जो सेंटर होता है वो होता है इन सेंटर, जो होता है ax1, उससे कोऑर्डिनेट होते हैं डायरेक्टली ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। और हमारे पास तो डायरेक्टली यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो इससे बढ़िया कोई अप्रोच हो नहीं सकती। इससे जल्दी आंसर्स निकल के आएंगे। याद रखिए, ए के सामने वाली साइड आपकी स्मॉल ए है, बी के सामने वाली साइड आपकी स्मॉल बी है, सी के सामने वाली साइड आपकी स्मॉल सी है। तो इस डेटा से अगर आप बना के देखेंगे तो ए आपके पास 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 6 इंटू 5√2 और फिर यहाँ बी 0 बन जाएगा। यहाँ आपके पास लिखा हुआ 6, ये बनेगा 42√2 और तीनों का सम, आप तीनों का सम निकाल दीजिए। 10 आता है और यहाँ 6 है, 16√2 इनका सम आ रहा है। प्लस y कोऑर्डिनेट के लिए बात करते हैं, तो यहाँ y से मल्टीप्लाई होगा, 0 है। यहाँ b वाला इसके y से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास से 30√2 आता है। और ये c वाला भी इसके पास आता है, ये 42√2 आता है। ठीक है, ये डेटा आपके पास a प्लस बी प्लस सी, ये डेटा आपके पास है। यहां से बनाए हम इन सेंटर का डेटा निकाले। क्या आता है इन सेंटर का डेटा? 42 और ये 30 है, 72 आता है। √2 से √2 चला जाएगा, 72/16
ये 30 और ये 42, 72/16 आपके पास आता है। या आप चलिए तो ये भी आपके पास है 72 आता है, डिवाइडेड बाय 16 है, √2 कैंसिल है। कैंसिल कर सकते हैं, जितना आप कैंसिल कर सकते हैं कर दीजिए। 8 से कैंसिल करते हैं तो ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा और ये 9 टाइम्स कैंसिल होगा, ये भी 9/2। तो सेंटर पता चल गया कि 9/2 9/2 आने वाला है। तो क्या कुछ ऑप्शंस हमारे यहाँ से रूल्ड आउट होते हैं? बिल्कुल। ये 9/2 है, इसमें -9/2 आ गया, गलत है। ये वाला भी गलत है। यहाँ पर अब हमारे पास 2 ऑप्शंस आ गए, तो मतलब अच्छे ऑप्शंस बनाए गए हैं। इस बात का चेक किया करो, क्योंकि हमें कम टाइम में सॉल्व करना होता है। अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन मार्क कर रहा होता तो हम पूरा सॉल्व भी नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे एग्जाम के अंदर। अभी तो सीखने आए हैं तो पूरा सीखेंगे। अब हमारी सर रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस कैसे निकलेगी? अब देखिए, रेडियस निकालने के लिए क्या हो सकता है कि आप देखो, इन सेंटर एक ऐसी जगह होती है, आप यहाँ से किसी पर भी परपेंडिकुलर डालेंगे ना तो वो सबकी लेंथ आपके पास से r के बराबर आएगी। अब r के 2 फॉर्मूले होते हैं। आप चाहें तो ए बी की इक्वेशन निकाल सकते हैं, ए बी की निकाल लीजिए, जिसकी आपको निकालनी है सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, आर निकल के आ जाएगा। और दूसरा एक और फंडा है, आर का एक फॉर्मूला भी होता है, डेल्टा अपॉन एस, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन पेरीमीटर वाले से, उससे भी बात बना सकते हैं, वहां से भी आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब जिसको आप अप्रोच करना चाहें वहां से बात बना दीजिए। जैसे मैं अगर ए बी की इक्वेशन लिखूं तो मेरे पास ए बी की इक्वेशन आ जाएगी x + y = 6। 0,0 0,6 से दोनों में आप देखेंगे x + y = 6 आ जाएगा। सो जो r है वो आपके पास आई सेंटर से परपेंडिकुलर लेंथ बन जाएगी। ये बन जाएगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन ए बी। रेडियस हमारे पास डायरेक्ट आने वाली है। सेंटर ये रहा, लाइन ये रही, 9/2 + 9/2 - 6 अपॉन √of x² x एंड y के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर। 9/2 9/2 9 आता है, 9 - 6 की वैल्यू 3 आती है, 3/√2 आता है। लीजिए आपके पास सर्कल तैयार है। x - 9/2 का होल स्क्वायर, y - 9/2 का होल स्क्वायर, 3/√2 का होल स्क्वायर आपके पास से डेटा बन जाएगा। ये है x², ये है y² आपके पास से, यहाँ से 9x आता है, ये 9y आता है, यहाँ से डेटा है 81/4, तो ये 81/2 बन जाएगा टोटल, और यहाँ से 9/2 भी आपके पास लिखा गया है। आराम से टाइम निकाल के बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देखेंगे 9 जाएगा तो 72 आएगा। 72 का अगर आप हाफ करेंगे तो फिर वो आपके पास है 36 आएगा, लेकिन प्लस में आएगा। सो +36 बी हम इसका आंसर मार्क कर देंगे। सो बी इज गोइंग टू द फाइनल आंसर। इसका आंसर अब बी मार्क कर देंगे। अंडरस्टूड? तो जैसा लिखा गया है यहाँ पर, ये तीनों डेटा बनाने के बाद इन सेंटर का फॉर्मूला लगा दिया साइड्स आने के बाद, और यहाँ पर हमने लाइन की इक्वेशन लिख ली ए बी की, इस लाइन की इक्वेशन, और इसका जो सेंटर हमने कैलकुलेट किया है वहाँ से हमने परपेंडिकुलर रेडियस के इक्वल कर दिया, वो बात बन गई। सर आप एक और फॉर्मूले की बात कर रहे थे, वो क्या था? वो ये था बेटा कि अगर आपको रेडियस निकालनी हो इन सेंटर की तो वो डेल्टा अपॉन एस आता है, और यहाँ पर आप क्योंकि सारी लेंथ पता है तो आप हीरोज फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये वाली बात, इसकी मैं बात कर रहा था। तो हमारे पास पता है कि एस कितना था, सेमी पेरीमीटर होता है ये, जो बनता है a + b + c/2। आपको सबको ऐड करना होगा, तो सबको अगर आप ऐड करते हैं तो हम ये निकाला था 16√2 आ रहा था, हाफ करेंगे तो 8√2 आ जाता है, और a आपके पास था, सारा डेटा फिर से लिखना पड़ेगा, 5√2, b आपके पास है 5√2, यही b है, और c आपके पास था 6√2। तो इस फॉर्मूले से भी r निकल सकता है, ये मैं समझा रहा था। जो आपने टेंजेंट पर निकाला ना परपेंडिकुलर, सेंटर से परपेंडिकुलर लेंथ के रेडियस के बराबर, इसकी जगह इससे भी निकाल सकते थे। तो मेरा काम है आपको सारी बातें बताना, आप सीखते हुए चलिए। ये आता है 8√2। अब s को a में से हटाओगे तो आपके पास से 3√2 बनेगा, b भी उतना ही है, ये भी 3√2 बनेगा, आप इसको हटाएंगे ये 2√2 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास 8√2 नीचे लिखा हुआ है। अब जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना बना दीजिए, यहाँ से 3√2 तो बाहर आ जाएगा, आपके पास जो नंबर है वो ये 16 बन गया है, √2 √2 2 बन चुका है, यहाँ भी आपके पास 8√2 है,
तो जितना आप बना सकते हैं उतना बना दीजिए। यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4√2 आपके पास से बनेगा। 4√2 है तो देखिए कैंसिल हो रहा है, मेरे पास 3/√2 रेडियस निकल के आई है। यहाँ भी वही थी 3/√2। ठीक है, तो दोनों में से आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आपको टेंजेंट वाली बात ठीक लगती है तो टेंजेंट वाले से कर दीजिए, है ना, कि टेंजेंट के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर, और लेंथ वगैरह गिवन है तो इस फॉर्मूले से भी आप बात बना सकते हैं। तो अगर आपको थ्योरी में कुछ और इश्यूज लगते हैं, आप चाहते हैं थोरली आपने नहीं पढ़ा है, तो आप थ्योरी कोर्सेज देख सकते हैं। नंबर 1, बुक को रेफर करिए और प्रैक्टिस करिए। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। The line joining 5, 0 and 10 cos theta, 10 sin theta is divided internally in the ratio of 2:3 at P. If theta varies, then locus of P is what? यह हमसे पूछा जा रहा है क्या होगा। तो सवाल ध्यान से पढ़िए। एक लाइन ज्वाइनिंग है, एक ए पॉइंट हमने अज्यूम कर लिया है जो है 5, 0 एंड देयर इज अ बी पॉइंट जो है 10 cos थीटा, 10 sin थीटा, और इसको एक पॉइंट है डिवाइडेड करता है P पॉइंट पर 2:3 में। सो इट इज P जो 2:3 में डिवाइड करेगा, 2:3। और हमसे पूछा गया है P का ही लोकस पूछा है। इफ थीटा वेरीज देन लोकस ऑफ P। ठीक है, तो P के पहले हम कोऑर्डिनेट्स फॉर्मूले निकाल लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। 2 यहाँ जाएगा तो आता है 20 cos थीटा, 3 यहाँ बनेगा 15 अपॉन 2 + 3 सेक्शन फॉर्मूला। 2 वहाँ जाएगा 20 sin थीटा, और ये 3 के साथ यहाँ है 0 अपॉन 2 + 3। सो P वेरीज, अब देखिए यहाँ 5 है, 5 से कैंसिल होगा तो 4 cos थीटा, ये 3 आता है, यहाँ 5 है तो यहाँ बनेगा 4 sin थीटा। अच्छा, इसका हमें लोकस निकालना है, तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको क्या मान लिया जाता है? h कोमा के। तो हमने भी इसको मान लिया क्या है, ये h कोमा के। अब आप कंपैरिजन कीजिए, h की वैल्यू है 4 cos थीटा + 3, k की वैल्यूज है 4 sin थीटा, यहां पर है 4 cos थीटा, ये आता है h - 3। ये डेटा है आपके पास 4 sin थीटा जो आपके पास से k आता है। हम यहां पर स्क्वायर एंड सम कर लेंगे तो आपके पास आता है 4 cos थीटा का होल स्क्वायर, 4 sin थीटा का होल स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट वी आर हैविंग 16 cos स्क्वायर थीटा, 16 sin स्क्वायर थीटा। इसका डेटा आपके सामने आ गया है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों मिलके 16 बन चुके हैं, और इसी बहाने हमारे पास लोकस आ गया है, जो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये जो लोकस है, लास्ट में जाते जाते हम h को x और k को y से रिप्लेस करेंगे। सो रिक्वायर्ड लोकस हमारे पास सर्कल की फॉर्म में दिख रहा है, x - 3 होल स्क्वायर, y² इज 16 विच इज अ सर्कल। तो हम मार्क करेंगे यहाँ पर बी ऑप्शन। जैसा क्वेश्चन बोलता जाए करते जाइए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना स्कोरिंग है, पर इसको टाइम देना पड़ेगा। आप सोचे कि आप थोड़े से टाइम में खींच खांच से इसको पढ़ ले, नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आराम से इत्मीनान के साथ आप जो क्लास में आप जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पढ़ने के बाद आप मेरी बुक से पहले सॉल्व इलस्ट्रेशंस कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप अच्छे रिदम में आ जाएंगे, फिर आप मॉड्यूल कीजिए। कोटा मॉड्यूल से हम डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर आपको बहुत फ्लुएंसी के साथ, कहीं पर फंसोगे भी सही ना तो भी आपकी लर्निंग मैक्सिमम होगी। परफेक्ट तो नहीं होगे, पर जब आप क्वेश्चंस अप्रोच करोगे, फंसोगे, तो फिर से सोल्यूशन देगा, अच्छा ये बात समझाई थी। तो लर्निंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, थोड़ा स्पीड अप कर सकते हैं पर परफेक्ट नहीं बन सकते कि हम डे 1 पे सब सीख जाए। इवन मॉड्यूल के बाद भी जब आपके मॉक टेस्ट होते हैं तब फिर हमें वापस से चीज़ें हिट करती हैं कि हाँ यहाँ पर मैं ये काम कर सकता हूँ, हाँ मैं यहाँ पर ये काम कर सकता हूँ। ये सब चीज़ों के बारे में हमें सोचना चाहिए, ठीक है। कीप लर्निंग। The locus of center of the circle such that the point 2, 3 is the midpoint of the chord। हम चाहते हैं कि ये इस कोड का मिड पॉइंट बन जाए, ठीक है। तो हम चाहते हैं लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल। तो एक सर्कल है बनाया हमने, एंड देयर इज अ कोड, ये कोड है,
जिसको इसको कट किया है। यहाँ है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 16 एंड सच दैट 2,3 इज द मिड पॉइंट। यहाँ पर ये मिड पॉइंट है, तो सेंटर कहाँ पे होगा? सेंटर इसके परपेंडिकुलर होता है। सेंटर से परपेंडिकुलर किसी भी कोड पर अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो परपेंडिकुलर उसको बाइसेक्ट करता है, ये बात है। तो ये मिड पॉइंट रह जाएगा। बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट आपको पता चल गया कि ये है 2,3। लोकस निकालना है हमें h, k का। किसका निकालना है? h, k का। तो आप खुद सोचिए, हमारे पास ये जो CM का जो स्लोप होगा और जो कोड है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? -1, क्योंकि जो CM है वो परपेंडिकुलर रहने वाली है कॉर्ड के। ये h, k हम ले चुके हैं, तो आप मुझे बताइए ये बनेगा k-3 अपॉन h-2। कॉर्ड का यहां से आप स्लोप निकालिए, -5/2 आता है नेगेटिव के साथ। सामने हमारे -1 ये लिखा गया है, -5 यहां पर है, k-3 है, -2 आता है, h-2 है। इस पूरे को इधर ले आएंगे। -5k प्लस 15 इज -2h प्लस 4। ये है 2h minus 5k plus 11 is equal to 0. This is what we are having. So now the locus problem. Let reflex x as x and k as y. तो अब यहां बना के देखिए, we are having 2x minus 5y plus 11 is equal to 0 as the final answer. 2x minus 5y plus 11 we are going to mark A as the final answer. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हुए चलिए। तो क्या पूछा है? एक अच्छा सवाल है, ये अच्छी एप्लीकेशन है। सर्कल के अंदर कोई लाइन कॉर्ड आपको दे रखा है, सेंटर से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए तो वो उस कॉर्ड के मिड पॉइंट पर जाकर मिलता है। मिड पॉइंट पर आने के बाद अब ये इसको बाइसेक्ट करता है, तो CM और इस लाइन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वेट आ जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। और जैसे कोई भी रिलेशन H और K में आएगा वही लोकस है। तो सीखते हुए चलिए। फॉर ये आई विल कंसिडर दिस एज अ गुड क्वेश्चन, जिसको आप सीख सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। In xy plane, the length of shortest path from 0, 0 to 12, 16 that does not go inside the circle x minus 6 whole square plus y minus 8 whole square is equal to 25। बहुत अच्छा और ब्रिलियंट क्वेश्चन है, जिसको हम चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है 0, 0 और एक और पॉइंट है 12, 16। यहाँ अगर हम इसका सेंटर कैलकुलेट अगर करते हैं तो वो आता है 6,8। तो अगर आप इसका स्लोप देखिए, अगर इसका तो 16/12 बनने वाला है, जो 4/3 बनेगा। और ओरिजिन से अगर हम इसका स्लोप निकालते हैं तो ये भी 4/3 आता है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज 0, 0, 12, 16 एंड 6,8 आर कोलिनियर। ये हमने यहीं से इसको ऑब्जर्व कर लिया। 6,8 एक सर्कल है, यहाँ पर है, ओरिजिन यहाँ है, तो ये है इसका सेंटर C और यहाँ पर लेट्स कॉल दिस एज अ पॉइंट A जो है 12, 16। अब क्या है कि हमें लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए जो 0, 0 से लेके यहाँ तक पहुँचे। तो इतना शॉर्टेस्ट होना चाहिए कि वो इस सर्कल के अंदर ना जाए। दिस शुड बी द वे कि कैसे हम इसको बनाना चाहिए। तो आप सोचिए, शॉर्टेस्ट की बात बोली है तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ चले जाए, फिर सरकमफेरेंस पर जाएंगे, फिर यहाँ चले जाएं। एक बात ये है, क्या इससे भी छोटा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर इसकी टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से भी हम इसकी एक टेंजेंट ड्रॉ करें और उसके बाद फिर ये बचा हुआ पाथ इसके सर्कल के सरकमफेरेंस पर अगर चलेगा तो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। अगर मैं यहाँ से यहाँ फिर सरकमफेरेंस पे जाने के बाद इधर जाऊंगा तो ये तो लेंथ ज़्यादा होगी। मिनिमम अगर हम चाहते हैं तो हमें यहाँ ओरिजिन से इस सर्कल पे यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है और यहाँ से यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉ करनी है। और आप एक बात और नोटिस करें, इन दोनों का मिड पॉइंट ये वाला पॉइंट है। देखिए 6,8 स्लोप से तो देख ही रहे हैं, ये जो है ये O और A का मिड पॉइंट है। तो यहाँ है ये टेंजेंट, यहाँ पर ये बना है आपके पास, यहाँ भी ये टेंजेंट है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है।
ठीक है, तो ये अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हैं 0 से लेके 8 तक, ये डिस्टेंस आपके पास 10 है, ये है इसकी रेडियस और ये है लेंथ L, ये भी लेंथ L। किसी पॉइंट से सर्कल पर, क्योंकि ये मिड पॉइंट है OA का, सो दिस इज सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ, सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड 12,16। तो ये है लेंथ L, जिसको हम निकाल सकते हैं रूट S1 के हिसाब से। सर्कल की इक्वेशन में आप ओरिजिन के हिसाब से बना दीजिए, 0 रखेंगे तो 36 आता है, फिर 64 आता है, फिर 25 आपके पास है, 75 आपके पास आता है, 5√3 आपके पास से थीटा है। चलिए इसके बाद बनाते हैं, सो दिस इज थीटा, आपको R पता है, L पता है, ठीक है, या आपको ये 10 भी मालूम है। किसी भी एंगल से अगर आप बनाना चाहें, साइन थीटा लिख ले, टेन थीटा लिख ले, एक ही बात है। टेन थीटा अगर मैं इस ट्राइंगल में लिखना चाहूँगा टेन थीटा, तो आप देखिएगा वो बनेगा R/L, R/L। रेडियस इज 5 एंड द L इज 5√3, इट इज 1/√3। तो क्लियर हो गया, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आपके पास से आने वाली है। सो दिस एंगल इज 30, दिस इज 90, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, ये अब हमें थोड़ा छोटा छोटा कंप्यूटेशन यहाँ पर करना है। तो आइए, दिस इज 30, दिस इज 90, तो ये आपके पास से 60 बनेगा, ये 60 है, यहाँ भी आपके पास से 30 है, क्योंकि ये दोनों का ही मिड पॉइंट है, यहाँ से भी सेम है, L है, ये 90 है, तो ये भी एंगल 60 है, करेक्ट। अब ये देखिएगा तो ये डायमीटर है, ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी आपके पास से 60 बनेगा। दिस इज P, दिस इज Q, तो ये एक आर्क है। तो शॉर्टेस्ट पाथ की जब हम लेंथ निकालना चाहेंगे, तो शॉर्टेस्ट पाथ जिसकी बात हो रही है, तो वो सबसे पहले O से P है, स्ट्रेट लाइन, फिर आपके पास है आर्क PQ, फिर आपके पास से Q से A है, या AQ हम लिख सकते हैं लेंथ, ये L है, ये भी L है। ये आर्क PQ कितना बनेगा, सरकमफेरेंस टोटल होती है 2πr, टोटल लेंथ होती है 2πr, जब एंगल 360 होता है तब 2πr होता है। तो हमारे पास अभी सरकमफेरेंस हमें 60 चाहिए, तो ये यहाँ 60 रहेगा, कैपिटल R। L की वैल्यू हमारे पास है 5√3 प्लस रेडियस हमें मालूम है क्या, इसका रेडियस कितना है, रेडियस इज 5, तो यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 आ जाता है, 60 से 60 कैंसिल, यहाँ 6 बनेगा, यहाँ भी 5√3 आपके पास से बनता है। दोनों का सम आपके पास आया है 10√3 प्लस यहाँ पर 5π/3, दिस इज द डेटा, और ये आपके पास यहाँ से C ऑप्शन आता है। तो ये ब्रिलियंट क्वेश्चन है, दिस इज C। एक और शॉर्टर मेथड यहाँ पे ऐसे सोचने में लगता है कि शायद ये पाथ होगा, क्या वो सच में है या नहीं, इसका हम ट्रेसिंग देख लेते हैं। ये पाथ कि यहाँ से यहाँ गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, अगर हम इसकी बात करें तो ये टोटल डिस्टेंस 10 है, ये भी 10 है, तो ये बनेगा 10 - R, पहला वाला टुकड़ा, प्लस πr, दिस इज ऑल्सो R, पर ये रेडियस हटाएंगे 10 में से, दिस इज ऑल्सो 10 - R, ये आ गया 20, रेडियस की वैल्यू 5 है, तो ये 10 बन जाएगा, और रेडियस इज 10π। थोड़ा सोच के अगर हम देखें इसको, सो रेडियस इज 5, तो यहाँ से 5π, सो 5 + 10π जो डेटा है, ये वाली लेंथ आ रही है। आप मैच कर सकते हैं, ये जो लेंथ है ना, इससे ग्रेटर है, ठीक है, दिस वन इज स्मॉलर कंपेयर टू, ये देखो 3.5 करेंगे हम, 15 + 10 इज 25, 25 के ऊपर जा रहा है डेटा, यहाँ 3 से 3 आप कैंसिल कर लीजिए, ये 17 + 5 22 के आसपास है, 22 23, तो दिस इज शॉर्टेस्ट, दिस इज नॉट द शॉर्टेस्ट वन। तो टेंजेंट लेंगे, टेंजेंट के बाद ये कर्वी पाथ, फिर ये टेंजेंट, तो ये बात बनेगी। दिस इज वन ऑफ द ब्रिलियंट क्वेश्चन आस्क्ड इन सर्कल चैप्टर। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। ऐसे और सवाल अगर आपको करने हैं तो फिर आप मेरी जो बुक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली, वहाँ से ऐसे सवाल आप कर सकते हैं, ठीक है। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलिए। Tangents PA and PB are drawn to the circle
then the length of the locus of point P if triangle PAB is an equilateral. हम चाहते हैं कि PAB एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बने, फिर बताइए क्या होगा। तो एक सर्कल आपके पास है और यहाँ पर हम एक P पॉइंट है जहाँ से दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ की शायद है ना, टेंजेंट्स PA एंड PB। सो लेट्स ड्रॉ टेंजेंट्स। ये P है और यहाँ पर भी हमने ज्वाइन कर दिया। इट्स A इट्स B, PAB हमने इसको बना दिया। आगे चले, ये P है, ये A है और ये B है। PAB tangents are drawn to the circle, the locus of point P if triangle PAB is equilateral। अब हम ये चाहते हैं कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बने, ठीक है। इसके हिसाब से हमें P का लोकस निकालना है। सो P का लोकस हम लेंगे H, K और लेट्स कॉल दिस एज ए सेंटर, ठीक है। इसको हम सेंटर ले सकते हैं। तो आप बताइएगा मुझे, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम यहाँ पर चाहते हैं। सेंटर से इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो आपके पास PAB है, एक तो इक्विलेटरल है तो ये एंगल 90 बन जाएगा और ये टोटल 60 है तो 30 डिग्री यहाँ बनेगा और 30 डिग्री ही यहाँ बन जाएगा। ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, क्योंकि PAB ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल है। अगर ये इक्विलेटरल है इसका मतलब ये हुआ कि ये हर एंगल जो उसका 60-60 डिग्री होगा, तो 30-30 आ गया है। अब हम सोचते हैं किसी और चीज़ के बारे में, कैसे इसको बैलेंस किया जाए। एक चीज़ और देखिए, सेंटर से अगर टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री बनाएंगे तो ये 90 डिग्री बनेगा, करेक्ट। तो मैं आपसे PAC ट्राइंगल की बात करता हूँ कि PAC ट्राइंगल में क्या होगा वो आप देखिए। तो मैं इसी ट्राइंगल को यहाँ पर बना देता हूँ ताकि आपका थॉट और क्लियर हो जाए। दिस इज P, दिस इज A, दिस इज C, दिस इज 90, ठीक, एंड दिस इज 30, ये 30 है ना। और अब आप मुझे बताइएगा क्या बात बनेगी। और AC जो है ये रेडियस है, दिस इज रेडियस आर, करेक्ट। अब यहाँ पर हमें इसका लोकस के बारे में बात करना है। क्या हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट है? यस, 0 0 है। हमारे पास A के कोऑर्डिनेट नहीं है, हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट है। तो अगर ये P पॉइंट जिसका हम लोकस चाहते हैं, ये हमने अज्यूम किया ये है H, K, ये दिया वो लोकस ऑफ P। क्या अब हम कुछ बात बना सकते हैं? बिल्कुल। 90 के सामने हाइपोटेनस होता है। कई बार दिमाग में हमें इसी ट्राइंगल के बारे में पता होता नहीं, ये किसी भी फॉर्मूले किसी भी फॉर्मेट में दे रखा हो, आड़ा टेढ़ा तिरछा, तो भी हमें समझ में आना चाहिए। 90 के सामने हाइपोटेनस होता है और ये 30 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर होगा। तो मैं यहाँ पर अगर आपको साइन 30 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और साइन 30 तो दुनिया जानती 1/2 होता है। आर कितना है आपके पास, रेडियस है 2, PC का डिस्टेंस निकाल दीजिए, H² + K², इट इज़ 1/2। हम पहुँचे यहाँ पर 4 आता है, ये है H² + K² और यहाँ पर अभी भी अंडर रूट लिखा हुआ है। होल स्क्वायर को ओपन करने का समय आ गया है, 16 आ चुका है। जब लोकस प्रॉब्लम्स होते हैं तो H को हम X और K को हम Y से रिप्लेस कर देते हैं। ऐसा करने से हमारे पास रिलेशन आया x² + y² = 16। ये आंसर हम यहाँ से मार्क कर देंगे। अंडरस्टूड? ये आंसर हम यहाँ से मार्क कर देंगे, ठीक है। आप PA डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट के बराबर होती है √S1, उससे भी निकाल सकते हो। पर डायरेक्टली हमें जब डिस्टेंस फॉर्मूला दिख रहा था तो इससे हमने इसको यूटिलाइज कर दिया। अच्छा सवाल है ये, दिस इज अ गुड क्वेश्चन टू सॉल्व। धीरे धीरे ही कॉन्सेप्ट हमारे स्ट्रांग होते हैं। एकदम से हम बिल्कुल विराट कोहली नहीं बनेंगे, धीरे धीरे चेंज होगा, लर्निंग आएंगी, बार बार फिर सीखते जाएंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे। ये प्रोसेस चलता रहेगा, तब लर्निंग स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो उस लर्निंग के लिए अच्छे रिसोर्सेज आपको मिल जाए तो फिर क्या कहना, ठीक है। थ्योरी वीक लग रही है, यू कैन रेफर टू द माई थ्योरी लेक्चर्स इमीडिएटली। और प्रैक्टिस चाहिए थ्योरी के साथ साथ बुक को सॉल्व करते हुए चलिए। कीप लर्निंग। Point x1 y1, point x2 y2, point x1 y2 एंड x2 y1 आर ऑलवेज, ये हमसे कुछ बातें यहाँ पर पूछी गई हैं। चलिए, बोला है कोलिनियर है, कॉन्साइक्लिक है, वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर है या वर्टिसेस ऑफ ए रोम्बस है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं x1, y1। सो लेट्स कॉल दिस इज x1, y1
क्या मतलब समझते हैं आप x1 कोमा y1 का? कि ये जो लेंथ है आपके पास ये x1 है और ये जो हाइट होगी इसकी ये y1 है। अभी तो हम इतना ही मीनिंग इसका समझते हैं। कोई ऐसा पॉइंट ढूंढिए जिसके साथ हम बनाना चाहें। अब देखिए, ये देखिए x1 कोमा y2 क्या होगा? इसका x कोऑर्डिनेट सेम है पर y कोऑर्डिनेट चेंज है। इसका मतलब क्या होगा? ये कहाँ आएगा? ये यहाँ पर आएगा। x1 कोमा y2, इस पॉइंट में क्या होगा? y2 इसकी हाइट हो जाएगी, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x1 कोमा y2 यहाँ बनेगा। अब आप आगे चलिए, इसको देखिए, x2 कोमा y1 का मतलब क्या है? y1 हाइट रहेगा, इसका भी y1 हाइट है और ये x कोऑर्डिनेट x2 बन जाएगा, तो ये यहाँ जाएगा। दिस इज x2, दिस इज y1, तो हाइट इसका अभी भी कितना रहेगा? y1 ही रहेगा। x कोऑर्डिनेट x1 की जगह x2 हो जाएगा। आगे चलिए, ये वाला बच्चा, इसको देखिए, x2 x कोऑर्डिनेट ही रखना है, हाइट इसकी y2 रखनी है, तो यहाँ हम पहुंचेंगे x2 कमा y2, और ये आपके पास से ज्योमेट्री बनी। क्या लगता है आपको? ये x एक्सिस है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये एंगल 90 है, यह वाला एंगल भी 90 है, ये वाला भी 90 है, ये वाला भी 90 है। क्या हमारे पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है x1 y1 x2 y2 के बारे में? कुछ नहीं पता। तो ये जो आपको रेक्टेंगल यहाँ दिख रहा है, इसके बारे में अगर हम इस साइड की बात करें तो इस साइड को आप पहचानिए, क्या है ये लेंथ अगर हम देखें तो वी कैन राइट दिस एज मॉड ऑफ y1 माइनस y2, x1 माइनस x2। x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस यहाँ पर आपके पास बन जाएगा, और ये डिफरेंस आपके पास से y1 माइनस y2 बनेगा। ठीक, बनी बात? तो आपके पास है ये एक रेक्टेंगल आपके पास बनना चाहिए। अब सुनिए, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो फिर स्क्वायर और रोम्बस के चांसेस हैं, क्योंकि एंगल 90 है यहाँ पर यहाँ हमें ऐसा कुछ गिवन नहीं है। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन टू अस कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है, तो इस बारे में हम क्लेम नहीं कर सकते। क्या ये चारों कोलिनियर है? नहीं है। बात आती है कॉन्साइक्लिक की। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हमारे पास, अगर मैं x1 y1 इस वाले को डायमीटर एक एक सर्कल बनाना चाहूं, रेक्टेंगल में हमेशा फिजिबल होता है, सरकमफेरेंस पर आप कहीं भी चले जाइए, इनके एंगल्स हमेशा 90 डिग्री रहेंगे, और अगर आप इन दोनों को डायमीटर लेंगे तो भी 90 बन जाएंगे। ये एक रेक्टेंगल बन चुका है, और रेक्टेंगल वाले हमेशा एक सर्कल पे लाई करते हैं। दे ऑलवेज फॉर्म अ सर्कल। एग्जैक्टली बन पा रहा नहीं बन पा रहा वो बात अलग है। आप हमेशा देखिए, जो कि रफ डायग्राम हम बनाते हैं, एक सर्कल के अंदर में कई सारे रेक्टेंगल्स बना सकता हूँ, कई सारे। ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल्स आर ऑलवेज, दिस इज अ रेक्टेंगल, जितनी इंफॉर्मेशन उसके हिसाब से हमें पता है, रेक्टेंगल्स आर ऑलवेज कॉन्साइक्लिक, ये एक सर्कल पे लाई करते हैं। तो हम मार्क करेंगे यहाँ पर बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हम यहाँ से मार्क कर देंगे। ठीक है, कीप लर्निंग। Locus of the point x comma y satisfying x cube plus y cube plus 3xy is equal to 1, consisting of union of, there many options are there, कि एक लाइन है, एक पॉइंट है, एक लाइन है, एक सर्कल है, एक सर्कल है, एक पॉइंट है, एक लाइन पेयर और एक आइसोलेटेड पॉइंट है। ये अपने पास लिखा गया है। यहाँ क्यूब लिखा है, तो क्यूब का आपको कोई फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला है जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये एक फॉर्मूला है जिसकी वैल्यू a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए आता है। यहाँ पर आपके पास से हम इसको और लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी हाफ, और एक और तरीके से इसको लिखा जा सकता है a माइनस बी होल स्क्वायर, बी माइनस सी होल स्क्वायर एंड सी माइनस ए होल स्क्वायर। ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड फार्मूला है। आप अगर इसको पहली बार देख रहे हैं तो भैया पहले बेसिक मैथ्स को इम्प्रूव करो, है ना। अब इसका कंपैरिजन हमें इसके साथ करना है जो हमारे साथ गिवन है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखा तो ये बना एक्स क्यूब, ये है वाई क्यूब, फिर यहाँ -1 को इधर ले आते हैं, ये बनता है -1 का क्यूब, फिर 3 रहेगा, एक्स रहेगा, वाई रहेगा, और ये -1। अब आप चेक करिए पहले इस पूरे डेटा को, तो क्या यही लिखा हुआ है? उसको इधर लाने के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, करेक्ट।
सो जो हमें गिवन है एक्चुअल में वो डेटा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 1 प्लस 3x इक्वल टू 0। तो मैंने इसी को यहाँ पर रीराइट किया है। तो जब हम इसको ये लिखेंगे और हमें पता है कि ये वाला डेटा तो 0 है, तो इसको इसी को रीराइट करके हम क्या लिख सकते हैं, जो ऊपर वाला डेटा, यानी आपके पास x प्लस वाई माइनस 1 दिख रहा है हमें यहाँ पर। a क्या है, x है, b क्या है, y है, और जो c है वो वैल्यू -1 है। ये डेटा आपके पास है। हाफ हमने कर दिया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, y प्लस 1 का होल स्क्वायर है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ये डेटा आपके पास है। और अगर ये 0 आपके पास दिया हुआ है तो क्या मतलब है, या तो फर्स्ट वाली टर्म 0 है या फिर सेकंड वाले 0 है। इसके दो मतलब यहां से कंक्लूड होते हैं। सो आइदर दिस इज 0, तो आपके पास है x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जी अगर होगा तो आपके पास आ गया स्ट्रेट लाइन। और अगर हम इस वाले डेटा को 0 करने जाते हैं तो फिर आप देखिए इसके हिसाब से क्या बात बनती है। इसके बाद होल स्क्वायर्स जो होते हैं, जितने भी होल स्क्वायर्स होते हैं, आप कॉन्सेप्ट याद रखिए। एक और बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0 एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आता है। अगर इनके स्क्वायर्स का सम 0 आ रहा है देन a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0, ऐसा होगा ही होगा। क्योंकि अगर नॉन 0 हुआ तो स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव को नॉन नेगेटिव में ऐड करके 0 आ नहीं सकता, नेगेटिव ये हो नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितने डेटाज हैं ये सब इक्वल होंगे और 0 के इक्वल बन जाएंगे। तो यहाँ से रिजल्ट आपके पास बन जाएगा फिर कि x इक्वल टू वाई है, y इज इक्वल टू -1 है, x इक्वल टू भी -1 है। ठीक है, तो हमारे पास ये बन चुका है एक पॉइंट -1, -1। दिस इज द पॉइंट। तो स्ट्रेट लाइन एंड पॉइंट, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। हम मार्क करेंगे इसको a। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन भी है और एक पॉइंट भी है। ब्रिलियंट क्वेश्चन, थोड़ा हटके है ये क्वेश्चन, एक कंस्टेंट दे रखा है वहाँ से हमें पूछना। तो सबसे पहली बात मैं यही चाहूँगा, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स के फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। वहाँ अगर हमें इसका क्लिक नहीं हुआ अगर ये क्यूब देखने के बाद, तो फिर ये क्वेश्चन आगे नहीं बन पाएगा, है ना। तो ये बेसिक फॉर्मूला। और सेकंड ये वाली एक और बेसिक बात कि रियल नंबर्स का स्क्वायर अगर 0 है, समेशन 0 है, इसका मतलब सिर्फ एक होता है कि उन सबके इंडिविजुअल वैल्यूज भी 0 आएंगी। ठीक है, कीप लर्निंग कीप सॉल्विंग। मैथमेटिक्स के लिए अगर आपको थ्योरी वीक लगती है तो फिर आप मेरे थ्योरी लेक्चर्स देखिए, और रेफरेंस बुक के लिए मैंने बता ही रखा है कि यू कैन फॉलो माय एवरी सेगमेंट पॉसिबल है। कोऑर्डिनेट के लिए कोऑर्डिनेट वाली बुक है, कैलकुलस के लिए कैलकुलस है। कीप सॉल्विंग। In xy plane, the segment of endpoints 3, 8 and -5, 2 is the diameter of the circle. The point k, 10 lies on the circle. Then they are asking for k, 10 lies on the circle, ये पूछा जा रहा है। और these two are segments are endpoints of the circle, endpoints of the diameter. तो एक diameter के endpoints आपको मालूम है जो हमें given है। It is 3, 8 and it is -5, 2. So you tell me the equation of circle क्या बनेगी। फॉर्मूला तो रहता है x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। यहां से आपके पास x माइनस 3 x प्लस 5 y माइनस 8 y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये है एक्स स्क्वायर, यहाँ 5x है, यहाँ 3x है, यह है 15। This is what we are having. X square plus y square minus plus 2x minus 10y plus 1 is equal to 0. Now the point k, 10 lies on it. तो इससे हम सेटिस्फाई करवा देंगे। ये बनेगा आपके पास से k स्क्वायर प्लस 100, यहाँ पर 2k है, ये है 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल हो गए
और आप देख सकते हैं ये k+1 का होल स्क्वायर बन रहा है। हमारे पास k इक्वल टू -1 सिर्फ एक सॉल्यूशन आ रहा है। नो वैल्यू ऑफ k एग्जैक्टली 1 इंटीग्रल, यस इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल नहीं है, इंटीग्रल आंसर इसका आया है। -1 इज एन इंटीग्रल वैल्यू, तो बी ऑप्शन हम इसका मार्क कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन है, बना सकते हैं। डायमीटर फॉर्म के बाद इस पॉइंट को वेरीफाई किया। जनरली ऐसा लगता है क्वाड्रेटिक आएंगे तो हमारे पास से शायद दो अलग वैल्यूज आ जाए, पर दोनों वैल्यूज सेम आती है। ठीक है, सो कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। In a circle of constant radius 3k passes through the origin O and meets coordinate axis at point A and B, then the locus of centroid of triangle OAB। तो एक सर्कल है, जैसा बोला गया है वैसा करते चलिए। ओरिजिन से पास हो जाता है, कर दीजिए ओरिजिन से पास। दिस इज ओरिजिन। एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास होता है और मीट करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पर, बनाया। देन द लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल OAB, इस OAB को हमने यहां से ज्वाइन किया। क्योंकि ये एंगल 90 है, क्योंकि ये एंगल 90 है, एक्सिस के बीच एंगल 90 होता है, तो 90 अगर हो गया आपके पास कहीं भी किसी भी सरकमफेरेंस पर, अगर आपने एंगल 90 बना दिया है तो कंफर्म हो गया है कि वो उसका क्या बन चुका है, डायामीटर हो चुका है। कंफर्म है, सेंटर उसी पे लाई करेगा, तो इसका सेंटर यहाँ लाई करेगा, सेंटर यहाँ होगा। अब सुनिए बात, रेडियस 3k है तो ये भी 3k बनेगा और यहाँ भी 3k, यही रेडियस है, 3k दिया हुआ है। हमें सेंट्रोइड निकालना है, इसके बारे में बात करनी है। OAB का सेंट्रोइड क्या होगा, तो सुनिएगा। लेट्स कॉल दिस एज अ थीटा। तो आपके पास टोटल लेंथ है 6k, आपके पास कंपोनेंट करेंगे तो ये 6k cos थीटा बन जाएगा, और 6k का वर्टिकल कंपोनेंट करेंगे तो इसकी लेंथ आपके पास है 6k sin थीटा आ जाएगी। आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, 6k cos थीटा, 0, 0, 6k sin थीटा। ठीक, सेंट्रोइड की बात करनी है जिसके लोकस की बात हम कर रहे हैं h कोमा के। अच्छा सवाल है ये। तो लोकस निकालना है इसके सेंट्रोइड का। तो हमारे पास तीनों पॉइंट्स हैं, हम ओरिजिन है 0, 0, तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर आप देखेंगे तो ये बनेगा 6k cos थीटा +0 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पर भी 0 + 0, 6k sin थीटा बाय 3। तो यहाँ अगर हम इसको बात बनाना चाहें, ये है h कोमा के, ये है आपके पास है 2k cos थीटा एंड 2k sin थीटा, बनी बात। अब थीटा हमने एज्यूम किया, थीटा इज अ वेरिएबल, तो h और k में रिलेशन हमें लाना होगा। तो डेटा आता है आपके पास h² + k², तो डेटा बनेगा 2k cos थीटा होल स्क्वायर एंड 2k sin थीटा होल स्क्वायर। यहाँ पर डेटा है h² + k², 4k² cos² थीटा प्लस sin² थीटा विच इज 1। ठीक है, अच्छा k यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो अब देखो इस वाले k से थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये k डिफरेंट है। तो फिर हम लोकस के लिए काम करते हैं, h k से कंफ्यूज ना हो तो हम h' k' मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि k यहाँ पर यूटिलाइज हो रहा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये डैश वाले। अब बात आती है लोकस की, तो h' को हम x लेंगे और k' को हम y लेंगे, तो आपके पास है डेटा बनेगा x² + y² इज इक्वल टू 4k², ये डेटा आपके पास बनेगा। ठीक है, तो ये आपके पास से ए ऑप्शन है, आप ध्यान से देखिए, दिस इज ए ऑप्शन। ये अच्छा सवाल है ना, जहां पर आपको पूछा गया है कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो एकदम से इस कंस्ट्रक्शन पर पहुंचना, कौन कहां पर कैसे कट किया है, रेडियस के बारे में सोचना, फिर कंपोनेंट, फिर उसको सेंट्रोइड पे जाके कनेक्ट करना, और फिर आगे जाके लोकस प्रॉब्लम पे लेके जाना। अच्छा सवाल है, कीप सॉल्विंग। इस तरह के क्वेश्चंस आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका, जैसे होता है ना गेम्स खेलते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, तो ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के क्वेश्चंस हैं, और डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ती चली जाती है विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर।
थ्योरी सबसे पहले पढ़िए, वीक है तो मेरे थ्योरी लेक्चर्स देखिए, और आपको प्रैक्टिस चाहिए थ्योरी के साथ साथ बुक के जो शॉर्ट इलस्ट्रेशन है वो कीजिए। फिर आप मॉड्यूल करने आएंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपको काफ़ी बेटर कंफर्ट रहेगा, स्पीड रहेगी, एक्यूरेसी रहेगी, कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। कीप लर्निंग। Consider the points 2, 1, Q0, 0 and R4, -3 and the circle x square plus y square minus 5x plus 2y minus 5 is equal to 0। ये हमसे पूछा गया है। तो ये पॉइंट्स आपके पास है और ये सर्कल आपके पास है। अब आपसे पूछे जा रहे हैं कि इन पॉइंट्स की इसके हिसाब से लोकेशन क्या है। किसी भी पॉइंट के हिसाब से अगर आपको निकालना हो, जैसे मैं P पॉइंट के लिए निकालता हूँ, तो आप उसको सेटिस्फाई कर दीजिए, क्योंकि सर्कल में सेंटर हमेशा अंदर रहता है, नेगेटिव आता है सेंटर का कोऑर्डिनेट रखने के बाद। तो जब भी S1 की जो एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी, वो पॉइंट इनसाइड लाई करता है। पॉजिटिव आती है वो पॉइंट आउटसाइड लाई करेगा। 0 है, ऑन द सर्कल है। चलिए S1 बनाते हैं। तो आप 2, 1 वहाँ सर्कल की इक्वेशन में रखेंगे तो बनेगा 4 + 1 - 10 + 2 - 5। ये डेटा आपके पास है। तो ये 5 है, ये 5 चला गया आपके पास से, -8 आता है, नेगेटिव आ गया। सो P पॉइंट लाइज इनसाइड, कंफर्म। आते हैं Q पॉइंट पर, S2 निकालते हैं। सेकंड वाले पॉइंट के लिए 0, 0 है, -5 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ये वाला पॉइंट भी अपने पास से इनसाइड लाई करता है। नाउ लेट्स डिस्कस थर्ड पॉइंट के लिए 4, -3। तो ये बनेगा 16 + 9 20 -6 -5। ये 25, ये भी 25 होता है, -6 ये भी इनसाइड आने वाला है। तीनों ही पॉइंट इनसाइड आ रहे हैं। तो एग्जैक्टली वन पॉइंट आउटसाइड, रॉन्ग। ऑल पॉइंट्स आर इनसाइड। ऑल 3 पॉइंट्स आउटसाइड, नो। एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स लाइज आउटसाइड, नो। नन ऑफ द पॉइंट लाइज आउटसाइड, करेक्ट। ऑल पॉइंट्स लाइज इनसाइड। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो बाहर लाई करता। ये एक पावर ऑफ पॉइंट से भी इस बात को देखा जाता है। S1 का एक्सप्रेशन पावर है, पावर नेगेटिव यानी पॉइंट इनसाइड है। ठीक है, ये एक तरीके से सिंपल क्वेश्चन है, बना सकते हैं आप। B and C are fixed points on coordinate 3, 0, -3, 0 respectively. The vertical angle BAC is 90 degree. Then the locus of centroid of a triangle ABC has the equation. हमें सेंट्रोइड का लोकस निकालना है। B और C जो है वो फिक्स पॉइंट पर है, और यहाँ पर अगर हम एक छोटा सा ज्योमेट्री बनाते हैं, दिस इज C, दिस इज B। B is 3, 0, C is -3, 0 and let's take it as A। ये हमने मान लिया ये है x1, y1। एक एंगल दिया गया है, वर्टिकल एंगल BAC 90 डिग्री है। सो इट इज BAC, दिस एंगल इज 90 डिग्री। फिर हमें एक सेंट्रॉइड निकालना है, तो सेंट्रॉइड तो हम निकाल देंगे, तीनों को ऐड करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज द सेंट्रॉइड कंडीशन। सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं, ये एंगल अगर 90 है तो हमें क्लियर दिख रहा है कि AC जो है वो AB के परपेंडिकुलर है। तो फिर AC का स्लोप और AB का स्लोप अगर हम देखें तो वो -1 आना चाहिए। AB और AC के प्रोडक्ट का स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स। y1 -0 है, यहाँ से x1 + 3 है। y1 -0 है, यहाँ से x1 -3 है, सामने -1 आता है। ये डेटा आपके पास, ये डेटा आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द कंडीशन ऑन x1 एंड y1। नाउ सेंट्रोइड की हम बात करते हैं, जो मान लिया हमने वो है h, k। इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ से x1 आता है, -3 आता है, +3 आता है, /3। यहाँ पर भी ये 3 आता है ना। तो ये है h, k। यहाँ पर ये x1/3 आता है और ये है y1/3। x1 की वैल्यू आपके पास से 3h है और y1 की वैल्यू भी आपके पास से 3k है। ये दोनों डेटा आप यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं।
तो मेरे पास 9h² 9k² इज इक्वल टू 9 है। तो जब बारी लोकस की आएगी तो आप इसको देख लीजिए क्या बन जाएगा, ये h² प्लस k² इज इक्वल टू 1। लोकस के टाइम पर हम h को x के साथ और k को y के साथ रिप्लेस कर देते हैं। दिस इज द सर्कल की इक्वेशन पार्ट ए वाला आंसर हम इसके हिसाब से मार्क कर देंगे। तो जो भी कंडीशंस क्वेश्चन के हिसाब से दी गई है उसको फुलफिल कीजिए, आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन बना पाएंगे। कोई ऐसी बात जो आप नहीं सोच पा रहे हैं तो सोचिए, 90 डिग्री वाली कंडीशन हम ऐसे ही अप्लाई करते हैं। फिर था लोकस प्रॉब्लम, लोकस के लिए पॉइंट अज्यूम करना, सेंट्रोइड की कंडीशन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करना। लोकस प्रॉब्लम में सिर्फ एक ही कंडीशन वो बताएंगे जो बता रखी थी कि 90 डिग्री है। पॉइंट आइडेंटिफाई करना है तो फिर एक पॉइंट के अंदर 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स होता है एक वाई होता है। जनरल मैथ्स कहती है कि 2 वेरिएबल्स के लिए 2 कंडीशंस बताएंगे, तो लोकस के लिए हमेशा एक बताएं क्योंकि पॉइंट में 2 कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर 2 कंडीशन बता देंगे तो फिर क्वेश्चन पूछेंगे फाइंड द पॉइंट। ठीक है, तो हमेशा आप नोटिस करिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जब भी लोकस प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक कंडीशन दी जाएगी जो बताएगा कि एंगल कैसा है 90। ठीक है, बाकी बस मस्ती कीजिए, पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग। द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स फ्रॉम ओरिजिन टू द सर्कल इक्वल्स। हमें ओरिजिन से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं इस पर्टिकुलर सर्कल के पास, फिर वहां से हम उसका एंगल कंस्ट्रक्ट करके बताना है क्या बनेगा। या ओरिजिन ले लिया, ओरिजिन से हमने यहाँ पर दोनों जगह इसके ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी। ठीक है, या आपके पास इसका सेंटर है सी। क्या कोऑर्डिनेट है सेंटर के, आप देख सकते हैं 7, -1। दिस इज रेडियस, रेडियस इज 5 एंड दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो आपको ओरिजिन से बनाने हैं, ये हो गया ओरिजिन सर, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है ये एक्चुअल में √S1 होता है, तो आप यहाँ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। तो रखिएगा 7 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, 25 आपके पास आ जाएगा √S1। तो ये 5 ही आपके पास बनेगा। तो हो गया डिसाइड। अब डिसाइड होने की तरफ हम चल रहे हैं। हमें निकालना है कि आपको एंगल निकालना है दोनों टेंजेंट्स के बीच में। तो दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल ये है, ये अगर थीटा थीटा है तो ये भी θ/2 θ/2, आधे आधे एंगल हो जाएंगे, ये एंगल 90 है। तो समझते हुए चलिएगा, दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल अगर थीटा है तो जैसे ही ओरिजिन से इसके सेंटर को मिलाएंगे, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्राइंगल्स हाफ हाफ हो जाएंगे, θ/2 θ/2। अब हमारे पास L की वैल्यू भी 5 आई है, तो अगर आप इस ट्राइंगल को थोड़ा ध्यान से देखें तो आप इसको समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। दिस इज O, दिस इज θ/2, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज L। यहाँ L की वैल्यू 5, यहाँ रेडियस की वैल्यू भी 5 है। तो आप बताइए, ये दोनों रेडियस इक्वल हैं, ये दोनों लेंथ इक्वल, ये 5 है ये भी 5 है, यानी ट्राइंगल कैसा है, ट्राइंगल तो आइसोसेलेस है। ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो यहाँ से अगर आप चाहें फिर भी tan θ/2 निकालना चाहते हैं, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और इसके बेस पर आपके पास यहाँ पर बेस आ जाएगा /5, यानी आप लिखना चाहते हैं R/L जो 1 आ रहा है। तो यानी θ/2 आपके पास आया 45 डिग्री। तो टेंजेंट्स के बीच का एंगल आपके पास से आता है 90 डिग्री। 90 डिग्री आप यहाँ से मार्क कर दें। सी ऑप्शन आपके पास से बात बन गई। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट पता है, रेडियस पता है, तो हम इन सब के बीच में टेंजेंट्स के बीच का एंगल आराम से निकाल सकते हैं। छोटा सा ट्राइंगल, दोनों सेम है, tan थीटा देखो 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और थीटा की साइड वाली साइड बेस होती है, उसी को यूटिलाइज करके एंगल निकाल दो। ठीक है, बनाइए, सीखते रहिए। Tangents are drawn from 4, 4 to the circle. To meet the circle at A and B, then we are asking for the length of chord AB. इसके बारे में लेंथ ऑफ कोड हम निकालना चाहते हैं। तो ये सर्कल है आपके पास, यहाँ पर है पॉइंट A, लेट्स कॉल दिस एज 4, 4 और जैसा बोला गया है वैसा आप बना दीजिए। हमें यहाँ से इसके ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ कर देंगे। यह आपके पास इसका सेंटर है C, लेट्स टेक इट एज अ P पॉइंट, और ये है आपके पास कॉर्ड।
ए एंड बी। ठीक है, सर्कल ए एंड बी पर मीट करते हैं, कॉर्ड ए बी की लेंथ हमें निकालनी है। वैसे इसका एक फॉर्मूला होता है, और अगर ये रेडियस आर है आपके पास, आर है, ये अगर एल है, तो ए बी की जो लेंथ होती है ना, बेसिकली जो लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है वो आता है आपके पास 2LR अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल जो होता है वो आप जानते हैं रूट S1 होगा, आप डेटा निकाल सकते हैं पॉइंट के हिसाब से। तो 16 + 16 -8 -8 -7, ये आप देखेंगे तो यहाँ 16 चला गया है, यहाँ से आपके पास 9 है और ये 3 बनता है। वही रेडियस हमें मालूम है, इसका रेडियस कितना है, रेडियस है इसका 1 + 1 + 7, ये 3 है। तो यहाँ से आप डेटा निकाल सकते हैं। 2 टाइम्स L अगर आप देखेंगे तो ये आता है 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ आपके पास 9 + 9 3√2 बन जाएगा। सो अल्टीमेटली हमारे पास 3√2 ही लेंथ आ जाएगी, 3√2 बी आंसर बन जाएगा। तो मैंने आपको सबसे पहले तो इसके फॉर्मूले से बता दिया, तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बात बन जाएगी। सपोज कीजिए आपको फॉर्मूला नहीं पता, भूल गए, डाउट हो गए, 3 सब्जेक्ट है, 30 चैप्टर सबके अंदर है, कितने फॉर्मूले याद करें, सब तो भूल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए मैं आपको समझाता हूँ क्या करना। आप देखेंगे तो ये एंगल 90 है, ये वाला एंगल भी 90 है, यहाँ से आपने इसको ज्वाइन किया है। ठीक है, अब ये पॉइंट जो है ये M होगा, ये भी 90 डिग्री पर आएगा इस वाले ट्राइंगल के हिसाब से, क्योंकि सेंटर से मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं किसी भी कोड का तो राइट एंगल बनता है। ये प्रॉपर्टी आपको याद है, किसी भी कोड में अगर आपने सेंटर से उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करा दिया तो वो एंगल 90 डिग्री होता है हमेशा हमेशा। सर ये दोनों कैसे सेम एंगल आए, बहुत आसान है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ये रेडियस सेम है, एक साइड कॉमन है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, एक एंगल 90 भी है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा है। इफ इट इज थीटा देन दिस वन इज ऑल्सो थीटा। हम क्या चाहते हैं, हम इस ए बी लेंथ को निकालना चाहते हैं। किस लेंथ को निकालना चाहते हैं, ए बी लेंथ को निकालना चाहते हैं। ठीक है, बनाते हैं। आर और एम हमारे पास से सेम आ रहा है, तो आप अगर इस डायग्राम को ही देखना चाहें तो आप इस ट्राइंगल से देखिएगा। मैं इस ट्राइंगल को यहाँ वापस से बना देता हूँ। ये P है, ये M है, ये C है, ये A है। दिस इज 3, दिस इज ऑल्सो 3, ये 90 डिग्री है। तो आप बताइए दो, और ये भी 90 डिग्री है। अगर ये दोनों 3 3 है तो फिर ये एंगल आपका कंफर्म हो गया 45 है, क्योंकि ट्राइंगल कैसा बन गया, आइसोसेलेस बन गया। दिस इज 3 देन दिस इज ऑल्सो 3। अंडरस्टूड। अब हम इसके बारे में सोच रहे हैं कि भाई इसके बारे में क्या किया जाए। यहाँ आपके पास ये 90 डिग्री है, ये अगर 90 डिग्री है तो आप इसके बारे में 3 cos 45 ये लेंथ बना सकते हैं। और उसकी ज़रूरत क्या है, हम सीधा AM लिख सकते हैं। कितना, देखो यहाँ से अगर हमें ये पता है तो आप देखिए tan 45 लिखने से तो फ़ायदा होगा नहीं, sin थीटा लिखते हैं तो बात बन जाएगी। 3m sin थीटा, अगर मैं sin 45 लिखूंगा इसके अंदर, ट्राइंगल है PAM, तो देखिएगा परपेंडिकुलर इज AM डिवाइडेड बाय PA, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आता है आपके पास से, और ये डेटा है 1/√2। AM अपॉन PA की वैल्यू 3 है। AM आपके पास से 3/√2 आता है। आपको पता है लेंथ AB क्या होगी, लेंथ AB AM का डबल है। जो AB लेंथ हम निकालना चाहते हैं वो ट्वाइस ऑफ AM है आपके पास से, ये 2 टाइम्स 3/√2 आपके पास डेटा लिखा गया है। इट इज 3√2, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, 3√2 आपका फाइनल आंसर बी। ठीक है, 3√2 बी आंसर मार्क कर दो। कोई फॉर्मूला नहीं पता तब भी निकाल सकते, कि हमें पता चल गया कि ये दोनों लेंथ 3 3 है, तो फिर ये आइसोसेलेस से 45 हो जाएगा, 3 sin 45 AM की लेंथ बनेगी, डबल कर दिया। फॉर्मूला याद है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। COC की वैल्यू 2LR अपॉन रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है, टेंजेंट की लेंथ और रेडियस की लेंथ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। दोनों तरीके से हमें बात निकालनी आनी चाहिए, सीखते हुए चलिए, ज़रूर बनेंगे सवाल। दोनों में से किसी भी आप मेथड से कर सकते हैं, है ना। सो दिस इज वी आर टेलिंग यू यूजिंग सेकंड मेथड।
और ये तीसरा पहला वाला हमने सीखा है फर्स्ट, सीधा फॉर्मूले से। ठीक है, कीप लर्निंग। The area of quadrilateral formed by tangents from 4,5 to the circle with the pair of radius through the point of contact of the tangents। सवाल पढ़िए ध्यान से। एक सर्कल है जिस पर एक पॉइंट है कहीं बाहर, आप टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं from the point this, so let's call this as a P point 4,5। So area of quadrilateral formed by tangent from this point to the circle विद पेयर ऑफ रेडियाई। पेयर ऑफ रेडियाई यानी यहाँ सेंटर है, आपने पेयर ऑफ रेडियाई को यूटिलाइज किया, ये रेडियस आर है, ये भी आर है। तो क्या कोई क्वाड्रिलेटरल आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल। अगर ये पॉइंट ए एंड बी है आपके पास, सो क्वाड्रिलेटरल है पी ए सी बी। अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा ज्वाइन करना चाहूँगा और ये होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो आप देख सकते हैं दो राइट एंगल ट्राइंगल मेरे पास बन रहे हैं, एक पी ए सी है और एक है पी बी सी। So, quadrilateral PACB is आपके पास से एरिया बन जाएगा किसका? इन दोनों का, ट्राइंगल PAC प्लस ट्राइंगल PBC। और ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ लेंथ और ये बन जाएगा हाइट, हाफ L इंटू आर, और ये भी हाफ L इंटू आर है। LR आपके पास बनेगा। इसका आप यहाँ से रेडियस निकाल दीजिए। वो डेटा है x का कोफिशिएंट का 4, ये 1 प्लस 15, 11 आपके पास है, 4 बन जाएगा। और L जो होता है वो होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट को रूट S1 हम लिखते हैं, तो बना दीजिएगा 4 यहाँ से, 25, 16, 10 माइनस। देखो थ्योरी आनी जरूरी है इसके लिए ना, पता चला मैं लेंथ ऑफ टेंजेंट ही नहीं पता तो भाई बढ़िया कर क्या रहे हो, पहले तो थ्योरी पढ़ के आओ, है ना। थ्योरी पढ़ने के लिए यू कैन वॉच माय थ्योरी लेक्चर्स देख सकते हैं, बुक को रेफरेंस की तरह देख सकते हैं, समझ गए। तो एकदम से ये हिस्ट्री की तरह कहानियाँ नहीं चल रही कि एकदम से वो कहानी चालू हो गई है, थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी हमें, तभी सवाल बनेंगे। तो यहाँ 16 से 16 चला गया है, यहाँ 21 है, ये वैल्यू आपके पास है 2 आती है। तो 2 इंटू जो रेडियस है इसकी 4 आपके पास से 8 आता है। एरिया निकाला है तो 8 स्क्वायर यूनिट्स हमारे पास से फाइनल आंसर आ जाएगा। वी आर गोइंग टू मार्क बी एज द फाइनल आंसर। ये हो गया हमारे पास 18 का बी, फाइनल आंसर बना रहे हैं। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। If L1 and L2 are the lengths of tangent from 0,5 to 2 सर्कल्स हमें दे रखे हैं, एक सर्कल नंबर 1 है, दूसरा है सर्कल नंबर 2। फिर हमसे पूछा है कि L1 और L2 में रिलेशन क्या है। तो बहुत आसान सी बात है, फर्स्ट वाले सर्कल के हिसाब से आप रूट S1 निकाल दीजिए, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर डेटा रखिएगा फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग, तो ये 0 है, 25 है, आप 0 रखेंगे, फिर ये 4 आता है, रूट 21, ये बात बनेगी। ये आपके पास फिर L2 आएगा, L2 से हम रूट ऑफ S2 पे जाएंगे। L2 आपके पास है 0,5 से सेकेंड वाले के पास, यहाँ पर ये 0 है, ये 25 है, यहाँ पर आपके पास से 0 है वापस से, यहाँ पे आप रखेंगे -5 + 1, ये डेटा आपके पास, ठीक है। अब आप बना लेते हैं, क्या बात बनेगी, वो अपने पास L2 बनेगा। रूट 21 आपके पास से डेटा है इसका, और यहाँ पर भी रूट 21 है। दोनों कैसे आ चुके हैं हमारे पास से, सेम। L1 एंड L2 बोथ आर सेम, वी आर गोइंग टू मार्क C एज द फाइनल आंसर, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन। From 3,4 chords are drawn to this circle and locus of midpoints of the chords को हम निकालना चाहते हैं, कैसे निकाला जाए। From 3,4 chords are drawn to this circle, ठीक। 3,4 की लोकेशन अगर आप देखेंगे तो बाहर है, आपने यहां से कोई कोड ड्रॉ कर दी, ठीक। लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द कोड, इसके मिड पॉइंट का लोकस हमें निकालना। लेट्स से द मिड पॉइंट इज H, K।
ये सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट सेम रहेगा, और यहाँ है आपके पास इसका सेंटर। सो द सेंटर इज 2,0। सेंटर से अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो एंगल 90 आता है। किसी भी कोड पर अगर आपने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये बाइसेक्ट करता है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री आता है। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टेड या फिर मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन इस लाइन कोड के परपेंडिकुलर होती है। दोनों तरीके से कहानी समझ सकते हैं। अब हमारे पास एक तो इसका स्लोप, ये वाला पॉइंट अगर हम ए मान लें तो ये देखिए AM और CM दोनों परपेंडिकुलर हैं। AM और CM दोनों परपेंडिकुलर, CM और AM दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो अगर हम CM का स्लोप और AM का स्लोप का प्रोडक्ट करेंगे तो वो -1 आ जाएगा। CM का स्लोप आप निकाल सकते हैं, यह है K-0 और H-2, और AM का स्लोप भी आप निकाल सकते हैं, यह है आपके पास है K-4 अपॉन H-3 इज इक्वल टू -1। मेरे पास K² - 4K आ चुका है, सामने माइनस है, इनका मल्टीप्लाई होगा H-2 एंड H-3। तो आपके पास से सारा डेटा मैं एक साथ लिख लेता हूँ। H² - 5H + 6 इज इक्वल टू 0। जब लोकस की बात आएगी तो फिर हम यहाँ पर लोकस निकाल सकते हैं कि H को रखना है X और K को रखना है Y। तो इट इज X² + Y² -5X - 4Y + 6 इक्वल टू 0। ये डेटा बनेगा X² - 5X - 6Y + 6 इक्वल टू 0। दिस इज ए ऑप्शन। ये आपके पास से आ गया। आपको इसका सेकंड मेथड चाहिए तो मैं आपको इसको सेकंड मेथड से भी सॉल्व करके बता सकता हूँ कि इसका सेकंड मेथड क्या हो सकता है। सो लेट मी डिस्कस द सेकंड मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड से बात करते हैं। देखिए, लेट द मिड पॉइंट जो है आपके पास वो है H, K इज मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट है तो इक्वेशन ऑफ कोड क्या बनेगी? इक्वेशन ऑफ कोड, अगर मिड पॉइंट हमें पता हो तो इक्वेशन ऑफ कोड आपकी T = S1 से आती है। ये सेकंड मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं। टी सर्कल की इक्वेशन के हिसाब से आप लिखेंगे तो ये बनेगा HK + HX + KY। ठीक है, HX + KY माइनस आपके पास यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये X + H बन जाएगा। X(x1) Y(y1) हाफ करके X + X1, ये बना T का एक्सप्रेशन। थ्योरी आपको आनी चाहिए इसके पहले बेटा, है ना, और ये डेटा आपके पास है। अब क्या है, ये आपके पास कॉर्ड आ गई। अब ये कॉर्ड एक पॉइंट से पास होती है 3,4 से, सो इट पासेस थ्रू द पॉइंट 3,4। तो 3,4 इसको सेटिस्फाई करेगा। फिर आपके पास 3H + 4K माइनस आपके पास यहाँ पर 3 + H इज इक्वल टू H² + K² - 4K। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, H² + K², एक यहाँ से -2H बनेगा, एक यहाँ 3H है तो H बचा। H यहाँ जाके आपके पास 5H बनेगा, -4K + 6 इक्वल टू 0 है। ये बात बनेगी और उसके बाद फिर सेम बात, आप H और K को रिप्लेस कर दीजिए, आपके पास सेम रिजल्ट आने वाला है। तो एक क्वेश्चन को मैंने आपको दो तरीके सिखा दिया। आप T = S1 से कर सकते हैं और सीधा ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं। सेंटर से परपेंडिकुलर जो डालेंगे मिड पॉइंट को ही ज्वाइन करता है, तो CM और AM का जो प्रोडक्ट है, जो लेंथ ये दोनों हैं, स्लोप का प्रोडक्ट, वो -1 आ जाएगा, बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर। दोनों कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। और ये कॉन्सेप्ट है T = S1 से कोड की इक्वेशन लिखी और वहाँ पर फिर हमने उसको पॉइंट से सेटिस्फाई कर दिया। लर्निंग फेज में हो तो ये एक डूएबल क्वेश्चन है, करना चाहिए, सीखना चाहिए इसको, ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। कॉन्सेप्ट वीक है तो थ्योरी लेक्चर्स देखिए, बुक को पैरेलली सॉल्व कीजिए, इलस्ट्रेशंस कीजिए उसके, तो आपके पास डेफिनेटली जो आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो स्ट्रांग बनेगी। The tangents are drawn to the unit circle with center at origin, and from each point on this line 2x + y is equal to 4, then the equation of locus of midpoints of the chord of contact. This is what the question is. So tangents are drawn to a unit circle with center at origin from each point on this line. So there is a line जिसकी हम बात करते हैं, ये एक सर्कल है
और एक लाइन है आपके पास, ये लाइन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया हमने, एक जनरल पॉइंट, और वहां से फिर हम इसके ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज व्हाट द टेंजेंट्स आर। ठीक है, सेंटर इसका ओरिजिन है लिखा हुआ, सेंटर एट ओरिजिन एंड यूनिट सर्कल। सो कैन वी राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल? It is x minus 0 whole square and y minus 0 whole square and unit radius is 1. So it is x square plus y square is equal to 1. This is the equation of circle. ठीक है, आगे बढ़े। इसके ऊपर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स कॉल द p पॉइंट एज, अगर मैंने x1 ले लिया, x1, y1, तो ये क्योंकि इसी लाइन पर लाई करता है तो y1 की आप इसको जब सेटिस्फाई करेंगे तो y1 का डेटा आपके पास से 4 माइनस 2x1 बन जाएगा। अब सुनिए आगे कहानी। नाउ द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा ये लाइन, इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाने वाला। ठीक है, और यहाँ पर इसके पास कहीं पर इस कोड का भी एक मिड पॉइंट होगा, वो हमने अज्यूम किया, वो है h, k। फिर इसकी बात हो रही है, तो इसके बारे में हम क्या क्या बता सकते हैं। ये हो गया ए बी, सो दिस इज द COC की इक्वेशन। सो ए बी क्या है, ए बी पहले वो देखिए, दिस इज द COC, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम P ऑफ पॉइंट P। तो इसकी इक्वेशन t इक्वल टू 0 बनेगा आपके पास, वो सर्कल की इक्वेशन है। तो x x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू 1, कंडीशन नंबर 1। नाउ दिस ए बी इज एक कोड है जिसका मिड पॉइंट m है। इस कोड ए बी का ही हमें मिड पॉइंट पता है एंड दैट इज m, और इसका हमें लोकस निकालना है। क्वेश्चन का डायरेक्शन पता होना चाहिए किधर जा रहा है, तो इस कोड के मिड पॉइंट का ही हमें लोकस निकालना है कि कहाँ ये बात जाने वाली है, यहाँ से हम बात करना चाहते हैं। ठीक है, मैं इसका आपका एक और मेथड भी बताऊंगा, है ना। तो हमें मिड पॉइंट निकालना है, और सुनिएगा आगे कहानी। मिड पॉइंट निकालना है तो इसकी इक्वेशन तो t इक्वल टू s1 से निकाली जा सकती है। ये रही आपकी इक्वेशन, यानी hx प्लस ky माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 1। t हो गया इसके हिसाब से, और s1 भी इसी पॉइंट के हिसाब से हम बनाएंगे। तो इक्वेशन मुझे फिर कुछ ऐसे दिखने लगी, hx प्लस ky इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। दिस इज कंडीशन नंबर 2। दो इक्वेशंस आई। क्या एक लाइन की दो इक्वेशन हो सकती हैं? ऊपर वाला भी ए बी की ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे वाली भी ए बी की ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, पर दोनों हमने निकाले किससे हैं? अलग अलग कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करके निकाले हैं। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट से निकाला है, ये मिड पॉइंट ऑफ द कोड है उससे निकाला है। सो नाउ फ्रॉम 1 and 2 रिप्रेजेंट्स सेम लाइन, तो फिर इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो हमें इक्वेट करना होगा। सो वी कैन राइट x1 by h, y1 by k, और इट इज 1 अपॉन दिस इज द डेटा। तो मेरे पास x1 आ चुका है h अपॉन दिस डेटा, एंड y1 इज k अपॉन h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। और हमें अच्छे से पता है कि y1 x1 इसको सेटिस्फाई करते हैं ना, तो 2x1 प्लस y1 की वैल्यू 4 है, या y1 ये डेटा है। तो y1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप देखिए यहाँ से, y1 कैन बी रिटन एज 4 माइनस 2x1। y1 का डेटा कितना है? 4 माइनस 2x1। x1 इज नोन टू मी, ये डेटा आपके पास बनेगा। ठीक है, ये x1 का कोऑर्डिनेट आ गया। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो सिंप्लीफाई करेंगे वही हमारा आंसर है। k माइनस 4 अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2h अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। एक सेकेंड, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ध्यान से करना है, गड़बड़ ना हो जाए। जब इनके डिनोमिनेटर सेम है उन वाली टर्म्स को एक साथ लेकर आते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर एक ये टर्म है, एक ये वाला टर्म है, दोनों एक साथ लेकर आएंगे तो बनेगा k प्लस 2h अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, सामने लिखा हुआ है 4। ये डेटा आपके पास है। तो क्या हम इसको बना पा रहे हैं कि किस डायरेक्शन में जाने वाला है? तो ये बनता है k प्लस 2h इज इक्वल टू 4 टाइम्स एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लोकस की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। h को हम x और k को हम y से रिप्लेस करेंगे तो आप डेटा बनाएंगे, यहाँ पर देखिएगा ये आता है y प्लस 2x इज इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट वी आर गेटिंग। 2x plus y is equal to 4 times x square plus y square and this is precisely the C option. C हमें यहां से इसका आंसर मार्क कर देंगे। सर कैसे सॉल्व किया एक बार बताइए, और मैंने सर एक वर्ड भी सुना था, आपने बोला कि सेकंड मेथड भी है, वो भी बताइएगा। आइए डिस्कस करते हैं। क्या बोला मैंने? पहली बात तो सवाल जो है बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल है, टॉप क्लास क्वेश्चन। पढ़े कैसे देखिए, टेंजेंट्स आर ड्रॉन, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसको वैसे ही नोट डाउन करते हुए चलिए ताकि इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करना सीखे। यूनिट सर्कल सेंटर ओरिजिन, ये सर्कल की इक्वेशन डन। टेंजेंट्स ड्रॉ की गई है फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन दिस लाइन। तो देखो इस लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनसे कि हम अलग अलग टेंजेंट्स ड्रॉ करने वाले हैं। टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहेंगे, देन इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है दिस इज योर COC, इसके मिड पॉइंट का लोकस आपको निकालना है। ठीक है, तो अगर हमारे पास x1, y1 है तो इस समय COC यानी AB की इक्वेशन लिख सकता हूँ t इक्वल टू 0। और मिड पॉइंट का लोकस निकालना, तो मिड पॉइंट मान लिया h, k है, ये रहा h, k। h, k आने के बाद हमें यहाँ पर क्या था, t इक्वल टू S1 से इसकी इक्वेशन आ जाती है। इक्वेशन t इक्वल टू S1 से दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, कंपेयर कर दिए। y1 के बारे में पता था कि 4 - 2x1 है, तो यहाँ पर x के कोफिशिएंट का रेशियो सेम यानी x1 अपॉन h, y1 अपॉन k, और यहाँ से डेटा y1 इतना है, x1 y1 की वैल्यू रिप्लेस की, हमारे पास h और k में रिलेशन आ गया। सर दूसरा तरीका मैं पूछना चाह रहा था, क्या होगा? आओ दूसरा तरीका बताते हैं, सेकेंड मैथड। ये सर्कल आपके पास, या हम गए, यहाँ से हम गए, और ये पॉइंट लाई करता है एक लाइन के ऊपर, एंड दैट लाइन इज, इक्वेशन इज 2x plus y. दिस लाइन इज ऑन 2x plus y is equal to 4. ये लाइन है आपके पास। ठीक, अब हम बात करना चाहते हैं, अब ये जो आपके पास इधर COC आएगा, ये इसका सेंटर है इसका ओरिजिन। सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं तो आपको पता होगा किसी भी सर्कल पर अगर आपने सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दिया तो वो उसके मिड पॉइंट को मिलता है और बाइसेक्ट करता है। तो अगर मेरे पास ये पॉइंट पता है कि ये पॉइंट है x1, y1, ये a और b अगर मुझे मालूम है तो AB की इक्वेशन क्या बन जाएगी? दिस इज द COC फ्रॉम P, इस पॉइंट से। तो t इक्वल टू 0 से आपके पास इक्वेशन x1 y1 इज इक्वल टू 1, और मैं कहता हूं सेंटर से जो परपेंडिकुलर है ये है आपके पास m, जिसका कि हम लोकस निकालना चाहते हैं। हम इसके लोकस में इंटरेस्टेड हैं कि इसका लोकस क्या बनना चाहिए। दिस इज द रिक्वायरमेंट इज कि इसका लोकस क्या बनेगा, ये हमारे पास से क्वेश्चन है कि इसके लोकस के बारे में हम सोचें। ठीक है, अब देखिए ये अगर मिड पॉइंट है, हमें h और k में एक रिलेशन चाहिए, ये सोचना है। ये एंगल 90 है तो मैं यहाँ से CM का स्लोप निकाल सकता हूँ, यहाँ से इसके स्लोप के बारे में बात कर सकता हूँ, और M1 M2 वहाँ से हम -1 की बात भी कर सकते हैं। करेक्ट। दूसरी क्या कहानी बनाई जा सकती है कि ये जो इक्वेशन आपके पास आई है इसको h, k भी सेटिस्फाई करेगा जो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो पहले इन दोनों बातों को हम एक साथ लिख लेते हैं। कैसे? कि जो स्लोप ऑफ CM है, और यहाँ पर अगर आप एक काम करते हैं x1 की वैल्यू भी रिप्लेस कर लेते हैं क्योंकि ये इस पर सेटिस्फाई करेगा, तो मैं t इक्वल टू S1 वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहा हूँ। डिफरेंस क्या है, हम t इक्वल टू S1 से कॉर्ड निकाल के कंपेयर कर दिया था, वो हम नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल मैथ्स लगाने वाले हैं। तो भाई p इसके ऊपर लाई करता है तो आपके पास डेटा बन गया 2x1 plus y1 is equal to 4. So I am having y1 as 4 minus 2x1. तो मेरे पास बना x(x1), y ये है 4 minus 2x1 is equal to 1। ठीक है, ये बात बनी। पहली बात मैं कहता हूं कि m जो है, एक तो m इसके ऊपर लाई करेगा, तो आपके पास आएगा hx1 k 4 minus 2x1 is equal to 1। ये डेटा आपके पास है। ठीक है, ये कंडीशन हम होगा। दूसरा, अब देखिए
जो CM का स्लोप है और जो AB का स्लोप होगा वो दोनों परपेंडिकुलर है। CM is perpendicular to AB. The CM is perpendicular to AB. CM का स्लोप बताइए K माइनस 0 अपॉन H माइनस 0। और AB जो है, AB का स्लोप आप यहां से निकाल सकते हैं। क्या है इसका AB का स्लोप, आप बताइए। स्लोप माइनस x1 अपॉन 4 माइनस 2x1। दिस इज द सेकेंड नंबर, माइनस x1 अपॉन 4 माइनस 2x1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये भी रिजल्ट आया। चाहते क्या है हम यहाँ से, यहाँ देख लीजिए, ये इसको भी सेटिस्फाई करता है। तो किसी जगह से x1 का डेटा पिक कर लीजिए और वहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो आई एम टेकिंग x1 एज h माइनस 2k इज इक्वल टू 1 माइनस 4k। x1 हमने कॉमन ले लिया, तो यहां से आपके पास डेटा है 1 माइनस 4k h माइनस 2k हमारे पास से डेटा बना। क्या रखेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं कि ये डेटा अपने पास क्या बनेगा। यहाँ है कि अपॉन h, x1 का डेटा रखिए आप 4k माइनस 1 अपॉन h माइनस 2k, ये डेटा आपके पास। फिर 4 माइनस 2x1 भी है आपके पास से, x1 सामने आगे पास -1। ये k है यहाँ पर, ये है 4k माइनस 1। आप देखेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो गई यहाँ पर। ये है 4h माइनस 8k माइनस 2 प्लस 8k, सामने -1। 8k से 8k कैंसिल्ड है। हमारे पास डेटा है 4k स्क्वायर माइनस k इज इक्वल टू नेगेटिव, h आपके पास है 4h माइनस 2। लेट्स सिंप्लीफाई दिस वन। ठीक है, बस ये कैलकुलेशन की वजह से आपको ऐसा दिख रहा है। तो यहां आप देखेंगे तो आपके पास -4h स्क्वायर प्लस आपके पास से 2h बन जाएगा। ठीक है, एक साइड ले आते हैं। 4 आपके पास कॉमन है, वी आर गेटिंग h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर एंड इट इज 2x प्लस k। लोकस जो इंटरेस्टेड है, हम x की जगह x रखिए, k की जगह y रखिए, तो आपके पास 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 2x प्लस वाई जनरेट हो जाता है। दिस इज द डेटा, तो वही रिजल्ट है। 2x प्लस वाई इज 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट सी ऑप्शन। तो t इक्वल टू S1 से करोगे तो सीधा कंपेयर करके ले आओगे। और ये वाला उससे भी आसान है। कैसे भाई, CM का इसका स्लोप परपेंडिकुलर -1 करना है, वो तो कैलकुलेशन की वजह से दिख रहा है आपको ऐसा। और दूसरा M पॉइंट AB को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यहां से भी आप बना सकते हैं। अच्छे सवाल हैं, बनाते हुए चलिए, सीखते हुए चलिए। थ्योरी अगर वीक है तो थ्योरी लेक्चर्स आप देखिए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्रीज करना चाहते हैं, सवाल में और डेप्थ लाना चाहते हैं, तो थ्योरी के साथ साथ बुक के सॉल्व इलस्ट्रेशन कीजिए थ्योरी के साथ साथ। ठीक है, ताकि आप और उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर स्ट्रेंथन कर पाए अपनी नॉलेज को। Chord AB of the circle x square plus y square is equal to 100 passes through the point 7, 1 and subtend an angle of 60 degree at circumference of the circle. If M1 and M2 are slopes of two such chords, then find the value of M1, M2. अब ये जो लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम्स हैं, इसमें थोड़ा ध्यान से आप देखिए। ये हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ से कोड AB भी है। क्या हम इस पॉइंट की लोकेशन देख सकते हैं? I'm taking this point as in P, S1 लेंगे हम, तो 49 प्लस 1 माइनस 100 नेगेटिव है। पॉइंट जो है इनसाइड लाई करता है। हिरा सर्कल। अब जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हम करना चाहते हैं वहीं के हिसाब से बढ़ते हैं। कोड ए भी है जो 7,1 7,1 यहाँ पर कहीं पर होगा, इस जगह पर जहाँ से पास करता है, और ये सबस्टेंड करता है 60 डिग्री एट सरकमफेरेंस ऑफ, ये यहाँ पर, दिस इज ए, दिस इज बी, ये इसका सेंटर है। अब देखो, सरकमफेरेंस पर एंगल 60 बन रहा है। अगर वो डायामीटर नहीं है कोड,
तो फिर क्या होता है ना, सर्कल के दो पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट को बोला जाता है मेजर आर्क, एक को बोला जाता है माइनर आर्क। जैसे यहाँ पर भी कट करेगा तो ये मेजर आर्क बनेगा। अगर यही लाइन ओरिजिन से पास हो रहा होता तो दोनों सेमी सर्कल बन जाते हैं, क्योंकि वो सेंटर से पास हो जाता। यहाँ पॉइंट कहीं यहाँ बताया गया है, पी पॉइंट यहाँ पर है 7,1, नो प्रॉब्लम। अब एक मेजर आर्क है, एक माइनर आर्क है, तो कुछ सर्कल की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है वो हमें यूटिलाइज करनी होंगी। अगर हमारे पास यहाँ कोड है और अगर इसने सरकमफेरेंस पर एंगल थीटा बनाया है, तो अब मान के चलिए फिर इसका जो सेंटर होगा ना, वहां पर एंगल एक तो 2 थीटा बनेगा, सेंटर पे एंगल उसका 2 थीटा बनता है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को पहले यूटिलाइज करते हैं। तो हमें बोला गया कि इसकी सरकमफेरेंस पर इसका एंगल है 60। तो अगर मैं इसको सेंटर से ज्वाइन करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 120। दिस इज 120, ठीक है। ये हुआ सेंटर। एक सेकेंड, ये सेंटर जैसा दिख नहीं रहा, सेंटर बना देते। यहाँ रहेगा 2 थीटा, ठीक है। अब एक वो प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करनी है जो बेसिक सर्कल की है, कि सर्कल की कोई भी कोड हो, अगर हम उससे सेंटर से परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो वो बाइसेक्ट हो जाती है। सेंटर से परपेंडिकुलर किसी भी कोड पर अगर आपने डाला तो वो बाइसेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर मेरे पास ये है सेंटर, यहाँ से मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा। एक साइड कॉमन है, एंगल 90 है, दोनों बाइसेक्ट हैं। टोटल अगर 120 था तो ये 60 और ये भी आपके पास से 60 है, दोनों 60-60 बन चुके हैं। ठीक है भाई, ये बात भी ठीक है। हमें उसकी रेडियस पता है, सर्कल की रेडियस है r। हमें सेंटर मालूम है 0 0 है और इसका रेडियस जो है वो 10 है। इस कोड की बात हम कर लेते हैं। कोड की इक्वेशन बनेगी, स्लोप m है y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1, mx माइनस y 7m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कोड। इसका सेंटर से परपेंडिकुलर कितना होगा, क्या आप बता सकते हैं? r का इधर कंपोनेंट करना है, दिस इज r cos 60। दिस इज दैट परपेंडिकुलर जो हम चाहते हैं, यही है अपने पास परपेंडिकुलर, इसकी बात हो रही है। दिस इज द परपेंडिकुलर। तो सेंटर जो कि ओरिजिन है 0 0 से, अगर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो 90 डिग्री पर आएगा, ये यहाँ पर कोड पर, और ये r cos थीटा बनाया जा सकता है। सो नाउ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड AV इज r cos 60। कितना बन जाएगा? r cos 60। और यही हम इसका सेंटर जो है 0 0 और ये है कोड, इसके भी परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। तो 0 माइनस 0 माइनस 7m प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1, ये डेटा बना। सेंटर 0 0 से इसके ऊपर हमने डाल दिया है परपेंडिकुलर 0 0 माइनस 7m प्लस 1 रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1। ये भी r cos थीटा आपके पास है, r की वैल्यू आपके पास से 10 है और ये cos 60 की वैल्यू हाफ आती है। ये 5 आपके पास आ गया, m स्क्वायर प्लस 1। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको। यहाँ पर रूट है, एक सेकंड, हमने स्क्वायर कर दिया तो यह बन जाएगा आपके पास है 25 m स्क्वायर प्लस 25 49 m स्क्वायर 14m प्लस 1 24 m स्क्वायर 14m माइनस 24। ये डेटा आपके पास है। अब ऐसा हमको दिखा कि यहाँ पर इसके दो स्लोप्स आएंगे, m1 एंड m2। हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गई है, हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यहाँ पर निकालना है, तो हम निकाल देंगे। m1 m2 का डेटा -24 अपॉन 24, द फाइनल आंसर इज कमिंग एज -1। तो -1 को हम यहाँ से मार्क कर देंगे। ए इज प्रिसाइसली द फाइनल आंसर। ठीक है, तो एक सर्कल है, एक कोड है, एक जो एक पॉइंट से पास करते हैं, यहाँ सरकमफेरेंस पर एंगल बताया है, तो कुछ जो सर्कल की बेसिक ज्योमेट्री है उन सब की प्रॉपर्टीज यहाँ पर यूटिलाइज हो रही है कि यहाँ अगर 60 है तो सेंटर पे 120 होगा। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा तो 60-60 आएगा, r cos 60। कोड की इक्वेशन हमने लिखी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वेट कर दिया इस डेटा के साथ, आगे जाकर बनी क्वाड्रेटिक।
वैसे भी ऐसी एक कहीं दो कोड पॉसिबल हैं, दोनों के स्लोप ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है m1 m2। यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमने निकाला तो -24/24 अपने पास डेटा बन के आया। फाइनल आंसर इज कमिंग एज -1, जिसको हम मार्क करेंगे। दिस इज वन ऑफ द टॉप क्लास ब्रिलियंट क्वेश्चन जो हम यहाँ पर बना सकते हैं। कीप सॉल्विंग, कीप सॉल्विंग। Combined equation of pair of tangent drawn from origin to the circle। ओरिजिन से इसके ऊपर हमारे पास पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाई है तो उसकी इक्वेशन का एक्सप्रेशन होता है, अगर आपको पता हो, S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो S1 का मतलब पहले आप सर्कल की इक्वेशन रखिए, यही पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन के लिए पहले सर्कल की इक्वेशन। ओरिजिन से ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप ओरिजिन से सेटिस्फाई करेंगे तो आपके पास लास्ट में 9 आ जाएगा, और टी रखना चाहेंगे तो x1 y1 2x प्लस x1 3 आपके पास से y प्लस y1 और प्लस 9 भी आता है, इसका बना देंगे होल स्क्वायर। 9 हमारे पास है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, 9 आपके पास यहाँ भी है जो है 4x प्लस 6y, एंड 9 का स्क्वायर भी आपके पास है। सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो डेटा आपको यहाँ नजर आ रहा है ये एक्चुअल में 2x प्लस 3y प्लस 9 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ क्या क्या रिजल्ट आएंगे आप देखिए, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर 9 स्क्वायर 18 2x प्लस 3y। अब इस बात पर डिपेंड करता है आंसर कैसे दिया है, तो आंसर में एक झलक देख लिया, देखो सामने कैसे दिया है। नजरें तेज होनी चाहिए मैथमेटिक्स में कि डेटा क्या दिया है। तो आप देखिए यहाँ पर ऐसे डेटा दिए हुए थे, तो देखिए यहाँ से ये वाला टर्म इससे कैंसिल है, ये 36x बनेगा, वो भी 36x है, 9 का स्क्वायर है, ये वाला भी कैंसिल आउट हो चुका है। तो ये आपके पास से रिजल्ट आपके सामने है, यहाँ है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। सो द पेयर ऑफ टेंजेंट्स की जो इक्वेशन होती है SS1 इक्वल टू, वहां से टी स्क्वायर से निकाल सकते हैं। तो इसको मैच कीजिए, अब ये तो गलत है, 2 टाइम्स लिखा है ये भी गलत है, 9 टाइम्स लिखा है ठीक है, और ये डेटा है यहाँ 9 नहीं है, C, ये भी गलत है। सो वी आर गोइंग टू मार्क C एज द फाइनल आंसर कि 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2x प्लस 3y होल स्क्वायर, डेटा अपने पास से बन जाएगा। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। Sum of abscissa and ordinates of the center of the circle touching the line 3x plus y plus 2 is equal to 0 at point -1, and passing through the point 3, 5। देखो यहाँ पर हमें एक सर्कल निकालना है, सम ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल। पहले सर्कल निकाल लेते हैं, फिर उसमें जो उसको एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का सम हमें निकालना है, जो इस लाइन को इस पॉइंट पर टच करता है। क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है? मैथमेटिक्स, ये लैंग्वेज इंग्लिश की तो यही कहती है, मैथमेटिक्स से वेरीफाई कीजिए। -3 आपके पास यहाँ है, एंड 2 + 1 ये भी 3 आता है। तो हुई बात ये है कि एक आपके पास लाइन है, यहाँ पर एक पॉइंट अपने पास है P, जिसके कोऑर्डिनेट है -1, 1। हम एक ऐसा सर्कल कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं जो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको मैं डॉटेड सर्कल बना लेता हूं। दिस इज द सर्कल, जो एक फिक्स्ड पॉइंट एक और है जिससे पास करता है, दैट पॉइंट इज 3, 5। ठीक है, अब आप देखिए इसको, ये फॉर्मूला जो है या ये जो कॉन्सेप्ट है, ये है फैमिली ऑफ सर्कल के ऊपर, जिसमें जब एक सर्कल एक लाइन को कट करता है तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, जैसे ये S है, ये L है, और ये बन गया S डैश, तो S डैश की इक्वेशन S प्लस लैम्डा L इज इक्वल टू 0 बन जाती है। सर्कल में लाइन L की वैल्यू जो है S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0 बन जाता है। S में लाइन ने कट किया 2 पॉइंट पर और ये डॉटेड सर्कल बना, इस तरह से हम उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। और जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर है वो है पॉइंट सर्कल का। अगर हम इसकी रेडियस कम करते चले जाए तो 2 पॉइंट की जगह ये 1 पॉइंट पर आ जाएगा, और यहाँ से ये बन जाएगा अपने पास से पॉइंट सर्कल।
एस, पॉइंट सर्कल एस, और ये है लाइन एल जिसकी इक्वेशन पता है, एंड दिस इज आर एस डैश। तो एस डैश की इक्वेशन हम लिख सकते हैं एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0। एस होगा पॉइंट सर्कल, जो पॉइंट है हमारे पास -1,1, यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। जो एल लाइन है उसको देख लीजिए, ये रही लाइन अपने पास, ये रही लाइन 3x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो सर्कल है ये एक पॉइंट है 3,5 पर लाई करता है, पॉइंट 3,5 लाइज ऑन इट। यहाँ पे आप 3 रखेंगे, 3 + 1 4 आता है तो 16 बनता है, 5y में 4 आता है तो ये 16 बनता है, ये 9 है, 5 है और आपके पास से 2 आता है इसका डेटा। ठीक, सो 9, 5, 2 आपके पास से डेटा बना, ये हमारे पास आया है 32 और ये है 16। यहाँ से -2 आता है, -2 हम यहाँ से इसको बैक सब्स्टिट्यूट इसके साथ कर देते हैं। यहाँ पर ये 2x है +1 है, ये है y² -2y है +1 है, -6x -2y -4 इज इक्वल टू 0। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, -4x आता है, -4y है, -2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया है सर्कल, इसका हमें निकालना है सेंटर, तो बनेगा x के कोऑर्डिनेट को हाफ करके माइनस कर देंगे, दैट इज 2,2। हमसे पूछा है कि सम ऑफ निकालिए, सो नाउ द रिक्वायर्ड डेटा जो हम चाहते हैं, रिक्वायर्ड डेटा आपके पास से बनेगा 2 + 2, सो डेटा इज कमिंग एज 4। 4 को हम यहाँ से मार्क कर देंगे। दिस इज वन ऑफ द टॉप क्लास क्वेश्चन जो पॉइंट सर्कल की कहानी कहता है, और बहुत जल्दी इससे आंसर आते हैं। वरना हमारे पास एक जनरल अप्रोच भी है क्या, कि हम एक जनरल सर्कल मान ले x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, और फिर बोलते हैं उससे ये वाला पॉइंट पास करता है 3,5। एक ये बता देते, एक और पॉइंट है -1,1, ये भी सेटिस्फाई करता, 2 इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन आती है उसके सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं, p = r, वहाँ से आते हैं। फिर तीनों को सॉल्व करके g, f और c हमें 3 वेरिएबल्स निकालने होते हैं। वो सारे काम को यहाँ पर अगर आप देखें थोड़ा स्मार्टली सोचने की वजह से सिर्फ एक वेरिएबल बचा, वो बचा सिर्फ लैम्डा। तो जो पॉइंट है वो सर्कल की तरह ट्रीट करते हैं अगर अलग अलग, तो 2 जहाँ कट करता है वहाँ से सर्कल जाता है, यहाँ पर रेडियस 0 हो गई, तो हम इसको ऐसा करने से, थोड़ा दिमाग लगाने से 3 वेरिएबल हम एक वेरिएबल पर लेकर आ गए लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू बहुत आसानी से आगे इस पॉइंट से पास करा दिया। तो इस कॉन्सेप्ट को सीखिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर सिर्फ बात कॉन्सेप्ट की नहीं है, बात यह है कि ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे टाइम कम लगता हो, जिससे कैलकुलेशन कम रहती हो, क्योंकि एग्जाम में विद इन टाइम फ्रेम के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस करना है, तो वहाँ हमें स्पीड प्लस एक्यूरेसी पे भी काम करना होगा। तो ऑलवेज वेलकम दोज कॉन्सेप्ट जहाँ पे आपका टाइम रिड्यूस होता है। ओके, तो ये स्टेज तब आती है जब हम कॉन्सेप्ट सीख गए हैं, तो कोशिश करनी है नए ऐसे कॉन्सेप्ट भी सीखना जिससे हमारा टाइम बचे, ताकि हम उसके बचे हुए टाइम को, पेपर के अंदर कई क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जो आधे आधे सॉल्व होकर रह जाते हैं, उनको लास्ट आंसर तक लेकर जाएं। सो कीप सॉल्विंग, कीप लर्निंग। मैथमेटिक्स के लिए पूरा मैथमेटिक्स का इकोसिस्टम आपको मेरे साथ मिलेगा, पढ़ते रहिए। The circle of radius 5 is tangent to this line at point 2, -3 and lies above the line. The equation of circle हमको बनाकर दिखाना है कि क्या होने वाला है। अब आप इस लाइन को देखो, अबव द लाइन जो लाइन बोला है ना, थोड़ा उसको मैं सोच रहा हूं कि कैसे बनाई जाए बात। ये है आपके पास से सर्कल, ठीक है, लाइन की इक्वेशन ये है जो मैंने थोड़ा इसको लिखा, और ये एक सर्कल है रेडियस 5 का, ठीक है, उसको ये लाइन आकर टच करती है, ये लाइन हमने यहाँ पर टच करा दी। वो जो पॉइंट है वो पॉइंट है m, -2। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है, यहाँ लिखा है एट, तो किस पॉइंट पर टच करता है, इस पॉइंट पर इस सर्कल इसको टच करता है। सो रेडियस, सर्कल ऑफ रेडियस 5 इज टेंजेंट टू दिस लाइन एट पॉइंट दिस एंड लाइज अबव द लाइन, इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, क्योंकि आपको पता है इसके एक सर्कल नीचे भी लाई करेगा। एक लाइन को एक पॉइंट पर टच करने वाले 2 सर्कल्स होते हैं, किधर होता है किधर होता है, इसमें पूछा है अबव। तो अगर सर्कल लाइन के अबव है तो ऑब्वियस सी बात है फिर उसका y कोऑर्डिनेट जो होगा इससे ग्रेटर आएगा।
कोशिश करेंगे, सोचेंगे, सीखेंगे। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो एक तो ये रेडियस की लेंथ पर रहेगा, ये इसका सेंटर बन जाएगा, रेडियस आर। क्या हमें बताया है, रेडियस दिया हुआ है 5 है, दिस डिस्टेंस इज 5 और ये आपके पास है 90 डिग्री। इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास पता है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। इसका आप स्लोप निकालिए, m1 इज कमिंग एज 4/3। आपको पता होगा कि CM और ये लाइन दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर हैं। CM और ये टेंजेंट परपेंडिकुलर हैं, तो CM का जो स्लोप है ये आपके पास इतना आया है, तो ये -3/4 बनेगा, ये इसके पास tan थीटा। क्या आप कॉन्सेप्ट पकड़ पा रहे हैं? ये कहाँ जाके कनेक्ट हो रहा है, कौन से टॉपिक की रिक्वायरमेंट है इसके अंदर। सर्कल ने इतना समझा दिया कि इस पॉइंट पर आप इसको बना सकते हैं। अब आगे की बात सुनिए, रेडियस r है, हम CM की लेंथ निकालना चाहते हैं, CM में मुझे पॉइंट M पता चला है। तो देखिए अब ऐसी सिचुएशन है, यहाँ आपके पास M एक पॉइंट है, M के कोऑर्डिनेट आपको पता है 3, -2। इसका एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल आ रहा है, ये रहा ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, वो क्लियर है, नेगेटिव भी आ रहा है। तो मैं M पॉइंट से 5 डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट निकालना चाहता हूँ। ये बन गया आपका क्वेश्चन पैरामेट्रिक का। कितना बन गया, पैरामेट्रिक का। और अबव द लाइन बोला है, यानी y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव लेंगे हम। और सर्कल की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, रेडियस पता है, सेंटर अगर निकल गया तो फिर हम सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इस पॉइंट से तो मैं लिखना चाहूंगा पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये tan थीटा है, तो आपको पता है स्लोप जब भी लिखा जाता है थीटा 0 से पाई के बीच में होता है, तो साइन थीटा तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है उस केस में। तो यहाँ अगर आप यहाँ से cos थीटा अगर लिखेंगे ना, वो आपके पास से -4/5 बन पाएगा। साइन थीटा तो आपके पास प्लस ही रहेगा स्लोप एंगल में। फॉर्म तो ये वाली लाइन की इक्वेशन आती है x - x1 अपॉन cos थीटा, y - y1 अपॉन साइन थीटा और इज इक्वल टू r होता है। आगे पहुंचे, पॉइंट हमें मालूम है cos थीटा की वैल्यू -4/5 है और रेडियस हम चाहते हैं कि 5 डिस्टेंस ऊपर जाए, तो ये है C पॉइंट। तो आप यहाँ से देख पाएंगे x का वैल्यू आपके पास है 3, -4/5, 5 आपके पास है -1 बनेगा, और y वाला डेटा आपके पास है -2, 3/5 आपके पास है, ये वैल्यू 1 आती है। तो आपके पास आप देख सकते हैं इसका y कोऑर्डिनेट -2 था, इसका y कोऑर्डिनेट 1 है, तो ये ऊपर की साइड ही गया है ना। तो हमारे पास सेंटर निकल के आ गया -1, 1। रेडियस हमें पता है कि 5 है, तो अब हम उस सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर, y - 1 का होल स्क्वायर इज 25। यहाँ से बात हम इसकी बना सकते हैं, ठीक है, बनी बात। आगे चले, तो यहाँ से आप बात बना दीजिए, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। तो सर्कल की इक्वेशन अब हमें ओपन करके दी हुई है, ये है x² y², 2x - 2y, और यहाँ पर आपके पास से 1 and 1 आपके पास 23 भी ये वाला डेटा बनने वाला है। मैच कीजिए, x² + y² 23 है यहाँ पर C ऑप्शन के अंदर, ये आपके पास ऑप्शन बन जाएगा। आप में से कई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हो सकता है ऐसे अज्यूम कर रहे हो कि सर मैं एक जनरल सर्कल की इक्वेशन मान लिया। हाँ, मान सकते हो, उस पर सर ये पॉइंट लाई करता, तो एक तो उसको सेटिस्फाई करवा देंगे, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा, उस पर टेंजेंट लिखेंगे तो t = 0 कंडीशन लगा के उससे एक रिलेशन आ जाएगा, हाँ उससे इक्वेशन लिख ली, इसके साथ आप कंपेयर कर लें क्योंकि ये टेंजेंट है। और तीसरी कंडीशन क्या लगाएंगे, सर रेडियस मुझे पता है 5 है, तो वहाँ से मैं बात बना दूँ। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बहुत ज़्यादा, समझ गए। उससे ये वाला मेथड ज़्यादा ठीक है कि एक पॉइंट से आपको रिलेटिव डिस्टेंस दे रखा है। मैं समझाऊँ क्या बोल रहा था मैं, कि आप जनरल मेथड में सर्कल मान लेते हैं, उसके ऊपर ये पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, 3, -2 सेटिस्फाई करवा दिया, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन रेडियस ही निकाल देते, g² + f² - c की वैल्यू 25 आ जाती। थर्ड कंडीशन t = 0 टेंजेंट लगाते और इसके साथ कंपेयर करते, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन ये बन जाएगा। तो उसके लिए हमें हमेशा थोड़े अलग मेथड सोचें जो थोड़े कम टाइम कंज्यूमिंग हो। तो पैरामेट्रिक हमारी बेस्ट मेथड है यहाँ पर हेल्प करने वाला। दिस इज
ब्रिलियंट क्वेश्चन, ये अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है कि यहाँ पर इसको टच करता है तो ये पॉइंट मुझे निकालना है, तो मुझे इसकी स्लोप से परपेंडिकुलर स्लोप लाइन का स्लोप पता चल गया तो मैं इतनी डिस्टेंस पे जा सकता हूँ। और ये जो लाइन लिखी गई है ना अबव द लाइन, मैं अगर यहीं पर r की जगह -5 करूँगा तो ये इस साइड 5 डिस्टेंस वाला पॉइंट भी निकल के आ जाएगा। अगर ये लाइन हटा दें अबव द लाइन तो फिर एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है, 2 सर्कल पॉसिबल है, एक +5 के लिए और एक -5 के लिए भी, तभी और बढ़िया सवाल बन जाएगा। ठीक है, कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। In the figure given, two circles with the center C1 and C2 are 35 distance apart. So we are having C1, C2 as 35. अच्छा गिवन है ये। The radius of circles with center C1 and C2 are R1 का वैल्यू 12 है और R2 का वैल्यू 9 है। ठीक है, द कॉमन टेंजेंट C1 L1 CP हम चाहते हैं ये लेंथ निकले। ओके, ये कॉमन टेंजेंट की लेंथ हम निकालना चाहते हैं कि आप कॉमन इंटरनल टेंजेंट की लेंथ निकाल के बताइए क्या बनने वाली है। LCP यही क्वेश्चन है, P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और C1P लेंथ निकालना चाहते हैं, ये रहा, दिस इज C1P। आपको पता है ये जो P पॉइंट होता है, दिस P डिवाइड्स C1 C2 in R1:R2 रेशियो इंटरनली। तो ये आपके पास से रेशियो आ जाएगा 12:9 का, यानी ये बन गया 4:3। ठीक है, हमें C1 C2 टोटल लेंथ पता है कितनी, 35। C1P हमें 4:3 में डिवाइड कर रहा है, तो ये क्वेश्चन तो क्लियर है। C1P लेंथ क्या होगा, जो आपके पास C1 C2 लेंथ है इस लेंथ का, ये सेक्शन 4 है, ये 3 है, तो ये तो सीधा रेशियो वाले कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। ये टोटल 7th लेंथ अगर होगा तो ये 4/7 लेंथ आपके पास से बन जाएगा, एंड इट इज गिवन एज 35 और ये 4/7 आपके पास से आता है, 20 हमारे पास है, टोटल लेंथ निकल के आ जाएगी बी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब बस ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो पी होता है ना, ये इस लाइन सेगमेंट को रेशियोस, रेडियस के रेशियोस में डिवाइड करता है इंटरनली। ठीक है, तो अगर ये हमें पता है तो 4:3 है, टोटल 35 है, तो C1P आपके पास है 4/7 बनेगा। C2P पूछ लेंगे तो ये 3/7 बन जाएगा, किसका, 35। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए किस रेशियो में डिवाइड कर। Let C1 C2 are the circles defined by x square plus y square minus 20x plus 64 is equal to 0 and x square plus y square plus 30x plus 144 is equal to 0. Then the length of shortest line segment PQ that is tangent to C1 at P and C2 at Q, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो C1 C2 सर्कल्स हैं, आप यहाँ पर फर्स्ट सर्कल का जो सेंटर है उसकी बात करते हैं, तो आता है 10,0। सेकेंड वाले सर्कल का है -15,0। फिर आपके पास से R1 आता है तो वो बनेगा 100 + 0 -64। R1 की वैल्यू 6 आती है, R2 की वैल्यू आपके पास है 225 है, 0 है और 144 आता है। यहां से आपके पास ये 9 बन जाएगा, दिस इज C2, ये आपके पास से 9 बन जाएगा। R1 R2 C1 C2, ये बात बना दी। अब बात क्या बनाना चाहते हैं, सर्कल के बीच में सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस आप थोड़ा निकाल के देखिए एक बार, तो ये 25 है, जो ग्रेटर है R1 + R2 से। तो हुआ ऐसा है कि फर्स्ट सर्कल सेकंड सर्कल दोनों की हम बात कर रहे हैं, -15,0 आपके पास एक्स एक्सिस पे इधर होगा जिसकी रेडियस ज़्यादा है, 10,0 आपके पास छोटा सर्कल होगा, इस साइड होगा, इसकी रेडियस कम है। आपने किया इनको ज्वाइन, ये है इनके सेंटर्स, ये है C1, ये है C2। अब सुनिए आगे कहानी। द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट PQ सच दैट इट इज टेंजेंट टू C1 एंड C2। अब आप बताइए, जब दो सर्कल्स बाहर होते हैं, एक दूसरे को कट नहीं करते, तो आपके पास ऐसे कितनी कॉमन टेंजेंट्स आती है, क्या आ सकती है, एक यहाँ आ सकती है, एक ये यहाँ टच करते हैं, एक ये यहाँ टच करते हैं, ऐसे आपके पास 4 सेगमेंट बनेंगे।
जिसमें से ये दोनों इक्वल होंगे। ये वाला जो है ये यही वाला पार्ट, यानी ये L1 होगा तो ये भी L1 होगा, और ये अगर L2 होगा तो ये भी L2 होगा। और कंफर्म है L1 बड़ा होगा L2 से, उसको बोलते हैं डायरेक्ट। इनको बोला जाता है कि ये है डायरेक्ट टेंजेंट और ये अंदर वाले जो है वो है इनडायरेक्ट टेंजेंट। हम चाहते हैं शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट कौन सा है? L2 इज द शॉर्टेस्ट, ये शॉर्टेस्ट रहेगा। L1 लॉन्गेस्ट रहेगा, तो जो अंदर से टच करके जाएगा। ठीक है, इसके बारे में सोचा? तो ये इस तरीके से यहाँ पर इसको टच करके जाता है, यहाँ पर टच करेगा, यहाँ पर टच करेगा। ज्वाइन कर लेते हैं, ये R1 है, यहाँ ये ज्वाइन कर लिया, ये आपके पास है R2 है। ठीक है, आगे की बात बनाते हैं। अब हमें क्या लेंथ चाहिए? हमें ये वाली लेंथ चाहिए। कौन सी लेंथ चाहिए? ये लेंथ हमें चाहिए। ये एंगल 90 है, ये वाला एंगल भी 90 है। हमारे पास C1 C2 की लेंथ 25 ऑलरेडी गिवन है, तो मैं एक कंस्ट्रक्शन आपको करने को बोलूंगा कि आप इसी के पैरेलल एक लाइन बना दीजिए, कंस्ट्रक्ट कर दीजिए। ये जो लेंथ आप निकालना चाहते हैं, दिस इज C1 के पास P पर है। एक सेकेंड, मैंने C1 C2 गलत तो नहीं बनाया, बड़ा सर्कल ये है, सो दिस इज C2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये C1 है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास से Q है और ये P है। दिस इज Q, दिस इज P, ये R2 है, ये R1 है। अब आप मुझे देखिएगा, ये C1 C2 मैंने इसी लाइन को इसके पैरेलल एक्सटेंड करके यहां बना दिया, तो जो PQ लेंथ था वो अभी भी यहीं पर रहेगा, लेंथ है ना, उतना ही लेंथ रहेगा। ये जो लेंथ है R2 है, ये R1 है। अब आपके पास ये कंप्लीट लेंथ कितना आ गया है? ये R1 प्लस R2 बन गया है, और ये मुझे लेंथ निकालना है जो PQ है, ये सेम लेंथ रहेगा। अब आप इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखिए, आप समझ पाएंगे कि क्या हम कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। देखिएगा, ये रहेगा C2, यह वाला है आपके पास C1, ये वाला जो लेंथ है दिस इज आपके पास पूरी लेंथ आएगी, इसको मैं मान लेता हूँ ये M है, दिस इज M। ये लेंथ टोटल कितनी आ गई हमारे पास? दिस इज R1 प्लस R2, और ये है C1 C2। ये C1 C2 की लेंथ हमारे पास कितनी है? 25, और R1 प्लस R2 हम जानते हैं कितना बन सकता है? 15। और ये जो लेंथ है ना C2M, एक्चुअल में यही C2M PQ है, जो PQ है वही C2M है। अब आप देखिए, ये एंगल 90 है, यानी ये वाला एंगल 90 है, तो क्या यहाँ पाइथागोरस नहीं लग गया? लग गया ना पाइथागोरस, 90 के सामने हाइपोटेनस है। तो ये जो लेंथ आप निकालना चाहते हैं, ये आपके पास से बनेगा 25 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर। 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, तो 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। ये डेटा आपके पास है 625, ये है 225। हमारे पास अंडर रूट में आता है 400। द फाइनल आंसर इज कमिंग एज 20। तो 20 को हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। तो ये अच्छा सवाल है। पहले तो शॉर्टेस्ट सोचना, यही अगर ग्रेटेस्ट पूछ लेते तो फिर हमें अंदर वाली टेंजेंट की जगह फिर हम जो बाहर से जो टेंजेंट आती है उसकी लेंथ निकालते, फिर हम इस वाली लेंथ के बारे में बात करते हैं, उसको फिर कंस्ट्रक्शन करके बनाते कैसे बनता है ना। तो आई विल कंसिडर दिस एज ए गुड क्वेश्चन। सर्कल्स की पोजीशंस पहले डिसाइड की, दोनों बाहर हैं, C1 C2 रेडियस के सम से ग्रेटर है। वो सिचुएशन से मैंने आपको समझाया कि दो इंटरनल दो एक्सटर्नल या दो डायरेक्ट दो इनडायरेक्ट टेंजेंट्स बनती हैं, दोनों इक्वल होती हैं, दोनों भी इक्वल होती हैं। शॉर्टेस्ट बीच वाली आती है, इनडायरेक्ट वाली, या फिर इंटरनल टेंजेंट जिसको कहते हैं। तो कंस्ट्रक्शन हुआ छोटा सा, ये R2 है, इस पॉइंट को भी R2 लेंथ पे पैरेलल लाइन बना दी, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास यहाँ बन गया। सीधा पाइथागोरस से आंसर निकाल के आगे। ब्रिलियंट 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 क्वेश्चन। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। थ्योरी अगर वीक है, थ्योरी लेक्चर्स देखिए, टाइम बचेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, और साथ के साथ बुक सॉल्व करते हुए चलिए, तो आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रेंथन होते चले जाएंगे। कीप लर्निंग। x minus x1 upon cos theta is equal to y minus y1 upon sin theta is equal to r. This represents, बोला गया है x1 y1 r cos, जो दोनों है कांस्टेंट है। कैसे हैं दोनों? कांस्टेंट है। ठीक है, तो x और y वेरिएबल हो गया, x1 y1 कांस्टेंट हो चुके हैं। r और थीटा के बारे में अभी पता हमें नहीं है। चलिए डिस्कस करते हैं एक एक ऑप्शन, कि ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इफ थीटा इज कांस्टेंट एंड r इज वेरिएबल, इज इट?
थीटा अगर हमने कांस्टेंट ले लिया तो मेरे पास इक्वेशन है x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ मेरे पास है y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा। थीटा कांस्टेंट है ये बोला गया है। अच्छा, तो फिर आप देखिए y माइनस वाई वन ये आपके पास से tan थीटा बन जाएगा, ये कांस्टेंट है। x1 कॉमा वाई वन आपके पास पॉइंट है, ये रहा x1 कॉमा वाई वन, थीटा कांस्टेंट है। अब इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाली जा रही है r, यस x1 y1 फिक्स है, थीटा कांस्टेंट है। अब जो r चेंज होगा कभी इसके अंदर, ये r क्या करेगा आप बताइए। यहाँ से r के हिसाब से इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। यहाँ से अगर आप देखें तो x की वैल्यू आपके पास है x1 प्लस r cos थीटा, y की वैल्यू y1 प्लस r sin थीटा। दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए लेकिन थीटा फिक्स है, इसी लाइन पर मिलेंगे। तो यस दिस रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। बी की बात करते हैं। अब बोला कि नहीं आर कांस्टेंट हो गया है, थीटा वेरिएबल है। ओके, बी ऑप्शन आपके पास से बोला गया कि यहां पर अब ऐसा है कि आर जो है ये कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, और थीटा जो है वो वेरिएबल है। तो जब लोकस निकाला जाता है तो जो वेरिएबल होता है उसको हटाया जाता है। जैसे यहाँ पर कौन था, आर वेरिएबल था तो आर को हटा दिया हमने, ये बात रखी। तो ये किसको रिप्रेजेंट करने लगा है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब यहाँ पर क्या है कि आर कांस्टेंट है, थीटा वेरिएबल है। तो देखिएगा फिर x माइनस एक्स वन की जगह हम आर कॉस थीटा रख सकते हैं, और y माइनस वाई वन की जगह हम आर साइन थीटा रख सकते हैं। स्क्वायर करके हम ऐड कर लेंगे, वहाँ हमने रेशियो लिया था ताकि थीटा कैंसिल हुआ, और यहाँ अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपने डेटा बनाया, और ये डेटा आपके पास से आर स्क्वायर आता है। ये आपके पास हो रहा है, और ये क्या है, अब देखिए x1 y1 फिक्स्ड, r भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज अ सर्कल। आपके पास x1 y1 फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, आपके पास r कांस्टेंट है, तो आपके पास लोकस जो है वो चेंज होने वाला थीटा। हर जगह ये थीटा चेंज होता होता जाएगा, आपके पास नए नए कोऑर्डिनेट्स आते चले जाएंगे, लोकस आपके पास से सर्कल बन जाएगा। तो सेकंड इज ऑल्सो ट्रू। आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट x1 y1 एंड हैविंग ए नोन स्लोप। आपके पास इसका एक नोन स्लोप होगा, पर ऐसा कुछ बोला तो है ही नहीं इन्होंने कि ये जब तक थीटा को फिक्स नहीं करेंगे ये बात हम नहीं बोल सकते। तो यहाँ ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी गिवन है। सी ऑप्शन को पढ़ते हैं तब देखिए कि ये फिक्स पॉइंट से पास होता है, एग्रीड, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है क्वेश्चन में। पर क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि थीटा फिक्स है, दिस इज नॉट गिवन, हैविंग अ नोन स्लोप। तो ये पूछ रहे हैं कि वो लिखा हुआ क्या रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास सिर्फ सी ऑप्शन पढ़ के देखें तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि थीटा यहाँ पर कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ये अगर ये बोलेंगे तो थीटा के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम सी ऑप्शन को मार्क नहीं कर सकते। ये सर्कल है विद नोन सेंटर, या सेंटर नोन है, ये बात ठीक है। x1 y1 फिक्स्ड हो गया विद ए गिवन रेडियस, ये कहाँ गिवन है, ये कब दिया, आर के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। देयर इज नो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबाउट आर। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास नहीं पता है। यहाँ देखो स्पेसिफिकली बोला है कि थीटा कांस्टेंट है, आर वेरिएबल है, तब स्ट्रेट लाइन बना। यहाँ बताया कि आर कांस्टेंट है, थीटा वेरिएबल है, तब यहाँ इफ कंडीशन को पढ़िए आप। दे आर कंडीशंस, ये दोनों रिप्रेजेंट करेंगे जब ऐसा होगा। यहाँ डायरेक्टली हर वैल्यूज के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, गिवन रेडियस होगा, ऐसा कब बताया है, ये होगा इफ आर इज गिवन, इफ आर इज कांस्टेंट थीटा इज वेरिएबल, तब ये बातें होंगी। जनरलाइज में हम ये सारी बातें नहीं बोल सकते। तो करेक्ट आंसर जो हम यहाँ पर मार्क करेंगे वो ए बी हमारे पास यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। एमसीक्यूज जो जेईई एडवांस के फेवरेट्स होते हैं, यहाँ पर हमें एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज द मेन थिंग। तो कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तो इस बात पर मेन फोकस करिए, क्या लैंग्वेज लिखा हुआ, क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट सजेस्ट क्लैरिटी इज द मेन थिंग कि क्या पूछा जा रहा है।
तो यहाँ पर हमें क्लियर नहीं है, ये एंड की कोई कंडीशन नहीं, फिक्स्ड पॉइंट पता है कि कांस्टेंट है, फिक्स सेंटर भी फिक्स हो जाएगा, बट हमें ये नहीं पता रेडियस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, आर यहाँ थीटा के बारे में कुछ नहीं पता है, तो वी कैन ओनली मार्क ए बी एज द फाइनल आंसर। Which one of the following lines have an intercept of equal lengths on the circle? एक सर्कल है, उसके ऊपर इन लाइंस के इक्वल इंटरसेप्ट होने चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि लाइन के कॉन्सेप्ट बनते कैसे हैं। जैसे ये लाइन है, ठीक है, यहाँ आपके पास एक सेंटर है, सेंटर से ये आपके पास है रेडियस फिक्स्ड है, लेंथ ऑफ कॉन्ट्रसेप्ट ये है जो बनने वाला है, दिस इज ए, दिस इज बी, इसकी बात हो रही है। सेंटर से हम ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, लेट्स से दिस इज डी, लेट्स से दिस इज D1, ठीक है, ये मिड पॉइंट आ जाएगा इसके पास। तो पाइथागोरस से आप कह सकते हैं कि MA की लेंथ कितनी होगी, आपको पता है 90 के सामने हाइपोटेनस होता है R² माइनस D1², और जो AB लेंथ है वो 2 टाइम्स MA आपके पास बन जाएगी। ये आपके पास फर्स्ट वाले लेंथ के लिए इंटरसेप्ट की लेंथ। अब आपको एक बात समझनी है, हमारे पास यहाँ पर कई सारी लाइन्स है, कई सारी लाइन्स है, तो क्या होगा, अभी आपने ये लाइन बनाई, अब थोड़ी देर बाद आपको यहाँ आके लाइन आ जाएगा, तो आप यहाँ जाके परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यहाँ D2 आ जाएगा, ये लेंथ बनेगी आपके पास C और D। तो आप जानते हैं फिर L2 के लिए एक्सप्रेशन बन जाएगा 2 टाइम्स, क्योंकि सर्कल सेम है तो रेडियस तो सेम ही रहेगा, करेक्ट, सेम एक्सप्रेशन D1 की जगह D2। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर इनके इक्वल लेंथ के इंटरसेप्ट है, इसका मतलब क्या हुआ, L1 L2 के इक्वल है, तो यहाँ दोनों जगह क्या लिखा हुआ है, 2 तो दोनों जगह ही आएगा, रेडियस भी दोनों जगह बनेगी। तो अगर मैं इनको एक्चुअल में ओपन करके देखूं, सॉल्व करके, तो जिसके लिए परपेंडिकुलर की लेंथ इक्वल आ जाएंगी, जिन सब के लिए परपेंडिकुलर की लेंथ इक्वल आ जाएंगी, तो ये एक्सप्रेशन भी दोनों के लिए सेम हो जाएगा, समझिए। और ये परपेंडिकुलर क्या है, D क्या है, सेंटर से उसके ऊपर D क्या है, दिस इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, सेंटर क्या है इसका, देखिए 1, -2 ऑन कोड, कोड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर की लेंथ D1 है, D2 भी वही होगा, सेंटर से उस वाली कोड के ऊपर लेंथ। तो जब जब लेंथ ऑफ कोड इक्वल आएगा तब तब ऐसा ऐसा बनेगा। तो आ जाइए फिर हम पहले वाले के लिए D1 निकालना शुरू करते हैं। लेंथ आपको पता है फर्स्ट ऑप्शन के लिए, लाइन की इक्वेशन 3x - y = 0, सेंटर ये है, तो आपके पास है -3 + 2 अपॉन √9 + 1, आई एम हैविंग 5/√5, पहले ऑप्शन की बात आती है। सेकंड की बात करेंगे, लाइन की इक्वेशन है x + 3y, आप बनाइए D2 की लेंथ, यहाँ से आप रखेंगे पॉइंट, आपको पता है ये रहा, सो 1 - 6 अपॉन √1 + 9, ये भी मेरे पास से 5/√10 ही आता है। चलते हैं C की तरफ, ये है D3, थर्ड ये रही इक्वेशन आपके पास से, x + 3y + 10 = 0। तो यहाँ आपके पास है कितना, सेंटर है आपके पास कितना, लिख दीजिए सेंटर, ये रहा सेंटर है, 1, -2 रखिए, 1 - 6 + 10 √1 + 9, 5/√10 आता है, ये D4 आता है, फोर्थ वाली लाइन ये रही, सेंटर है 1, -2, 3, ये 2 और ये 10, जहाँ पर इसके पास पॉइंट बना सकते हैं। तो ये भी आपके पास से 5/√10 ही आता है। सभी तरफ परपेंडिकुलर की लेंथ इक्वल आ रही है, तो परपेंडिकुलर की लेंथ इक्वल है तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये भी सब जगह से सेम आ जाएगा। तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे ABCD एज द फाइनल आंसर। MCQs में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, सीखते हुए चलिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, सटीक कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करिए, लगता है कॉन्सेप्ट वीक है तो उसकी थ्योरी जाके पढ़िए, बस प्रैक्टिस करते रहिए। और ढेर सारे MCQs करने, इनके अलावा भी आपको मेरे बुक के अंदर मिल जाएंगे। कीप सॉल्विंग, कीप स्ट्रेंथनिंग योर टॉपिक्स।
Consider two circles x square plus y square minus 1 equal to 0. There is a second circle x square plus y square minus 2 equal to 0. A1 comma 0 be the fixed point on the circle C1 and B is any variable point on the circle C2. The line आपके पास लिखी गई है, the line BA meets the circle C2 again at C, then which one of the following alternative is an R? Correct, ये हमसे पूछा गया है. C1 सर्कल अपने पास से फिक्स्ड है, तो C1 सर्कल को सबसे पहले बना लेते हैं. सर्कल तो हमारे पास सेकंड वाला भी फिक्स्ड है, देखिए आप यहां से, बस रेडियस उसकी थोड़ी इससे ज्यादा है, ध्यान रखेंगे. एक C1 है, देयर इज वन मोर सर्कल C2. पॉइंट है A1, 0. दिस इज द पॉइंट A1, 0. फिक्स्ड पॉइंट ऑन C1. B इज एनी वेरिएबल पॉइंट ऑन द सर्कल C2. यहां पर कहीं पर कोई पॉइंट है B जो वेरिएबल है, ठीक है भाई, ध्यान रखते हैं. द BA मीट्स द सर्कल C2. BA, अब BA को ज्वाइन करवा रहे हैं, और ये थोड़ा सा ऐसा ना लगे कि वर्टिकल लाइन है, इसलिए थोड़ा मैं इसको और टिल्टेड पिक कर देता हूं, बना देता हूं. यहां पर BA आप गए तो ये वापस से आके मिलता है इसको कहां पर, C पर. टेंजेंट जैसा ऐसा कुछ नहीं है, पर इसको कट करते हुए आगे जा रहा है. फिर पूछा है आपसे OA स्क्वायर, OB स्क्वायर, BC स्क्वायर, इन पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू किसके बीच में है, ठीक है. और फिर पूछा लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AB भी आप निकाल के बताइएगा क्या आएगा. वो रेडियस 1/√2 है, या मिड पॉइंट ऑफ AB इज अ सर्कल ऑफ π/2, ये भी हमसे पूछा गया है. तो काम करते हैं, इस B को ओरिजिन से मिलाया और दिस एंगल इज थीटा. इसकी रेडियस आपके पास √2 है, ठीक है. तो इसके कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे. इसके कोऑर्डिनेट आपके पास आएंगे √2 cos थीटा एंड √2 sin थीटा. ये √2 है, यहां से आता है √2 cos थीटा, √2 sin थीटा. तो यहां हमें निकालना है लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AB. सो लेट द मिड पॉइंट ऑफ AB इज M, जो मान लिया H, K है. अब हमारे पास A पता है, B पता है, तो यहां से आप डेटा बना दीजिएगा. √2 cos थीटा प्लस 1/2, और यहां से आपके पास √2 sin थीटा प्लस 0/2, ठीक है. √2 cos थीटा प्लस 1/2, √2 sin थीटा प्लस 0/2. यहां से अगर हम H को देखेंगे तो ये डेटा आपके पास है, और K आपके पास आता है √2 sin θ/2. चलिए लोकस निकालना है, तो ये 2H - 1 अगर हम करेंगे तो √2 cos θ आपके पास आएगा, और 2K की वैल्यू आपके पास है √2 sin θ भी लिखा गया है. cos θ sin θ जैसा हमें दिख रहा है, हमें इसको स्क्वायर एंड ऐड कर देना चाहिए. तो डेटा बनेगा 2H - 1 का होल स्क्वायर एंड 2K का होल स्क्वायर. 2 cos स्क्वायर थीटा एंड 2 sin स्क्वायर थीटा, वैल्यू 2 आती है आपके पास से. 2 बाहर लेंगे 4 आता है. ये भी डेटा आपके पास है. H - 1/2 होल स्क्वायर, K स्क्वायर इज 1/2. ये आपके पास है, बन गया लोकस, ठीक है. यही लोकस है. तो लोकस की बात हमसे पूछी है, लोकस हमने यहाँ पर बना दिया. तो यहाँ से लास्ट में जाते जाते आपको पता हो तो लोकस के लिए क्या करते हैं, H को रिप्लेस करते हैं x के साथ, K को रिप्लेस करते हैं y के साथ. तो x - हाफ होल स्क्वायर, y स्क्वायर इज 1/2. ये डेटा अपने पास आएगा निकल के. अब हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, लोकस ऑफ मिड पॉइंट इज रेडियस निकालना चाहते हैं. सो द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 1/√2, और यहाँ पर एरिया निकालना है हमें. एरिया अगर हम निकालेंगे तो वो आपके पास आएगा πr², तो वो π/2 बन जाएगा. तो यस, D इज करेक्ट, C इज करेक्ट. यहाँ से डेटा है. E और B में तो एक ही ऑप्शन होगा, तो ये तो थोड़ा गलत गड़बड़ है आंसर, है ना. C और D करेक्ट आ रहे हैं, A और B में से तो एक ही ऑप्शन आएगा, दोनों तो आ नहीं सकते. चलिए अब A और B की बात करते हैं. OA स्क्वायर, OB स्क्वायर, BC स्क्वायर क्या है. देखो OA तो फिक्स है, OA तो बनी रहेगा. OB क्या है, OB भी फिक्स है.
OB की स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी है, √2 का स्क्वायर रहेगा। चेंज अगर कुछ होगा तो ये BC चेंज हो सकता है, ये जो BC है ये चेंज हो सकता है, जिसके बारे में हमसे बात पूछी जा रही है कि भाई BC को आप चेंज कर सकते हैं। तो BC की वजह से इन तीनों का इंटरवल चेंज हो रहा है। तो देखो BC में भी क्या है, A जो है वो पॉइंट तो फिक्स है, तो हमें ये देखना है कि BC की जो लेंथ निकल के आएगी तो उसका मिनिमम और मैक्सिमम क्या लेंथ हो सकता है। देखो मैक्सिमम लेंथ BC की तो डायमीटर बन जाए, यहाँ से B से C जो है ये डायमीटर ही बन जाए, यहाँ से इस तरीके से B आ जाए, तो मैक्सिमम लेंथ तो BC हो सकती है। और मिनिमम हो सकता है जब ये इसके वर्टिकल पोजीशन पर है एक्स एक्सिस के, तो यहाँ से हम दोनों बारे में इसके बारे में बात बना सकते हैं। ये सिचुएशन है, ये सर्कल है और यहाँ हमारे पास एक और छोटा सर्कल है, वो बनाया हमने। क्योंकि ये A पॉइंट से तो पास होना ही होना है, तो एक पोजीशन तो ये वाली बनेगी, जब यहाँ ये B रहेगा, यहाँ ये C रहेगा, सो दिस लेंथ इज 1 और ये आपके पास √2 लेंथ है, तो ये लेंथ आप निकाल सकते हैं, 1 आ जाएगी। ठीक है, पाइथागोरस लगेगा। सो 2 - 1 इज 1, दिस इज ऑल्सो 1, तो BC जो है उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। बारी है यहाँ O है, OA स्क्वायर, OB स्क्वायर एंड BC स्क्वायर। OA स्क्वायर इज 1, OB स्क्वायर इज 2 एंड BC स्क्वायर इज 4, 7 आता है। सिमिलरली BC की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, BC की मैक्सिमम वैल्यू ये रहे, ये B आता है, यहां पर ये C आता है, यहां से B और C आता है, यहां पर ये बीटा आपके पास है √2, 0 आता है, यहां पर भी डेटा आता है। ठीक है, तो ये इसकी मैक्सिमम कोड है AB, कोड है BC, मैक्सिमम कोड की लेंथ और डायमीटर ही हो सकती है। तो यहां हमने ये लिखा है दिस इज द डेटा ऑफ मिनिमम। और अगर हम इसी का मैक्सिमम लेने जाएंगे, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का मैक्सिमम, अब स्क्वायर की जरूरत नहीं है, तो पहला तो 1 और 2 है, फिक्स्ड है, और दिस BC विल बिकम 2R। इस वाले केस के अंदर BC आपके पास से 2√2 बन जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा, 11, तो 7 से 11 के बीच में रहेगा। दिस इज A ऑप्शन, 4 to 7 तो नहीं है। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर्स आएंगे वो बनेंगे ACD। ACD इसका फाइनल आंसर निकल कर आना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा सवाल है, एग्जाम में इसको सॉल्व करना, MCQ वाले क्वेश्चन को, जहां पर एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, ये सब टाइम टेकिंग होते हैं, कैसे चलते फिरते नींद में नहीं होने वाले। एवरी क्वेश्चन विल टेक टाइम, जिसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो अगर आप JEE एडवांस ओरिएंटेड हैं तो आप MCQs की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए। और आप जब MCQ को प्रैक्टिस करना जानते हैं ना, सीखते हैं, तो इसका फ़ायदा आपको JEE मेन में बहुत ज़्यादा होता है। आपके न्यूमेरिक रेस्पॉन्स में एक्यूरेसी बढ़ती है, SCQ में बढ़ती है, और आप टाइम के साथ जो आपका स्ट्रगल है वहाँ से टाइम बचाना भी सीखते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत बेटर आती है। तो अगर आपके पास MCQs की कमी आपको दिखती है तो आप मेरी जो बुक है वहाँ से आप कर सकते हैं, कोई सा भी चैप्टर हो, हर रेस्पेक्टिव बुक के अंदर आपका MCQ के बहुत क्वेश्चन दिखेंगे, 50-50 क्वेश्चन तक कई चैप्टर्स के अंदर उसके अंदर है। ओके, कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। One of the diameter of the circle circumscribing the rectangle ABCD is x minus 3y plus 1 equal to 0 if two vertices of rectangle are minus 2, 5 and 6, 5 respectively. Okay, vertices. ठीक है, फिर उसके बाद कौन से ऑप्शंस हमारे पास है सही है, ये बात पूछी गई है। तो ध्यान से देखिए कि एक रेक्टेंगल है ABCD, उसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है ये सर्कल, तो रेक्टेंगल के बाहर से जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिसमें 2 वर्टेक्स हमें बताए गए हैं। अब वर्टेक्स जो बताए हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं रेक्टेंगल के, तो ये 2 वर्टेक्स एडजेसेंट वाले हैं या अपोजिट है, ये नहीं पता है। सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि लेट अज्यूम केस नंबर 1, -2, 5 and 6, 5 are opposite vertex.
तो आपके पास एक सर्कल है, यहाँ आपके पास एक रेक्टेंगल बनाया जा रहा है, हम भी रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अपोजिट वाले कंसिडर कर लेते हैं। -2,5 है, 6,5 है। देखो वर्टेक्स जो होगा ना, ये वर्टिसेस जो डायगोनल वाले हैं, ये इसके सेंटर से पास करेंगे 100%। और हमारे पास एक डायमीटर मालूम है जो है x-3y + 1 = 0। पढ़ो ध्यान से, ये एक डायमीटर है, तो ये भी इसके सेंटर से पास करेगा। ठीक है, सो हम इसका सेंटर C0 बना सकते हैं। अगर हमने इसको अपोजिट वर्टेक्स अज्यूम किया है, अपोजिट वर्टेक्स, तो C0 हम निकाल सकते हैं। ये मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ऑफ AC। -2 + 6/2 आपके पास है, 5 + 5/2 आपके पास आता है, 2,5 आपके पास है डेटा बना। तो क्या ये इस लाइन पर लाई करता है? ये हम वेरीफाई करना चाहते हैं। यहाँ से 2 - 15 + 1 ≠ 0। सो दिस कंप्लीट केस इज रिजेक्टेड। ये इस पे लाई करना चाहिए, नहीं लाई कर रहा, मतलब ये सिचुएशन नहीं है। सो केस नंबर 2 कि अब हमारे पास ये पता चला 2,5 एंड 6,5 आर एडजेसेंट, ये दोनों एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। ठीक है भाई, अब उसके हिसाब से सिचुएशन देखेंगे कि अच्छा ऐसा है, तो चलिए इसके हिसाब से बात देखते हैं। दिस इज A, -2,5, दिस इज B, 6,5 C, और ये D है। ये एंगल 90 है, आप देख लीजिएगा। रेक्टेंगल है तो सारे एंगल्स आपके पास 90-90 आएंगे, और एक इनका डायमीटर है यहाँ पर। इस डायमीटर की इक्वेशन है x-3y + 1 = 0। अंडरस्टूड? आइए आगे प्रोसीड करते हैं, क्या हो सकता है। अपोजिट वाला केस तो मना हो गया है, एडजेसेंट वाला लिया है। अब जानते हैं इसकी इक्वेशन क्या है, ए बी की। y = 5 है, आप निकाल के देख लीजिए स्लोप, इसका स्लोप 0 है, y = 5 इसकी इक्वेशन है। तो परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, m1 m2 -1 होता है, लेकिन y = कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन का स्लोप डिफाइन नहीं होता, तो वहां पर तो m1 m2 लगता नहीं है। तो अगर ये y = कांस्टेंट है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन होगी x = कांस्टेंट, और ये -2,5 से जाता है, तो ये डेटा आपके पास है, x = -2 बनेगा इसका इक्वेशन। इस वाली लाइन का इक्वेशन कंफर्म है, ये बनेगा x = 6, ये x = 6 है, ये x = -2 है। कंफर्म, यहाँ हम पहुंचे, कंफर्म बात है। और अगर ये रेक्टेंगल है, तो मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि ये जो है ना, यहाँ से बिल्कुल मिडिल पे आएगा, इन दोनों के -2 और 6 के मिडिल से ये वाली लाइन पैरेलल ही जाएगी। तो यहाँ का आप पॉइंट इसके बारे में बात कर सकते हैं, उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, और एक बात और है यहीं पर, जब ये दोनों पैरेलल हैं, इसके बारे में तो कमेंट करूंगा ही, थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ। ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये दोनों भी पैरेलल होंगे। जैसे अगर ये y = 5 है, तो कंफर्म है कि y = अल्फा, मान लिया हमने अल्फा है। जब y = अल्फा और ये -2 आके मिलेंगे, तो पॉइंट बनेगा -2, अल्फा, और ये वाला पॉइंट आपके पास बनेगा 6, अल्फा। अंडरस्टूड? अब किसी भी एक बात को यूटिलाइज कर लीजिए आप यहाँ पर, इनको अगर मैंने मिला लिया, तो मैं ये पॉइंट C0 निकाल सकता हूँ, इसका मिड पॉइंट होगा C0, निकालिए, इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, तो ये आपके पास से 6 - 2y एंड 5 + α/2, ये डेटा बनेगा। अब C0 इस लाइन पर लाई करेगा, तो ये 4 बनेगा, 4 2 से डिवाइड होकर 2 बन जाएगा, यहाँ 3 है, ये 5 + α/2 है, और ये +1 लिखा गया है। सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 6 आता है। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू थोड़ा बनाते हैं, -3, मुझे ऐसा दिखता है कि -3 आना चाहिए। मैच करिए, 9 है, 11 14, करेक्ट। अल्फ़ा इज -3, तो हो गया डिसाइड। फिर अल्फ़ा आ गया, हमारे पास चारों कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए। अब क्या चाहते हैं हम, देखिए सेंटर ऑफ द सर्कल इज, आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल इज C0, वी आर गेटिंग दिस एज 2, आप -3 रखेंगे 1, दिस इज द सेंटर।
तो सेंटर ऑफ सर्कल इज 2,1 करेक्ट है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, आप एरिया भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और वर्टिसेस देख लीजिए, अदर टू वर्टिसेस आर क्या आने वाले हैं, ये देखिए वर्टिसेस, डी वाला बी वाला वर्टेक्स क्या है, सी वर्टेक्स 6,-3 एंड इट इज -2,-3, ये वर्टिसेस भी आएंगे 6,-3 एंड -2,-3, सी इज ऑल्सो करेक्ट है ना। क्या इक्वेशंस लाइन की ये है, x इक्वल टू -2 करेक्ट, y इक्वल टू -3, अल्फा की वैल्यू -3, y इक्वल टू -3, ये भी करेक्ट है। x इक्वल टू 5 आया है क्या, नहीं, x इक्वल टू 6 आएगा, दिस इज रॉन्ग, और y इक्वल टू 5 आएगा, ये गलत है, सो दिस इज रॉन्ग, डी ऑप्शन इज रॉन्ग। अब आप मुझे बता दीजिए एरिया क्या बना इसका, वही बात बची है, एरिया के लिए क्या बनेगा, डी सी, इसका एरिया अगर हम कहीं पर लिखें, किसी एक जगह इसका एरिया कंप्यूट कर देते हैं, बात बन जाएगा। एरिया, एरिया आपके पास आप लिख सकते हैं, ए बी का प्रोडक्ट आपको ए डी से करना है, ये है, तो ए बी का प्रोडक्ट कितना, ये कितना डिस्टेंस है, आप देखिए -2 और 6 आपके पास से 8 आता है, और ए डी का डिस्टेंस देखिए -2 और -2 है, यहाँ 5 है, और अल्फा कितना है -3, तो 5 और -3 ये भी 8 आता है, 64 आ रहा है बेसिकली एक स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, ये भी बात है यहाँ पर। तो अल्फा और -3 यहाँ 8 आता है और यहाँ भी 8 आता है, ये एक्चुअल में एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, रेक्टेंगल का ही स्क्वायर बन जाएगा, तो 64 आपके पास बनेगा, सो ए बी सी इज द फाइनल आंसर। ये बहुत बढ़िया सवाल है, दोनों केसेस सोचना से, कई बार ये सोचते ही नहीं है, इस क्वेश्चन में नहीं लगा, हो सकता है अगले में ये वाला केस हो जाता कि अपोजिट वर्टेक्स ये बन जाते, ठीक है। सो दिस इज अ ब्रिलियंट क्वेश्चन जो आपको सोचने पर, एक तरीके से जैसे लोग फिजिकली एक्सरसाइज के लिए जिम जाते हैं, ये पूरा मेंटल एबिलिटी के लिए, मेंटल एक्सरसाइज के लिए डिजाइन है पूरा, कि आप हर चीज़ सोचते हुए रहें। यहाँ पर एक मैं लाइन बना रहा हूँ, ये है आपका केस 1, जिसमें मैंने पहले डिस्कस किया, क्योंकि 2 वर्टेक्स गिवन थे, अपोजिट साइड है, तो मिड पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था, रिजेक्ट हो गया। फिर हम पहुंचे एडजेसेंट पर, तो इस लाइन की इक्वेशन देख ली मैंने कि ये y इक्वल टू 5 आ रहा है, y इक्वल टू 5 है, पैरेलल लाइन y इक्वल टू अल्फा मान ली, परपेंडिकुलर लाइन x इक्वल टू -2 से पास होता है, x इक्वल टू 6, बस इनके पॉइंट्स आ गए, इनका मिड पॉइंट निकाला AC का, इस लाइन पर सेटिस्फाई करेगा, अल्फा निकल के आ गया। डूएबल क्वेश्चन, ब्रिलियंट क्वेश्चन। वैसे सवाल जब हम खुद करते हैं ना, तो वैसे क्या कहें, कॉन्फिडेंस गजब का आता है, अरे सर मैंने बना लिया इस सवाल को। अगर आधे भी फंस गए हैं तो भी इसको सीखिए, कोशिश कीजिए बनाने की, कोशिश ही तो करनी है, कोशिश ही हम सभी लोग करने वाले हैं। इंटरेस्ट लेकर आइए, पढ़िए। थ्योरी में वीक है तो मेरे थ्योरी लेक्चर्स देखिए, वापस से देखिए, देखे हुए हैं तो नई चीज़ आपको हमेशा सीखने को मिलेगी। साथ के साथ लेक्चर्स के साथ साथ बुक कवर कीजिएगा, ठीक है। कीप लर्निंग। Three concentric circles which the biggest is x square plus y square is equal to 1, having their radius in AP, in arithmetic progression AP. If the line y is equal to x plus 1 cut off all three circles in real and distinct points, then permissible value of कॉमन डिफरेंस AP क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। जो AP में है रेडियस, उसके बारे में बात की जा रही है। 3 सर्कल हैं जो कॉन्सेंट्रिक हैं। बड़ा वाला सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, ये बड़ा वाला सर्कल हमने बनाया है यहाँ पर। एक फिर छोटा वाला सर्कल भी होगा, और एक और इससे छोटा वाला भी होगा। ये 3 सर्कल्स हमने यहाँ पर बना दिए। तो बिगेस्ट सर्कल जो है वो तो हमारे पास क्लियर है कि ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेकेंड सर्कल आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर, और थर्ड सर्कल है आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो इनकी जो रेडियस है वो क्या है, एक 1 है, एक R1 है और एक R2 है। ये सब AP में है। अब R1 सबसे बड़ा है तो हम क्या अज्यूम कर सकते हैं कि ये 1 है तो ये 1 माइनस डी रहा होगा, और ये 1 माइनस 2D रहेगा। डी हो गया कॉमन डिफरेंस। तो सबसे बड़ा वैल्यू अगर हमें पता है कॉमन डिफरेंस है, तो जैसे फर्स्ट टर्म पता है तो कुछ ना कुछ ऐड होता जाता है, लास्ट टर्म के हिसाब से देखेंगे तो फिर माइनस होता जाएगा। सो दिस इज 1, तो इसकी रेडियस 1 माइनस डी, इसकी रेडियस 1 माइनस 2D।
अब इस लाइन को हम देख रहे हैं y इक्वल टू एक्स प्लस वन। वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन अगर हम प्लॉट करना चाहें तो ये लाइन कैसी बनेगी, इस बारे में हमें थोड़ा सोचना है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनानी है कि इसके पॉइंट्स अगर हम देखें तो एक तो ये -1, 0, यहाँ से देखेंगे तो x की वैल्यू 0, 1, ये यहाँ और यहाँ से पास होगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रहेगी। ये डेटा हमने बनाया। येलो वाला सर्कल थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा ताकि कोड बन पाए। ठीक है, अब आप देखिए ये जो लाइन है, क्योंकि ये इन दो फिक्स पॉइंट से पास होती है, 1, 0 और 0, 1 से पास होती है। ठीक है, और यहाँ वाला पॉइंट रहेगा -1, 0। तो ये तीनों की क्या बन गई है, कोड बन चुकी है। लिखा हुआ है कट्स ऑल 3 सर्कल्स, क्योंकि हम तो डायग्राम कैसा बनाते हैं, रफ बनाते हैं, तो मॉडिफिकेशंस तो चलते हैं। रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर बनेंगे, रियल रहेंगे, डिस्टिंक्ट भी रहेंगे। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर अलग अलग ये कट कर रहा है। अब पूछा है कि आप कंडीशन लेकर आओ, परमिशन वे कंडीशन जो कॉमन डिफरेंस की आनी चाहिए। देखो, जब हम यहाँ पर किसी भी सर्कल के कोड की बात करते हैं तो आप मुझे बताइए, यानी उससे जो सेंटर का परपेंडिकुलर होता है वो रेडियस से कम होता है अगर कोड है तो। ये सुनो, अगर वो कोड है तो जो सेंटर से परपेंडिकुलर होता है वो रेडियस से कम आता है। हमारे पास यहाँ पर यही कोड है, x - y + 1 = 0। हमारे पास सभी सर्कल के सेंटर्स क्या है, 0, 0 ही है। तो आप जब ओरिजिन से इनके ऊपर सभी के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे ना, तो ये है परपेंडिकुलर P। दिस इज द लेंथ ऑफ P, सेंटर से परपेंडिकुलर। तो अपने पास ये जो परपेंडिकुलर है ये R1 से भी कम होगा, ये R2 से भी कम होगा, और ये 1 से भी कम होगा, सबसे कम होगा। ये कहानी है, ये परपेंडिकुलर तीनों रेडियस से कम रहेगा। तो चलिए इस P की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओरिजिन से परपेंडिकुलर 0 - 0 + 1 अपॉन √1 + 1। इट इज रिटन एज 1/√2। तो आप हर कंडीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। इट इज 1/√2। R1 आपके पास है 1 - d, 1/√2 1 - 2d, यहाँ से d आता है 1 - √2, यहाँ 2d आपके पास है, ये डेटा आपके पास है। 1/√2 का डेटा आप जानते हैं कितना आता है, √2/2 अगर हम करेंगे ना, √2 होता है आपके पास, यहाँ से मैं डेटा बना देता आपको। 1/√2 को हम लिख सकते हैं √2/2, 1.414/2 अगर हम बनाएंगे 0.707 आपके पास लिखा गया है। आप जब d में से इसको हटाने जाएंगे ना, 0.7 अगर आप हटाते तो 0.3 आपके पास आता, तो अभी आपके पास ये बनेगा 0.293। ये नंबर आपके पास से बनना चाहिए d। यहां से आप देखिए यही नंबर आपके पास से 0.293 है, तो यहां से d आपके पास बनेगा 1, 4 और ये 6, यानी d की वैल्यू आपके पास से 0.146 से भी कम होगा, d की वैल्यू 0.293 से भी कम होगी। यहाँ बोला है परमिसिबल 0.4 आ जाएगा। क्या आपको लगता है इसका चांस है? चांस ही नहीं है, 0.4 तो ज़्यादा है। 0.6 ये भी ग्रेटर है। 0.001 करेक्ट, 0.1 करेक्ट। तो फाइनल आंसर आपके पास यहाँ से CD आता है। CD आंसर हम मार्क करेंगे। बेहतरीन 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 सवाल है। MCQ क्वेश्चंस ट्राई करना, सर्कल के अंदर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके हम इस क्वेश्चंस को बना पाते हैं। नीट एंड क्लियर कॉन्सेप्ट होगा तब आप सीखेंगे, और प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन सवाल है। आपको और MCQs ट्राई करने हो तो आपको पता ही है कहाँ से करने, बस बेस्ट रिसोर्सेज आपको मेरे साथ मिल जाएंगे। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। इक्वेशन है जो डिस्कस करते हैं, if 4l² - 5m² + 6l + 1 = 0 and the line lx + my + 1 = 0 touches a definite circle, which of the following is an are true? रेडियस और सेंटर की बात यहाँ पर पूछी जा रही है कि कंडीशंस हमारे पास गिवन है। एक कंडीशन गिवन है L और M के अंदर, और एक लाइन हमें बताई गई है कि ये एक लाइन है जो एक फिक्स सर्कल को टच करते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं।
So let the circle is, सर्कल हमने स्टैंडर्ड सर्कल मान लिया, ये सर्कल की इक्वेशन होती है। यहां से अगर हम देखें तो हम सेंटर कंप्यूट कर सकते हैं -g, -n। रेडियस हम यहां से निकाल सकते हैं, वो है g² + f² - c। ठीक। और यहां पर जो लाइन है बताई गई है कि ये है टेंजेंट lx + my + 1 = 0। एक सर्कल की एक लाइन टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट है आपके पास। यहां से आप परपेंडिकुलर डालिए, रेडियस के बराबर आएगा, p = रेडियस, सेंटर से परपेंडिकुलर -lg -mf + 1 √, x और y के कोफिशिएंट्स। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। क्या होता है बताइए? एक पॉइंट है अगर x1, y1, वो लाइन की इक्वेशन है ax + by + c। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आता है ax1 + by1 + c √a² + b²। यहाँ पे दोनों साइड आप स्क्वायरिंग कीजिए, -lg mf + 1 l² + m² g² + f² - c, पावर है हाफ पूरे पर, इस पर भी रूट है, यहाँ भी रूट है। अब हम दोनों साइड यहाँ पर स्क्वायर करते हैं, l² g² m² 1 2lmgf -2mf -2lg। ये डेटा आपके पास आया और सामने आप कीजिएगा होल स्क्वायर करके मल्टीप्लाई, l² g² l² f² l² c m² g² m² f² और m² c भी आपके पास आता है। देखिए क्या डेटाज आपके पास बने। ये कैंसिल है, और क्या कैंसिल हो सकता है उस बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, यही सारे डेटा अपने पास लिखे गए हैं। m² f² वहां पर ये रहा, m² f² इज ऑल्सो देयर, ये भी कैंसिल है। जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कीजिए। 2lgf वैसा कोई डेटा वहां नहीं है, 1 यहाँ है वहां नहीं है, 2mf वहां पर है नहीं है, 2lg वो भी नहीं है। अब रीराइट करते हैं। अब इसको रीराइट करते टाइम ध्यान रखिए, देखो सवाल होगा तो इन्हीं डेटा से कि ये सर्कल अज्यूम कर लिया टेंजेंट है, यूटिलाइज हो गया, क्या यूटिलाइज नहीं हुआ है? ये कंडीशन यूटिलाइज नहीं हुई है, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले इस पे नजर रखिए, लक्ष्य पे नजर जरूरी है, और l² का कोफिशिएंट सबसे पहले ढूंढ के बनाइए, क्या बात बनाई जा सकती है। तो मैं इन सारे डेटा को इस साइड लेकर आ जाता हूं, तो मेरे पास ये डेटा बनेगा l² f² -l² c, और कहीं पर l² दिख रहा था एक तरफ ले आइए, नहीं दिखता है, और फिर हमारे पास m² भी यहां दिखता है। सो आई एम राइटिंग m² g² m² c। सो 1 2 3 4 ये सारे आगे, और इन सबको इधर ले आइए, 2 lm gf प्लस 2 mf 2 lg -1 = 0। ये है f² - c टाइम्स l²। यहां पर है आपके पास g² - c m²। यहां है ये 2 lm gf प्लस, और डेटा देखिए 2 mf 2gl -1 = 0। ये डेटा हमारे पास लिखा गया है। और गिवन क्या है वहां से देखिए, गिवन है 4l² - 5m² प्लस 6l + 1 = 0। इसको इसके जैसा बनाने के लिए एक ही इशू है, यहाँ -1 है, यहाँ +1 लिखा गया है। तो एक काम करते हैं, सेकंड वाले के अंदर भी हम -1 बना लेते हैं, और एक ये यहाँ पर f² है, कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। ये बनता है -4l² 5m² -6l - 1 = 0। ठीक है, ये है कंडीशन नंबर 1, ये है कंडीशन नंबर 2। तो आप देखिएगा कंपैरिजन, कांस्टेंट हमने दोनों सेम बना दिए, -1 और -1। इसका मतलब क्या है? अब तो इक्वेट होंगे टर्म्स।
क्योंकि दोनों कांस्टेंट सेम बना दिए। यहाँ से पहला डेटा बनता है एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू -4। सेकेंड वाला डेटा बनता है जी स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू 5 आती है। यहाँ से आप देखेंगे यहाँ एल एम वाली टर्म ही नहीं है, यानी एल एम का डेटा 0 बनेगा। यहाँ से आप देखिए यहाँ m वाला डेटा नहीं है, यानी m की वैल्यू 0 आएगी। यहाँ 2gl लिखा गया है, l के साथ 2g है और यहाँ लिखा गया है -6। l के साथ 2g की वैल्यू -6 है, ये डेटा आपके पास आता है। सो g का वैल्यू हमारे पास -3 आया। यहाँ से हम पहले बना चुके हैं कि m 0 है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ से आप देखिए g हमें पता है, तो ये 9 - c की वैल्यू 5 आती है। c का वैल्यू 4 आपके पास से आ गया। यहाँ है बारी एफ स्क्वायर की, c मालूम है 4 है, यहाँ -4 है, f का वैल्यू 0 आ गया है। तो अब हमारे पास सर्कल में 3 वेरिएबल होते हैं, g, f एंड c, तीनों निकल के आ चुके हैं। g, f एंड c आने के बाद अब तो हमारे पास सर्कल आ चुका है। g, f एंड c के बाद आप देखिए सर्कल की इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx, यानी ये बनेगा। f वाला डेटा 0 है और ये है कांस्टेंट टर्म। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये हमारे पास से सर्कल आ गया। क्या है इसका सेंटर, यहीं से आप देख सकते हैं। हम यहाँ से इसका सेंटर निकाल सकते हैं, जो आता है 3,0 एंड द रेडियस इज गोइंग टू बी, वो भी आप बना सकते हैं, यानी ये 9 - 4 √5 आपके पास रेडियस बनेगी। सो दिस इज रॉन्ग, रेडियस इज √5, सेंटर इज 3,0, दिस इज नॉट। फाइनल आंसर हमारे पास यहाँ से BC आता है। BC हम यहाँ से फाइनल आंसर मार्क कर देंगे। सो दिस इज वन ऑफ द टॉप क्लास क्वेश्चन, ब्रिलियंट 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 क्वेश्चन, जो आपको परेशान कर सकता है। और अगर आपने इसको आधे रास्ते भी पहुंच गए हैं तो आपका कॉन्फिडेंस शूट अप हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। यस सर, मैंने सवाल सॉल्व किया। यहाँ जैसे बोला गया कि डेफिनेट सर्कल है, यानी सर्कल फिक्स्ड है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो सर्कल अज्यूम किया, सेंटर, रेडियस, टेंजेंट गिवन है, टेंजेंसी की कंडीशन, फिर यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट आ रहा है वैसा ही LGM और इसके ऊपर, और वही हमें गिवन है, तो सीधा उसी से कंपेयर कर दिया। यहाँ -1 था, इसमें 1 था, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके फिर हम सीधा सीधा टर्म्स को इक्वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि सामने 0 है, यहाँ -1 है, इसका मतलब दोनों रिलेशन सेम आने चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट इक्वेट होंगे, सॉल्व करने पर ये फिक्स सर्कल अपने पास आया, और फिक्स्ड आया। देख लो, सेंटर फिक्स, रेडियस फिक्स, यानी सर्कल कैसा डेफिनेट सर्कल है, फिक्स सर्कल है। ब्रिलियंट क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन। ऐसे और आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। आप मेरे लेक्चर्स देखिए, आप कई सारा मटेरियल आपको देखने को मिलेगा, प्रैक्टिस कीजिए। सीखने की कोई लिमिट नहीं है, सीखते हुए चलिए ऐसे और क्रिस्पी सॉल्यूशंस, और अपने मैथमेटिक्स को अपलिफ्ट कीजिए। कीप लर्निंग। The equation of circles passing through 3, -6 and touching both the axis. तो दोनों एक्सिस को टच करेगा, x एक्सिस एंड y एक्सिस की बात हम यहाँ पर करते हैं। तो सर्कल है जो दो एक्सिस को टच करता है। सबसे पहले आप पॉइंट देखिए, पॉइंट कहाँ पर है, ये 4th क्वाड्रेंट है, 4th क्वाड्रेंट के अंदर है। 4th क्वाड्रेंट के अंदर है तो फिर आपके पास सर्कल कुछ इस तरीके का बनना चाहिए, जिससे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से सेम डिस्टेंस पर रहेगा, रेडियस रेडियस। ठीक है, दोनों आर डिस्टेंस पर रहेंगे, दोनों इसको टच करता है, तो यहाँ भी 90 है, ये वाला भी 90 है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये भी 4th क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट ये होंगे r, -r, ये होगा सेंटर का कोऑर्डिनेट। और चलते चलते फिर ये एक पॉइंट है जहाँ से ये पास करता है 3, -6। तो हम सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं, x - r का होल स्क्वायर, y + r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। ये सर्कल है जो कि एक पॉइंट से पास करता है, 3, -6 लाइज ऑन इट। आप डेटा रखेंगे, 3 - r का है होल स्क्वायर, -6 + r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। 9 + r² - 6 r² आता है, 36 + r² - 12r आता है, ये भी r², कैंसिल।
आर स्क्वायर माइनस 18r प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 45 लिखा हुआ है, आर स्क्वायर माइनस 15r माइनस 3r प्लस 45। आप फैक्टराइज कीजिए, r माइनस 15, 3 लिखा हुआ है, r माइनस 15। r माइनस 15 हमारे पास कॉमन है, ये डेटा आपके पास है। एक r का वैल्यू 3 आता है, एक r का वैल्यू 15 आता है। तो आपके पास इक्वेशन आपके रेडी है। फिर पहली इक्वेशन r की वैल्यू 3 है, देन इक्वेशन मेरे पास आने वाली है x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y प्लस 3 का होल स्क्वायर इस 3 का स्क्वायर है। इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6y प्लस 9। ये कंडीशन नंबर 1। और जब r की वैल्यू 15 है, सर ये कैसे डेटा रखा, ये रहा इसका लॉजिक। ये है सर्कल, सेंटर r कोमा r नहीं है, सेंटर r कोमा माइनस r फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो आप यहाँ रखोगे इस डेटा में, जब आपको 15 रखने को बोला है तब आपके पास डेटा बनेगा x माइनस 15 का होल स्क्वायर एंड इट इज y प्लस 15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 30x प्लस 30y प्लस 15 स्क्वायर आपके पास है। टू टू 5 इज इक्वल टू 0 आपके पास से डेटा बन जाएगा। तो मैच कर लीजिए इसको, वी आर मार्किंग डी एज द फाइनल आंसर। और ढूंढ लीजिए पहले वाले को, ये तो गलत है, इसका सेंटर ही -3,3 आता है, गलत है। ये नहीं, ये वाला मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है। तो हमारे पास फाइनल आंसर्स यहाँ बन जाएंगे ए डी। ठीक है, तो चारों क्वाड्रेंट में बनाने की जरूरत नहीं है। अगर ये यहाँ पर -3,6 होता तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता, सेकंड क्वाड्रेंट में आता तो फिर हम यहाँ पर सेंटर -r, लेते। अगर दोनों नेगेटिव होते तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते, थर्ड क्वाड्रेंट में आते तो फिर हमें सेंटर -r लेना होगा, r बन जाती रेडियस। तो थोड़ा सोचिए, बनाइए। तो ऐसे सवाल पहली बार कर रहे हैं तो एक अच्छा थॉट दीजिए, बनाइए। अगर आपने आधा सॉल्व किया है आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा। तो प्रिपरेशन कंप्लीट कीजिए, आधे आधे क्वेश्चंस कंप्लीट करने की तरफ लेकर जाइए, चीज़ें बहुत अच्छी और स्मूथ आपके लिए बन जाएंगी। कीप लर्निंग। Tangents are drawn to the circle x square plus y square is equal to 50 from a point P lying on x-axis. These tangents meets the y-axis at point P1 and P2. Then possible coordinates of P so that area of triangle P1 P2 is minimum. ये हमसे पूछा जा रहा है। तो एक सर्कल हमारे पास है, सबसे पहले सर्कल को ही प्लॉट करते हैं। कई बार क्या होता है, एक बार में क्वेश्चन ना समझ नहीं आता है, मुझे तो नहीं आता है, एक बार में पढ़ने पर तो सवाल नहीं क्लियर होता है। तो क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, ताकि हम क्वेश्चन को समझ सकें कि एक्चुअली पूछा क्या है ना। तो फिर से पढ़ते हैं। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट P लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है P, वहां से आपने टेंजेंट्स ड्रॉ की है। ठीक है, बना लेते हैं। ये रहा पॉइंट, टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। क्या ऐसा जरूरी है कि ये पॉइंट यहीं लाई करे? ये तो इधर भी आ सकता है एक्स एक्सिस के ऊपर, है ना। सो दोनों पोजीशंस क्लियर होनी चाहिए, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, यहां से भी मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, है ना। हुआ क्या, दिस इज द लोकेशन ऑफ पॉइंट पी। अच्छा, ये सर्कल जो है ना, ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो आपने जो पी पॉइंट यहाँ अज्यूम किया है, तो ये जो टेंजेंट्स बनेगी ना, जहां ये कट करने वाले हैं, वो भी सिमेट्रिक रहेंगे। On these tangents meets the y-axis at point P1 and P2. This is P1 and P2. ठीक है, the possible coordinate of P निकालिए जिससे हम P1 P2 का एरिया मिनिमम कर सके। अच्छा ठीक है भाई, सोचेंगे तो इसको हम मिनिमम एरिया निकाल पाए। अब यहां से क्वेश्चन उसने कहानी शुरू की है, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया है, फिर P1 P2 लेकर आए हैं। जैसा आप मूवीज में देखा होगा ना, बाहुबली भी आपने देखी, तो कहानी बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रेजेंट डे से पास्ट में जा रही थी। तो ये क्वेश्चन बनाने का तरकीब होती है
कि वो यहाँ से पिक करके टेंजेंट बनवा रहे हैं और ऐसी बात बना रहे हैं। हम इसको थोड़ा हमारे कंफर्ट के हिसाब से कैसे बना सकते हैं कि लेट्स टेक दिस पॉइंट और यहां से फिर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, फिर टेंजेंट जहां कट करेंगे हमारे पास वो दोनों पॉइंट निकल के आ जाएंगे। ठीक है, सो विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, लेट्स टेक दिस पॉइंट एज एन ए थीटा है, यहाँ पर एंगल ए हम लेंगे, यहाँ पर रेडियस आपके पास इतना है तो ये 2√5 cos थीटा और ये 5√2 cos थीटा एंड 5√2 sin थीटा। इस पॉइंट पर ये टेंजेंट है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो देखिएगा, सो नाउ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए आपके पास से x1 y1 ये डेटा आपके पास है। तो यहाँ अगर आप डिवाइड करना चाहेंगे तो उस बारे में हम सोचेंगे। यहाँ से आता है x cos थीटा, 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आपके पास यहाँ 10 आएगा, 10√2, ये √2 sin थीटा, 5 कैंसिल होगा तो ये भी 10 आएगा। और देखो इसको अगर मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर मैं लिखता हूँ इसको, तो हमारे पास ये पॉइंट्स की कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। ये डेटा आपके पास, तो ये P पॉइंट X इंटरसेप्ट से निकल के आ जाएगा आपके पास, यहां से वो बन जाएगा 5√2 sec थीटा, 0, और जो P1 है वो वाला पॉइंट P1 ये आपके पास यहां से बन जाएगा। ये डेटा है, ये है 5√2 sec थीटा और यहाँ पर डेटा बनेगा 0,5√2 cosec थीटा। बनी कहानी, P और P1 आपके पास से आगे बढ़ते हैं कि और इसमें क्या सोचा जा सकता है। अब देखो P2 क्या होगा, P2 सिमेट्रिकली होगा, तो यहाँ पर मेरे पास P2 भी आ जाएगा, बस इसके अंदर क्या होगा, प्लस की जगह y कोऑर्डिनेट माइनस आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर एरिया निकालना चाहते हैं, एरिया P1 P2, आप बताइए कैसे निकलेगा। ये P1 P2 है और ये यहाँ से एंगल 90 है, ये ओरिजिन है, तो आप यहाँ से सीधा एरिया लिख सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से, मतलब इसमें बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो बेस इज P1 P2 एंड द परपेंडिकुलर आप लिया जा सकता है OP। P1 P2 के बीच का डिस्टेंस आप लीजिए, P1 P2 के हिसाब से आपके पास से tan√2 cosec थीटा आपके पास आता है। OP लेंथ कितनी है, दिस इज द OP लेंथ, ये आपके पास है 5√2 sec थीटा आपके पास बन जाएगा। यहां से 5 है, यहाँ पे 5 है और ये 2 आता है। ठीक है, तो ये भी आपके पास कितना बचेगा, 5 आएगा और वो भी 5 है, विच इज 25। ठीक, और ये √2 आपके पास से बनेगा 2, और यहाँ cosec थीटा और sec थीटा लिखा हुआ है, जो आप नीचे अगर जाएंगे तो डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं ये वाला डेटा। दिस इज द एरिया, इसको आप लिख सकते हैं 100 sin 2 थीटा। ऐसा करने से हमें मैक्सिमम मिनिमा की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमसे पूछा आगे जाके मिनिमा है, क्योंकि हम जानते हैं अगर मिनिमम चाहते हैं, डिनोमिनेटर में sin 2 थीटा लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ, sin 2 थीटा ना एक बाउंडेड फंक्शन है, इसकी वैल्यूज -1 से 1 के बीच में रहती है। हम जब यहाँ की बात कर रहे हैं तो ये जो थीटा होगा ना, इसका एंगल ये एक्यूट एंगल होगा, यहाँ पर ले लो, यहाँ ले लो, तो हम एरिया वैसे भी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, तो डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहे हैं, जितने ज़्यादा से डिवाइड करते हो वैल्यू कम आती है। जानते हैं आप, जैसे आपके मार्क्स है, मैंने आपके मार्क्स को बोला कि आप 2 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो। अगर मैंने आपके मार्क्स को 4 से डिवाइड कर दिया ज़्यादा से, तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो ऐसे ही sin 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, तो हम चाहते हैं कि एरिया मिनिमम आए, तो ऐसा तब होगा जब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो मैक्सिमम आए। थीटा की वैल्यू आपके पास से 45 डिग्री आपके पास से डेटा बनता है, ये आपके पास से मैक्सिमम, थीटा की वैल्यू 45, तो ये आपके पास से sin 2 थीटा 1, मिनिमम वैल्यू आपके पास से 100 आता है। थीटा आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं। थीटा आपके पास पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स कौन से पूछे जा रहे हैं, P कोऑर्डिनेट पूछा गया है, P कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, सो दिस इज द हाईलाइट, ये हमसे पूछा गया है। तो अगर ये 45 है तो P का वैल्यू आपके पास से यहाँ पर
कॉस ये सेक थीटा बनेगा सेक 45, जिसकी वैल्यू √2 आती है, तो ये बन गया tan, 0। और सिर्फ एक पॉइंट यही नहीं होगा, एक पॉइंट यहाँ भी इसके पास इधर कंस्ट्रक्शन यहाँ भी होगा। जब ये इस साइड यहाँ बनाया जाएगा तो ये सेम पॉइंट यहाँ पर भी आने वाले हैं। दिस इज ऑल्सो P। तो अगर ये tan, 0 है तो हमारे पास सिमिलरली एक और पॉइंट आएगा जो एक्स एक्सिस पर नेगेटिव साइड पर होगा, -tan, 0, tan, 0। सो वी आर गोइंग टू मार्क AC हम इसका फाइनल आंसर मार्क करेंगे। AC हम इसका फाइनल आंसर मार्क कर देंगे। अच्छा सवाल है, ब्रिलियंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ से पिक करके दिया था, पर हमें सहूलियत जब होगी जब हम पॉइंट यहाँ अज्यूम करके टेंजेंट लिखें तो एक ही बार में P1 दोनों निकल के आ जाएंगे थीटा के टर्म्स में, और एरिया में भी फायदा होगा। sin 2 थीटा डिनोमिनेटर में है, मैक्सिमम लो तो एरिया मिनिमम आ जाएगा। थीटा पता चला, पॉइंट्स भी आ गए। सिमेट्री से एक इधर पॉइंट होगा, एक इधर पॉइंट होगा। ब्रिलियंट क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। एग्जाम के प्रेशर में इसको बनाना कोई हंसी खेल नहीं है। ये तभी बन पाएंगे जब आप प्रैक्टिस किए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि फाइनल डे की कहानी अलग होती है। पेरेंट्स बाहर बैठे हुए होते हैं, वेट कर रहे होते हैं आपका कि आप कब आएंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको हर कोई ऑल द बेस्ट बोल रहा होता है। ये सारे चैप्टर्स 11th क्लास के हैं, तो जब हम मेन एग्ज़ाम देते हैं, अगर प्रॉपरली रिवाइज नहीं किए तो चाहे अभी आपने कितना अच्छे से पढ़ लिया, अगर उस टाइम रिवीजन नहीं किया क्लास 11th के सिलेबस का, तो कहीं ना कहीं वो स्पीड या वो फ्लो नहीं आ पाता है। इसके लिए आपको टाइमली बेसिस पर प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। जितना MCQs आपने कर लिए हैं, आप मेरे बुक में देखेंगे आपको करीब 50 के आसपास और MCQs दिखेंगे। कीप सॉल्विंग, कीप लर्निंग, मेहनत करते रहिए। बेस्ट विशेस। x² + y² is equal to a², x - 2a whole square plus y² is equal to a² are two equal circles touching each other. Find the equation of circles of same radius टचिंग बोथ द सर्कल्स की हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो आराम से इसको समझते हैं। पहले क्या दिया जा रहा है, एक ये फर्स्ट सर्कल है, ये सेकंड सर्कल है। पहले वाले सर्कल का सेंटर है, आप देखेंगे 0 0, रेडियस हम ए अज्यूम करते हैं, सेकंड अज्यूम नहीं कैलकुलेट किया है, और R2 इसका भी ए है। तो ये सर्कल ऐसे हैं, थोड़ा इसका प्लॉटिंग करते हैं। ये आपके पास फर्स्ट सर्कल है। फिर आपके पास यहाँ पर मैं लिखा, अगला है 2a, 0, ये a है, 2a, 0 वाला सर्कल यहाँ बनेगा। दोनों की रेडियस सेम है। दिस इज C2, दिस इज C1। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आगे। सर्कल बना दिए इक्वल सर्कल से टचिंग ईच अदर। फिर पूछा है इक्वेशन ऑफ सर्कल और सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस टचिंग बोथ द सर्कल्स। अब इन दोनों को टच करने वाले और सर्कल्स भी हमें बनाने हैं। तो एक सर्कल तो यहाँ बन सकता है, कंफर्म है, और एक सर्कल हम यहाँ बना सकते हैं। यस और नो? इस तरीके से यहाँ पर हम दो सर्कल्स के बारे में सोच सकते हैं। और बात कर रहे हैं सेम रेडियस की बात कर रहे हैं, रेडियस हमें सेम रखनी है। तब आप सोचिए थोड़ा, यहाँ जब ये टच करेंगे तो तीन सर्कल्स आपस में टच करते हैं तो क्या कॉन्सेप्ट होता है आप बताइए। दो सर्कल्स अगर टच कर रहे हैं तो उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होती है। तो यहाँ पर अगर हम, ये है यहाँ पर, ये इधर और ये इधर, क्योंकि सबकी रेडियस सेम है, आप इस बात पे फोकस कर सकते हैं। ये बात बता दी गई कि सबकी रेडियस सेम है। तो हमें अगर सर्कल्स की इक्वेशन निकालनी है तो सर्कल्स के इक्वेशन में रेडियस तो सेम है, हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे। किससे कोऑर्डिनेट निकालने होंगे? सेंटर के। तो ये अगर r है तो ये भी r हो, r नहीं, हमें क्या इतना दिया है? रेडियस। कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, जो रेडियस दिया है वही हम अज्यूम करेंगे। सो इट इज़ a, दिस इज ऑल्सो a, दिस इज a, दिस इज ऑल्सो a। तो अगर ये हाइट हम किसी तरीके से निकाल पाएँ जो कि यहाँ से परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो आप इसके कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, हाइट और ये विड्थ आपके पास से। और ये अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। दिस इज 2a, दिस इज 2a, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 2a, तो ये a है और ये वाला भी a है आपके पास। सो दिस इज योर 60 डिग्री। तो आप इसकी हाइट के बारे में बात कर सकते हैं, दैट दिस लेंथ इज गोइंग टू बी 2a sin 60, करेक्ट।
2a cos 60 2a sin 60 आपके पास डेटा बन जाएगा। √3/2 वी आर हैविंग दिस एज √3 टाइम्स a। तो यहाँ अगर हम इसको देखें तो यहाँ बात बननी चाहिए। सो द सेंटर इज कमिंग एज x कोऑर्डिनेट, दिस इज द x कोऑर्डिनेट, इट इज a एंड y कोऑर्डिनेट इज दिस। ये फर्स्ट वाले का सेंटर या C3 सेंटर हम कह सकते हैं। और एक सर्कल यहाँ आएगा, इट इज C4। x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और ये है इसका y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट सेम है और नीचे वाला y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। सर्कल्स की इक्वेशंस आप आराम से लिख सकते हैं, x माइनस a होल स्क्वायर y माइनस √3a होल स्क्वायर, रेडियस इज a स्क्वायर, x माइनस a होल स्क्वायर y प्लस √3a होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये डेटा आपके पास है। आगे बात बनाएंगे। यहाँ आप देखेंगे तो बात बनती है 2ax माइनस 2√3 टाइम्स a स्क्वायर कैंसिल है, हमारे पास 3a स्क्वायर आता है। ये डेटा है, मैच कीजिए, दोनों नेगेटिव फिर प्लस, डी ऑप्शन, ये मैच हुआ। यहाँ वाला बनाइए, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2ax प्लस 2√3 टाइम्स ay प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये डेटा है, इसको मैच कीजिए। यहाँ 2ay वाला प्लस बन जाएगा 2√3 वाला, बस बाकी सब ठीक है। तो हम देखें तो ये नेगेटिव आना चाहिए, गलत है, या दोनों ही प्लस कर दिए, गलत है। और देखिए यहाँ से, यस बी, सो बी डी इज द फाइनल आंसर। इसी से गुड क्वेश्चन, आपको सोचना पे मजबूर करना। दो सर्कल, एक सर्कल ऐसे आएगा टॉप और एक बॉटम पे आएगा, क्या ज्योमेट्री बनेगी, इस तरह की ज्योमेट्री बनेगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, 2a cos थीटा 2a sin थीटा, हाइट अपने पास आ गई। और ये जो हाइट है, दिस इज द y कोऑर्डिनेट, दिस इज द y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हमारे पास इसका y कोऑर्डिनेट उतना ही डेप्थ पर ये नीचे चला जाएगा, ये प्लस तो ये माइनस। बढ़िया सवाल। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, जो आपके थॉट प्रोसेस को चैलेंज करते हैं। तो फिर सीखते हुए चलिए, सब चीज़ें ठीक होंगी, बस बनाते हुए चलिए। कीप लर्निंग। Family of linear functions is given by fx as 1 plus c times x plus 3, where c is a real number. If a family of this, the member of this family meets the unit circle center at origin at two coincident points, then find the value of c can be. काफी घुमा के लिखा है पर बात समझ में आ गई क्या है। फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ मेंबर ऑफ दिस फैमिली, मतलब सी को चेंज करते चले जाओगे क्योंकि लीनियर है तो ये रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेट लाइन को। तो एक्चुअल में ये फैमिली ऑफ लीनियर फंक्शन का मतलब ही स्ट्रेट लाइन है। ये 1 प्लस है आपके पास है, ये डेटा लिखा गया है। सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बोला है, ये यूनिट सर्कल को क्या करता है, टू कोइंसिडेंट पॉइंट्स पर, एक सर्कल एक लाइन को दो जगह कट करता है। और अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों पॉइंट्स कोइंसिडेंट हैं, यानी x1 इक्वल टू x2 है, तो ये तो कहानी बनती है कोड की और ये कहानी बन जाती है आपके पास से टेंजेंट की। मतलब वो क्या है, फिर टेंजेंट है। किस सर्कल के टेंजेंट है वो भी दिया हुआ है, स्मार्टली शब्दों में छुपा रखा है। यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल का मतलब है रेडियस 1 है और सेंटर है ओरिजिन पर। तो हम बनाने पहुंचे सर्कल के बारे में बात। तो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जो सेंटर से परपेंडिकुलर होगा वो क्लियर है, अब आपके पास रेडियस के इक्वल आ जाएगा। सेंटर से आप परपेंडिकुलर डालिए, आपके पास से वो रेडियस के बराबर आएगा। सेंटर हमें मालूम है इसका है 0 0। ये हो गई लाइन आपके पास से, ये है सी एक्स माइनस वाई प्लस 3c प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द लाइन। रेडियस इज 1। यहाँ आपके पास है 3c प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज रिटर्न है c स्क्वायर प्लस 1। आपके पास है 8c स्क्वायर प्लस 6c इज इक्वल टू 0।
C is 0 and C is -3/4. दो डेटा आपके पास बनते हैं. C is 0 and C is -3/4 and these two options are A and B. हम यहाँ पर A B आंसर यहाँ से मार्क कर सकते हैं. ठीक है. सो फाइनली वी आर कंक्लूडिंग A B इज द फाइनल आंसर. तो थोड़ा शब्दों का खेल था इस सवाल के अंदर, लीनियर फंक्शन वगैरह लिख के, पर ये लाइन है और वहाँ पर लिखा है फाइनाइट सर्कल है, यूनिट एरिया सेंटर, यानी टेंजेंसी की कंडीशन यहाँ पर बनानी है. तो पढ़ने वाले बच्चे 1 मिनट में समझ जाते हैं कि ये शब्दों का जो झांकी सजाई गई है इसमें एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, बस वो पकड़िए. कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग. The equations of tangent drawn from origin to the circle are. तो हमें दो टेंजेंट्स निकालने हैं, इनके इक्वेशंस क्या होंगे. देखो, अगर ओरिजिन से पास होता है ना तो इक्वेशन हम लिख सकते हैं y = mx + c, ये लाइन होता है. बट क्योंकि वो ओरिजिन से पास होगा तो आपको मालूम है कि फिर यहाँ पर c का वैल्यू 0 आ जाएगा. सो वी कैन हैव दिस टेंजेंट mx - y = 0. ठीक है, ये आपके पास से बाद में टेंजेंट है. अब ये टेंजेंट है इस सर्कल के, तो इस सर्कल का हम यहाँ पर सेंटर निकाल लेते हैं. सेंटर आपके पास से r, h आता है. लेट्स कैलकुलेट द कैपिटल, द रेडियस आल्सो, कैपिटल R. स्मॉल r इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड, सो इट इज गोइंग टू बी दिस डेटा r बन गया आपके पास. ठीक है, चलिए, नाउ दिस इज अ टेंजेंट. और अगर ये टेंजेंट होगा तो फिर किसी भी सर्कल पर अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे उसके सेंटर से, तो वो परपेंडिकुलर ही रेडियस के इक्वल आ जाएगा. देन थिंग्स आर गोइंग टू बी दिस वे. तो आपके पास mr - h अपॉन √m² + 1 इज इक्वल टू द रेडियस, जो आपके पास से r बन जाएगा. दोनों साइड हम स्क्वायर कर लेंगे. mr - h होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर m² + 1. m² r² + r². देखो, अगर ओरिजिन बाहर है सर्कल से, इतना ध्यान रखिए, और अगर दो टेंजेंट्स हैं तो दो टेंजेंट्स की इक्वेशन यहाँ से आनी चाहिए. हो क्या रहा है, जब हम इसको सॉल्व करने जाते हैं तो देखिएगा आप यहाँ पर m² से m² r² कैंसिल कर सकते हैं. तो आपने ये मान लिया कि m फाइनाइट है. दो केसेस हैं यहाँ के बाद, इसीलिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लेट m इज फाइनाइट. अगर m फाइनाइट है तो फिर ये कैंसिलेशन आप कर सकते हैं आपके पास, है ना. और यहाँ पर अब 2rh m भी यहाँ पर रहेगा, तो फिर आपके पास से 2rh m की वैल्यू आपके पास से h² - r² आती है. एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ m. और हमारे पास लाइन है y = mx, तो m हमारे पास आ चुका है. ये आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए. क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं तो आपको ये डेटा दिख जाएगा, लाइक h² - r² x इज इक्वल टू 2hry. दिस इज द डेटा. ठीक है, सामने प्लस लिखा हुआ है तो ये C ऑप्शन बनेगा, D नहीं बनेगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. और एक पर आने तो दो चाहिए, स्लोप तो दो होने चाहिए. एक ही टेंजेंट क्यों हुई है, तो बिल्कुल दूसरा मतलब ये है कि m फाइनाइट नहीं है. यानी अगर m इन्फिनिटी हो जाए तो देखो फिर इधर भी इन्फिनिटी है, इधर भी इन्फिनिटी है. और सेकेंड लाइन जो आपके पास सेकेंड टेंजेंट है वो बड़ा क्रूशियल है. देन अब यहाँ पर हमें पता चला कि सेकेंड टेंजेंट कैसा है कि m आपके पास डिफाइंड नहीं है. इसका मतलब इट इज पैरेलल टू और y एक्सिस, या तो पैरेलल है या फिर ये है. स्लोप आपका इन्फिनिटी है, क्योंकि ओरिजिन से पास होता है तो फिर वो पैरेलल नहीं हो सकता. तो आपके पास ये सिचुएशन भी नहीं होगी, ये y एक्सिस बन जाएगा x = 0, क्योंकि वो y एक्सिस ही है जब स्लोप को प्रॉब्लम होता है. थीटा 90 अगर हो गया तो स्लोप tan थीटा डिफाइन नहीं होता. m आपका इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा तो एक लाइन आपकी ये बनेगी, दूसरी लाइन ये बनेगी, तो y एक्सिस खुद आ जाएगा x = 0. That's why I mark this question as a good question, क्योंकि स्टूडेंट एक ही मार्क करके आते हैं.
स्लोप हमेशा डिफाइंड नहीं है। एक स्पेशल केस है वर्टिकल लाइन वाला, जब एंगल 90 बन जाता है तो उसमें स्लोप नहीं आता है। तो अगर पॉइंट बाहर है तो दो टेंजेंट आएंगी, तो फिर हमें समझना होगा कि अच्छा फाइनाइट है तब ये आया, इनफाइनाइट होता तो फिर इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी वो स्लोप कैसा है, नॉट डिफाइंड है। तो आपके पास दो टेंजेंट्स यहाँ से पॉसिबल होंगी। हम यहाँ पर AC ऑप्शन को मार्क कर देंगे, इसीलिए मैं इसको मार्क करा कि बढ़िया केस है। इसको एग्जामिनर की बहुत अच्छे से नज़र होती है इस वाले के ऊपर कि वर्टिकल लाइन बना दी जाए ताकि केस मिस हो जाए। और स्टूडेंट जब इसको सॉल्व करेंगे तो बोलेंगे जनरली कि सर एक ही लाइन आई, दूसरी आई नहीं थी। तो दूसरी लाइन समझनी पड़ती है कि एक केस वो भी है क्योंकि जब स्लोप डिफाइंड नहीं होगा, इनफाइनाइट होगा, वो वाला केस भी हमें कंसिडर करना होगा। गुड क्वेश्चन। Tangents PA and PB are drawn to the circle x square plus y square minus 2y minus 3 is equal to 0 from the point P 3, 4, then which one of the following alternatives is an arc correct? ये हमसे पूछा गया है। टेंजेंट्स ड्रॉ की गई है इस सर्कल के ऊपर, एक पॉइंट है 3, 4 से। ठीक, तो सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछा है कि पावर ऑफ ए पॉइंट हमें निकालना है। तो अगर पॉइंट अपने पास 3, 4 है, सो पावर ऑफ ए पॉइंट जिसको कि हम S1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इस पॉइंट से सर्कल की इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। 9, 16, 8 - 3, तो ये 11 है आपके पास से, 5 आता है, 14 आपके पास आएगा। यहाँ भी 14 लिखा है, ए ऑप्शन इज ट्रू। अब आगे की बात समझिए, ये बना सर्कल, यहाँ एक पॉइंट है जिससे आप टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, कर दीजिए। सो दिस इज द पॉइंट P 3, 4। यहाँ से हम इसको ज्वाइन करते हैं इसके सेंटर से 90 डिग्री, 90 डिग्री टेंजेंट्स है। P पॉइंट से A एंड B, सो दिस इज A, दिस इज B, ये भी कंफर्म है। आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, ठीक है, ये टेंजेंट के बीच का एंगल है। टोटल एंगल थीटा है, तो ये एंगल θ/2 और ये वाला एंगल भी θ/2 होगा। ये रेडियस है और ये हम L ले सकते हैं। L जो होता है वो बनेगा PA लेंथ, जो कि रूट S1 के इक्वल होता है, रूट 14 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप tan θ/2 की बात करें तो tan θ/2 आपके पास से परपेंडिकुलर अपॉन बेस R/L आना चाहिए। यहाँ रेडियस कितना है, थोड़ा एक बार रेडियस अगर हम निकाल लें, x तो 0 है, यहाँ 1 है, प्लस 3 है, आपके पास से 2 आता है। सो 2/√14। यहाँ बोला गया है कि 6 π/3 है। π/3 अगर थीटा होता तो π/6 आपके पास से कितना होता, π/6 होता, π/6 1/√3 आता, पर ये तो कुछ और है। सो दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन, बी इज नॉट अ करेक्ट आंसर। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PACB, PACB का आपको एरिया निकालना है, डी पार्ट, एरिया ऑफ PACB। देखो दो राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पर, एक यहाँ है और एक यहाँ है। PACB का L × R आपके पास से डेटा बन जाएगा। तो यहाँ से अगर आप R देखेंगे तो R की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 है। सो वी आर हैविंग 2√14। 2√14 यहाँ पर कुछ और लिखा है, ये भी बात गलत है, ये वाला डेटा भी गलत है। आगे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ PAB। अब देखिए PAB का जो सर्कम सर्कल है वो आपके C से पास होगा। ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, सीखिएगा, बहुत फेमस भी है ये बात। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कैसे। PAB एक ट्राइंगल है, जब भी ट्राइंगल बनता है तो उस ट्राइंगल के बाहर से एक यूनिक सर्कल पास होता है, सिर्फ एक ही पास होता है। जब भी कोई ट्राइंगल हो उसके बाहर से, यानी सर्कमस्क्राइबिंग और इनस्क्राइब वाले सिर्फ यूनिक सर्कल्स होते हैं। ये तीनों से ट्राइंगल बन रहा है, इसके बाहर से भी एक सर्कल पास होगा। अंडरस्टूड। PC को अगर मैं डायमीटर लेता हूं तो मुझे यहाँ 90 डिग्री दिख रहा है। देखो एक बार, PAC यहाँ 90 डिग्री है, तो PC को डायमीटर लेके एक सर्कल बना सकता हूँ। उसे यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, मतलब PACB भी एक सर्कल पे लाई करने वाले हैं। PACB भी एक सर्कल पे लाई करते हैं और PACB एक सर्कल है तो वो PAB से भी पास होता है, यानी दोनों सर्कल सेम है, दोनों सर्कल सेम है। तो जो सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग triangle PAB is the same circle है with PCS diameter,
विथ PCS डायमीटर। सेंटर लेके आइए इसका। सेंटर आप P है आपके पास से, निकालना चाहते हैं 3,4। सेंटर आपके पास से 0,1 है, तो आप लिखेंगे इक्वेशन x माइनस 3, x माइनस 0, y माइनस 4, y माइनस 1। तो सर्कल की इक्वेशन अपने पास तैयार है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5y प्लस 4। दिस इज द डेटा। करेक्ट, ये मैच हो रहा है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर्स यहां से आने वाले हैं AC। हम यहां से AC वाला जो ऑप्शन है उसको मार्क कर देंगे। सो AC मस्ट बी द करेक्ट आंसर। कंसिडर द सर्कल C1 एंड C2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये हम जानना चाहते हैं। तो इनकी रिलेटिव पोजीशनिंग हम चाहते हैं। तो जो फर्स्ट वाला सर्कल है इसके बारे में बात कर रहे हैं। C1 दिया है, दूसरा वाला सर्कल जो है वो C2 है। पहले वाले का सेंटर हमने ले लिया A है, तो आया 0 0, और R1 जो है वो 4 आ जाएगा। सेकेंड वाले का सेंटर हम B ले लेते हैं, तो वो बनता है 6,0, और इसका भी हम बना लेते हैं। क्या बात बनेगी, 36 प्लस 0 माइनस 32, 2 बनता है ये। ठीक है। अब आपको दोनों सर्कल्स के बारे में बात करनी है, तो इनके बीच की जो सेंटर्स है उनके बीच का डिस्टेंस 6 आता है, और वो अगर आप देखें तो वो R1 प्लस R2 के बराबर है। दोनों के सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस उन दोनों के रेडियसेस के सम के इक्वल आती है। ये डेटा आपने बनाया, और यहाँ पर भी डेटा आपने बना दिया। ठीक है, यहाँ पर बात बनी। ठीक है, तो ये आपके पास है A ओरिजिन, ये आपके पास है B ओरिजिन। ये 0 0 यहाँ है आपके पास है 6,0। ठीक है, ये 4 है, वो 2 है, दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं क्योंकि सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस रेडियस ऑफ सम आगे है। सो दे बोथ आर एक्सटर्नली टचिंग ईच अदर। अब आगे की बात करते हैं, क्या हो रहा है उस बारे में बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि अगर ये एक्सटर्नली टच करते हैं तो एक टेंजेंट बाहर आ सकती है, एक टेंजेंट हम यहाँ से बना सकते हैं, और एक टेंजेंट इनके यहाँ से भी पास होगी। सो हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल, दे आर 3 कॉमन टेंजेंट्स। नंबर 1, यहाँ से आपके पास है 3 कॉमन टेंजेंट्स आएंगे। आगे बढ़ते हैं। स्लोप ऑफ द रेडिकल एक्सिस, एंड दिस इज गोइंग टू बी द रेडिकल एक्सिस। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर जो कॉमन टेंजेंट होती है उसको रेडिकल एक्सिस कहते हैं। रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन आप निकाल सकते हैं, दोनों का डिफरेंस यानी C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। डिफरेंस ले लीजिए, क्या डेटा बनेगा उसके हिसाब से हम चलेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 12x माइनस 32। कैंसिल है आपके पास। 12x की वैल्यू 48 आती है, x की वैल्यू 4 आती है। x इक्वल टू कॉन्स्टेंट कैसी लाइन होती है, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज अ वर्टिकल लाइन, इज अ वर्टिकल लाइन। जो लाइन वर्टिकल हो उसका क्या स्लोप होगा आप बताइएगा। x इक्वल टू 4, थीटा 90 है, थीटा 90 है तो उसका स्लोप डिफाइंड tan थीटा डिफाइंड नहीं होगा। तो ये वाली बात करेक्ट है कि स्लोप ऑफ द रेडिकल एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। क्लियर, दिस इज फाइन। दे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इंटरसेक्ट एट दिस। अब इसके बारे में बात करते हैं। इसको अगर हम आगे लेकर जाएं तो ये जो दोनों पॉइंट्स है यहाँ जाके मिलेंगे, इसको कहते हैं डायरेक्ट टेंजेंट्स। ये दोनों को जो डायरेक्टली बाहर से जो टेंजेंट्स आके मिलेंगे उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। एंड दिस इज द पॉइंट P। अब ये P पॉइंट की खास बात क्या है ना, ये P पॉइंट A और B को इनकी रेडियसेस की रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। यहाँ हमारा A 0 0, यहाँ है हम B जो है 6,0, यहाँ है P। ठीक है, तो अब आप देखिएगा रेडियसेस के रेशियो में R1:R2 हम करेंगे, यानी 4:2, यानी हम बनाएंगे 2:1। तो P के हिसाब से यहाँ बनेगा 12, 1 के हिसाब से मल्टीप्लाई 0, 2 - 1, फिर ये 0, फिर ये 0, 2 - 1। सो पॉइंट P इज कमिंग एज 12,0। यस, यही दिया हुआ है, 12,0 पर इंटरसेक्ट करता है।
ये बात भी बन गई। फिर आते हैं हम बी पर कि पॉइंट पी विद कोऑर्डिनेट, अच्छा पी पॉइंट यहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, जिसका कुछ और नाम ले लेते हैं पी डैश, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये पी डैश है। पी पॉइंट यहाँ यूटिलाइज्ड है, कैसे? पी के कोऑर्डिनेट 4,1 है विच लाइज आउटसाइड द C1 एंड इनसाइड द C1, ये कैसे पता चलेगा? पॉइंट ही लोकेशन निकाल के देखनी, इक्वेशंस आपके सामने हैं, ये बात तो हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो आप पी पॉइंट से कोऑर्डिनेट है 4,1, तो आप C1 के हिसाब से P निकाल के देखिए तो क्या डेटा बनेगा आपके पास? 16 + 1 - 16, 1 पॉजिटिव आता है, यानी आउटसाइड लाई करता है, ठीक बात है। P के ही अब सेकंड वाले के हिसाब से निकालिए, इसके लिए इनसाइड आना चाहिए यानी नेगेटिव आना चाहिए, तो रखिएगा 4,1, वी आर हैविंग 16 + 1 48 + 32, तो यहाँ से आपके पास 1 आता है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। बाहर जाएंगे दोनों ही, बोथ आर आउटसाइड, यहाँ इनसाइड लिखा है, दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन। तो फाइनली वी आर गोइंग टू मार्क ACD एज द फाइनल आंसर। ACD हम यहाँ से फाइनल आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू मार्क ACD एज द फाइनल आंसर, ठीक है, बना लीजिए। तो दो सर्कल्स के ऊपर डिपेंडेंसी थी, क्या उनकी रिलेटिव पोजिशनिंग है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे, बनाए हमने। किसी टॉपिक में आपको स्टोरी वीक लगता है तो आप उसकी थ्योरी पढ़िए एक बार, थ्योरी नहीं पढ़िए डायरेक्टली सॉल्यूशंस देखेंगे तो फिर वो लर्निंग नहीं रहेगी, है ना, इस बात का ध्यान रखिए। Which one of the following is not true? तो सर्कल, फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल आपके बारे में दिए गए हैं। पहले वाले सर्कल का सेंटर निकाल दीजिए, वो है 3,3 एंड इसका रेडियस आप निकालेंगे तो वो भी 3 आता है। सेकंड वाला सर्कल है वो है -3, -3 और इसका रेडियस निकालेंगे वो भी अपने पास से 3 आता है। दोनों की थोड़ी पोजीशनिंग देखते हैं, कहाँ पर हैं ये दोनों सर्कल्स, उस बारे में बात करते हैं। ये 3 है तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को पॉजिटिव एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच कर रहे होंगे, और ये जो है इधर यहाँ पर ये सेकंड वाले क्वाड्रेंट में टच कर रहे होंगे, -3, है अगर ये यहाँ टच कर रहे होंगे, कंफर्म बात है। ये हमारे पास फर्स्ट सर्कल है और वो हमारा सेकंड वाला सर्कल है। दिस इज द सर्कल नंबर C1, दिस इज द सर्कल नंबर C2, ये इनके सेंटर्स, ये इस वाले का सेंटर। अब क्या देखें हम इनके बारे में, क्या लगता है आपको, क्या ये टच करते हैं एक दूसरे को? नहीं। द इंटीरियर कॉमन टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, यस, ये इनका कॉमन टेंजेंट यहाँ है, एक कॉमन टेंजेंट इंटीरियर वाले ये हैं, 90 डिग्री पर है, करेक्ट। आगे चलिए, दे डू नॉट इंटरसेक्ट, यस दे डू नॉट इंटरसेक्ट, देयर एक्सटीरियर कॉमन टेंजेंट्स आर पैरेलल। अब ये दोनों सिमेट्रिक हैं, अगर आप ध्यान दें तो अगर मैं इनके सेंटर्स को ज्वाइन करता हूं तो ये लाइन आपको दिख रही होगी y = x है, दोनों कोऑर्डिनेट सेम आते हैं, रेडियस भी सेम है, तो इनकी जो एक्सटीरियर कॉमन टेंजेंट्स हैं वो कभी नहीं मिलेंगी, वो दोनों कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी, दे आर नॉट गोइंग टू मीट विद एनीवन, द एक्सटीरियर कॉमन टेंजेंट्स आर पैरेलल, करेक्ट है। ACD हम यहाँ पर मार्क कर देंगे, तो बिल्कुल सही, एग्जैक्ट डायग्राम बनाया और वहाँ से सारी चीज़ें कंक्लूड कर दी कि y = x सेंटर मिलाने वाली लाइन है, ये दोनों लाइंस भी इन्हीं के पैरेलल होंगी यहीं से, और ये दोनों एक्सटीरियर वाली टेंजेंट्स कैसी होंगी? पैरेलल। ये है T1, ये है T2, T1 इज पैरेलल टू T2, वही आपके पास जो T3 और T4 है इंटीरियर वाली, वो टेंजेंट्स आपके पास इनके हिसाब से परपेंडिकुलर बन जाएंगे, ठीक है। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। कोई कॉन्सेप्ट आपको वीक लगे तो थ्योरी लेक्चर्स जाके देखिए, उनके सीखिए वापस से, ठीक है। बुक के शॉर्ट इलस्ट्रेशंस कीजिए, आपके अंडरस्टैंडिंग और डीप लेवल तक जाएगी, अच्छा सीखेंगे। कीप लर्निंग। Consider the circles S1 as x² + y² = 4, S2 as x² + y² - 2x - 4y + 4 = 0। फिर पूछिए कौन से नीचे वाले ऑप्शन इसमें से करेक्ट होने चाहिए। सो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स पूछे जा रहे हैं, तो बेसिकली हमें फिर से इन दोनों का क्या निकालना है, कॉम्बिनेशंस देखने हैं कि इनके सेंटर्स और इनकी रिलेटिव पोजीशनिंग क्या है। इनका सेंटर जो है C1 ले लिया हमने, 0 0 है, रेडियस है 2, सेंटर आप निकालिए, ये है 1,2
और रेडियस आप निकालेंगे तो इसका रेडियस आप देखेंगे तो 1 आता है। ठीक है, ठीक है। अब आगे पूछा नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स के लिए आप दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस देखिए, ये 1 + 4 आता है, √5 बन जाएगा। और अगर हम रेडियस का सम निकालें, R1 + R2 की वैल्यू 3 आती है, और R1 - R2 अगर हम देखें तो ये 1 आता है। ये 2.53 के आसपास आता है, यानी क्लियर दिख रहा है कि C1 C2 जो है उनकी रेडियस के डिफरेंसेस से ज़्यादा है और सम से कम है। तो इसका मतलब ये है कि एक सर्कल यहाँ है और दूसरा सर्कल इधर है, और दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये सिचुएशन है, यहाँ से हम इस बारे में बात कर सकते हैं। ये C1 है और यहाँ पर है C2। ठीक, सो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इस केस में कितनी बन जाएगी? 2 कॉमन टेंजेंट्स आप बना सकते हो, नंबर 1, और एक कॉमन टेंजेंट यहाँ बन जाएगी। सो दे आर 2 कॉमन टेंजेंट्स। तो सिक्वेंशियली एक एक ऑप्शन सही करते हुए चलते हैं। पहला वाला सही है। दूसरा क्या कहता है? पावर ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू दीज 2 सर्कल्स इज सेम, देन P मूव्स अलोंग द लाइन। ये जो कहानी है ना, P पॉइंट के हिसाब से पावर सेम है, तो उसको अगर हम इक्वेट करके देखें तो ये हमारे पास, इसी को रेडिकल एक्सिस कहते हैं। यही डेफिनेशन होती है रेडिकल एक्सिस की भी, कि दोनों की डिफरेंसेस ले लीजिए, इक्वेशंस का बात बन जाएगी। तो फर्स्ट वाले का इक्वेशन अगर आप देखें, वो है x² + y² - 4। डेटा आप देखेंगे, 2x + 4y - 8 = 0। द इक्वेशन इज x + 2y - 4 = 0। ये कंस्टेंट है, x + 2y - 4। ये आपके पास से बी ऑप्शन आ गया। ठीक है, क्या दोनों सर्कल्स ऑर्थोगोनल हैं? ये भी हमें चेक करना है। और आगे पूछा है कि सम ऑफ y इंटरसेप्ट ऑफ बोथ द सर्कल इज 6। ठीक है, सी ऑप्शन की बात करते हैं। तो पहले वाले के लिए बना देंगे, सम ऑफ y इंटरसेप्ट की बात करने वाले हैं तो 2g1² माइनस उनके कांस्टेंट c1, ये होता है x एक्सिस, हम चाहते हैं y एक्स इंटरसेप्ट, तो g1 की जगह आपके पास से f1 आ जाएगा। y इंटरसेप्ट की लेंथ होती है 2 टाइम्स f² - c, √f² - c, और यहाँ पर f² - c2। कांस्टेंट हम ढूंढिए, y का कोफिशिएंट पहले वाले में 0 है, k -4 है, तो यहाँ पहुँचे। यहाँ f2 y का कोऑर्डिनेट -2 का स्क्वायर आता है 4, और ये भी -4, तो आपके पास यहाँ से ही 4 आता है, ये 0 है, 4 आएगा आपके पास से, और यहाँ लिखा गया है 6, तो ये वाली बात गलत है। फिर C1 C2 S1 S2 ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन होती है 2 टाइम्स G1 G2 प्लस F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। यहाँ 2 है, G1 आप देखिए 0 है, दूसरा वाला भी 0 है, क्योंकि G और F दोनों ही खत्म है। कांस्टेंट टर्म्स का सम निकालना है, एक जगह -4 आएगा, उधर लेके जाएंगे तब, और इधर आएगा +4। यस, 0 = 0 आ रहा है। यस, दे आर ऑर्थोगोनल, 100% दे आर ऑर्थोगोनल। हैंड राइटिंग भी ना कभी कभी डॉक्टर जैसी हो जाती है। ठीक है, ऑर्थोगोनल आ रहा है आपके पास से। ये रहा ABD हम यहाँ से मार्क कर दें, ABD फाइनल आंसर लॉक कर लें। ठीक है, आसान सवाल है, कुछ खास बात नहीं है। पढ़े हुए हो तो आसान लगेगा, नहीं पढ़े हुए हो तो दुख देगा, है ना। कीप लर्निंग। For the circles x² + y² - 10x + 16y + 89 - r² = 0, and x² + y² + 6x - 14y + 42 = 0, which one of the following is an r true? जिसके बाद हमारे पास 4 ऑप्शंस बने हुए हैं। पहले बात पूछा है कि इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ r क्या होंगी, 14 है इफ द सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, और फिर कॉमन टेंजेंट्स की बात की जा रही है, कुछ 2 पर्टिकुलर वैल्यूज हैं 13 एंड 21 के ऊपर। चलिए एड्रेस करते हैं बात को। इंटरसेक्टिंग सर्कल्स होते हैं, सबसे पहले फर्स्ट वाले सर्कल का सेंटर है आपके पास है 5, -8, और रेडियस हम इसकी निकालेंगे, तो यहाँ आपके पास 25 प्लस ये 64
-89 प्लस आर स्क्वायर। आई थिंक इन दोनों का सम भी 89 ही होता है, कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो ये रूट आर स्क्वायर बनेगा। हमें आर के बारे में कुछ बोला नहीं कि आर रेडियस है, अगर लिखा होता रेडियस है तो पॉजिटिव लेते, यहाँ सिर्फ डेटा की तरह कंसिडर होगा। मॉड लगाइएगा मतलब, है ना, मॉड लगाना जरूरी है। सेकंड वाला जो सर्कल है वो अगर आप इसका सेंटर देखेंगे तो -3,7 मुझे नजर आता है, और R2 में अगर यहाँ बनाने जाऊंगा तो ये है 9, ये है 49, -42 हमारे पास आता है, 7 यहाँ है, 16 बनेगा, 4 आपके पास आएगा। सर्कल्स अगर इंटरसेक्टिंग है, सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग, ऐसा तब होता है जब दो सर्कल अगर इंटरसेक्ट होते हैं तो फिर सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो उनके रेडियस के सम से कम आती है, और उनका जो रेडियस का डिफरेंसेस होता है उससे इसका डेटा ग्रेटर रहता है। यहाँ मॉड ऑफ आर है, R2 तो 4 है अपने पास, और हम सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। 5 और 3 है आपके पास से, तो 2 बनेगा तो 4 आ जाएगा डिफरेंस। यहाँ आपके पास से 15 है, ठीक है, 15 आप बनाएंगे तो 2, 2, 5 आपके पास बनेगा। तो एक बार फिर से सेंटर्स वगैरह वेरीफाई कर ले, गड़बड़ ना हो। 5, -8 है, -3, 7, यस वी गॉट इट। 3, -7 नहीं है, ये -3, 7 है। तो यहाँ पर अभी मिस्टेक हो रहा था क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा, तो मैथमेटिक्स आपको हिंट देना शुरू कर देती है कि अगर कैलकुलेशन गड़बड़ भी है तो। सो वी आर हैविंग दिस एज एन 8, 8 का स्क्वायर आपके पास है 64 है, और यहाँ आपके पास 15 है, ये 2, 2, 5 आपके पास आता है। मॉड ऑफ r + 4 आपके पास है। ये जो नंबर है आपके पास से 289 बनता है, 289 17 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। यहां से अगर आप देखेंगे तो मेरे पास मॉड r की वैल्यू 13 से ग्रेटर आती है, और यहां अगर हम सॉल्व करेंगे मॉड r -4, मॉड की वैल्यू <17 है, सो <17 एंड ग्रेटर देन -17, 21, ये डेटा भी आता है। यहाँ थोड़ा और लिख लेते हैं, -13 से मॉड r यहाँ <21 लिखा हुआ है। कंफर्म बात है, मॉड नेगेटिव से तो ग्रेटर ही होगा, तो उस इनइक्वलिटी को हम ये भी लिख सकते हैं कि मॉड r <21 है, क्योंकि दिस वन होल्ड्स ट्रू, ये तो ट्रू है, हमेशा ट्रू है। तो राइट साइड वाले को सॉल्व करते हैं, -21 r 21, कंडीशन नंबर 1। एंड यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो r > 3 और r इज <, -13, ये दूसरी कंडीशन यहाँ है। तो r आपके पास बनेगा -∞ से -13 यूनियन 13 से इन्फिनिटी, दिस इज योर कंडीशन नंबर 2, ये r है। और फर्स्ट कंडीशन आपके पास यहाँ है r का वैल्यू -21 से +21, कंडीशन नंबर 1। ठीक, आगे बढ़े, चलिए दोनों का लेते हैं कॉमन, तो आपके पास r डिसाइड हो जाएगा कि आप -21 से आगे चलिए -13 तक, फिर आप 13 से आगे चलिए 21 तक, ये काउंटिंग है। फाइनल आर ये आया। अब जिसने यही मिस्टेक कर दी और आर लिख दिया, बस वो फंस गया। हमें आर के बारे में नहीं बोला है कि आर कोई पॉजिटिव नंबर है या रेडियस है, आर बस एक वेरिएबल है, तो उसको वेरिएबल की तरह ही हमें ट्रीट करना होगा। काउंटिंग शुरू करते हैं, कौन कौन से आर हैं। आर की हमें इंटीग्रल वैल्यूज लेनी है, तो अगर आप देखेंगे तो सबसे मिनिमम वैल्यू -20 है, और ये -14 तक रहेगा, फिर ये 14 से ही शुरू होगा, 14, 15 से लेके 20 तक जाएगा। सो 14 से 20 तक आपके पास 7 नंबर्स आते हैं, और 7 यहाँ है। तो अगर हम यहाँ देखें तो टोटल 14 वैल्यूज आपके पास से आने वाली, 14 इंटीग्रल वैल्यूज, वी आर हैविंग 14 इंटीग्रल वैल्यूज। ये ऑप्शन करेक्ट है, बी गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आर की वैल्यू 13 और 21 के बारे में दो बातें पूछी जा रही। 13 हमने देखा, 13 यहाँ पर इक्विलिटी होल्ड करता है यहाँ से, तो 13 के बारे में अगर आर दे रखा हो तो क्या होगा, 21 के लिए क्या होगा, वो हम बात करते हैं। तो हम बात करते हैं पहले आर की वैल्यू 13 अगर है तो क्या होगा। ये क्वेश्चन है कि इफ आर इज 13, तो देखिए सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 17 आ चुकी है, R1 की वैल्यू 13 है,
R2 की वैल्यू हमारे पास से कितनी थी, R2 इज 4। तो क्या देख पा रहे हैं हम, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस उनकी रेडियस के सम के इक्वल आ रही है, दोनों 17 है। इसका मतलब फर्स्ट वाला सर्कल और छोटा वाला जो सर्कल है रेडियस 4 है, दे आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, दे बोथ आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली। सो कॉमन टेंजेंट्स हमसे पूछी जा रही है, उस केस में कॉमन टेंजेंट्स क्या बनेगी, एक ये है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, और एक हमारे पास इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स है। सो 3 कॉमन टेंजेंट्स, हमारे पास 3 कॉमन टेंजेंट्स इसके यहाँ से बन जाएंगे। आगे चलते, R अगर 21 है तब क्या होगा, तो ये तो करेक्ट हो गया। इफ R इज 21, तो देखिए C1 C2 आपके पास अभी भी इतना ही है, R1 की वैल्यू 21 है, R2 की वैल्यू 4 है, तो सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस कम है। तो आप समझ सकते हैं फिर कि सेंटर्स की जो बीच में ये वाला रूल फॉलो हो रहा है कि सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस रेडियस के डिफरेंस के इक्वल आ रहा है 17, यानी सर्कल बड़ा है और दूसरा वाला सर्कल इसको इंटरनली टच करता है, और इंटरनली टच करेगा तो फिर कॉमन टेंजेंट आपके पास 1 बनेगी। तो इस वाले केस में कॉमन टेंजेंट 2 लिखा है, गलत है ये वाली बात, है ना। हमारे पास इसके फाइनल आंसर ये बनता है। तो हमारे पास कितने आर की वैल्यूज आएंगी वो हम जानना चाहते हैं। तो हमारे पास R13 अगर है तो फिर 3 कॉमन टेंजेंट है, और R की वैल्यू 21 है तो फिर 1 कॉमन टेंजेंट है। यहाँ हमसे पूछा है कि R की इंटीग्रल वैल्यूज A और C, हमारे पास फाइनल आंसर्स निकल के आ रहे हैं। अब इसके अंदर एक बात है, इंटरसेक्टिंग जो वर्ड है ना, कट करने को कहते हैं। तो क्या इसमें टच करने वाले केसेस भी आएंगे या नहीं आएंगे, वो बात हमें सोचिए। तो जब हम इसको इंटरसेक्ट करने वाला वर्ड लिखा रहता है ना, यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो दे इंटरसेक्ट, तो कई बार इसमें टचिंग वाला जो केस है उसकी भी हम बात यहाँ पर करते हैं कि अगर ये टच कर गए तो यहाँ पर इक्वलिटी अगर होल्ड होती है तब बात हमें करनी है। अगर इक्वलिटी होल्ड करेंगे इन दोनों के अंदर तो हमारे पास 4 वैल्यूज और आएंगी, -21, -13, 13 एंड 21, तो वो हमारे पास 14 + 4 बना देंगे 18। तो उस वाले केस को हमें थोड़ा और देखना है कि सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं तो कंडीशन यही रहनी चाहिए। तो उसमें तो हम टच वाला वर्ड यूज में लेते हैं कि दे आर टचिंग ईच अदर, इंटरसेक्ट वाली बात हम वहाँ पर नहीं बोलते। तो इसका फाइनल आंसर आपके पास से AC आना चाहिए। आई एम मार्किंग AC एज द फाइनल आंसर, क्योंकि यहाँ पर क्या वर्ड लिखा है, इंटरसेक्टिंग। अब बात समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक सर्कल यहाँ है और एक सर्कल यहाँ है, क्या हम इसको इंटरसेक्ट कहेंगे या टच कहेंगे, ये बात है। यहाँ है पूरी लड़ाई। तो फिर A और B के अंदर बात डिसाइड होने लग जाएगी कि A लिखें या B लिखें। इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिकली कि दे आर टचिंग ईच अदर, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर। इंटरसेक्टिंग वर्ड तो इस वाले केस में आता है, तो यहाँ इक्विलिटी होल्ड नहीं होती है, तो हम मार्क करेंगे यहाँ पर AC एज अ फाइनल आंसर। Which one of the following statements is an arc correct with respect to the circles S1 and S2? ये हमसे निकालना है दोनों के रिस्पेक्ट में क्या कौन से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। सिक्वेंशियली आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले एक तो -1 आएगा, ठीक है, एक ये छोटा सा टाइपो है, वरना प्लस रहेगा तो फिर ये सर्कल ही रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो फर्स्ट वाला जो सर्कल है एक्चुअल में वो लिखा गया है x² + y² = 4, जिससे उसका सेंटर 0 0 और जो उसकी रेडियस है वो 2 बन जाती है। सेकेंड वाला सर्कल जो अपने दिया गया है वो है x² + y² - 2x - 4y + 4 = 0, जिसका सेंटर है 1, 2 और जो इसकी रेडियस हमारे पास बनेगी वो है 1 + 4 - 4, जिसकी वैल्यू 1 आती है। ठीक है, ये C1, ये R1, ये C2, ये R2, इनकी रिलेटिव पोजीशनिंग क्या है उसके लिए हमें दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी, जो √5 आती है, और अगर हम R1 + R2 करके देखें तो ये 3 आता है, वहीं दोनों का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो 1 है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये सिचुएशन है
कि C1 C2 सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो R1 प्लस R2 से कम है। √5 जो होता है 3 से कम होगा और 1 से ग्रेटर है। इसका मतलब दोनों सर्कल इंटरसेक्टिंग नेचर के हैं, दोनों सर्कल एक दूसरे को कट करते हैं। यहाँ पर ये बात हमें पता चल गई है कि दे बोथ आर इंटरसेक्टिंग नेचर। ठीक है, एक सर्कल यहाँ पर है और दूसरा सर्कल भी यहाँ पर है, ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, S1 एंड S2। अब आगे की बात करते हैं। ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। इसको पता करने के लिए हम ऑर्थोगोनैलिटी का यूज में ले सकते हैं कि 2G1 G2 प्लस F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 है क्या। G1 की वैल्यू फर्स्ट वाले सर्कल में 0 है, सेकेंड वाला कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, मल्टीप्लाई 0 होके 0 ही बन जाएगा, तो निकालने की जरूरत भी नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई 0 0 से होगा। कॉन्स्टेंट्स की बात करेंगे तो ये आपके पास है -4 और यहाँ पर +4 आता है। जी बिल्कुल 0 इक्वल टू 0 आ गया है। यस दे आर ऑर्थोगोनल, तो ये ऑर्थोगोनल है। पहला वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं दोनों सर्कल्स की और वहीं पर लेंथ ऑफ कॉमन कोड, जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे हमारे पास तो फिर हम उनकी लेंथ ऑफ कोड भी निकाल सकते हैं। उसके पहले क्विक क्वेश्चन, अगर ये दोनों इंटरसेक्टिंग है तो इसको बोला जाता है कॉमन कोड, जिसकी लेंथ भी हमसे पूछी है। कॉमन कोड ये बना और इसी को रेडिकल एक्सिस भी कहते हैं। इस रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन दोनों का डिफरेंस लेके निकाली जा सकती है। सो द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस हम लिखेंगे S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। आपके पास है 2x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0, आपके पास है इक्वेशन बन जाएगी। x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो आप x का डेटा रख सकते हैं 4 माइनस 2y, ये डेटा है। अब सर्कल के साथ सॉल्व करना, दोनों सर्कल को सॉल्व करने से बेटर ये है कि इस सर्कल को फर्स्ट लाइन के साथ सॉल्व कर लिया जाए, क्योंकि तीनों यहीं मिलते हैं, इसी से लाइन पास होती है, इसी पॉइंट से दोनों सर्कल भी पास होते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले की इक्वेशन इजी है। तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक्स का डेटा हम यहाँ रखेंगे 4 माइनस 2y होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 4y स्क्वायर वाई स्क्वायर वी आर हैविंग 5y स्क्वायर, 8 आता है 16y बनेगा, 16 है आपके पास से 4 बन जाएगा। ये डेटा आप बना सकते हैं। कोशिश करके देखिए क्या हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ये डेटा आपके पास बना, 5y है, y माइनस 2 है, 6 हम कॉमन लेंगे, y माइनस 2 है, यहां से आता है y माइनस 2, 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक डेटा है कि y की वैल्यू 2 आएगी, आप y को 2 रखिए तो आपके पास से x का वैल्यू 0 आता है, और दूसरा y का वैल्यू 6/5 है, 6/5 आप यहाँ रखिए तो आपके पास से x का वैल्यू आता है 4 माइनस 12/5। ठीक है, तो 6/5 रखेंगे तो ये 12/5 आपके पास से बनेगा। तो x का डेटा हमारे पास से 8/5 भी आता है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। क्या सेम पॉइंट आए? पॉइंट आ रहा है 0,2, यहाँ 2,0 लिखा है, गलत बात है। फिर आता है 8/5, 6/5, ये भी उल्टा लिखा हुआ है, तो ये वाला बी ऑप्शन तो हमारे पास से गलत आने वाला है। सो पॉइंट्स आए हैं हमारे पास, ए पॉइंट आया है, आप देख सकते हैं ए पॉइंट है 0,2 और बी पॉइंट हमारे पास आएगा 8/5, 6/5। तो बी ऑप्शन तो गलत है। लेंथ ऑफ कॉमन कोड निकालना चाहते हैं ए बी, तो वो हम निकाल सकते हैं ए बी, यही लेंथ ऑफ कॉमन कोड है। आप देखेंगे तो 64/25 है और 2 माइनस 6/5 का भी होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा गया है। 64/25, यहाँ 10 माइनस 6 4 आता है, 16/25 हमारे पास से 80/25 आता है। 5 से हम डिवाइड कर देते हैं और 5 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 16 भी आता है।
4/√5 आपके पास से लेंथ आती है, या 4/√5 ही लिखा है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। अगला है डी ऑप्शन के पॉइंट 2,3 लाइज आउटसाइड द सर्कल S1 एंड S2। ठीक है, तो ये तो पता कर सकते हैं, S1 की इक्वेशन हमारे पास है x² + y² - 4, और S2 की इक्वेशन हमने देखी है, ये है x² y² - 2x - 4y + 4 = 0। ठीक है, पॉइंट की लोकेशन ढूंढिए, पॉइंट है आपके पास से, इज अ पॉइंट P 2,3, S1 निकालिए, 4 + 9 - 4 9 आता है, ग्रेटर देन 0, यस, इसके लिए आउटसाइड है। यहां से हम निकालते हैं, 4 आता है, 9 आता है, 8 आता है, 12 आता है, +4 आता है। ठीक है, तो यहां से देखिए ये सब कैंसिल है, आपके पास S2 का वैल्यू -3 नेगेटिव आ रहा है, और यहां बोला गया है कि आउटसाइड आएगा, तो इसके लिए आउटसाइड है लेकिन उसके लिए इनसाइड है, तो डी इज रॉन्ग। तो क्या हमारे पास फाइनल बात बनी कि 2/3 लाइज आउटसाइड द सर्कल S1 एंड S2। एक बार रिकन्फर्म में कर लेता हूँ जो डेटा हमारे पास लिखा गया है। सबसे पहले तो हम इक्वेशन देख लेते हैं, x² y² - 2x - 4y + 4। ठीक, अब ये पॉइंट है 2,3, देखो कैसे गड़बड़ होती, यही बात है, अभी तो देखो गलत मार्क कर देते, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, और ये कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है, कैलकुलेशन मिस्टेक। जब हम 2,3 रख रहे हैं तो x की जगह 2 रखेंगे, 4 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 4 बनेगा, हम 8 लिख दिए थे, 3 रखेंगे 12 आता है, फिर यहाँ 4 आता है, 4 से 4 चला गया है, 13 - 12 इज 1, पॉजिटिव है, यहाँ भी आउटसाइड है, अभी गलत मार्क कर देते, तो इसीलिए क्रॉस वेरिफिकेशन जरूरी है। तो नो, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, आपके पास फाइनल आंसर्स आ जाएंगे ACD। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों सर्कल सॉल्व करने थे, तो सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, लाइन की इक्वेशन निकाली जो यहाँ से आ सकती है, फिर पहले वाला सर्कल की इक्वेशन इजी है, उसके साथ सॉल्व करके पॉइंट निकाल दी। बी ऑप्शन गलत आया, डिस्टेंस निकाल दी, सी आ गया। 90 डिग्री पर कट करते हैं, इसके लिए ऑर्थोगोनैलिटी की जो कंडीशन उससे वेरीफाई कर लिया, और लास्ट वाले ऑप्शन के अंदर हमें पता करना था इस पॉइंट की लोकेशन दोनों के रिस्पेक्ट में क्या है। तो मैच, ये जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं ना, MCQ क्वेश्चंस, इनकी प्रैक्टिस आप जरूर करते रहिए। Two circles of radius R1 and R2 are touching the coordinate axis and intersecting each other orthogonally. ये कंडीशन गिवन है, और R1/R2 हमसे पूछा गया है। दो ऐसे सर्कल हैं जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करते हैं। ठीक है, एक बात मुझे बताइए, कोई भी सर्कल अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है तो उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाते हैं, ये रेडियस R बन जाती है, यहाँ भी R बन जाता है, और ये सेंटर के कोऑर्डिनेट R, R आता है। तो इस हिसाब से सर्कल की इक्वेशन आपके पास आती है x - r का होल स्क्वायर y - r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R²। ये डेटा आपके पास से बनेगा, R, R सेंटर है, ये रेडियस आपके पास है, और ये आपके पास है, सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, अब ऐसे हमारे पास दो सर्कल्स हैं, कैसे हैं, एक C1 है और एक C2 है। तो हमारे पास जब R की जगह R1 आ जाएगी, तब आपके पास इक्वेशन आएगी फर्स्ट सर्कल की, और आप चाहो तो इसको एक बार ओपन करके भी लिख सकते हो। तो ये बनेगा x² + y² 2xr 2ir + r² इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट सर्कल के लिए r की जगह हम R1 लेंगे, तो इक्वेशन आपके पास x² + y² 2xr1 एंड इट इज इक्वल टू R1²। वहीं पर अगर हम सेकेंड सर्कल की बात करते हैं तो R की वैल्यू R2 आती है। ये दूसरा सर्कल, दो सर्कल अगर ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो इनकी कंडीशंस आती है C1 + C2
2 टाइम्स G1 G2 प्लस F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ये डेटा अपने पास से निकल के आता है। ठीक है, लेट मी रीराइट इट। और यहां से अब हम क्या करेंगे, हर डेटा जो हमें यहां पर चाहिए उसको यहां पर प्लेस कर देंगे। ये G है, G1 आपके पास से -R1 -R2 आता है, F1 आपके पास से -R2 और ये भी -R2 आता है। बेसिकली F1 आपके पास से R1 और ये डेटा आता है। सामने C1 प्लस C2 है, दोनों जगह से अगर आप देखेंगे तो डेटा आपके पास आएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर आता है। यहाँ R1 R2, ये R1 R2 आपके पास से 4 टाइम्स R1 R2 आता है। R1 बाय R2 का आपको रेशियो लेना है। ठीक है, कोशिश करते, तो यहाँ पर हम सब जगह R2 स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ये डेटा आपके पास R1 बाय R2 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स R1 बाय R2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक आ गई। अब हमें यहाँ से इसी रेशियो को निकालना है, तो फिर सीधाचार्य लगा देते हैं। R1 बाय R2 इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। यहाँ आपके पास 4 आता है, 12 आता है, तो यहाँ से 2√3 बनता है। यहाँ डेटा 2 है। यहाँ 2 प्लस माइनस √3 आपके पास है, ये आपके पास है R1 बाई R2 है। कौन से दो ऑप्शंस आपके पास आते हैं, 2 प्लस √3, 2 माइनस √3 आपके पास से फाइनली आंसर्स AC हम यहाँ पर कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो सवाल को समझिए, पहले क्या पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर बिहेव करना होगा। ठीक है, तो यहाँ R1 R2 दो रेडियस है, एक सर्कल को भी अगर दोनों जगह टच करेगा तो सेंटर RR बन जाता है। तो पहले हमने एक कंक्लूजन यहाँ पर कर लिया। अब ऐसा दोनों सर्कल्स के लिए हो रहा था, तो दोनों की इक्वेशंस आ गई, बोला ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन ये होती है। उसको अप्लाई किया, क्वाड्रेटिक बना, R1 बाय R2 हमसे पूछा गया है, सिंपल उसी को सॉल्व किया। ऐसे क्वेश्चंस बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा मटेरियल सॉल्व कीजिए, थिंग्स बिल्कुल फाइन होगी अगर आप सिंसियरली मेहनत करते हैं। कीप सॉल्विंग। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली, ये हमसे पूछा गया है। ये ऑर्थोगोनली कट करते हैं तब हमसे बात पूछी जाती है। तो कंडीशन उसकी जो होती है वो होती है 2 टाइम्स G1 G2 प्लस F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 आपके पास ही डेटा आ जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे तो G1 की वैल्यू P/2 है, G2 की वैल्यू वहाँ से देखेंगे x का कोफिशिएंट हाफ कर देंगे -5, F1 निकालिए यहाँ से, ये भी P/2 है। यहाँ से आप F2 निकालिए, वो रहा आपके पास, ये P आता है। फिर आप C1 देखिए, यहाँ पर -7 है और वहाँ पर C2 आपके पास से 1 है। ये डेटा आपके पास 2 टाइम्स G1 आपके पास से आता है P/2, G1 के बाद G2 आता है आपके पास से -5, फिर F1 आता है आपके पास से P/2, F2 आता है आपके पास से P। ये रहा ये, और ये सामने आपके पास C1 प्लस C2 है, जो डेटा बनता है -7 प्लस 1। इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -5P प्लस P स्क्वायर -6, P स्क्वायर -5P प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइज कर देंगे, P-2 P-3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ से P का वैल्यू 2 और 3 बन जाता है। तो अब यहाँ पर मार्क कर देंगे B और C। एक बात का यहाँ ध्यान रखना, इन 2 और 3 पर कम से कम ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करने जरूरी है। तो एक बार रखने के बाद वेरीफाई करना इस कंडीशन को कि C1 C2 शुड बी लेसर देन R1 प्लस R2 एंड इट इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2। ठीक है, और ये इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो कई बार ऐसे पी निकल के आ जाते हैं जिसके लिए ये कंडीशन, मतलब वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो जब कट ही नहीं किए तो फिर ऑर्थोगोनल कैसे होंगे, है ना। पर यहाँ पर ये दोनों इस बात को सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए हम BC को फाइनल आंसर
मार्क कर सकते हैं। If the circle C1 is x1 square plus xy square is equal to 16, intersect the other circle C2 of radius 5 in such a manner that the common chord is of maximum length. जो कॉमन कोड है वो मैक्सिमम लेंथ का है। कॉमन कोड कैसे बनता है? जब दो सर्कल एक दूसरे को कट करते हैं, जैसे एक सर्कल यहाँ है, एक सर्कल यहाँ है, तो ये होता है इनका कॉमन कोड। ठीक है, then it has a maximum, it has a slope of 3/4, then coordinate of center of C2 हमसे पूछा गया है। अब ये मीनिंग समझा? फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे और एक एक लाइन को डिकोड करते हैं। सर्कल C1 इंटरसेक्ट, इसकी रेडियस है 4, इंटरसेक्ट अनदर सर्कल C2 ऑफ रेडियस 5। तो यानी किसकी रेडियस ज्यादा है? सेकेंड सर्कल की ज्यादा है, इसकी रेडियस कम है। ठीक है, ये फर्स्ट सर्कल, सेकेंड सर्कल की रेडियस ज्यादा है, पर हम क्या चाहते हैं वो सुनिएगा ध्यान से। कॉमन कोड मैक्सिमम लेंथ की होनी चाहिए, मैक्सिमम लेंथ की। तो ये कॉमन कोड जो है मैक्सिमम लेंथ कैसे डिसाइड होगा? किसी एक सर्कल के डायमीटर बन जाए, ये पॉसिबल है। दोनों में छोटी सर्कल रेडियस किसका है? इसका 4 रेडियस है, उसका 5 रेडियस है। तो वो जो सर्कल है वो इसके डायमीटर से एंड पॉइंट से पास हो जाए, यहां से। तो ये अगर मैं कॉमन कोड बनाने लगूं तो ये हुआ हमारे पास सर्कल नंबर C1, ये है हमारे पास सर्कल नंबर C2। इसका जो सेंटर है A और इसका जो सेंटर है B, ये कहानी है। तो ये बनी आपके पास मैक्सिमम लेंथ कॉमन कोड। मैक्सिमम लेंथ का कॉमन कोड है, उसकी बात हम यहां पर करेंगे। ये है वो मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, ये बात आपके पास बनी। अब बताइए मैक्सिमम लेंथ क्या होगी? आपको पता चल चुका है कि इसका रेडियस 4 है, तो 4 ऊपर और 4 नीचे बन जाएगा। यहाँ पर ये सेंटर रहेगा, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, टोटल डायमीटर बनेगा 8 का। रेडियस इसका 5 आता है। अब आगे पूछा है इसका स्लोप 3/4 है। ठीक है, तो लेट्स कॉल दिस एज PQ। तो स्लोप ऑफ PQ इज आपके पास से 3/4, आपके पास से कॉर्ड ऑफ PQ आता है। ये PQ का कॉर्ड आपके पास से 3/4 आया, इसका स्लोप। अब हमें इसका सेंटर निकालना है। ध्यान दीजिए, सेंटर ऑफ C2 का सेंटर यहां है, ये हमें निकालना है। तो पहले ये लेंथ हमें सोचनी होगी। और ये है आपके पास से A क्या है वो देखिए। A है आपके पास फर्स्ट सर्कल का सेंटर, जिसको तो हम ओरिजिन भी बोल सकते हैं। A आपके पास से है सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड इट इज 0 0। और B जो है सेकंड वाले सर्कल का सेंटर है। अब हम क्या कर सकते हैं वो हमें सोचना है। ये हमारे पास से 4 है, तो क्या आप जानते हैं P को अगर मैंने B से मिलाया तो क्या बात बनेगा? अगर मैंने P से B को मिला दिया तो ये लेंथ हमारे पास से 5 आता है। सो दिस लेंथ इज द रेडियस ऑफ C2 5। ये 5 है, ये 4 है। AB कितना बनेगा आपके पास से, ये आपको डेटा बनाना है। ये लेंथ आपको बनाना है, ये 90 डिग्री बनेगा। किसी भी कोड पर सेंटर से परपेंडिकुलर कोड पर 90 डिग्री पर मिलता है। 4 5 और यहाँ से आपके पास 3 आता है। 16 + 9 = 25, यहाँ पर डेटा बनेगा ये। अब क्वेश्चन क्लियर है, बताओ कैसे? ये पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन, बहुत ब्रिलियंट ये क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, राइट एंगल ट्रायंगल बना चुके हैं। अब ये पूरा क्वेश्चन इस बात पर आकर टिक गया है कि ये रहा आपके पास ओरिजिन 0 0। आपने क्वेश्चन पढ़ा है कि डायरेक्टली सॉल्यूशन देखने आ गए हैं। निकालना क्या है? क्या पता नहीं क्या निकालना है। अरे सेंटर निकालना है C2 का, B। तो वो B कहाँ है? B इसके इस साइड है, यहाँ है B 90 डिग्री पर। हमारे पास इसका स्लोप पता है हमें, क्या है इसका स्लोप? 3/4। तो आप मुझे बताइए AB का स्लोप क्या होगा? तो स्लोप ऑफ AB इसका परपेंडिकुलर होगा, वो बनेगा -4/3। -4/3, और ये डिस्टेंस कितनी है? 3। एक बात बताएं, ये सर्कल इधर ही नहीं, ये सर्कल इस साइड भी बन सकता है।
ऐसा कोई श्योरिटी, ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि सर्कल उधर भी बने, यही सर्कल इस साइड भी आ सकता है। तो जब हम इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो हमें प्लस माइनस यूटिलाइज करना चाहिए। यहां से आया -4/3। जो टेन थीटा होता है स्लोप में, जो टेन थीटा होता है अपने पास, थीटा जो होता है उसकी वैल्यू 0 से पाई के बीच में होती है। तो यहां ध्यान रखिएगा, कॉस थीटा नेगेटिव हो सकता है, साइन थीटा कभी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहता है। -3/5, 4/5 पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन अब हम लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्म याद रखा करो, समझ के चला करो। ऑफ लाइन ए बी, ए के कोऑर्डिनेट 0 0 है, अपॉन आपके पास से कॉस थीटा, साइन थीटा, और रेडियस हमें कितनी डिस्टेंस पे जाना है वो आर है। आर का वैल्यू आपके हिसाब से +-3 आता है। कॉस थीटा की वैल्यू आती है -3/5, साइन थीटा की वैल्यू आती है 4/5 +-3/5। y का वैल्यू आपके पास है +-3 4/5, -+9/5 +-12/5। एक ऊपर वाला साइन लेंगे, -9/5 और 12/5 आपके पास बनेगा, और फिर नीचे वाला साइन लेंगे तो बनेगा 9/5, -12/5। दोनों को मार्क कर लीजिए। -9/5, 12/5 ये रहा, ये डेटा लिखा हुआ, +9/5 -12/5 ये बी आपके पास ऑप्शन है। फाइनल आंसर आपके पास से बी डी इसका आंसर बनेगा। बहुत प्यारा उम्दा क्वेश्चन है, टॉप क्लास क्वेश्चन है, मार्क करके चलिए। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, उसको भूला मत कीजिए। उसमें इतनी पावर है कि किसी पॉइंट से अगर आप स्लोप बता दें लाइन का और डिस्टेंस आपने बता दी तो उतनी डिस्टेंस पे जाकर कोऑर्डिनेट्स निकाल देता है। ठीक है, अगर ये आपने नहीं पढ़ा है तो फटाफट से मेरी बुक पे जाइए, वहाँ पर पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन की कम से कम 20 सवाल दे रखे हैं, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व इलस्ट्रेशन से कीजिए, थ्योरी में वीक है थ्योरी पढ़िए, जो भी वीकनेस है उसको इमीडिएटली खत्म कर दीजिए, सर्कल से दोस्ती कीजिए। यही पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको इलिप्स में भी दिखेगा, पैराबोला में भी दिखेगा, हाइपरबोला में भी दिखेगा। सीखते हुए चलिए, लर्न करते हुए चलिए। सो BD हम यहाँ पर फाइनल आंसर इसका मार्क करते हुए चल रहे हैं। कीप लर्निंग। लेट्स डिस्कस अ पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन जो सर्कल के ऊपर बेस्ड है कि इन अ डायग्राम एज शोन अ सर्कल इज ड्रॉन विद द सेंटर 1,1 and radius is 1 and a line L. There is a line L. The line N is tangential to the circle at Q. यहाँ पर ये टेंजेंशियल है, टच करता है, तो फिर ये सेंटर से परपेंडिकुलर आपको पता होगा 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पर। And this line L meets the y axis at R and x-axis at P in such a way that angle OPQ equals theta. OPQ का एंगल आपके पास है थीटा आता है। ठीक है, अंडरस्टूड। थीटा 0 से 90 के बीच में है और Q के कोऑर्डिनेट हम जानना चाहते हैं कि क्या बनेंगे। तो इस डायग्राम के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें Q के कोऑर्डिनेट सही है, ये एंगल थीटा है। तो दिमाग में एक बात आती है, अगर मैं इसको यहां पर एक्सटेंड करता हूं, एक्स एक्सिस और ये दोनों सेम है, तो ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा आपके पास है। यस और नो? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये थीटा है। तो इस ट्राइंगल के हिसाब से अगर हम देखें तो ये एंगल हमारे पास है 90 माइनस थीटा बनना चाहिए। एग्री करते हैं आप? ये दोनों पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा बनेगा, दोनों सेम। ये थीटा, ये 90, तो फिर ये 90 माइनस थीटा है। हम इसमें इस बात पे इंटरेस्टेड हैं कि हम क्यू के कोऑर्डिनेट निकालें, तो इसको मैं वहां ना बनाते हुए थोड़ा यहां आपको समझाना चाहता हूं कि दिस इज क्यू और ये है आपके पास एक सेंटर के कोऑर्डिनेट जो है 1,1। इसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है ना वो 90 माइनस थीटा है, और ये इसका एक्चुअल डायग्राम है, रफ डायग्राम नहीं है, ओरिजिन है, 1,1 है, तो एक्चुअल डायग्राम है क्यू की हम बात करना चाहते हैं। सो ठीक है, क्यू के बारे में सोचेंगे। और सी क्यू क्या है? सी क्यू इज द रेडियस जो कि 1 है।
सी क्यू इज द रेडियस 1, ये 1 है रेडियस। अब आप बताइए कैसे इसको एड्रेस किया जाए। दिस इज 1। तो यहां से इसके अपसाइड अगर हमें जाना है तो फिर हमें रिकॉल करना होगा पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो कॉन्सेप्ट हम लिखेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में आप लिखेंगे x माइनस x1। यहां पर cos आता है, पर यहां लिखा जाएगा 90 माइनस थीटा। फिर है y माइनस 1, यहां आता है साइन, पर लिखा जाएगा 90 माइनस थीटा। तो सामने आता है r, जिसकी वैल्यू हम 1 रखेंगे, क्योंकि जैसे ही अप साइड जाएंगे इसका x कोऑर्डिनेट भी बढ़ेगा और y कोऑर्डिनेट भी बढ़ेगा, तो पॉजिटिव वाला हमें पिक करना होगा। यहां आप सिंप्लीफाई कीजिए। cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू आपके पास से sin थीटा आता है, y माइनस 1 आपके पास से cos थीटा आता है, सामने आया 1। सिंप्लीफाई करते हैं तो x माइनस 1 की वैल्यू sin थीटा, y माइनस 1 की वैल्यू cos थीटा, x की वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा आता है, और यहां से y की वैल्यू 1 प्लस cos थीटा आता है। तो ये दोनों डेटा आपके पास से क्यू पॉइंट आ जाए। ये डेटा आपके पास है 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा, ये आपके पास से क्यू पॉइंट निकल के आएगा, विच इज रिटर्न एज डी। तो डी वाला ऑप्शन हमने यहां पर मार्क कर दिया। ठीक है, तो क्यू पॉइंट, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हमें पता चल चुका है कि भाई पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये डेटा बनेगा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। कॉम्प्रिहेंशन में एक ही सवाल नहीं होते पढ़ते। सेकंड वाला क्या पूछा है कि आप पी आर की इक्वेशन लेकर आइए। पी आर कौन है, ये रहा, इस वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो अगर मुझे क्यू पॉइंट पता है तो फिर तो मुझे तो इस लाइन का स्लोप भी पता है। कैसे कि अगर ये थीटा है तो इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा है, तो स्लोप आ जाएगा। और क्यू पॉइंट पता है, पी आर की इक्वेशन बन जाएगी। क्यू के कोऑर्डिनेट हमारे पास पता है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा है। ठीक है, तो जो स्लोप है पी आर का वो आपके पास आएगा tan ऑफ 90 माइनस थीटा। तो अब हम पी आर की इक्वेशन लिख लेते हैं। यहां से y माइनस y1, ये माइनस ऑफ tan थीटा, ये डेटा हमने लिखा माइनस ऑफ tan थीटा, x माइनस x1, ये डेटा आपके पास आ गया। सिंप्लीफाई करना है, साइन कॉस के हिसाब से करना चाहे वैसे करिए। एक्सप्रेशन को देख लीजिए कैसे लिखे गए हैं, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, y माइनस y1 माइनस कॉस थीटा हमने लिखा है, इसको हम लिख लेंगे माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा या मल्टीप्लाई कीजिए, y कॉस थीटा आता है, कॉस स्क्वायर थीटा आता है, ये साइन थीटा x आता है। ठीक है, सबको एक तरफ लेकर आते हैं। तो यहाँ आपके पास ये भी साइन थीटा बनेगा और माइनस आपके पास से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। एक्स साइन थीटा वाई कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, साइन थीटा कॉस थीटा और आपके पास लिखा जा रहा है, तो वो डेटा बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड प्लस 1। ऐसी इक्वेशन हमें नजर आती है कि ऐसी इक्वेशन बननी चाहिए। तो क्लियर कट था। वैसे आपके पास पॉइंट पता है तो आप इससे टेंजेंट की इक्वेशन भी लिख सकते थे, कैपिटल टी इक्वल टू 0, उससे भी आप कर सकते हो। और थोड़ा लेंदी जाएगा पॉइंट, क्योंकि फ्रेंडली नहीं है। तो हमारे पास पॉइंट पता है, तो यहाँ से स्लोप दिख गया, पाई माइनस थीटा है, तो फिर जो लाइन की इक्वेशन जैसे लिखी जाती है वहाँ से हम बना देंगे। कुछ ऑप्शन मैच हुआ है तो बताइए। यस, सी ऑप्शन मैच हो रहा है। इसी को करने का जो मैं कह रहा हूँ कि सेकेंड ऑप्शन क्या हो सकता था, सेकेंड मेथड, क्योंकि जो पी आर है ना वो तो टेंजेंट है, तो टेंजेंट की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन आपको पता है, आप t इक्वल टू 0 करके भी वहां से बना सकते हैं। t इक्वल टू 0, उसके लिए फिर सर्कल की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। सेंटर है 1 1, रेडियस है 1, लिख सकते हो वहां से भी। सबसे आसान तो यही है कि आपके पास पॉइंट पता है, स्लोप पता है, सीधा लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछा कि एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स एक्सिस एंड पी क्यू इज ए थीटा, फाइंड ए ऑफ पाई बाय 4। ठीक है, अब इस डायग्राम को ज़्यादा कुछ ना करते हुए वापस से यहाँ पर ये डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं, फिर समझते हैं कि क्या हो रहा है। ये सर्कल है, यहाँ पर एक सर्कल बनाया, एक टेंजेंट है आपके पास, यहाँ से ये बना दिया। ठीक, फिर से देख लें एक बार, डायग्राम मैच कर रहा है। ठीक है, यही बात है ना,
have R Q P. This is R, this is Q, this is P. ठीक है जी, यही है, ये है लाइन L। अब आइए क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्या पूछा है। एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स एक्सिस एंड पी क्यू। पी क्यू ये है, एक्स एक्सिस यहाँ है, सर्कल ये है। जैसे आपने मूवीज में सुना होगा ना कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, पुलिस ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, तो आप पूरे घर के चारों तरफ आ चुके हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी जब एरिया कंप्यूटेशन होता है ना, तो यहाँ बताते हैं कि उस एरिया की बाउंड्रीज क्या क्या है। तो सुनिए क्या क्या है। एक तरफ है सर्कल, तो एक ही रहा सर्कल, सर्कल ये पूरा होता है। एक तरफ एक्स एक्सिस है और एक तरफ पी क्यू है, यानी ये चार तरफ से नहीं, तीन तरफ से सराउंडेड है, एनक्लोज्ड है। पी क्यू, एक्स एक्सिस एंड द सर्कल। सो विच एरिया दे आर टॉकिंग अबाउट? दिस एरिया। इस एरिया की बातचीत हो रही है कि आपसे ये एरिया पूछा जा रहा है कि इस एरिया को आप कैसे कंप्यूट करेंगे। अब देखिए, यहां से थे परपेंडिकुलर, यहां से भी है परपेंडिकुलर, दोनों। ये था सेंटर जिसके कोऑर्डिनेट है 1,1। हमें स्पेसिफाइड पूछा है ए थीटा, यानी जब π/4 है तब पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये जो पी आर की इक्वेशन लिखी है हमने, जो लाइन एल है, उसके बारे में बात करते हैं। इसकी इक्वेशन अभी हमने निकाली, तो इसको थीटा इक्वल टू π/4 पे कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप मुझे बताइए, अगर थीटा इक्वल टू मैंने यहाँ पर π/4 रखा, तो मेरे पास तो x/sin45, y/sin45, 1/√2, 1/√2 + 1, ये डेटा आपके पास लिखा गया है। ये है x + y, यहाँ √2 बनता है और यहाँ पर भी √2 लिखा गया है। ये है √2 + 1, ये डेटा आपके पास बनेगा। दिस इज द इक्वेशन जो अपने पास निकल के आती है। तो थीटा इक्वल टू π/4 पे हम इक्वेशन लिखने चलते हैं, तो वो बनेगा x + y = 2 + √2। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ये बन जाएगी बात। जब ये हम लिखेंगे तो यहाँ P पॉइंट आएगा। P पॉइंट कैसे लिखेंगे? P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके पास, 2 + √2, 0 आपके पास से P पॉइंट बना। ठीक, अब हम सोचते हैं कि इस एरिया को कैसे निकालें। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो थीटा 45 बोला है, सो दिस इज 45 डिग्री। ये 90 है, ये 90 है, टोटल 360 आता है। तो 90 90 हो गया 180, और ये है 45। तो मैं ये कहूंगा आपसे कि हमारे पास ये एंगल जो है ये निकल के आ गया है। नाउ दिस एंगल इज 135। 45 एंड 135, 180 आता है। 90 90 भी 180 है। तो क्या मैं सर्कल का ये सेगमेंट ला सकता हूं? ये जो टुकड़ा है, टोटल होता πr² होता है जब एंगल 360 होता है। इस सेगमेंट को हम निकाल सकते हैं। तो हमसे जो पूछा जा रहा है, पहले उसकी बात करते हैं कि भाई शेडेड रिक्वायर्ड रीजन। अच्छा सवाल है ये अगर आपको निकालना है तो इस क्वाड्रिलेटरल में से आपको सर्कल का सेक्टर हटा देना है। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल माइनस सेक्टर ऑफ सर्कल। सर्कल का एक पार्ट हमें हटाना है। अब आप मुझे बताइए इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या बनेगा, ये मुझे सोच के बताइएगा। ये लेंथ L है, अगर हम इस लेंथ को L ले लेते हैं तो ये यहां से आपके पास ये बन जाएगा 90 डिग्री। ये रेडियस है R, 90 डिग्री है, तो हाफ L इंटू R है, और ये भी हाफ। ये टेंजेंट किसी पॉइंट से सेम रहती हैं, तो ये L क्या बनेगा आप ये बताइएगा मुझे। लेंथ ऑफ टेंजेंट, कैपिटल L तो यहाँ यूटिलाइज हो चुका है। किसी पॉइंट आपको पता हो, सर्कल की इक्वेशन आपको पता हो, तो सर्कल की इक्वेशन बताइए सबसे पहले। तो सर्कल क्या है? सर्कल की इक्वेशन, सेंटर है इसका 1 1, ये सर्कल की इक्वेशन है। सो लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी मैं बात कर रहा हूं पी क्यू की, ये आपके पास से √S1 आ जाएगा। हमारे थीटा 45 डिग्री के लिए पॉइंट पता है, ये कंफर्म है, आप यहाँ रखिए। तो यहाँ -1 करेंगे ना, तो ये 1 + √2 का होल स्क्वायर रहेगा। 1 आप रखेंगे तो ये बनेगा 1, ये रखेंगे -1, दोनों हो गए कैंसिल। 1 + √2 आपके पास से पी क्यू की लेंथ निकल के आ गई L। और ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये बन जाएगा हाफ R इंटू L, हाफ R इंटू L। दिस इज द डेटा, हाफ R इंटू L प्लस हाफ R इंटू L, ये निकाल सकते हैं हम। माइनस इस सेगमेंट का एरिया देखिए, πr² आपके पास टोटल एरिया होता,
जिसमें 135 डिग्री है और टोटल होता 360, तब ऐसा लीनियरिटी लगा सकते हैं। पाई आर स्क्वायर तब होता है जब 360 होता है, हम चाहते हैं 135 डिग्री बने, तो ऐसे बना सकते हैं। रिजल्ट देखिए आप, यहाँ से आर एल आता है, यहाँ पाई है, यहाँ आर स्क्वायर आपके पास है। ये कुछ 45 से कैंसिल जितनी बार हो सकता है, ये 8 बार कैंसिल होगा और ये 3 बार कैंसिल होगा, तो आपके पास ये डेटा बनते हैं। एल की वैल्यू है 1+√2, रेडियस है आर, हमारे पास रेडियस इसकी कितनी है, 1 है। सो इट इज √2 + 1 -3π/8 आपके पास है नंबर है। √2 + 1 -3π/8, दिस इज द ए ऑप्शन। ये वाला थोड़ा अच्छा सवाल है, ये बढ़िया सवाल है, टॉप क्लास क्वेश्चन, बेहतरीन सवाल, बेहतरीन। यहाँ पे शुरुआत हुई, आप देखिए शुरुआत से ही, यहीं से कंक्लूड करना है। क्यू पॉइंट निकालना ये भी आसान बात नहीं है, क्यू को निकालना हमने सबसे आसान तरीके से सोचा, पैरामेट्रिक से निकालने की। जब ये थीटा तो यहाँ थीटा, ये पाई माइनस थीटा, फिर पैरामेट्रिक से फंडा लगाते ही सीधा आंसर आया। और भी लेंदियर अप्रोचेस हो सकती हैं। फिर पी क्यू की इक्वेशन निकालनी थी हमें, पी क्यू की, तो वो कैसे निकाली, जब हमें पता है थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा है, क्यू पॉइंट पता है, तो सिंपल लाइन से जो स्लोप वाला फंडा उससे निकाल दिया। एक थोड़ा सा लेंदी अप्रोच है, टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं, पॉइंट पता था हमें, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो t = 0 करके भी इक्वेशन ला सकते हो, कर सकते हो। फिर आया इस एरिया को कंप्यूटेशन के, जो अनक्लोज्ड है सर्कल एक्स एक्सिस और पी क्यू से, पी क्यू एक्स एक्सिस दो तरफ तो ये हो गया और एक तरफ सर्कल, तो इस क्वाड्रिलेटरल के लिए हमें पॉइंट निकालना जरूरी था, इसलिए क्वेश्चन बनाने वाले ने क्या किया, थीटा बताया π/4 बताते लाइन को सिंप्लीफाई किया, तो वो लाइन बनी जिसको एक्स एक्सिस पे यहाँ कट करता है। ये सर्कल की इक्वेशन है, √S1 से लेंथ ऑफ टेंजेंट स्मॉल l निकल के आया, r पता है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया r × l, पाई आर स्क्वायर यहाँ 45 या 135 360 आता है, टोटल एरिया यहाँ से निकाला एंगल, तो 135 से डेटा बन गया। ब्रिलियंट ब्रिलियंट क्वेश्चन, ऐसे और आपको कॉम्प्रीहेंशन करने हैं, आपको मेरी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली बुक है उसमें मिल जाएंगे। आपने देखी है बुक या नहीं देखी है, मैं दिखाऊं आपको, दिस इज आवर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बुक, पढ़िए इसको, सीखिए, बेहतरीन सवाल इसके दिए जा गए हैं, इसके अंदर आपको हर चैप्टर के अंदर दिखेंगे ऐसे, चाहे आप पैराबोला सॉल्व कर रहे हो, सर्कल सॉल्व कर रहे हो, इंटरमिक्स कर रखे हो, सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बस सीखिए, सीखोगे, कनेक्ट करोगे, तो मैथमेटिक्स के अंदर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। कीप लर्निंग। ये कॉम्प्रीहेंशन डिस्कस करते हैं। लेट कंसिडर द सर्कल x² + y² - 4x - 1 = 0 and the line y = 3x - 1. If this line L cuts the circle at A and B, then which one of the following option is an arc correct? हमारे ऊपर दो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए, सिक्वेंशियली एक एक करके दोनों पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो द सर्कल इज नोन टू अस, दिस लाइन कट्स द सर्कल एट पॉइंट्स A and B। ठीक, तो देखिए एक सर्कल है, उसको एक लाइन ने आके कट किया, एंड दोस पॉइंट्स आर A and B। ठीक है, तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है। अगर हमें A और B पॉइंट निकालने हैं, तो एक बहुत गंदा तरीका तो ये है कि हम यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ रख दें और कैलकुलेट करने लग जाए। दूसरा तरीका ये है कि हम ये सोचें, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर है ना, ए बी की लेंथ वगैरह हमें निकालनी है, दूसरा ये है कि मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि मैं यहाँ से टेंजेंट अगर ड्रॉ करता हूँ ए और बी पर, तो लेट्स से ये जाके कनेक्ट होता है किसी एक और पॉइंट पर, ऐसा कोई नाम बताइए जो यहाँ पर नहीं है, लेट्स कॉल दिस एज अ पी पॉइंट। ठीक, ए और बी पर टेंजेंट यहाँ ड्रॉ की गई, तो ये सेम बात बन गई कि पी से टेंजेंट ड्रॉ की गई होती, फिर यहाँ पर ए भी बनता। तो अब आप मुझे ये बताइएगा, यहाँ इसका सेंटर भी रहेगा, ठीक है, सेंटर से आप इसको ज्वाइन करेंगे, एंगल 90 है, सेंटर से आप इसको ज्वाइन करेंगे, ये एंगल भी 90 है। अंडरस्टूड? तो चलिए पहले P के कोऑर्डिनेट हम निकाल लेते हैं। लेट्स से P इज x1, y1, ठीक है, तो P के रेस्पेक्ट में AB क्या है, दिस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। सो नाउ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हम लिखेंगे, तो आपके पास से t = 0 आता है। ये रहा सर्कल का इक्वेशन, यानी बनेगा x(x1) y(y1) 2x + x1 - 1 = 0। x आपने लिखा, x1 - 2 है, y(y1) है,
ये डेटा अपने पास आता है। पर हमारे पास तो ए बी की इक्वेशन ऑलरेडी नोन है। क्या है ए बी की इक्वेशन? बट ए बी इज, यहां से आप देखिए, यह है 3x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो फिर यहां से कॉन्सेप्ट चालू होता है कि एक लाइन की दो इक्वेशन तो हो नहीं सकती, दोनों सेम लाइन है। तो फिर कंपेयरिंग देयर कोफिशिएंट्स की बात चालू होगी, यानी x1 माइनस 2 अपॉन 3 y1 अपॉन माइनस 1 माइनस 2x1 माइनस 1 अपॉन माइनस 1। या पहले वाले और लास्ट वाले दोनों से अगर हम सॉल्व करके देखें तो हमारे पास रिजल्ट आता है, यहाँ 3 से लिखेंगे तो ये 3x1 प्लस 3 बनता है। x1 की वैल्यू माइनस 1 आती है, माइनस 1 रखेंगे तो y1 1 आता है। हमारे पास पॉइंट P निकल के आता है माइनस 1,1। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने यहाँ से निकाल दिया। बिना a और b को निकाले हुए हम ये बात कर सकते हैं। आप a और b भी निकाल सकते हैं। इसको यहाँ पर आप रखिए और आराम से इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो आप देखिए क्या वो क्वाड्रेटिक सॉल्वेबल आती है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड आती है। ये बात हमें थोड़ी देखनी होगी। आप a और b के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं, जिससे हम लेंथ ऑफ ए बी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आप चाहो तो मैं कैलकुलेट भी यहीं पर करके आपको बता देता हूँ। तो सॉल्व करते हैं लाइन को इसके साथ। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, y की जगह हमने रखा 3x का होल स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 9x स्क्वायर, आपके पास एक्स स्क्वायर 10x स्क्वायर बनता है, 1 1 से चला जाएगा, माइनस 6x बनेगा। यहाँ पर भी ये डेटा है। हमारे पास पॉइंट्स आगे हैं, एक x की वैल्यू 0 है और एक x की वैल्यू 1 है। जब x की वैल्यू 0 है तो y माइनस 1 है, जब x की वैल्यू 1 है तो आपके पास 2 आता है। सो एक पॉइंट आएगा 0, माइनस 1 और दूसरा पॉइंट आता है 1, 2। तो यहाँ से आप ए बी का लेंथ निकाल सकते हैं। 1 3 बनेगा, 3 स्क्वायर √10 आपके पास है, ए बी का लेंथ आ गया। यही हमसे पूछा है, तो यस वी कैन फिगर इट आउट। यस इट इज लेंथ ऑफ ए बी इज √10। वो सब बातें हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। आई कैन एक्सप्लेन यू दैट ऑल्सो। अभी हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया है, सीधा लाइन से इसको सॉल्व किया। तो जैसे मैं यहाँ पर क्या लकी थे कि इजी डेटा बन गया। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, वो चाहते नहीं कि स्टूडेंट इधर सॉल्व करने जाए, तो वो क्या करते हैं, बड़ी खतरनाक सी क्वाड्रेटिक बना देते हैं जिसके इतने सिंपल रूट्स नहीं आते हैं। ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ लकी थे, बात बन गई। अगर ये नहीं निकाल पाते तो भी हम पी से ए वाली कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, मैं समझाता हूँ कैसे होगा। तो फिर ये डायग्राम हमारे पास क्लियर है अभी। फिर एक एक ऑप्शन के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। ये है पी पॉइंट, यहाँ हमारे पास सेंटर है, ये है ए और ये है बी। ठीक, ये डेटा आपके पास है, लाइन आप इसको ज्वाइन करा दीजिए। ठीक, यहाँ बात बन गई। अब आगे बढ़ते हैं। हम चाहते हैं एंगल सबटेंडेड बाय कोड ए बी विद द माइनर आर्क ऑफ एस, एंगल बिटवीन लाइन एल एंड सर्कल एस, एरिया बाउंडेड बाय, से कई सारी बातें हमें यहाँ से निकालनी है। तो सबसे पहले एंगल की बात हो रही है, तो हम यहाँ बात करते हैं। लेट्स अज्यूम दिस इज अ थीटा, ये इसकी रेडियस है, यहाँ से हम इसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। सर्कल की इक्वेशन हमारे पास पता है, पी पॉइंट हमारे पास आ चुका है -1, 1। तो जो एल है ना, ये एक्चुअल में √S1 होता है, क्या जो एल है। तो इक्वेशन क्या है अपने पास, वो देखिए आप सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट डायरेक्टली आ जाती है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। 1 + 1 + 4 - 1, मेरे पास ये √5 आता है। वहीं अगर आप इसकी रेडियस निकालेंगे तो रेडियस पे आप देखिएगा सेंटर है इसका 0, -2, तो 0 + 4 + 1, ये भी √5 है। तो अगर मैं यहाँ पर tan थीटा निकालने जा रहा हूँ तो वो एक्चुअल में मेरे पास R/L आता है, जो √5/√5 है। तो डिसाइड हो गया 1, यानी थीटा की वैल्यू अपने पास से 45 डिग्री आने वाला है। थीटा कंफर्म हो गया 45 डिग्री है, दिस एंगल इज 45। आप देखिए ये 45 है, तो यहाँ भी आपके पास 90 है, तो 45 बनेगा। ठीक है, बस अब सारी बातें यहीं पे आकर रिलेट हो जाएगी कि क्या डेटा हमसे अब आगे पूछा गया है। तो एंगल सबटेंडेड बाय कोड ए बी इन माइनर आर्क ऑफ एस, हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ क्या बनेगा।
तब आप देखिएगा क्या कहानी बनती है। क्योंकि ये 45 बन चुका है तो ये 45 ये 45 दोनों कितने बन गए 90। सो दिस इज 90 दिस इज 90। मैं इस पूरे प्लॉट को यहाँ बना देता हूँ। क्या हो रहा है अब की सिचुएशन क्या है, ये ज्वाइन किया, ये यहाँ ज्वाइन किया, ये यहाँ आके टेंजेंट इधर आई, ये टेंजेंट यहाँ आई, तो ये एंगल आपके पास से 90 डिग्री है, तो ये भी 90 होगा क्योंकि ये दोनों 90 90 है। ठीक, ये ए है ये बी है। आगे बढ़िए, ए बी का माइनर आर्क पे लेंथ निकालना चाहता हूं। ये 90 आ चुका है तो आपको पता है इस साइड पर कितना एंगल आएगा। अगर ये आपके पास से 90 है तो फिर ये एंगल आपका 45 होगा। एक सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास कोई कोड है तो अगर वो सर्कमफेरेंस पर एंगल थीटा बनाती है तो उसका सेंटर पे एंगल 2 थीटा बनता है। तो अगर ये 90 है तो यहाँ पर 45 बनेगा। ये प्रॉपर्टी है। एक वो प्रॉपर्टी है जो यूटिलाइज करनी होगी। अगर हम इस साइड से इस साइड थीटा एंगल बनाते हैं, सेंटर यहाँ है, तो जो सामने वाली साइड होती है उस पर पाई माइनस थीटा बनता है। कितना बनता है? पाई माइनस थीटा। तो ये जो कोड ए बी है, अगर मैं माइनर आर्क पर एंगल निकालना चाहूंगा तो क्योंकि वो 45 है तो ये एंगल मेरे पास से 135 बनेगा जो होता है 3 पाई बाय 4। तो सिक्वेंशियली आगे बढ़ रहे हैं। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंगल बिटवीन लाइन एन एल सर्कल एस। अब ये हम चाहते हैं लाइन एल और लाइन एल, ये रहा कौन सा है लाइन एल, कैपिटल एल, दिस इज अ लाइन एल, और सर्कल एस, इसके बीच का एंगल आपको निकालना है। ये लाइन है और ये सर्कल है, इसके बीच का हमें एंगल के बारे में बात करनी है। लेकिन दिस इज नॉट लाइन एल। लाइन एल हमारे पास 3x-1 है, दिस इज लाइन एल, ये लाइन एल है। तो सर्कल और इसके बीच में क्या एंगल होगा ये हम जानना चाहते हैं। देखिएगा ये 45 था, ये एंगल 90 आता है, तो ये थीटा 45, ये 45, ये वाला भी 45 एंगल है। तो जब ये नॉर्मल यहाँ से पास होगा तो सर्कल यानी ये लाइन एल और सर्कल के नॉर्मल के बीच का एंगल भी कितना आने वाला है? 45 डिग्री। तो सर्कल तो एक ज्योमेट्री है, सर्कल के साथ एंगल का मतलब उसका नॉर्मल के साथ एंगल, तो ये नॉर्मल और ये है लाइन एल अपने पास, तो ये 45 ये 45, इनके बीच का एंगल अपने पास 45 आपके पास से थीटा बन जाएगा। सो 45 डिग्री यहाँ पर लिखा गया है। यस, ये भी करेक्ट है। पूछा है एरिया बाउंडेड बाय एल इक्वल टू 0 माइनर आर्क इज दिस। जो एरिया बाउंड हम निकालना चाहते हैं लाइन एल का माइनर आर्क के साथ, वो हम बनाना चाहते हैं, तो बनाते हैं। ये रहा माइनर आर्क और इसके साथ एरिया। मैं इस डायग्राम को फिर से बनाते हैं। तो एमसीक्यू में यही है कि एक ही साथ हमसे कई सारी बातें वहां पूछ ली जाती हैं। तो लाइन एल ये है जो कि अपने पास बेसिकली ए बी है, इसका माइनर आर्क के साथ जो एरिया है उसकी बात हो रही है। ये माइनर आर्क है, ये मेजर आर्क है, इसका हमें एरिया कंप्यूट करना है। ये सेंटर है, यहाँ पर 90 डिग्री है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप मुझे सोच के बताइएगा, 90 डिग्री है तो ये सर्कल का आधा पर 1/4 पार्ट हो जाएगा। ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है। सो नाउ द रिक्वायर्ड शेडेड रीजन जो हमसे पूछा गया है, ये कैसे कंप्यूट होगा? सोचिएगा, आपके पास ये जो रीजन है, ये आपके पास पूरा जो सर्कल है 1/πr² का 1/4 कर दीजिए, क्योंकि एंगल 90 है। क्वार्टर सर्कल है ये, क्वार्टर सर्कल का एरिया माइनस इस राइट एंगल ट्राइंगल को हटा दीजिए 1/2, आर एंड आर आपके पास r² लिखा गया है, हाफ आर आर आपने लिख दिया, ये डेटा बन गया। रेडियस हमें मालूम है कि √5 लिखी गई है, स्क्वायर करेंगे आपके पास तो 5/4 आएगा, और ये 5/2 आता है। 5/4 अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास डेटा ये बनता है 5/4 π-2, 5/4 π-2 d। ए बी सी डी हमारे पास से करेक्ट आंसर्स आएंगे। ए बी सी डी हमारे पास से करेक्ट आंसर आ जाएंगे। फाइनल आंसर वी आर गोइंग टू मार्क फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, टॉप क्लास क्वेश्चन है। नहीं सर, एक बात रह गई थी, आपने बोला था कि P अगर हमें पता है तो ये लेंथ ऑफ कोड कैसे निकाल सकते हैं, वो वाली बात बता दीजिए। बहुत आसान है। अगर आप यहाँ से ए बी की लेंथ निकालना चाहते हैं ना, तो आप एक फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2LR/√L² + R²। ये डेटा आपके पास से निकल के आ जाएगा।
ये आपके पास से डेटा बन जाएगा, ठीक है, इससे भी निकाल सकते हो। आते हैं अगले वाले पार्ट पर, क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि इक्वेशन ऑफ ए बी एज अ डायमीटर इज ऑफ दिस फॉर्म, ये आपके पास से आता है। ये सर्कल था, ये आपके पास से ए बी है, ए और बी। अब हम चाहते हैं कि ए बी को सर्कल डायमीटर लेके एक सर्कल बनाया जाए। ये सर्कल एस है, ये लाइन एल है, इस एस डैश की बात कर रहे हैं जिसकी ये डायमीटर बने, तो सेंटर फिर इसी पे लाई करेगा सी नॉट, अगर ए बी डायमीटर है इस सर्कल का। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट शुरू होगा फैमिली ऑफ सर्कल का। फैमिली ऑफ सर्कल जो एस डैश है, ये आपके पास एक सर्कल और एक लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, एक सर्कल और एक लाइन के। तो एस प्लस लैम्डा एल करने से हमारे पास इस सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, रिक्वायर्ड सर्कल, जिसकी बात हम कर रहे हैं, यानी जिसकी ए बी क्या है, डायामीटर है। तो बना दीजिए आपके पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर्कल की इक्वेशन देखिए पहले क्या थी अपने पास, -4x-1 एंड लैम्डा। लाइन की इक्वेशन देखिए, लाइन की इक्वेशन क्या है, y = 3x-1, सो 3xy-1 इज इक्वल टू 0। इस सर्कल को रीअरेंज करते हैं, हमारे पास डेटा है 3 लैम्डा -4 टाइम्स x लैम्डा y, ये डेटा आपके पास है। यहां से आप इसका सेंटर निकालिए, 2 - 3/2 लैम्डा कॉमा λ/2, ये इसका सेंटर है। क्योंकि ये डायामीटर है, ए बी डायामीटर है, दिस इज द डायामीटर ऑफ एस डैश। तो फिर ये किस पे लाई करेगी, ये लाइन पर लाई करेगी, सेंटर है, लाइज ऑन ए बी। ए बी की इक्वेशन है 3x - y इज इक्वल टू 0। रखिए यहां पर डेटा, आप इसको रखिए, तो 3 से करेंगे तो 6 - 9/2 λ/2 -1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास ये 5 आता है, लैम्डा ही 1 आने वाला है, चेक करके देखिए, लैम्डा 1 आता है, 1 आ गया तो आपके पास से फिर सर्कल आ गया है। सो रिक्वायर्ड सर्कल अब आपके पास जो है लैम्डा 1 है, x² प्लस y², 1 आप रखिए, -x आता है, -y आता है, -2 आता है, लिखा। मैच कर दीजिए जो डेटा गिवन है उसके साथ, इसके साथ आपको कंपैरिजन करना है। ये है डेटा आपके पास, तो आप इसके साथ मैच करेंगे तो आपको मिलेगा ए का वैल्यू -1, बी का वैल्यू -1, सी का वैल्यू -2, ये 3 डेटा आपके पास आएंगे, ठीक है। ये अगर हमने एक वेक्टर बनाया इनका आई जे के के साथ, तो मैग्नीट्यूड अगर हम निकालना चाहेंगे फर्स्ट वाले वेक्टर का, तो वो आपके पास से आ जाएंगे √(a² + b² + c²। a² b² c² की वैल्यू 1 + 1 + 4 √6 आता है, ये डेटा बना। बी ऑप्शन मैच कर लीजिए, हमारे पास ए बी सी आ चुके हैं, ए का वैल्यू -1, बी का वैल्यू -1, सी का वैल्यू -2, -4 का मॉड 4 आएगा, बी इज ऑल्सो करेक्ट। इस वाले की बात करते हैं, ए का मॉड 1, बी का मॉड 1, सी का मॉड 2 आता है, यानी डेटा बनेगा 4, ये गलत है। ये निकाल दीजिए क्यूब, -1 -1 और फिर इसका भी क्यूब -8, ये तो -10 आता है, यहाँ 10 लिखा है, ये गलत है। इसीलिए आप देखोगे फाइनल आंसर हमारे पास ए बी आ। अच्छा सवाल है कि एक दो सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो लाइन है, यहाँ से पास होने वाला सर्कल, तो फैमिली ऑफ सर्कल से s + लैम्डा इक्वल टू 0। अब लैम्डा कैसे निकलेगा, क्योंकि ये डायामीटर है, तो इसका जो सेंटर है वो इसी लाइन पर लाई करेगा, सेटिस्फाई कर दिया, लैम्डा आ गया। कॉम्प्रीहेंशंस के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक नई मैथडोलॉजी दिमाग के अंदर डेवलप होगी। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग, और इन चैप्टर्स को स्ट्रेंथन करते हुए चलिए, जिसके लिए यू कैन यूज माय मैथमेटिक्स की जो बुक्स हैं उन सबको यूटिलाइज कर सकते हैं। कीप लर्निंग। Let S1, S2, S3 be the circles, first circle, second circle, third circle, respectively. Then there are 3 questions based on them is being asked. तो एक कॉम्प्रीहेंशन हम डिस्कस करने वाले हैं जो सर्कल के ऊपर बेस्ड है। एक एक करके हम तीनों क्वेश्चंस को डिस्कस यहाँ पर करेंगे। फर्स्ट वाला पार्ट कहता है कि फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम विच
द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू दीज 3 सर्कल्स इज सेम। ऐसा पॉइंट निकालिए जहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट तीनों सर्कल्स के पास सेम आता हो। लेट्स कॉल इट एज एन S1, S2 एंड S3। 3 सर्कल्स हमने यहां पर बना दिए। जो भी इनकी रेडियसेस आ रही हो, नो आइडिया कौन ज़्यादा है कौन कम है। इन दोनों की रेडिकल एक्सिस यहाँ है, ऐसे इन तीनों का रेडिकल एक्सिस बनाया जाएगा। फर्स्ट रेडिकल एक्सिस L1, ये L2 है, और जो L3 है। इन तीनों का जो मीटिंग पॉइंट होता है, जो तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहाँ पर ये मीट कर रहे हैं, वो उस पॉइंट को कहा जाता है रेडिकल सेंटर। और इस रेडिकल सेंटर से तीनों पर जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो इक्वल आता है। तो जो फर्स्ट है रेडिकल एक्सिस, हम L1 की इक्वेशन निकालते हैं। रेडिकल एक्सिस L1 जो आपके पास बनेगा S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। तो आप दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो आप डिफरेंस ले लीजिए। देखिए एक बार, एक्स स्क्वायर कैंसिल है, 3x प्लस 2y यहाँ पर आप लिखेंगे तो आपके पास बनता है 4x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कंडीशन नंबर 1। वहीं अगर हम L2 की बात करेंगे तो वो आपके पास है S2 माइनस S3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप निकाल दीजिए, S2 S3 से डिफरेंस ले लीजिए। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कैंसिल है, हमारे पास डेटा बनेगा -6x प्लस 14y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये डेटा आपके पास बनेगा। आप x की जगह रख सकते हैं y प्लस 1, ये है 14y माइनस 10। तो डेटा यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि दोनों रेडिकल एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही वो स्पेशल पॉइंट है जहाँ पर तीनों पर लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम आएगी। इस बात को भी हम वेरीफाई करेंगे, ऐसे नहीं मान लेंगे। तो अभी तो रेडिकल एक्सिस लिखा है L1, ये लिखा है L2। चलिए सॉल्व करते हैं। -6y 14y आपके पास से 8y आता है, और ये 16 है। यहाँ से y का वैल्यू 2 आएगा, और यहाँ से x का वैल्यू 3 आता है। ठीक है, तो बात बनती है 3,2। ये डेटा आपके पास से बनता है, ये वाला पॉइंट जहां से तीनों सर्कल्स की हम बात करने वाले हैं। सो वी आर कॉलिंग दिस एज अ पॉइंट P। ठीक, अभी इस बात को वेरीफाई भी कर लेते हैं हिसाब से कि इन तीनों पर लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम आएगी क्या। हम लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है √S1। पॉइंट हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो भी कैलकुलेट करके निकाला वो आ रहा था 3,2। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट पहले वाले से निकाल के देखिए आप। तो ये आता है 9, देन 4, देन 9, देन 8, देन +1। सेकेंड वाले से लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, और थर्ड वाले से भी। हालांकि अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो इस वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको एक जस्टिफाई करना चाहता हूँ कि भाई ऐसा होगा। यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 12 है, ये +5 है। एंड द लास्ट वन 9 देन 4, आपके पास 5 लिखा हुआ है तो 15 बनेगा। ये 16 है, +15 है। ये 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, 27 आता है। 27, 31 आपके पास यहाँ से डेटा बनेगा। कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना है, गड़बड़ नहीं होने देनी है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। देखो ये गड़बड़ हो गया है, 2 जब 2 में रखा तो फिर 4 आता है, यहाँ हमने 8 लिख दिया, तो ये प्रॉब्लम है। कैलकुलेशन ध्यान रखिए, गड़बड़ ना हो। अब सम निकालिए, कितनी बात बनती है। 9, 9, 18, 4, 4, 8 + 1 इज 9, √27 डेटा बनता है। यहाँ निकाल के देखिए, यहाँ 1 आएगा, ये 10 बन गया, 22, 27 सेम। और यहाँ भी देखिए 15, 16 चला जाएगा, -1 बचेगा, 14 आ गया। 14 एंड 4 इज 18, 18 एंड 9 इज 27। आ गया सेम। यानी वो जो पॉइंट है हमारे पास वो है 3,2। यही हमारे पास अल्फा बीटा आएगा। सो वी कैन राइट अल्फा प्लस बीटा एज 5 इसका आंसर बन जाएगा। तो कॉम्प्रिहेंशन का फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल S4 निकालिए विच इज ऑर्थोगोनल टू ऑल गिवन सर्कल्स इज। ठीक है, वो क्या रहा था, पहला सर्कल था या दूसरा सर्कल है या तीसरा सर्कल था। ठीक है, ये सब इनके रेडिकल एक्सिस थी। अब हम एक S4 सर्कल चाहते हैं जो इस तरीके से हो, जो इन गिवन सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट करता हो। तो ये जो सर्कल होता है ना, ये S4, ये सबको
ऑर्थोगोनली कट करता है अगर हम उसका सेंटर वही ले लें जो हमारे पास रेडिकल सेंटर आया था 3,2, ये बना लें अगर हम सेंटर ऑफ S4, और जो रेडियस है वो अगर हम ले लें लेंथ ऑफ L1, लेंथ ऑफ L2, लेंथ ऑफ L3, √27, ये हमने रेडियस बोली थी। अगर ये रेडियस ले लें, इसको सर्कल को सेंटर ले लें, रेडिकल सेंटर को, तो जो नया सर्कल बनता है S4 वो सब इनको 90 डिग्री पर कट करता है। दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90, दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90। यहाँ पर सर्कल इसको भी 90 पर कट करेगा, यहाँ भी इसके साथ भी एंगल 90 बनाएगा, सबके साथ इसके एंगल 90 डिग्री बनने वाले होते हैं। ये भी प्रॉपर्टी है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। आप इसको सेंटर, इसको रेडियस लेके आप इसको किसी भी सर्कल के साथ वेरीफाई कर सकते हैं। तो सेंटर मालूम है, आपके पास आ गया x-3 का होल स्क्वायर, तो ये प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। यहाँ होल स्क्वायर है और स्क्वायर करेंगे तो फिर 27 बन जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, x² - 6x + 9, y² - 4y + 4 -27, x² + y² -6x - 4y, यहाँ से 13 आता है, यहाँ 14 आपके पास बनेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं a की वैल्यू -6 है, b की -4 है, c की -14 है। यही आपके पास है, आपको लेना है यहाँ मॉड, ये आपके पास है 24 टोटल फाइनल सम निकल के आता है 24। ठीक है, तो S4 वो सर्कल है जहाँ पर इसको सेंटर लेके जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है उसको अगर हम रेडियस लेंगे, यहाँ पर ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसके साथ L1, तो ये बन जाएगी आपके पास से रेडियस, ये L1 है, या ये वाला अगर हम बना दें तो ये L2 है, ये सब सेम रहेंगे इससे। तो रेडियस का काम करने से S4 बनता है, वो बन गया बात 24। आगे पूछा जा रहा है कि नहीं, अब आप रेडिकल सेंटर S1, S2 एंड S4 का निकालिए। ठीक है, तो पहले हमें S1 की इक्वेशन लिखनी होगी, जो है अपने पास x² y² + 3x + 2y + 1 + 3x + 2y + 1 = 0। Then we are having S2। S2 आपके पास है -x 6y + 5 -x 6y + 5, और S4 तो भी अभी हमने निकाला है, जो डेटा है अपने पास ये रहा डेटा, दिस इज S4 4 4 14 6 4 14। ये डेटा फिर से वही 3 सर्कल्स बनेंगे, सबके रेडिकल एक्सिस हम निकाल सकें। L1 तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, S1 S2 का रेडिकल एक्सिस हमने पहले कंप्यूट कर चुके हैं। कितना आया था S1 S2 का, ये रहा y = x + 1, इसको वापस से निकालने की ज़रूरत नहीं है, x = y + 1, इन दोनों से निकाल लेते हैं L2 डैश, क्या बनेगा 0 आपको करना है। आपके पास 5x आता है, 10y आता है और 19 आता है। x की वैल्यू आपके पास से है y + 1, ये डेटा आपके पास है। 15y - 24 आता है, -8/5 आप बना सकते हैं। ठीक है, ये आया आपके पास से y का वैल्यू। x का वैल्यू आपके पास से y + 1 है, -3/5, ये पॉइंट आ गया है। p, q की हम बात कर रहे हैं, ये बन गया आपके पास से p, q। -3/5 -8/5, हम चाहते हैं p + q का मॉड निकले, -11/5 मॉड आप लगाएंगे, 2.2 अपने पास से डेटा बन जाएगा, 2.2। ठीक, ये डेटा लिखा हुआ है। तो कभी भी इस रेडिकल एक्सिस के रेडिकल सेंटर वर्ड इन्होंने इस वाले क्वेश्चन में तो यूटिलाइज किया है, फर्स्ट वाले में नहीं किया। देखिए स्मार्टली, यहाँ नहीं किया कि पॉइंट फ्रॉम द लेंथ ऑफ, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसा पॉइंट जिससे तीनों सर्कल्स पर लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल आती है, वही रेडिकल सेंटर होता है। तो वही कंप्यूट करने का तरीका सेम ही था, हमने वहीं पर
रेडिकल एक्सिस निकाली और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इवन थर्ड निकाला भी नहीं और फिर जस्टिफाई करके दिखा दिया कि देखो रेडियस सेम आती है। अब इसको रेडियस लेकर और रेडिकल सेंटर को सेंटर लेके जो सर्कल बनता है बेसिकली वो इन सब पर ऑर्थोगोनल होता है। ऑर्थोगोनैलिटी अगर आप चेक करना चाहें तो आप एक एक के साथ चेक कर सकते हैं। क्या होती है ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन? 2 टाइम्स G1 G2 प्लस F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, वहां से आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, एक तरीके से प्रॉपर्टी सिखाने के लिए कॉम्प्रिहेंशन बनाया गया है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट एक साथ, तो बनाने की प्रैक्टिस आप करते रहिए। और कॉम्प्रिहेंशन ट्राई करने हो तो जो अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली बुक है वहां से आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको हर चैप्टर के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, जहां पर मैच द कॉलम भी है, एमसीक्यूज है, न्यूमेरिक रेस्पॉन्स है, कॉम्प्रिहेंशन है, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू एंड फुल्ली सॉल्व्ड है। कीप लर्निंग। एक मैच द कॉलम क्वेश्चन ट्राई करते हैं जो सर्कल चैप्टर के ऊपर है। कंसीडर टू सर्कल C1 ऑफ रेडियस ए एंड C2 ऑफ रेडियस बी। जहां बोला गया है कि सेकंड वाले की जो रेडियस है फर्स्ट वाले से ग्रेटर है एंड बोथ आर लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करते हैं। ये बात भी हमें समझा दी गई कि दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करते हैं। ठीक है, फिर पूछा है कि अब आगे बताइए क्या होने वाला है, B/A का रेशियो क्या होगा कि C1 C2 भी एक दूसरे को टच करते हैं। अभी ये बोला है कि दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करते हैं। एक बात बताइए, कोई भी सर्कल अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है तो फिर उसके लिए सॉल्व करना आसान है। ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये आपका सेंटर बन जाता है उस केस में R, तो आपके पास इक्वेशन लिखनी भी इजी होती है। सेंटर ही ये बन चुका है, रेडियस भी आपके पास से R² बनेगी, ये आपके पास है डेटा, सर्कल की इक्वेशन बन जाती है। आगे बढ़े, फर्स्ट वाले पार्ट पे पूछा है, 4 पार्ट हैं जो सॉल्व करने हैं और B/A का रेशियो जो है वो सामने लिखा हुआ रहेगा। फर्स्ट पार्ट, एक सर्कल ऐसा है जो दोनों को टच करता है, ये फर्स्ट सर्कल। एक सेकंड सर्कल भी है जो C1 C2 भी आपस में टच करते हैं और कोऑर्डिनेट एक्सिस को भी टच करता है, ये लीजिए। क्या ये बात बनी कि एक बिगर सर्कल है जिसकी रेडियस B है और एक छोटा सर्कल है जिसकी रेडियस A है। सो वी आर कॉलिंग दिस एज अ C1, वी आर कॉलिंग दिस एज अ C2। ठीक है, इनकी रेडियस एक की A है एक की B है। तो जो सर्कल C1 है उसकी इक्वेशन अगर आप लिखेंगे तो वो x माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² है। जो सर्कल C2 है उसकी रेडियस B है, x माइनस बी का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का भी होल स्क्वायर इज इक्वल टू B²। ये कहानी है। इसका जो सेंटर है वो है A, इसका जो सेंटर है वो है B, यहाँ R1 A है, यहाँ R2 B है। अब क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे को टच करते हैं तो इनके जो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है उसकी हम बात कर लेते हैं कि ये B है और ये A है। तो जो AB होगा वो आपके पास से R1 प्लस R2 बनेगा। अब आप AB डिस्टेंस देखिएगा, A माइनस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में रहेगा। R1 है A प्लस बी, सिंप्लीफाई करेंगे √2 टाइम्स A माइनस बी A प्लस बी। करेक्ट, ये बात बनी। अब हमें पता है कि B A से ज्यादा है तो मॉड कैसे ओपन होगा, तो यहां पर ये बात बनेगी √2 टाइम्स B माइनस A इज इक्वल टू A प्लस बी। हमें B/A निकालना है तो फिर हम सब जगह A से डिवाइड कर देते हैं, B/A माइनस 1, या 1, यहाँ भी B/A। सिंप्लीफिकेशन शुरू, √2 - 1 आपके पास से B/A है और ये √2 + 1 आपके पास से डेटा बन जाएगा।
3 + 2√2 आपके पास से डेटा बनता है, तो उसको आप मैच कीजिए। ये जाके सीधा कनेक्ट हो रहा है एस के पास। 3 + 2√2 ये एस ऑप्शन बन गया है। तो दो सर्कल्स जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करते हैं, वहां से कहानी शुरू हुई थी। फिर ये आपस में एक्सटर्नली टच करते हैं, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस आपके पास R1 + R2 के इक्वल आ जाएगा, और इस कंडीशन से B/A का रेशियो पी फर्स्ट ऑप्शन जाके कनेक्ट हुआ है अपने पास S के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट कनेक्ट कर दिया हमने S के साथ, अब बारी है सेकंड की। उन्हीं दोनों सर्कल्स में बात कर रहे हैं कि दोनों सर्कल्स ऑर्थोगोनल हैं। तो हमारे पास सर्कल्स की इक्वेशंस पता है, ये रही। सर्कल C1 की इक्वेशन आती है x - a का होल स्क्वायर y - a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो बात बनती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2x 2y प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। वही सर्कल नंबर C2 है, वो है x - b का होल स्क्वायर y - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। ये रहा आपके पास सेकंड वाला, ये है आपके पास फर्स्ट वाला। दोनों ऑर्थोगोनल होंगे तो ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन कहती है 2g1 g2 प्लस f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 आपके पास से आता है। तो आप g1 का डेटा देखिए, यहां से डेटास लिख लेंगे सबकी। यहां अगर आप g1 लिखने गए तो -a आता है, f1 लिखने गए तो -a आता है, c1 लिखने गए तो a स्क्वायर आता है, G2 लिखने गए तो -b है, और यही आपके पास f2 भी है। वहीं C2 की वैल्यू आपके पास से b स्क्वायर है। तो G1 G2 का आप मल्टीप्लाई कीजिए, -a टाइम्स -b -a टाइम्स -b, और ये डेटा आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये 2ab आपके पास बन चुका है 4ab। डिवाइड कर दीजिए आप इसको a स्क्वायर के साथ, तो ये b/a का स्क्वायर बन जाएगा। क्वाड्रेटिक हमारे पास आने वाली है b/a होल स्क्वायर 4 टाइम्स b/a प्लस 1। b/a आपके पास है, यहां से 4 आता है, प्लस माइनस b स्क्वायर की वैल्यू 4ac/2a। ठीक है, b प्लस माइनस 16 b स्क्वायर माइनस 4ac/2a डेटा बना लेते हैं। तो ये डेटा है 2 प्लस माइनस 12 आ जाएगा, √3 आपके पास है, डेटा बनेगा। ऑलरेडी गिवन है कि b की वैल्यू तो a से ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है b/a ग्रेटर देन 1 रहेगा। तो b/a इज इक्वल टू 2 माइनस √3, तो 1 से छोटा है, ये वाला केस आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो एक्सेप्ट होने वाला है वो है b/a का वैल्यू 2 प्लस √3। दिस शुड बी द फाइनल आंसर। 2 प्लस √3 इज आर ऑप्शन। तो यहां पर आप आर को मार्क कर देंगे। ठीक है, ये जाके आपके कनेक्ट हो जाएगा आर के साथ। ठीक है, यहाँ पर एक एस आ रहा है, एक आर आ रहा है। फाइनल आंसर भी आप देख सकते हैं क्या ऑप्शंस बने हुए, ऑप्शन के हिसाब से हैं ये। तो पहला हमारा एस आया था, सेकंड वाला आर आया था। तो देखिए पहला ही एस बोल दिया है, आर ये तो गलत है, सी ऑप्शन। यहाँ देखिए एस एंड आर, पी एंड आर, डी भी गलत है। अब पहले दो ऑप्शंस में ठीक है, एस एंड आर आ रहे हैं, एस एंड आर अपने पास भी आ रहे हैं। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ की बात है, उसके बारे में हम बात करते हैं क्या बात बनेगी। चलिए आते हैं थर्ड पर। ये एस है, ये आर है। थर्ड ऑप्शन C1 C2 इंटरसेक्ट, सो द कॉमन कोड इज ग्रेटेस्ट। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं कुछ इस तरीके से कि कॉमन कोड ग्रेटेस्ट रहे। ओके ठीक है, इंटरसेक्ट करवा देते हैं। अब आप मुझे बताइएगा दोनों में छोटा सर्कल कौन है। छोटा सर्कल ये है, ए रेडियस वाला। बड़ा सर्कल ये है। कॉमन कोड ऐसे बनती है कि जब दो सर्कल एक दूसरे को कट करते हैं, कट कर दिए गए, करवा देते हैं, तो ये इनकी ग्रेटेस्ट, ये कॉमन कोड है। कोड ग्रेटेस्ट क्या हो सकती है, डायमीटर। करेक्ट बात है, कोड मैक्सिमम डायमीटर हो सकती है। दोनों जब एक दूसरे को कट करेंगे तो इतनी बड़ी तो कोड इसकी हो नहीं सकती, तो हमारे पास ग्रेटेस्ट कोड हो सकती है जो छोटे वाले सर्कल की डायमीटर बन जाए। तो यहां से हमारे पास ये बात बनी। तो ये है हमारे पास C1, ये है हमारे पास C2, ये है अपने पास कॉमन कोड।
ये है आपके पास कॉमन कोड। कॉमन कोड ये आ चुका है और यही आपस में एक्चुअल में क्या है, दिस इज ऑल्सो अ डायमीटर ऑफ सर्कल C1। दिस इज द डायमीटर ऑफ सर्कल C1। यहीं पर इसका सेंटर ए लाई करेगा। तो क्या आप जानते हैं हम इसकी इक्वेशन कैसे लिखें फिर? कॉमन कोड की इक्वेशन आप लिख सकते हैं S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, यानी यहां पर C1 माइनस C2 इक्वल टू 0 करेंगे, दोनों का डिफरेंस। तो ये है C1 की इक्वेशन, ये है C2 की इक्वेशन। मैं यही निकाल लेता हूँ ना, इजी रहेगा। दोनों का डिफरेंस ले लेता हूँ, C1 माइनस C2। तो आप देखेंगे डिफरेंस लेंगे ना, तो मेरे पास आएगा 2 टाइम्स b माइनस ए एक्स। यहाँ भी तो 2 आएगा, ठीक है। यहाँ भी आप डिफरेंस लीजिएगा, 2 टाइम्स b माइनस ए वाई, और यहाँ पर आपके पास है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये b माइनस ए तो सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, ये 2x है, ये 2y है, ये है b प्लस ए इक्वल टू 0। ये डेटा है 2x 2y b plus a equal to 0. This is the radical axis, 2x plus 2y plus b plus a equal to 0. So we are having this equation as 2x plus 2y b plus a equal to 0. ये डेटा अपने पास बना हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ है, हम ये कहना चाहते हैं जो कॉमन कोड निकाला है, ये तो सर्कल फर्स्ट वाले का डायमीटर है। डायमीटर है तो इसका सेंटर है a कोमा a, तो इसके ऊपर इसका सेंटर a कोमा a लाई करेगा। तो बना दीजिए, आपके पास से 2a, ये फिर 2a, ये b प्लस a आपके पास से बात बनती है। कैलकुलेशन थोड़ा देख ले, कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है, ठीक। फिर आगे बढ़ेंगे हम। डिफरेंस हम लेने गए हैं तो देखिएगा, ये माइनस माइनस प्लस हुआ है, ये प्लस हुआ है, लेकिन यहाँ माइनस जनरेट होगा। ये छोटू सा मिस्टेक हो गया है, देखो कैसे। जब डिफरेंस लिया था यहाँ पर, तो माइनस यहाँ प्लस बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा। तो जब b माइनस ए आपके पास से कॉमन जा रहा है यहाँ पर, तो हमारे पास b माइनस ए से b प्लस ए बनेगा, दोनों जगह माइनस आएगा। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। माइनस साइन कॉमन लिया, b माइनस ए b प्लस ए, b माइनस से चला गया b प्लस ए, माइनस की वजह से दोनों जगह माइनस आएगा। तो बिल्कुल अलर्ट, दोनों जगह माइनस साइन आने वाला है, ये बात हम कह सकते हैं। गड़बड़ है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्व नहीं हुआ है उसके पहले ही पता चल जाए तो बहुत ठीक रहता है, दोनों जगह माइनस है। अब आप सॉल्व कीजिए, क्या बात बनी, दोनों ए थे, हमारे पास बी का वैल्यू 3a आ चुका है। तो यहाँ अगर हम डेटा निकालें तो हमारे पास b बाई ए का वैल्यू 3 आता है। 3 ढूंढिएगा, तो 3 हमारे पास यहाँ लिखा गया है क्यू पर। सो एस आर क्यू, अब डिसाइड हुआ क्या हमारे पास फाइनल ऑप्शन एस आर क्यू बनेगा आपके पास से। एस आर क्यू ये रहा, एस आर टी लिखा हुआ, ये गलत हो गया, ये आंसर कन्फर्म हो गया। तो चौथा पार्ट सॉल्व भी नहीं किया है, उसके पहले अगर मैच द कॉलम एससीक्यू फॉर्मेट पर पूछा जाए तो क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो अभी तक क्या ऑप्शन आए, एस आर क्यू, एस आर क्यू, बात समझ रहे हो ना। अब चलते हैं आगे। C2 passes through the center of C1। अच्छा, ठीक है। C1 जो है उसका इक्वेशन ये था, ठीक है, जिसका सेंटर हमने मान रखा था a कोमा ए है। और जो C2 है वो है x माइनस बी का होल स्क्वायर और y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब a से पास होता है, ऐसा बोला जा रहा है कि C2 जो है फर्स्ट वाले के सेंटर से पास होता है। तो रखिए a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। 2 टाइम्स a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू बी स्क्वायर आपके पास से आता है। थोड़ा मैच करिएगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 4ab इक्वल टू 0 आपके पास से डेटा बना, ठीक। आगे बढ़ते, a स्क्वायर से डिवाइड कर दिया,
ए स्क्वायर से हमने सब जगह डिवाइड कर दिया, ठीक, ये बात बनी। बी बाई ए का होल स्क्वायर, ठीक है, श्रीधराचार्य लगा देते हैं। वैसे हमें पता है कि बी जो है ए से ग्रेटर वैल्यू रखता है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे, तो जो वैल्यू ग्रेटर आएगी वही पिक करेंगे। सो बी बाई ए इज बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये 2 आता है प्लस माइनस 8 आता है, यानी 2√2 बन जाएगा, √2 आपके पास बनेगा। अब बारी है कि ये हमें पता है, वी नो दैट b इज ग्रेटर देन a, इसका मतलब b बाई ए तो 1 से ज्यादा आएगा। तो यहां से जो एक डेटा बन रहा है ना 2 माइनस √2, ये वाला डेटा तो आपका रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ये तो 1 से छोटा है, ये होता ही 1.4 के आसपास, 0.6 आने वाला है। दूसरा जो डेटा है 2 प्लस √2, ये वाला डेटा हमारे पास से एक्सेप्ट हो जाएगा, जो है पी ऑप्शन। तो ये कनेक्ट होगा आपके पास से पी पर। तो 2 सर्कल्स की सिचुएशन थी मैच द कॉलम में, और हर ऑप्शन पे, हर लिस्ट के अंदर अलग अलग पॉसिबिलिटीज थी। फर्स्ट वाले में ये बोला कि दोनों को टच करते हैं, तो वहां पर हमने कॉन्सेप्ट लगाया था इसके बारे में कि दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस इनके रेडियस के सम के इक्वल होगी, फिर वहां से बात निकाली। सेकंड में बोला ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोगोनैलिटी की जो कंडीशन होती है वो लेकर आए कि ऑर्थोगोनल की ये कंडीशन होती है, उससे बनाई बात। थर्ड में बोला कि इंटरसेक्ट करते हैं कॉमन कोड ग्रेटेस्ट से। थर्ड वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, तो यहाँ पर ये जो कॉमन कोड है ये इस पर फर्स्ट वाले का सर्कल लाई करेगा, सेंटर लाई करेगा, तो कॉमन कोड से सेटिस्फाई किया, बात बना दी। थर्ड में बोला C2 C1 से, ये तो इजी था, C2 C1 से पास करा दिया, बात बन गई। फाइनली जो अब हम आंसर हम आपको ऑलरेडी कर चुके हैं कि आंसर आपके पास से ए आंसर आने वाला है। ऐसे और अगर आपको मैच द कॉलम करने हैं, कम सॉल्व किए हैं, तो आप अपनी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुक वहाँ के यूटिलाइज करिए, उसके अंदर आपको कई सारे मैच द कॉलम दिखेंगे, इवन सर्कल के साथ मिक्स दूसरे चैप्टर्स भी वहाँ पे आपको देखने वाले हैं। ठीक है, कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। एक मैच द कॉलम डिस्कस करते हैं जो सर्कल के ऊपर है। इफ द डायरेक्टर सर्कल्स ऑफ टू गिवन सर्कल C1 and C2 of equal radii touch each other, then the ratio of length of internal common tangent to C1 and C2 to their radii is। डायरेक्टर सर्कल का मतलब समझिए, इफ डायरेक्टर सर्कल्स ऑफ टू गिवन सर्कल C1 एंड C2 ऑफ इक्वल रेडियस टच ईच अदर, तो कौन टच करते हैं? दो गिवन सर्कल हैं जिनकी रेडियस सेम है, उनके डायरेक्टर सर्कल वो आपस में एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो दो सर्कल्स हम बनाते हैं जिनकी रेडियस आपके पास से सेम है, सर्कल नंबर 1 एंड सर्कल नंबर 2, दोनों की रेडियस सेम है। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? डायरेक्टर सर्कल गिवन सर्कल का कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही होता है, बस रेडियस √2 टाइम्स हो जाती है। उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि डायरेक्टर सर्कल से कोई भी आप टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे वो राइट एंगल पर रहती है, तो सेंटर सेम रखते हुए बस उनकी रेडियस जो होती है वो √2 टाइम्स हो जाती है। तो यहाँ से आपके पास ये बनेगा फर्स्ट वाले का डायरेक्टर सर्कल, क्योंकि रेडियस तो सेम ही है, और ये बनेगा सेकंड वाले का डायरेक्टर सर्कल, और ये दोनों एक दूसरे को टच करने वाले हैं। तो इफ आई एम टेकिंग दिस एज रेडियस r, तो ये √2r बन जाएगा आपके पास, और ये भी √2r बन जाएगा। अब हम चाहते क्या है वो हम समझे। सो नाउ द लेंथ ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट ऑफ C1 C2। अच्छा, C1 C2 की कॉमन टेंजेंट बनानी, वो भी इंटरनल वाली कॉमन टेंजेंट ये रही जो दोनों सर्कल्स को इंटरनली टच करेगा। दिस इज r, दिस इज ऑल्सो r, और ये आपके पास लेट्स सर्कल्स तो ये रहे C1 C2, ये इनके डायरेक्टर सर्कल्स D1 D2, ये है आपके पास। तो इंटरनल, अब पूछा देखो क्या है, लेंथ ऑफ, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट टू देयर रेडियाई, यानी ये जो लेंथ आएगी आपके पास, इसकी लेंथ का रेशियो ले लीजिए इनके रेडियस के साथ, ये पूछा गया है। अब हमें अगर ये लेंथ निकालनी है, सो लेट्स कॉल दिस एज सम पॉइंट्स A एंड B, और ये पॉइंट आपके पास से P एंड Q वाले पॉइंट्स आपके पास हैं। तो सबसे पहले तो हम AB लेंथ निकाल लेते हैं।
ए बी √2r और ये वाला सेगमेंट भी √2r है, यानी ये बना आपके पास से 2√2 टाइम्स r। अब आप समझिएगा, हमें ये लेंथ निकालना है PQ। तो एक कंस्ट्रक्शन यहां पर करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन देखिए, एक तो ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है क्योंकि टेंजेंट है, ये दोनों एंगल 90 है। तो मैं यहां पर एक इसी के पैरेलल r डिस्टेंस पर लेकर आता हूं, इसी के पैरेलल एक लाइन में बनाना चाहता हूं। क्या हो रहा है आइए समझते हैं। ये आपके पास से AB है, करेक्ट। यहां आप गए 90 डिग्री पर, यहां भी आप गए 90 डिग्री पर। ये सिचुएशन है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। दिस इज P, दिस इज Q। अब हमें ये जहां मीट किए हैं वो पॉइंट भी पता है, हमें PQ लेंथ निकालनी है यहाँ पर कि PQ लेंथ कितना हम यहाँ से बना सकते हैं। ये सिचुएशन है। तो PQ लेंथ के लिए हमें ये √2r, अगर हमें पता है कि दिस इज √2r, तो ये वाली डिस्टेंस भी r आपके पास आएगा और ये भी r आपके पास है। तो ये लेंथ आपके पास से 2r बनकर आ जाएगी। तो यहीं पे आप देखिए, दिस डिस्टेंस इज √2r, दिस वन, और ये r है। अगर आप देखें 90 डिग्री यहाँ बन चुका है, तो ये r होगा, ये भी r होगा। तो हमारे पास PQ की लेंथ ही 2r आ चुकी है। दिस इज द लेंथ ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट, है ना। तो यहां से आपके पास 2r आ गया है। अब हम क्या चाहते हैं, PQ का रेडियस के साथ रेशियो लीजिए, विच इज कमिंग एज 2। तो यही पूछा है, लेंथ ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट टू द रेडियस, रेडियस के साथ लेंगे, सो वी आर गेटिंग दिस एज 2। तो हमारे पास जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है A, वो जाके कनेक्ट होगा S के पास। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। तो इसी को मैंने वापस यहाँ बनाया कि ये R है, यहाँ √2r है, दिस इज अ डायरेक्टर सर्कल। तो फिर ये 90 डिग्री है, यहाँ पर पाइथागोरस से R और R आ जाएगा, PQ का लेंथ आ गया। समझ गए। तो ज्योमेट्री का एनालिसिस करना, तो उसके लिए एक तो हम शांत मन से सवाल को ट्राई करें और 100% फोकस्ड सवाल के ऊपर ही रहें, क्वेश्चन के ऊपर। तब आप बार बार उस क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो आपको उसी के अंदर से हिंट नजर आएगा कि क्वेश्चन अप्रोच कैसे करना है। तो हमारे पास ए का जो आंसर है वो आ चुका है एस। दिस इज एस। लेट्स स्टार्ट विद बी। बी में हमसे क्या पूछा गया, पढ़िए। टू सर्कल्स R1 एंड R2 आर ऑर्थोगोनल टू वन अनदर। अब ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। ये सिचुएशन है, इसको ऑर्थोगोनल कहा जाता है। आप यहाँ पहुंचे, यहाँ पर ये बनाया, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये R1 है, ये R2 है। तो रेडियस R1 R2 है, 90 डिग्री पर है। लेंथ ऑफ देयर कॉमन कोड इज K। कॉमन कोड कहां पर है, ये रही कॉमन कोड, ये कॉमन कोड A एंड B। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। तो आप इस राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से मुझे tan थीटा लिख के बताइए। R2 बाय R1, R2 बाय R1, ये tan थीटा आपने बना लिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लेंथ ऑफ कोड की। लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ कोड इज दिस, यहां पर हमने इसको m लिया, दिस इज द लेंथ ऑफ कोड। आप यहां से बनाइए, क्या बात बनाइए। तो देखिएगा, ये थीटा के यहाँ पर एंगल 90 रहेगा, एक तो कोड पर सेंटर से परपेंडिकुलर। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो R1 AM जो लेंथ होगा, AM R1 cos थीटा ये बनेगा, R1 sin थीटा यहां बन जाएगा, R1 sin थीटा। ये tan थीटा का फॉर्मूला है, हम चाहते हैं sin थीटा निकाला जाए, तो वो बनेगा R2 अपॉन अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक, तो यहां से हम ये डेटा बनाएंगे। AM ये R1 है, ये R2 है, अंडर रूट है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये डेटा आप बना देंगे, यहां से R1 R2 आता है और ये वाला डेटा भी आपके पास से बनेगा, R1 R2 अपॉन रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। AM लेंथ आ गया। लेंथ ऑफ कोड टोटल कितना होगा, AB, जो AM का होगा डबल। तो यही पूछा है कि लेंथ ऑफ देयर कॉमन कोड दैट इज AB, तो वो बना आपके पास से 2AM, वो बना आपके पास से 2R1 R2 upon under root of R1 square plus R2 square. So now this is K times square root harmonic mean
बिटवीन स्क्वायर ऑफ द रेडियस, हार्मोनिक मीन निकालना। दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन क्या होता है? इफ द नंबर्स आर ए एंड बी, तो हार्मोनिक मीन आता है 2ab अपॉन a प्लस बी, इसको हार्मोनिक मीन कहते हैं। और यहाँ हार्मोनिक मीन हमें किसका निकालना है? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। हार्मोनिक मीन बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द रेडियस, तो यही हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले में जो डेटा निकालना है वो रेडियस का स्क्वायर का निकालना है। तो यहाँ पहुंचे, यहाँ आता है 2, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, फिर दोनों का एडिशन r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ये डेटा आपके सामने है। यहाँ आप पहुंचे r1 r2 अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। यहाँ k है, यहाँ से √2 आता है, और ये है r1 r2। ये अंडर रूट भी आपके पास से आता है, ये इससे हो गया कैंसिल, r1 r2 इससे कैंसिल, k की वैल्यू √2 आती है। हमसे k पावर 4 पूछा है, k स्क्वायर की वैल्यू 2 आती है, और यहीं पर अगर हमने k पावर 4 कर दिया तो फिर आंसर आपके पास से 4 आता है। ठीक है, तो यहां से आपके पास आंसर 4 आ जाएगा। तो 4 आपके पास लिखा गया है r। तो पहला आता है s, दूसरा आता है r, ये दोनों बातें बनी। अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ कि इसमें क्या पूछा है। एक्सिस आर ट्रांसलेटेड, तो देख लीजिए ऑप्शन s एंड r हमारे पास बन रहा है। दिस इज s, दिस इज r। Axes are translated, so the new equation of circle has no first degree terms and the new equation is this. बेसिकली ओरिजिन को शिफ्ट किया गया है, इसीलिए वहां पर लीनियर जो टर्म थी वो हट गई है। तो क्या हुआ है? ट्रांसलेशन हुआ है एक्सेस का। तो सर्कल तो सेम है, तो सर्कल के कोऑर्डिनेट्स जो है सेंटर के वो चेंज हो जाएंगे, बट क्या रेडियस चेंज होगी? रेडियस तो सेम ही रहेगी, चाहे आप किसी भी हिसाब से बात कर लें। अगर हम सर्कल को कुछ नहीं कर रहे हैं, कहानी ये है कि सर्कल आपके पास यहाँ है, पहले आप इसके अबाउट मेजर कर रहे हैं, फिर आप इसके अबाउट मेजर करने लग गए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? रेडियस तो दोनों ही केसेस में आर ही रहेगी, चाहे इसके फ्रेम में निकालो या इसके फ्रेम में निकालो। क्योंकि रेडियस कम ज्यादा करोगे तो सर्कल का शेप कम ज्यादा होगा। कोऑर्डिनेट की बात कर सकते हैं कि यहाँ से इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट अलग दिख रहे हैं, और यहाँ सेंटर को ही ओरिजिन लेके बनाएंगे तो अलग दिखेंगे, पर रेडियस इज गोइंग टू बी द सेम। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट वाले की रेडियस निकालें, r1 एंड r2 आर गोइंग टू बी सेम। फर्स्ट वाले की रेडियस यहाँ देखिएगा 5/2 बनेगा होल स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर प्लस c, क्या होता है फॉर्मूला? g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। और सामने आपके पास यहाँ से देख लेंगे आप λ/2 रूट लेंगे इसका, और लैम्डा के सामने ऑप्शन सारे पॉजिटिव ही हैं, तो पॉजिटिव के हिसाब से ही बात बनाएंगे। तो डेटा आपके पास है 25 आता है, 6 आपके पास आता है, और ये आता है 24, ये है λ/2। ये आता है 49 का 7/2, और ये λ/2 आता है आपके पास। लैम्डा की वैल्यू 7 आपके पास आई। 7 क्या है आपके पास? 7 है Q, यहां से Q SR/Q, यहां से आपके पास डेटा बन गया SR&Q, ये मैच हो गया। चलते हैं लास्ट वाले में क्या पूछा है। तो ये अच्छा सवाल है कि भाई इसकी इक्वेशन को ट्रांसलेशन किसी और एक्सिस के हिसाब से लिखा, पर रेडियस तो सेम रहेगी, है ना, तो उसकी वजह से कोई इंपैक्ट आना नहीं चाहिए। अब हम चलते हैं, ऑप्शंस आए SR/Q, SR/Q। अब एक बचता है लास्ट ऑप्शन, नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स निकालिए विच लाइज ऑन और इनसाइड द सर्कल। इस सर्कल को बनाइए, जो इस सर्कल के ऊपर रहे या इनसाइड रहे, ये सिचुएशन हम चाहते हैं। दिस इज आर D। 4 लिखा है, सो दिस पॉइंट विल कम एज 2,0, दिस विल कम एज 0,2, -2,0, 0,-2। तो ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जो इस सर्कल के अंदर और ऑन द सर्कल आने चाहिए, ये बात हम चाहते हैं। तो देखिए, एक तो ओरिजिन ही है 0, 0, एक पॉइंट आपके पास यहाँ आएगा 1,0, अगला इंटीजर तो 2,0 ही है, इंटीग्रल पॉइंट काउंट करने 1,1 के यहाँ चले जाइए, दिस पॉइंट इज कमिंग एज 0,1 और अगला है 0,2। एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा तो यहीं आ जाएगा।
आपको क्या लगता है 1,1 का क्या सिचुएशन है? 1,1 आप यहाँ से S1 देख लीजिए, 1 1 नेगेटिव आ रहा है भाई, जिसके लिए ये जो कंडीशन है अपने पास x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 4 नेगेटिव आनी चाहिए या फिर जीरो आ जाए। ये पॉइंट्स हमें काउंट करके दिखा रहे हैं। तो ये सारे काउंटेड हैं, ये सारे भी काउंटेड हैं। यहाँ वाला एक पॉइंट और आएगा -1,0। जब मैं इसको यहीं पर 1,2 बनाता हूँ, 1,2 के लिए अगर मैं देखूँ 1,2, तो ये 1 और 4 और -4 1 आता है, ये बाहर चला गया है। सो 1,2 वाला पॉइंट बाहर है, यहाँ पर है वो। सो दिस पॉइंट इज हियर, 1,2 इज आउटसाइड द सर्कल, वो नहीं चाहिए हमें, दिस इज नॉट इंक्लूडेड। और यहाँ 2,1 देखेंगे तो वो भी बाहर है, 2,1 भी बाहर है। तो इनसाइड वाले पॉइंट यहीं पर हैं। एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा 1,-1, एक पॉइंट यहाँ आएगा -1,-1, एक पॉइंट यहाँ आएगा आपके पास -1,1। ठीक है, काउंट कर लीजिए कितने पॉइंट्स हमारे पास है, वही बात बन जाएगी। एक्स एक्सिस पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, so we are having 13 integral points. 5 एक्स एक्सिस पर है इंक्लूडिंग ओरिजिन, 4 वर्टिकल एक्सिस पर एक्सक्लूडिंग 0 ओरिजिन, तो 9 हो गए। और एक एक क्वाड्रेंट में एक एक पॉइंट है, 13 पॉइंट्स आपके पास आएंगे, एंड विच इज योर पी ऑप्शन। ये आपके पास से पी पर कनेक्ट होगा। मार्क कर लीजिए SRQP, SRQP। मैच द कॉलम को सीखिए, लर्न करना। कई बार मैच द कॉलम जब एससी के फॉर्मेट में पेपर में पूछे जाते हैं तो बहुत आसान सवाल होते हैं, कई बार चारों को ही सॉल्व नहीं करना पड़ता। पर हमें यहाँ पर तो क्या है, मैंने जानबूझ के इसको अलग अलग फॉर्मेट में रखा है ताकि अब हर ऑप्शन को सॉल्व करने का कंपल्शन आए। इससे ईजियर फॉर्मेट आएगा तो डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव और मार्क्स लेकर आ ही जाएंगे। मेन लड़ाई टाइम को रिड्यूस करने की है। वो चारों ऑप्शन, चारों की जो कॉलम 1 के डेटा है, ये सब आपको एक्सप्लेन करने के लिए अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं। यहाँ इंटीग्रल पॉइंट काउंट करवाए हैं। आर के अंदर हमने देखा कि वहाँ पर एक्सिस को ट्रांसलेट किया गया है, तो ये सोचना कि रेडियस अनचेंज रहेगा, इस बारे में है। इसके पहले यहाँ पर ऑर्थोगोनली कट करते हैं, तो यहाँ पर छोटा मोटा ज्योमेट्री यूटिलाइज करके, हार्मोनिक मीन अलजेब्रा को यूटिलाइज करके कंपैरिजन करवाया है। और उसके पहले डायरेक्टर सर्कल के साथ फिर से एक ज्योमेट्री को इन्वॉल्व किया है। बेहतरीन 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 सवाल। और मैच द कॉलम करना है तो आप मेरी बुक से कर सकते हैं। बाकी स्टे कनेक्टेड, हर चैप्टर के मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलिए। कीप लर्निंग। A circle with center in the first quadrant is tangent to y equal to x plus 10 and y equal to x minus 6 and the y-axis. Let h comma k be the center of the circle and find the value of h plus k is a plus b times root a, where root a is a surd, and find the value of a plus b. ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसको अप्रोच करते हैं। सबसे पहले सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और वो इन 3 लाइंस को टच करता है, वाई एक्सिस को, और ये 2 लाइंस भी हैं। आप इन दोनों लाइन से क्या देख पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं? तो आप देखेंगे दोनों का स्लोप ही इक्वल है, दोनों का स्लोप 1 है। इसका मतलब जो गिवन लाइंस हैं दे आर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, नॉट पैरेलल प्लेन्स, दे आर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। ठीक है, एक छोटा बेसिक ज्योमेट्री बनाते हैं कि क्या हम यहाँ पर चाह रहे हैं। तो 3 टेंजेंट हमें गिवन है, एक एक्स एक्सिस भी, एक वाई एक्सिस को भी ये टच करता है, ऐसा भी दिया हुआ है कि टचेस द वाई एक्सिस। और 2 टेंजेंट्स हमें और बनानी है तो बना लेते हैं। यहां से टच करके जाएगा और यहां भी ये टच करके जाता है। दोनों लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। तो पैरेलल लगनी चाहिए, दिखनी चाहिए पैरेलल, दे आर पैरेलल। ठीक है, चलिए तो आप देखिए, क्योंकि ये वाई एक्सिस को टच करता है तो इसका जो सेंटर है वो है h कोमा के। अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा, ठीक है, तो आप बताइए, क्योंकि ये भी इसकी टेंजेंट है तो यहाँ एंगल 90 आएगा और यहाँ एंगल 90 आएगा, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट जो है इसका, यही रेडियस के बराबर हो जाएगा। सो पहली बात तो ये है कि आर ही एच है,
सेंटर लिया है h, k के अंदर, ये दोनों हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऐसा दिया गया है, बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो एक तो रेडियस h आ जाएगी बिकॉज इट टचेस y एक्सिस, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो h और k दोनों पॉजिटिव भी होंगे। एक मेरा छोटा सा सवाल है, अगर एक टेंजेंट सर्कल है इसके अगर दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं तो क्या कॉन्सेप्ट होगा, आप बताइए। अगर दो पैरेलल टेंजेंट है तो ये कभी मिलेंगे नहीं आगे जाके, पैरेलल है, दे विल नेवर मीट। तो अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाऊंगा तो ये भी 90 रहेगा, ये भी 90 रहेगा, ये रहेगा सेंटर, तो ये भी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर। तो पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो डायमीटर के इक्वल हो जाएगा, एक कंडीशन ये निकल के आएगी। तो यहीं से अगर हम इसको मिलाने की, ज्वाइन करने की सोचते हैं अगर, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर आप बनाने की सोचेंगे तो ये आपके पास से रेडियस के इक्वल बन जाएगा, आर एंड आर। सो नाउ द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, लाइंस की इक्वेशन में थोड़ा रीराइट कर देता हूं, इज कितना बन जाएगा, दोनों की आपको अगर पैरेलल लाइंस के डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है तो C1 माइनस C2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है, और ये आपके पास बनेगा डायामीटर ऑफ सर्कल, ये इसी सर्कल का डायामीटर बन जाएगा। कॉन्स्टेंट्स का डिफरेंस 10 माइनस -6 डिवाइडेड बाय 1 + 1, ये आपके पास से 2r आता है। 16 है, आप यहाँ पर देखेंगे तो ये है 16/√2, जिसको हम 8√2 लिख सकते हैं। सामने आपके 2r है, r का वैल्यू आपके पास से 4√2 आता है, ठीक है। क्या रिलेशन आ गया, 4√2। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से अगर हम इससे परपेंडिकुलर्स की बात करते हैं तो ये भी आप देख सकते हैं कि दोनों टेंजेंट्स में से ये वाली जो टेंजेंट है x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल टू 0, और यहाँ है x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, करेक्ट। ये दोनों डेटा लिखे हुए, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर्स दोनों के ऊपर डालते हैं तो ये भी रेडियस के बराबर आने चाहिए, क्योंकि अभी हमें निकालना क्या है फाइनली, h प्लस k। h हमारे पास आ चुका है तो वहां से हम क्या बोल सकते हैं, h ही r है और वो ही आपके पास है 4√2 है। सो दिस इज आवर कंडीशन नंबर 1। अभी हमारे पास k निकलना बाकी है, ठीक है। तो k के लिए क्या बात करेंगे, तो देखो लाइंस x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड x minus y is equal to 0 are tangents to circle, सर्कल जिसका सेंटर है हमारे पास h, k, सेंटर है h, k, और जो रेडियस है वो है 4√2। तो ये दोनों है तो फिर इनके लिए क्या होगा, P1 और P2 दोनों परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर आ जाएंगे। तो h, k से आप परपेंडिकुलर रखिए, h माइनस के प्लस 10/√2 इज इक्वल टू h माइनस के माइनस 6/√2, ये बात है। ये हालांकि रेडियस के बराबर है पर हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप देखेंगे √2 से √2 कैंसिल है, यहाँ अगर आप डेटा बनाएंगे तो हम मॉड को ओपन कर सकते हैं प्लस माइनस के साथ। अगर हम प्लस लिखते हैं तो h माइनस के प्लस 10 की वैल्यू h माइनस के माइनस 6 आता है, जो फिजिबल नहीं है। 10 इक्वल टू -6 का कोई मतलब नहीं होता। और वहीं अगर हम इसी के अंदर माइनस साइन लेते हैं तो -h प्लस के प्लस 6 आपके पास से बन जाएगा, जो h माइनस के आपके पास से बनेगा उधर ऐड हो जाएंगे डबल, यहाँ 10 है यहाँ 6 है, तो 6 माइनस 10 आता है -4, ये आता है -2। तो यहाँ से अगर आप k का वैल्यू देखेंगे तो वो है h प्लस 2, k का वैल्यू आपके पास लिखा गया है h प्लस 2, ठीक है। हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं h प्लस k निकले, तो आ जाइए h प्लस k, तो h की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू h प्लस 2 है, ये h है और यहाँ पर है h प्लस 2, टोटल बन गया 2h प्लस 2, और h और r का डेटा हमें पता है, ये रहा 4√2। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा 4√2 प्लस 2, सो इट इज 2 + 8√2,
क्या हम डेटा पर आ चुके हैं? देखिए यहाँ से बी ए प्लस बी रूट ए लिखा हुआ है, ये वही है ए प्लस बी रूट ए। सर्ड का मतलब समझते? जैसे रूट में तो मैं रूट 4 भी लिख सकता हूँ तो वो वैल्यू 2 आ जाएगी। सर्ड मतलब इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, मतलब अंडर रूट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट देयर, तो सर्ड का मतलब वो है ना। तो रूट 2 हम इसको लिखेंगे ही लिखेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे इसको ये मतलब था कि हम चाहें तो इसको ऐसा भी मॉडिफाई कर सकते थे किसी और नंबर्स के रिस्पेक्ट में, तो ये रूट टू रूट वाली टर्म विल गोइंग टू बी प्रेजेंट देयर। तो आप बताइए क्या लिखें इसको फिर? ए दोनों जगह से 2 दिख रहा है कंपैरिजन के बाद, बी का वैल्यू 8 आता है, हमारे पास a प्लस बी का डेटा 10 आता है। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। तो अच्छा सवाल है ये, बढ़िया सवाल है जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है। कैसे करना है शुरू से पढ़िए, एक बार क्वेश्चन को रिकैप करा देता हूँ। एक सर्कल की 3 टेंजेंट है, एक वाई एक्सिस है और 2 पैरेलल टेंजेंट्स हैं। पैरेलल टेंजेंट्स हैं तो सेंटर्स, इन दोनों लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो डायमीटर के बराबर हो जाएगी। पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट लगा दिया और यहाँ से हम इसमें डायमीटर, इसका जो रेडियस है वो निकाल पा रहे हैं। ये हुआ एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर। ठीक, वाई एक्सिस को ये टच करता है तो यहाँ से जो वाई एक्सिस वाली डिस्टेंस है एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास से एच के बराबर आ जाएगा। ये हो गया आपका दूसरा कॉन्सेप्ट। एक वो है, दूसरा ये। तीसरा, अब हमारे पास क्या एच भी लाना है के भी लाना है, एच तो आ चुका, के बचा है, तो सेंटर से परपेंडिकुलर दोनों पे रेडियस के बराबर आएंगे, वो कॉन्सेप्ट हमने बनाया थर्ड कॉन्सेप्ट। और फिर यहाँ मॉड था, एक बार प्लस एक बार माइनस, पहले से कुछ नहीं आया, माइनस से डेटा बन गया, तो रिलेशंस आ गए अपने पास, क्योंकि 3 वेरिएबल थे कि आर भी निकालना है, एच और के सारे डेटा निकालने थे। तो फिर देखा के इक्वल टू एच प्लस 2 आता है, यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, बात बन गई। अच्छा सवाल, कोशिश कीजिए कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करें। मेरे को यहाँ पर आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करनी थी, इसलिए मैं सीक्वेंशियली एक एक बात लिख रहा था। आप अगर बीच में हो सकता है तीनों कॉन्सेप्ट में से एक सॉल्व किया हो, दूसरा सॉल्व नहीं कर पाए हो, है ना, ऐसा हो सकता है। पर अब जब ये सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ है, आई होप आपकी लर्निंग मैक्सिमम रहेगी। और इसका रिवीजन टाइम बाय टाइम करते रहिएगा, 1 महीने 2 महीने में। कोऑर्डिनेट को क्या जनरली हम इग्नोर कर देते हैं, तो उसका रिवीजन टाइमली बेसिस पे करोगे तो आप अपने फुल फ्लो में आ जाएंगे। कीप लर्निंग। If the point lambda comma minus lambda lies inside the circle, then the number of integer in the range of lambda हमसे पूछा गया है। तो एक सर्कल जो होता है ना, सर्कल एक बाउंडेड कर्व है जिसमें कह सकते हैं कि ये इनसाइड है या आउटसाइड है। ऐसा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन के केस में हम नहीं कह सकते। यह है लैम्डा कोमा माइनस लैम्डा, और आपको पता है इसका सेंटर जो है वो भी अंदर ही रहता है। सेंटर आपके पास से आएगा 2, -1। तो अगर आपको पता हो तो इनसाइड वाले पॉइंट्स के लिए जो पावर ऑफ अ पॉइंट होता है x1 वाला एक्सप्रेशन वो नेगेटिव आता है। तो यहाँ पर अगर हम p पॉइंट की बात करें, लैम्डा कोमा -1, s1 शुड बी नेगेटिव। ये कैसे पता? क्योंकि सेंटर के लिए नेगेटिव आता है, सेंटर के लिए नेगेटिव आता है तो इसके लिए भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि दोनों सेम रीजन में लाई करते हैं। आप चाहो तो सेंटर के लिए निकाल के देख सकते हो, यहाँ पर 2, -1 है, पर ये सब थ्योरी के पार्ट है। आप रख के देखिए, यहाँ पर 4 आता है, फिर ये 1 आता है, 2 आप रखेंगे तो 8 आता है, फिर -1 रखेंगे तो -2 -8 आता है। तो आप देखिए पूरी टर्म आपके पास से नेगेटिव आ जाएगी, ये सब नेगेटिव है। तो यहाँ पर लैम्डा वाली इस बात को सेटिस्फाई करेगा। लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, 4 लैम्डा -2 लैम्डा, दिस इज नेगेटिव। वी आर हैविंग लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा -4, ये 2 टाइम्स आ जाएगा, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब जितनी अच्छी आपकी स्पीड है फैक्टराइजेशन की, उतना आप टाइम बचा पाएंगे इस सवाल से और अगले पे लगा पाएंगे। और पता चला कि सर कॉन्सेप्ट तो पता था, हम यहीं उलझ रहे हैं फैक्टर करने में, सॉल्व करने में, इसलिए कैलकुलेशन को अपना दोस्त बना के चलिए। यहाँ नंबर लाइन देखेंगे तो ये -1 और ये 4 आता है, यहाँ से प्लस माइनस एंड प्लस आपके पास बात बनेगी। लैम्डा की हम बात करते हैं तो -1 से 4 आता है, ये डेटा आपके पास आता है। सो नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज पूछा है, तो अब आप बता दीजिए इसके अंदर इंटीग्रल लैम्डा कौन से हैं। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 आपके पास है इंटीग्रल वैल्यूज आ रही, 4 वैल्यूज आपके पास से इंटीग्रल वैल्यूज निकल के आती हैं। ठीक है, देखा जाए तो कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान है, बनाने वाली बात है। ठीक है, कीप लर्निंग।
One of the diameters of the circle circumscribing the rectangle ABCD is 4y is equal to x plus 7. A and B are the points minus 3, 4 and 5, 4 respectively. Then find the area of rectangle. ये हम चाहते हैं, ठीक है। तो इस कंस्ट्रक्शन को बनाते ध्यान रखिएगा, सर्कल जो है सर्कमस्क्राइब करता है रेक्टेंगल को। तो रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के बाहर से सर्कल जा रहा है, तो इस बात को पहले समझ लें कौन किसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो रेक्टेंगल अंदर है, सर्कमस्क्राइब सर्कल करता है, तो सर्कल पहले बनाया और यहां पर एक रेक्टेंगल फिर हम बनाना चाहते हैं। एक रेक्टेंगल में बना देता हूं, एक रेक्टेंगल है। यहां के हिसाब से हमारे पास एक डायामीटर भी इसका गिवन है। सो इट्स अ डायामीटर जो इसके सेंटर से पास होगा। इसकी इक्वेशन है 4y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स गिवन है ए का। अब देखिए ए के कोऑर्डिनेट है -3, 4 और बी का कोऑर्डिनेट आपके पास है 5, 4। ठीक, ये बात बनी। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आप एरिया निकालिए। एरिया कैसे निकलेगा? एरिया होता है लेंथ और जो हाइट है, जो लेंथ और विड्थ जो है उसका प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो कुछ चीज़ें आप समझिए, यहाँ पर नोट डाउन करते हैं कि ये एंगल 90 आएगा, ये भी 90 आएगा, ये भी 90 आएगा, ये भी 90 आएगा, ठीक है। रेक्टेंगल है। क्या आप मुझे इस ए बी की इक्वेशन बता सकते हैं? ए बी की इक्वेशन क्या होगी? 4 है, यहाँ भी 4 है। दिस इज द इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 4। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी y इक्वल टू 4। हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास से बनेगी y इक्वल टू 4। आप चाहो तो दो लाइन से इक्वेशन बना के देखिए, दोनों के y कोऑर्डिनेट सेम है, 4 और 4 लिखा हुआ है। 2 पॉइंट से हम इक्वेशन जरूर लिख सकते हैं। तो इसका अगर हम स्लोप बनाने की कोशिश करेंगे तो स्लोप ही 0 आएगा, तो लाइन हॉरिजॉन्टल बनेगी। ये हॉरिजॉन्टल है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन कैसी होगी? आप समझ पा रहे हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये तो खैर रफ डायग्राम था, ये हमारे पास लाइन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी? ये अगर y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो ये लाइन x इक्वल टू कॉन्स्टेंट पैरेलल टू y एक्सिस है, और ये 5, 4 से पास होता है तो इस लाइन के कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 5 आएंगे। वहीं ये दोनों पैरेलल हैं तो इस वाले के कोऑर्डिनेट आएंगे आपके पास से x इक्वल टू -3। अंडरस्टूड? तो ये है x इक्वल टू -3, ये है x इक्वल टू 5। ये y इक्वल टू 4 है तो ये कैसा होगा? ये भी एक लाइन होगी जो y इक्वल टू अल्फा रहेगी। अब y इक्वल टू अल्फा x इक्वल टू 5 से मिलेगी तो आपके पास आया ABC वाला पॉइंट आएगा 5, अल्फा, और ये D वाला पॉइंट आपके पास बनेगा -3, अल्फा। करेक्ट? अब रेक्टेंगल के हमारे पास चारों वर्टिसेस आगे हैं, वेरिएबल एक है अल्फा, ठीक है। अब सोचिए, मैं इसकी बात करता हूं AC की। जो इसका डायामीटर होगा वो भी सेंटर से पास करेगा, और इधर से भी आप बना सकते हो सेंटर C0, ठीक है। तो मैं बात करता हूं C0 इज द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल है, एंड दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC। ये जो डायगोनल AC है इसका मिड पॉइंट भी है, तो आप बना दीजिए, क्या बनेगा? 5 - 3/2 अल्फा प्लस 4/2। C0 आप बनाएंगे तो 2/2 की वैल्यू 1 आती है, यहाँ अल्फा प्लस 4/2 आता है आपके पास से C0। अब ये C0 इसको अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो अब आगे की बात सोचिए। यही C0 इस लाइन पर भी लाई करता है। जो लाइन क्या गिवन है? दिस इज द लाइन, सो दिस लाइज ऑन लाइन 4y इज इक्वल टू x प्लस 7। तो y का 4 टाइम्स करिए, आपके पास 2 अल्फा प्लस 8 आता है, और यहां से 1 प्लस 7 आता है। हमारे पास अल्फा की वैल्यू 0 आ रही है, अल्फा की वैल्यू 0 आ रही है। तो क्या आप मुझे एरिया बता सकते हैं इसका? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आप देखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इन दोनों का विड्थ और इन दोनों का विड्थ रहेगा। इन दोनों का विड्थ आप देखिए तो यहाँ -3 है और यहाँ 5 है। सो दिस इज द AB इज 5 - -3। इन दोनों का विड्थ हो गया, लेंथ हो गया, और यहाँ पर ये वाला डेटा। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? y इक्वल टू 4 है और ये y इक्वल टू अल्फा है। सो दिस विल कम एज 4 माइनस अल्फा डेल्टा। यानी मैंने लिख लिया है AB इंटू BC। ये कहानी है। AB इंटू BC से एरिया कंप्यूट हो जाएगा। हमने अल्फा निकाल चुके हैं, कितना है?
0 है, तो ये आ रहा है 8, यहाँ है 4। वी आर फाइनल आंसर वी आर मेकिंग 32 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका फाइनल आंसर आएगा, 32 स्क्वायर यूनिट आपके पास से फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, ज्योमेट्री से किया, 2 पॉइंट्स गिवन थे, ये हो गया। फिर इसकी इक्वेशन y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। परपेंडिकुलर लाइंस में अगर एक लाइन हॉरिजॉन्टल है तो एक लाइन वर्टिकल होगी, वहां पर m1 m2 इक्वल टू -1 फेल हो जाता है। m1 m2 इक्वल टू -1 परपेंडिकुलर लाइंस के लिए तभी लगता है जब वो दोनों लाइंस के फाइनाइट स्लोप हो और वर्टिकल लाइन का स्लोप डिफाइंड नहीं होता है ना। तो यहाँ पर ये y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ये भी y इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, ये x इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ये भी x इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। इस पॉइंट से पास होगा तो x इक्वल टू 5, इससे पास होगा तो y इक्वल टू 4, दिख भी रहा है। तो यहाँ से पॉइंट्स वगैरह निकलने के बाद डायगोनल का मिड पॉइंट आप इससे भी निकाल सकते थे, BD से भी, मैंने इसी से निकाला, BD से भी निकाल सकते हो। प्योरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है। अगर आप ये सवाल बना पा रहे हैं तो मेरी तरफ से आपकी तारीफ है। अच्छा, मतलब आप सोचना सीख गए, तो आपकी पीठ थपथपा देते हैं, शाबाशी आपको दे देते हैं कि बढ़िया सीख गए। अगर आप ये सवाल बना पाए हैं तो अच्छा सवाल है। एकदम से बनते नहीं हैं ये सवाल, पर अगर आप मेहनत करेंगे, सीखेंगे तो ज़रूर बनेंगे। थ्योरी अगर आपको वीक लगता है, नहीं सोच पाते, लैक ऑफ प्रैक्टिस है, यू कैन यूज़ माई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बुक, वो आपको मिलेगी, वहाँ पर पढ़िए उसको, सीखिए उसको, कीप लर्निंग। Circle C1 and C2 are external tangent, and they both are internally tangent to the circle C3. Radius of C1, C2 are 4 and 10 respectively, and the centers of three circles are collinear. Okay, the chord of C3 is also a common internal tangent to C2 and C3. Given that the length of the chord is m root m by n, where m and n are positive integers and m and n are relatively prime numbers, and n is not divisible by square of any prime number, then find the value of m and n p। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। लास्ट में तो क्या है, क्वेश्चन को एडजस्ट करने की कहानी है कि डेटा में m और n को प्राइम है, कोई है ना। मेजर बात है फर्स्ट टू लाइंस को पढ़ते हैं। C1 C2 आर एक्सटर्नली टेंजेंट, ठीक है, तो ये एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। छोटा छोटा डायग्राम बनाते हुए चलते हैं। हमेशा रेडियस भी बता रखा है, C1 का रेडियस 4 है, C2 का रेडियस 10 है। अच्छा, ऐसा कहानी है, ठीक है भाई, ये कहानी C1 है, C2 है रिस्पेक्टिवली। देन सेंटर्स ऑफ द थर्ड सर्कल, अच्छा थर्ड सर्कल को क्या हो रहा है, दे आर बोथ इंटरनल टेंजेंट टू द सर्कल C3। अच्छा, ये दोनों सर्कल C3 जो है उसको इंटरनली टच करते हैं, ये बात भी हमें बताई गई है, ध्यान रखेंगे। और फिर आगे पूछा जा रहा है, तो चलिए समझिए, तो एक सर्कल और हमें बनाना है। तो डायरेक्टली हम क्या है ना, एकदम से फाइनल डायग्राम पे नहीं बनते, ऐसे एग्जाम में भी होता है। और मैं डायरेक्टली आपको नीट एंड क्लीन डायग्राम बना दूँ तो क्या उसका प्रोसेस है, धीरे धीरे क्वेश्चन डिकोड होता है। अच्छा, 2 सर्कल बाहर से टच कर रहे हैं, फिर तीसरा सर्कल उनको उन दोनों के बाहर है, वो दोनों फर्स्ट 2 सर्कल्स इनसाइड हैं। देन वी गेट टू नो बनाना कैसे। एक लाइन और बता रखी है कि देयर सेंटर्स आर कोलिनियर। अच्छा, वो सेंटर्स उनके कैसे हैं, कोलिनियर हैं। तो देखिए, एक हुआ आपके पास छोटा सर्कल, फिर एक है आपके पास इससे बड़ा सर्कल, फिर इन दोनों के सेंटर से C1 इसका बना देंगे, यहाँ पर दूसरा सेंटर बना देंगे अपने पास, ठीक है। अब क्या होता है, एक और सर्कल है जिसको ये टच करते हैं, और ऐसे टच करना है कि तीनों के सेंटर कोलिनियर बन जाए। अब यहाँ पर कैच है, मतलब उसका सेंटर भी अगर यहाँ लाई करता है जो इन दोनों को इंटरनली टच करने वाला है, तो फिर वो सर्कल कैसा बनना चाहिए वो आप सोचिए। वो कहीं यहाँ उसका सेंटर होगा और ये इन दोनों को अगर इंटरनली टच कर रहा है तो इस तरीके से वो सर्कल बनना चाहिए। ये एक रफ डायग्राम में यहाँ पर बना रहा हूँ, और ये यहाँ पर ये टच कर रहे हैं, यहाँ ये टच कर रहा है, यहाँ ये टच कर रहे हैं। तो अब थोड़ा समझिए, ये C1 सर्कल, ये C2 सर्कल, पहले जो लिखा है उसको एक एक करके रिकन्फर्म करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या C1 C2 एक्सटर्नली टेंजेंट टच कर रहे हैं? एक्सटर्नली टेंजेंट मतलब एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, यस, ये दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। दे बोथ आर इंटरनली टेंजेंट टू द C3। क्या ये दोनों C3 को इंटरनली टच करते हैं? देखिए, C3 के साथ ये इंटरनली टच कर रहा है, C2 भी C3 को इंटरनली टच कर रहा है, करेक्ट। फर्स्ट लाइन इज डिकोडेड। रेडियस जो दे रखी वो हम लिख लेंगे कि R1 का वैल्यू 4 है
और हमारे पास R2 का वैल्यू 10 है। ठीक है, सेंटर्स ऑफ थ्री सर्कल्स आर कोलिनियर, तीनों के सेंटर कोलिनियर मैंने बना दिए हैं। यहां तक भी बात क्लियर है। ठीक है, अंडरस्टूड। आगे चलते हैं। अब एक कोड है C3 का, विच इज ऑल्सो ए कॉमन टेंजेंट, कॉमन इंटरनल टेंजेंट ऑफ C1 एंड C2। आप बताइए, C1 C2 की सिचुएशन ऐसी है, ये C1 है, यहाँ C2 है। मैं उस डायग्राम में गड़बड़ नहीं करना चाहता, यहाँ हम बात कर रहे हैं। दो सर्कल्स अगर ऐसे टच करते हैं तो आपके ऐसी कॉमन टेंजेंट ये आती हैं। तीन कॉमन टेंजेंट इस पॉसिबल केस में आती हैं। हमें क्या पूछा है? हमें यहाँ पर पूछा है कि C3 कॉमन इंटरनल टेंजेंट, ये दोनों एक्सटर्नल हैं, ये वाले भी एक्सटर्नल है, ये है इनकी कॉमन इंटरनल टेंजेंट। क्योंकि तीन टेंजेंट्स हैं तो ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर इन दोनों की कॉमन इंटरनल टेंजेंट ये है, तो यहाँ पर आप जाएंगे और ये है इनका कॉमन इंटरनल टेंजेंट, ये बना दिया हमने, कॉमन इंटरनल टेंजेंट बना दी। ठीक है, तो एक कॉर्ड ऑफ C3, ये C3 की कॉर्ड है, ध्यान रखेंगे। अब पूछा कि लेंथ ऑफ दिस कोड, अब हमें इस कोड की लेंथ निकालनी है। जी बिल्कुल, बनाते हैं। इस सर्कल का सेंटर सिमेट्री से मुझे यहां कहीं दिखता है, यहां कहीं होगा। अब चलिए, C1 का सेंटर अज्यूम किया A है, इसका सेंटर अज्यूम किया B है, इसका सेंटर अज्यूम किया C है। सो ABC आर सेंटर्स ऑफ सर्कल्स C1, C2 and C3 respectively. अंडरस्टूड? क्योंकि ये सब कोलिनियर है तो मैं यहाँ पर एक लाइन बनाना चाहता हूं, तो ये सब एक लाइन में आ जाएंगे। ये C सेंटर है, आप मुझे बता पाएंगे, ये बन गया R1, ये भी है R1, ये यहाँ पर B पॉइंट है, तो ये लेंथ आपके पास से आ जाएगी R2, और ये वाली लेंथ भी आपके पास से बनेगी R2। ठीक, अब आप मुझे बताइए कि ये जो टोटल लेंथ है, C थर्ड वाले का सर्कल है, तो इस टोटल लेंथ को मैं बाद नाम देता हूं कि ये PQ है। सो PQ की वैल्यू क्या बनती है, आप मुझे बताइए। PQ क्या बनेगा? PQ आपके पास बनता है 2R1 प्लस 2R2, यस नो? 2R1 प्लस 2R2, यानी इसका डायमीटर प्लस इसका डायमीटर इज कमिंग एज द डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल। ये है इसका डायमीटर C1 का, ये C2 का डायमीटर, और ये दोनों मिला के बनाने से C3 का डायमीटर बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2R3। ये डेटा आपके पास आया। सब जगह से 2 से 2 कैंसिल है आपके पास से, तो हमारे पास R3 बन के आ गया है। इट इज R1 प्लस R2, R1 इज कमिंग एज 4 एंड इट इज 10, वी आर हैविंग R3 एज 14। सेंटर कोलिनियर से ये डेटा अपने पास बना। अब देखिए, किसी भी सर्कल पे एक कॉन्सेप्ट और सीखिए। कोई कोड अगर हमें दे रखी है, तो हमारे पास अगर सेंटर है तो सेंटर से आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो ये बाइसेक्ट करता है कि सेंटर से परपेंडिकुलर किसी भी कोड पर डाला जाए तो दैट विल बाइसेक्ट द कोड। तो यहाँ से बाइसेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पर अब आप रहिएगा। तो ये आपके पास इसकी बनेगी रेडियस, और यहाँ से हम इस परपेंडिकुलर D की बात करते हैं। अब यहाँ पर हमें ये सोचना है, क्योंकि हमें ये लेंथ निकालनी है। सो आई एम टेकिंग दिस पॉइंट एज M, ये पॉइंट मैंने यहाँ पर M अज्यूम कर लिया। अब आप मुझे बता सकते हैं ये जो CM लेंथ है ये कितनी लेंथ बनेगी, ये आपको थोड़ा सोच के बताना है। तो CM लेंथ अगर हम निकाल पाएंगे तो मेरे पास ये वाली लेंथ मालूम है मुझे, रेडियस है। समझिए, थोड़ा एक कंस्ट्रक्शन में कर रहा हूं। दिस इज, आप चाहो तो मैं ये कंस्ट्रक्शन यहाँ कर देता हूं। उस रीजन वही है कि आपके समझने पर मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। यहाँ है आपके पास C पॉइंट, यहाँ है ये M, और ये लेंथ क्या होगी, ये आपके पास R3 बनेगी। ठीक है, दिस इज द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, दिस इज R3। ओके, हमें निकालना क्या है, हमें ये वाली लेंथ निकालनी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, R एंड S। दिस इज द कोड जिसकी हम बात कर रहे हैं, कोड। अब मुझे ये CM लेंथ निकालनी है। CM लेंथ क्या होगी, C से लेके P तक तो आपके पास R3 है, उसमें से 2R1 हटा लेंगे। जो CM है वो आपके पास R3 माइनस 2R1 है। बोलो यस और नो? CM जो लेंथ है आपके पास, ये CP में से टोटल लेंथ रेडियस में से 2R1 हटा दीजिए, बात बन जाएगी। तो ये लेंथ आई आपके पास 14 है, और ये आपके पास से 4 है, 8 जाता है तो 6 आता है। सो दिस इज 6,
ये R3 है, ये आपके पास है 14 है। तो क्या हम इस लेंथ को नहीं निकाल पाएंगे जो RM है 90 डिग्री है? RM आप कंप्यूट कर सकते हैं। यहाँ आपके पास S भी है। RM लेंथ आपके पास पाइथागोरस से बन जाएगा। आप देखिए पाइथागोरस से 14 है, यहाँ पर 6 है। 14 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर विच इज कमिंग एज 196 माइनस 36। तो आप देखेंगे तो 160 आता है, जिसकी वैल्यू हम 4√10 लिख सकते हैं। सो नाउ द लेंथ ऑफ RS इट इज ट्वाइस ऑफ RM। वो आपके पास से 8√10 निकल के आता है। 8√10 को m√n बाय p लिखा गया है। तो ये डेटा अगर हम देखें m√n बाय p, करें कंपेयर, बना के देखें तो आप देखेंगे m की वैल्यू आपके पास यहाँ से 8 आती है। n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बता रखा है पहले, और p की वैल्यू 1 है। ये डेटा हम यहाँ बना सकते हैं। p की वैल्यू 1 है। n और p के बारे में भी बता रखा है। m और p में कुछ कॉमन नहीं है, जो नीचे वाले हैं रिलेटिवली प्राइम है, यानी 1 ही कॉमन रहेगा, है ना। तो दिस इज द नंबर विच वी आर गेटिंग। आपके पास तीनों का सम हमें निकाल के देना है। यहाँ आपके पास आता है m प्लस n प्लस p विच इज कमिंग एज 8 प्लस 10 प्लस 1 एंड अल्टीमेटली वी आर गेटिंग 19। तो सवाल आएगा, आंसर आएगा 19। ये बात समझ में आ गई सर? मैं इसको वापस समझा देता हूँ, आप बोलने वाले हो सर एक बार फिर से। और दूसरा मैं जिस 2 लाइनें लिखी ना, इनको भी डिकोड कर देता हूँ कि क्या लिखा गया। आइए समझिए। 2 सर्कल थे, बाहर एक दूसरे को टच करते हैं, और तीसरा सर्कल भी इनको टच करता है, और ऐसे करता है कि सेंटर कोलिनियर है। तीनों के सेंटर एक ही लाइन पर है, यानी ये जो लाइन है ये C1 का भी डायमीटर है, C2 का भी डायमीटर है, C3 का भी डायमीटर है। तो तीनों के अगर यहाँ पर है तो 2 डायमीटर्स का सम तीसरे वाले का डायमीटर के बराबर आ रहा है। ये कंडीशन हमारे पास यहाँ से हमने डिकोड कर दी। तो इससे हमारे पास 2 की रेडियस पता थी, तीसरे की निकल के आ गई। फिर यहाँ बोला कि C1 C2 की जो कॉमन इंटरनल टेंजेंट है, तो C1 C2 की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पर 3 कॉमन टेंजेंट बना सकते हैं। तीनों को बताना पड़ेगा कि इंटरनल टेंजेंट की बात करें, ये इंटरनल वाली है, तो ये वाली इंटरनल टेंजेंट बनी। ठीक है, इसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो लेंथ निकालने का फंडा क्या होता है? किसी भी सर्कल में सेंटर से परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करता है। ये रेडियस आर है, तो पाइथागोरस से ये लेंथ निकल के आ जाती है। तो फिर हमें ये लेंथ निकालनी पड़ी कि CM लेंथ हम कैसे निकालें। CM लेंथ को लिए सोचा कि ये पूरा रेडियस है, 2R1 हटा देंगे तो CM लेंथ निकल के आ जाएगा। यहाँ से 6 आ गया। फिर इस डायग्राम को मैंने ऐसा का ऐसा यहाँ बना दिया, CMRNS। दिस इज द कोड जिसकी बात हो रही है। यहाँ भी आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ऐसे ही बनेगा। तो ये 14 है, ये 6 है, पाइथागोरस से RM लेंथ निकला, और फिर जो RS लेंथ है वो इसका डबल हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग 8√10। कंपेयर कर दिया, यह बात पहुंच गई। इसलिए लास्ट में क्या लाइंस लिखी है? M and N आर पॉजिटिव इंटीजर्स, M and P आर रिलेटिवली प्राइम, इज नॉट डिविजिबल बाय स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम। चलिए मैं बताता हूँ आंसर क्या आया हमारे पास। 8√10 आया मेरे पास। आंसर आता है 8√10। मेरा छोटा सा सवाल, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? 16/2 लिख सकता हूँ। अब अगर मैं इसका कंपैरिजन करने निकल गया तो फिर तो मेरे पास से M का वैल्यू 16, N का वैल्यू 10 और P का वैल्यू 2 आ जाएगा। और फिर अगर आप M प्लस N प्लस P लिखने जाएंगे तो मेरे पास तो आंसर 28 आने वाला है, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा ना हो इसलिए कुछ बातें समझाई गई हैं। क्या समझाए, पढ़िए। M एंड P आर रिलेटिव प्राइम। देखो पहले तो बोल दिया पॉजिटिव इंटीजर से, क्योंकि यहाँ पे भी गड़बड़ कर सकते हैं हम। इसी आंसर को ये भी लिख सकते हैं -8√10 -1। माइनस से माइनस कट जाएगा। इस वाले केस में अगर आप देखेंगे तो ये बनेगा। इसीलिए उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है, नहीं पॉजिटिव इंटीजर ही है, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया भी तो ये बन सकता है। इसलिए इस बात को मना किया फर्स्ट लाइन से कि दे ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ लिखी गई हर बात एग्जामिनर की टेंशन होती है कि वो सब बाकी सारे केसेस हटा सके, वरना फिर हम बोनस चिल्लाएंगे। आगे था M एंड P आर रिलेटिवली प्राइम। अब यहाँ देखिए इस वाले केस में M एंड P, ये देखिए M एंड P का अगर हम देखें GCD हाई ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आपके पास से 2 आता है। सो दे आर नॉट रिलेटिव प्राइम। ये अभी इस वाले केस में रिलेटिव प्राइम नहीं है, तो ये वाला केस रिजेक्ट हो गया।
लिखा है उन्होंने, रिलेटिव प्राइम होने चाहिए। रिलेटिव प्राइम है जिसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 हो, इसलिए ये वाला केस रिजेक्ट हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में क्या फर्क पड़ेगा, इसलिए ये वाला केस नहीं है। और क्या समझाया गया है, यहाँ देखिए, n इज नॉट डिविजिबल बाय स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर। अच्छा, एक लाइन ये भी लिखी है, n इज नॉट डिविजिबल बाय स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम। ठीक है, देखिए आपके पास 8√10 लिखा गया है, तो मैं इसी डेटा को यहाँ पर 4 रख के 2 अंदर भेज देता तो ये 40 बन जाता। ये भी तो कर सकते थे, तो इस अंडर रूट का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। अब जब मैं ये लिखता हूं तो देखिए मेरे पास m की वैल्यू 4 आती है, p की वैल्यू 1 आती है। एक सेकेंड, किस किस के बारे में बात की थी, m एंड p, m एंड p। तो m एंड p क्या कॉमन डिवाइजर 2 था, इसलिए प्रॉब्लम था यहाँ पर m एंड p। m एंड p कॉमन डिवाइजर, गलती से n लिख दिया था, p है। यहाँ देखिए जो पूछा है, m 4 आएगा, p आपके पास 1 है और n की वैल्यू 40 है। यहाँ अगर आप GCD निकालेंगे m और p का, तो वो आपके पास से 1 ही आ रहा है, 4 एंड 1 का 1 आता है, पॉजिटिव है, तो ये कंडीशन भी सही आ रही, ये वाली कंडीशन भी सही आ रही। लेकिन अगर मैं इसके हिसाब से तीनों का सम करूंगा तो 44 आ जाएगा। तो इसलिए एक कंडीशन और बताई, क्या, कि जो n है ना, ये किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर से डिविजिबल नहीं है। अब जब मैं ये लिखता हूँ, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, इनका स्क्वायर क्या होगा, 4, 9, 25। तो देखो ये तो 4 से डिविजिबल है। प्राइम नंबर 2, इसका स्क्वायर हुआ 4, 4 से डिविजिबल है, डिविजिबल है तो गड़बड़ है। तो ये वाला केस भी क्या हो गया, फिर ये वाला केस भी रिजेक्टेड है। समझ गए। तो हम इसके साथ भी छेड़खानी नहीं कर सकते कि यहाँ पर 2 अंदर ले जाए, तब m+m+p अलग डेटा निकल के आ जाएगा। तो बहुत सोच समझ के सवाल बनाया। एक तो है सर्कल का कॉन्सेप्ट ये बनाकर लिखकर आना, और फिर दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आंसर को फिक्स कैसे करें, फाइनलाइज कैसे करें। इसलिए 3 कंडीशंस बता दी कि तीनों पॉजिटिव हैं, GCD 1 है m और p का, और n जो किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर नहीं है। बहुत बढ़िया, टॉप क्लास क्वेश्चन के अंदर ही वेराइटी है, अच्छे सवाल है। बनाते हुए चलिए, आपकी लर्निंग बहुत बेहतरीन रहने वाली है, सीखेंगे आप इसके अंदर कैसे इसको बनाना चाहिए। ओके, कीप लर्निंग। Consider a circle S with center at origin and radius 4. 4 circles A, B, C, D, each with radius unity and centers -3, 0, -1, 0, 1, 0 and 5, 3, 0 respectively are drawn. A chord PQ of the circle S touches the circle B and passes through the center of circle C. Then if the length of this chord can be expressed as √x, then find x. ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले 4 सर्कल्स हैं, जिसका एक कंसिडर सर्कल S, center is origin and radius is 4, and they are 4 circles A, B, C, D, each with radius unity and centers आपके सामने दिए जा रहे हैं। प्लॉट करें, चलिए शुरुआत करते। 1, 0 है, इनका रेडियस कितना है, यूनिटी है। 1, 0 वाला सर्कल ये बन जाएगा आपके पास, दिस इज सर्कल ए। अगला पॉइंट ढूंढिए, 3, 0 है, 3, 0 यहां होगा। आप एक यूनिट इधर जाएंगे तो 2, 0 बन जाएगा, यानी ये वाला सर्कल है, दिस इज बी। फिर चलिए सी पर, सी आपके पास से है, एक सेकंड, मैंने शायद नाम गलत रख दिया है, ठीक है, नेम थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि दिया हुआ है कि 4 सर्कल में ए जो है यहां से शुरू है, एक है -1 पे, एक है -3 पर, एक सर्कल यहां भी है और एक सर्कल यहां भी है। आराम से सॉल्व करते हुए देखते हैं। एक पॉइंट है -3, 0, एक है -1, 0। सो -3, 0 से सर्कल आता है ए, इससे बी आता है, और सी है आपके पास से 1, 0, और डी आता है आपके पास से 3, 0। बड़ी बात है, ए बी सी डी आपके पास से चारों सर्कल बन गए। अब बनाते हैं एक सर्कल एस, जिसका सेंटर ओरिजिन है, यहीं पर है सेंटर, लेकिन रेडियस इसकी 4 है। अब 4 रेडियस कहाँ बनेगी, देखिए ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है,
ये वाला पॉइंट है 4 और ये वाला पॉइंट बनेगा -4। तो ये बड़ा जो सर्कल है ये इनके बाहर से पास होगा। इस तरीके से सर्कल रहने वाला है। रफ डायग्राम है, एग्जैक्ट सर्कल नहीं भी दिख रहा हो तो समझिए, कॉन्सेप्ट तो समझिए, मॉडर्न आर्ट की तरह समझ सकते हैं ना। एग्जैक्ट डायग्राम तो नहीं बन पा रहे, पर ठीक है, हो ये रहा है कि यहाँ से टच करता हुआ यहाँ से जाएगा। दिस इज सर्कल एस। सबके नाम पते बना दिए हैं, बात बन गई। आगे चलते हैं। फर्स्ट लाइन क्लियर, रेडियस हो गया 4, सेंटर हो गया ओरिजिन। आपके पास 4 सर्कल्स एक और है, ABCD। रेडियस यूनिटी समझते हैं आप, रेडियस जिसकी यूनिटी हो मतलब रेडियस 1 है। सेंटर्स आपको दे दिए गए हैं, अब यहां तक क्लियर है। कोड PQ ऑफ द सर्कल S। अच्छा, सर्कल S की एक कोड है, क्या हो रहा है, जो टच करती है सर्कल B को, B सर्कल को टच करती है। B सर्कल यहां है, दिस इज द B सर्कल, और पासिस थ्रू करती है सेंटर ऑफ द C। अच्छा, B की टेंजेंट है, पढ़िए ध्यान से, दिस टचेस द सर्कल B एंड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ C। ठीक है, समझे बात, B को टच करती है लेकिन इसके सेंटर से पास करती है, ये कहानी है। ये इसकी टेंजेंट है, इसके सेंटर से पास होती है और इसकी टेंजेंट है, यही बात बोली जा रही है। ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार सवाल फिर से। सवाल को जितना अच्छे से आप पढ़ते हुए चलेंगे उतना जल्दी आप सीखेंगे कि क्या कहानी हो रहा। ठीक है, इस सर्कल, हमारे सर्कल जैसे एग्जैक्ट क्यों नहीं बनते हैं, एक और कोशिश करते हैं। थोड़ा सा पोलियो हो गया है इसको, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट पे आते हैं। यहाँ पर टच कर रहा है, इसके सेंटर से पास कर रहा है। अब हम चाहते क्या है वो समझिए। द लेंथ ऑफ दिस कोड, अच्छा हम इस लेंथ, कोड की लेंथ हम चाहते हैं कैसे निकाली जाए। ठीक है, तब आप समझिए कुछ छोटी छोटी बारीक बातें। ये टेंजेंट है तो सेंटर से परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनेगा। ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर है ओरिजिन, और हम इंटरेस्टेड हैं ये इसके यहाँ से भी पास हो जाता है सेंटर से, ये वाला कोड, और इस कोड का नाम रखा गया है PQ। इस कोड की लेंथ है PQ। ठीक है, बात आ रही समझ में कैसे इसको बनाया जाए। एक काम और कीजिए, यहां से भी आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए, सेंटर से भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल देंगे। ठीक है, चलिए अब सुनिए क्या हो रहा है, कोड की लेंथ कैसे कंप्यूट की जाती है वो हम बात करते हैं। अब तक आपको क्लियर है, 4 सर्कल्स हैं और एक सर्कल पे हमने जो B की टेंजेंट है वो यहां से पास होके इस तरीके से बन रही है। कोड की लेंथ ऐसे निकलती है कि अगर आपके पास कोई कोड है, आपके पास यहाँ सेंटर है, तो आप सेंटर से परपेंडिकुलर D डाल दीजिए, ये होता है रेडियस। तो ये पाइथागोरस से निकल के लेंथ आ जाती है R² - D², करेक्ट। ये D परपेंडिकुलर और ये R है, तो ये रूट ऑफ R² - D² आपके पास से बात बन जाती है। तो हमें इसके सेंटर से जो परपेंडिकुलर, ये छोटा सा जो परपेंडिकुलर दिख रहा है, इसकी लेंथ निकालनी है। ये छोटू जो परपेंडिकुलर है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे ट्राइंगल को यहाँ ढंग से बना देता हूँ फिर से, ये देखिए आप, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। और ये हो गया आपके पास यहाँ से परपेंडिकुलर। सो दिस इज ओरिजिन O, और ये पॉइंट है आपके पास से -1, 0, और जिस पॉइंट से वो पास कर रहा है वो है 1, 0, और ये जो लेंथ है, ये लेंथ इज 1, यूनिटी लेंथ है इसकी, रेडियस इसकी है 1। ये कहानी हमने बना दी, क्लियर। ठीक है, हम ढूंढ रहे हैं इस परपेंडिकुलर D की लेंथ, अंडरस्टूड। अब देखिए कैसे आप बना सकते हैं। ये यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला है और यहां से भी ये परपेंडिकुलर है, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर। तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों सिमिलर है, दोनों ट्राइंगल आपके पास से सिमिलर है, और आप तो लेंथ भी जानते हैं, ये 1 है, ये वाली भी 1 है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स की हम बात करें तो देखिएगा, अगर हमने इसको थीटा ले लिया तो आप यहाँ से थीटा देख सकते हैं, ये है परपेंडिकुलर और ये बनेगा इसका 90 के सामने है, तो ये बनेगा आपके पास से हाइपोटेनस। तो छोटे वाले ट्राइंगल में साइन थीटा अगर आप लिखने निकल पड़े तो ये आपके पास से आएगा D/1, और बड़े वाले ट्राइंगल में अगर आप जाएंगे तो थीटा के सामने वाला लेंथ है 1 और टोटल लेंथ आपके पास है 1 + 1। मेरे पास D की वैल्यू 1/2 आ चुकी है, D की वैल्यू 1/2 मेरे पास आ चुकी है। अब मुझे ये लेंथ निकालनी है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर आ चुका है। आप मुझे बताइए D की लेंथ मेरे पास यहाँ बन चुकी है, दिस इज द लेंथ D।
तो फिर आपके पास जो पी क्यू लेंथ है बेसिकली वो डबल हो जाएगी। आपके पास जो इसका रेडियस है r² माइनस d²। रेडियस बड़े वाले सर्कल का कितना है? बड़े वाले रेडियस का सर्कल है 4, d हमें मालूम है। यहाँ से आप बनाएंगे 16 माइनस 1/4 आपके पास से आता है, ये बनेगा 64 माइनस 1 √63 आपके पास से डेटा होगा, जिसकी वैल्यू √x लिखी गई है। तो यहां से आपके पास x का वैल्यू 63 फाइनल आंसर आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात, ऐसे ढेर सारे सवाल आपको इस मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली बुक में मिल जाएंगे, काफ़ी सारे, चाहे आप सर्कल की बात करें, पैराबोला की बात करें, इलिप्स की बात करें, सब आपको यहाँ मिलने वाला। ठीक है, तो इसको ले लीजिएगा, बहुत फायदेमंद है ना। कीप लर्निंग। आए क्वेश्चन पे आए, हम यहाँ पे पहुँचे तो देखो ये बनाया मैंने, ये आ गया 63। तो मेजरली सबके अंदर यही है कि वो कंस्ट्रक्शन करवाते हैं कि क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सर्कल से यहाँ पर दिए गए हमें, एक एक करके हमने इन सर्कल्स के ऊपर जैसा उन्होंने बोला वैसे किया कि कौन किसका टेंजेंट है, कहाँ से वो पास होता है। फिर बेसिक ज्योमेट्री दिखने लगी, वहाँ उससे बनाया। लेंथ ऑफ कोड का कॉन्सेप्ट याद किया, कैसे निकलता है कि सेंटर से परपेंडिकुलर रेडियस पता है तो आधी लेंथ, इतना सा लेंथ आपका √r² प्लस d² होता है, सिर्फ ये लेंथ। तो टोटल लेंथ कितना बन जाएगा? इसका डबल, इसका डबल कर दिया इसीलिए। तो ये लेंथ आपको पता चला यहाँ से, तो फिर ये पूरा लेंथ आपके पास से डबल निकल के आता है। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सवाल नहीं बन रहे हैं तो आप लैक ऑफ प्रैक्टिस हैं। आपने थ्योरी कोर्स देखिए, पढ़िए, वापस से देखिए, लेकिन सीखिए। मैथमेटिक्स सिर्फ देखने से नहीं बनेगी, पेन चलाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, फंसोगे, गिरोगे, फिर उठ खड़े हो जाओ। इंटरेस्ट लेके आइए कि हम सब आपके जे की प्रिपरेशन में लग रहे हैं। यू आर द हीरो ऑफ दिस मूवी, तो यू शुड बी मोर प्रोएक्टिव। कीप लर्निंग। The line with gradient 2 is passing through the point P 1,7 and touches the circle x² plus y² plus 16x plus 12y plus c equal to 0 at point Q. If a, b are the coordinates of Q, then find the value of this data. क्वेश्चन फिर से समझेंगे, क्या पूछा है, रिकन्फर्म करेंगे। ग्रेडियंट 2 है, इसका मतलब स्लोप हो गया 2 है। पॉइंट P है 1,7 और ये क्या करते हैं, टच करते हैं। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। सो y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1, 2 टाइम्स x माइनस 1 आपके पास डेटा बना, 2x माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ये आपके पास से डेटा बन जाएगा। ठीक है, ये टेंजेंट है। सर्कल के बारे में खास बात क्या है, सर्कल को थोड़ा नोटिस करिए। सर्कल का सेंटर जो है वो कंफर्म है -8, -6 है। तो ये बना सर्कल, सर्कल की ये टेंजेंट है, यहाँ है ऐसा, ये सर्कल हो गया C। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, Q पॉइंट आ जाएगा। तो किसी सर्कल के सेंटर से अगर टेंजेंट है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर Q पॉइंट बनेगा। सो Q पॉइंट क्या है? दिस इज एक्चुअली फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर C -8, -6 ऑन टेंजेंट। जो टेंजेंट की इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला यूटिलाइज कर लेंगे, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b। ये इसका फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a² प्लस b²। बस इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करिए, आंसर आपके पास है। सेंटर से परपेंडिकुलर डालना है तो ये डेटा आपके पास बनेगा। a का वैल्यू यानी x का कोफिशिएंट कितना है 2, वहाँ से y का कोफिशिएंट -1, नेगेटिव है आपके पास, -16 प्लस 6 प्लस 5 आपके पास आता है a² प्लस b² 4 प्लस 1 है। ठीक है, डेटा बना के देखिए, 6 चला जाएगा आपके पास से, 10 आएगा, 5 आएगा, -5 माइनस माइनस प्लस 5, इट इज कमिंग एज 1। तो अब देखिए आपके पास से x का डेटा क्या बनेगा, 2 - 8 यानी -6 आता है, यहाँ से -6 -1 -7 आता है। हमारे पास से Q बन के आ गया -6, -7। कितना आ गया? -6, -7 मेरे पास से Q बन के आया, दैट इज Q।
आ गया क्यू। अब ये क्यू किसके ऊपर लाई करता है? क्यू सर्कल पे लाई करता है। सो दिस लाइज ऑन द सर्कल। तो ये क्या करेगा? सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन में सी नहीं दे रखा है। बहुत अच्छे सवाल बनाया है, और लास्ट में जाके हमसे सी भी पूछ लिया है। तो ए और बी वगैरह तो हम निकाल चुके हैं यहां से, दिस इज ए कॉमा बी। अब ये सर्कल पे लाई करेगा तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा देंगे। आपके पास आएगा पहले 36 बनेगा, फिर 49 बनेगा। 16 इंटू 6 की वैल्यू 96 होती है। 7 आप रखेंगे, 12 7 कितना बनता है? 84 होता है। फिर यहाँ है प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो लेट्स सी कितना बनता है डेटा, उस हिसाब से हम बात करेंगे। यहाँ पर ये 50 है और ये 36 है, ये 47 आपके पास से बन जाएगा। ठीक है जी, यही बन रही बात है ना, 47 और यहाँ है 84। ये डेटा आपके पास है। यहाँ से आप हटा दीजिए, 11 आपके पास आएगा, 11 आप यहाँ रख लीजिए, 95। एम आई गेटिंग 95 एज फाइनल आंसर? देखो थोड़ा ध्यान से, 11 आता है, सी की वैल्यू 95 आ गई, और ए और बी हमें पता है। ए का वैल्यू -6, बी का वैल्यू -7। वी आर लुकिंग फॉर नाउ 7A प्लस 7B प्लस C, ये डेटा है। 7A आपके पास है -42, 7B आपके पास है 7A -42, 7B -49, और C की वैल्यू आती है 95। तो यहां से आता है 191 प्लस 95। फाइनल आंसर हमारे पास से 4 निकल के आया। सो वी आर गोइंग टू मार्क 4 एज द फाइनल आंसर। ठीक है, पर ये अच्छा सवाल है एक स्टूडेंट को सोचने पर। अगर नया नया चैप्टर सीख रहे हैं, सिखाने के लिए कॉन्सेप्ट वही है कि टेंजेंट है, टच करके जा रहे हैं, वहाँ से पॉइंट आया, पॉइंट फिर वापस से सर्कल में रखना, मतलब एक अच्छा सवाल जिससे स्टूडेंट एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग की तरफ बढ़ता है। सो आई विल मार्क दिस एज अ गुड क्वेश्चन। कि आपको सिखाना है स्टूडेंट को, तो इससे बढ़िया सवाल होगा नहीं। और इससे और बेहतरीन सवाल आपको जो मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली बुक है इसके अंदर मिल जाएंगे, और सब सॉल्व्ड हैं, सब सॉल्व्ड है। मज़ा आएगा आपको थ्योरी के साथ साथ। अगर आप इसके इलस्ट्रेशंस देखते हुए चलेंगे तो आपको और मज़ा आएगा। पीछे सॉल्व, MCQs, कॉम्प्रिहेंशन सब यहाँ पर है। कीप लर्निंग। रियल नंबर x and y satisfies x square plus y square is equal to 1 if the maximum and minimum value of the expression are, यहाँ पर r है, एक्सप्रेशन है 4 - y अपॉन 7 - z आर कैपिटल M एंड स्मॉल m रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2m प्लस 6m। एक टाइपो है छोटा सा। तो पूछा गया है कि एक सर्कल है जिस पर रियल नंबर्स x एंड y रहते हैं। अब एक मैक्सिमम और मिनिमम निकालना, एक्सप्रेशन है z 4 - y अपॉन 7 - x। क्या आते हैं मिनिमम मैक्सिमम? कैपिटल M M स्मॉल m। चलिए पहले हम सर्कल की बात करते हैं। सर्कल है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, जिसका सेंटर आपके पास से 0 0 है, रेडियस आपके पास से 1 है, इसका लिखा गया। ठीक है, इस सर्कल से अगर हम बात को बनाएं, ये सर्कल हमने बनाया, यहाँ आपके पास से पॉइंट है, आपके पास एक, द पॉइंट इज, कौन सा नंबर है उस एक्सप्रेशन के हिसाब से मैं लिखना चाहता हूं, तो 7,4 एक एक्सप्रेशन में लिख रहा हूं। और यहां पर अगर कोई भी पॉइंट आपके पास है, सपोज कीजिए x, y, ये दोनों अगर मैं इसका स्लोप लिखना चाहता हूं तो क्या स्लोप आएगा आप मुझे बताइए। स्लोप आता है आपके पास से y2 - y1 अपॉन x2 - x1। क्या ये नहीं है? क्या यही एक्सप्रेशन वहां नहीं लिखा गया? देखो आप ध्यान से, 4 - y अपॉन 7 - x, यानी जिस एक्सप्रेशन की हम चाहते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकले z, वो तो क्या है? स्लोप है। सो ये जो z है ना अपने पास लिखा गया, this represents the slope of line joining 7,4 and x, y such that x, y कहां पर है? सर्कल पे लाई करते हैं। x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, ये सब सर्कल पे लाई करते हैं। ठीक है, तो आप मुझे अब ये बताइए, अगर इसकी सिर्फ बात स्लोप के साथ हो रही है, x एक्सिस के साथ एंगल क्या बनेगा? स्लोप तो tan थीटा होता है ना,
एक्स एक्सिस के साथ एंगल, उसी को तो स्लोप कहते हैं। तो मिनिमम मैक्सिमम की अगर बात होगी तो फिर आप थोड़ा सोच के देखिए कि ये सर्कल यहाँ है जहाँ पर ओरिजिन आपने बना दिया गया है, यहाँ एक ये पॉइंट है, तो मैक्सिमम मिनिमम ऐसे कौन से कोऑर्डिनेट होंगे जब इसके स्लोप हम बना सकते हैं। बहुत आसान है। अब देखिए, जब मैं इसको यहाँ पर टेंजेंट बनाना चाहूँगा और जब मैं इसको यहाँ टेंजेंट बनाना चाहूँगा, बाकी आप खुद सोचिएगा, अगर कोई भी पॉइंट अगर मैं यहाँ बनाता हूँ तो उसका एंगल इसका सबसे ग्रेटर होगा, उसका सबसे कम होगा। तो जो टेंजेंट वाले स्लोप्स हैं दो, ये वाला जो स्लोप है इसका सबसे बड़ा स्लोप होगा, वो वाला स्लोप उसका सबसे कम होगा। बाकी आप सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे, वो जो स्लोप आने वाले हैं वो इन्हीं दोनों के बीच में रहने वाले हैं। इस पर्टिकुलर पोजीशन पर मेरे पास सबसे बड़ा एंगल आएगा, कैपिटल एम रहेगा। इस वाले एंगल पर मेरे पास सबसे छोटा स्लोप आएगा, वो स्मॉल एम रहेगा। बाकी सारे स्लोप कहीं पर भी आप पॉइंट लीजिए, उन सब के एंगल इनके बीच में ही रहने वाले, स्लोप इनके बीच में रहने वाला। तो बेसिकली सवाल जो है टेंजेंट का है। सवाल टेंजेंट का है, पता चल गया अब हमें। तो हमें बनानी है टेंजेंट। तो अगर मैं टेंजेंट की बात करूं जिसका स्लोप मैं लिखना चाहता हूं m है, और इस पॉइंट से y माइनस वाई वन m टाइम्स x माइनस 7, ये है टेंजेंट। जिसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास से डेटा आता है mx माइनस वाई माइनस 7m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये डेटा हमने बना दिया, mx माइनस वाई माइनस 7m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज टेंजेंट। टेंजेंट है तो यहाँ से P इक्वल टू आर रहेगा। क्या बन जाएगा? P इक्वल टू आर आपके पास से बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, P इक्वल टू आर बना देते हैं, सेंटर से परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर। तो मुझे आप इस सर्कल का सेंटर बताइए क्या है? 0 0। रेडियस बताइए 1 है। तो सेंटर से परपेंडिकुलर आप डाल दीजिए 0 माइनस 0 7m प्लस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1, और रेडियस भी 1 है। 4 माइनस 7m का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी m स्क्वायर प्लस 1 है। 16 प्लस 49m स्क्वायर माइनस 28 आता है, 56m बनेगा, और यहाँ पर है m स्क्वायर प्लस 1। बस सॉल्व करते हुए चलना। बहुत बढ़िया प्यारा सवाल। उस एक्सप्रेशन को पहचानना कि आखिर में वो लिखा हुआ क्या है। वो स्लोप का एक्सप्रेशन था। तो मैक्सिमम मिनिमम स्लोप पर्टिकुलर टेंजेंट्स के हिसाब से बात बन जाएंगी। तो यहाँ अगर आप बनाना चाहेंगे तो डेटा बनेगा 48m स्क्वायर माइनस 56m प्लस 15 इज इक्वल टू 0। आपके पास से बात बनती है। आगे लेकर चलते हैं। कुछ फैक्टराइजेशन है तो बताइए मुझे, क्या बना सकते हैं हम। इसको हम 36m माइनस 20m करके, मुझे ऐसा लगता है शायद इसके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। 12 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ 4m माइनस 3 आपके पास बनेगा। 5 यहाँ कॉमन लेंगे तो ये 4m माइनस 3 भी यहाँ से बनेगा। यहाँ पर है 12m माइनस 5 और ये है 4m माइनस 3। तो हमारे पास दो स्लोप्स आते हैं। एक स्लोप है 3/4 और दूसरा स्लोप आपके पास है 5/12। ये दोनों स्लोप्स आ गए। अब इसमें मिनिमम है, एक मैक्सिमम है। स्मॉल m से कंफ्यूज मत होना, उन्होंने वो वाला स्लोप उसमें भी लिखा हुआ है। हम यहाँ पर स्लोप की बात कर रहे हैं बेसिकली ना, m डैश है। मिनिमम वैल्यू उन्होंने m बोला है, तो ये वाला m और अपना वाला m थोड़ा अलग है। आप चाहो तो अपना जो स्लोप है उसकी वैल्यू अलग कर सकते हो, m डैश। इट इज बिट m डैश है ना, हम m डैश की बात कर रहे हैं। अब इस m डैश की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज जो हैं वो आपके पास से अलग आएंगी। ये m डैश है, ठीक है। m डैश आया 3/4 5/12। कौन ग्रेटेस्ट है कौन मैक्सिमम, ये पता करना है। 5/12 अगर ये 6/12 होता तब जाके हाफ बनता है, हाफ से भी छोटा है। और 3/4 तो आपको पता है 0.75 होता है। तो क्लियर पता चला अब हमें। यहाँ पर कैपिटल M है आपके पास से, जो m डैश की मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है तो 3/4। स्मॉल m आपके पास से आएगा, ये बनेगा m डैश की मैक्सिमम वैल्यू की जगह मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू अगर हम बनाने जाएंगे, ये आपके पास से मिनिमम वैल्यू आता है। तो मिनिमम वैल्यू आपके पास से 5/12 है, ठीक है। आपको ऐड करके दिखाना है 2 टाइम्स कैपिटल M प्लस 6 टाइम्स m आपके पास से आता है। ये डेटा बनेगा 3/2 और यहाँ से आता है 5/2। फाइनल आंसर आपके पास से आएगा 4। फाइनल आंसर आपके पास से आता है 4। अब यहाँ से आंसर मार्क करेंगे, 4 को हम यहाँ पर मार्क कर देंगे,
ठीक है, और अच्छा सवाल है, टॉप क्लास क्वेश्चन जो आपको समझाने पर सिखाने पर सिखाएगा कि एक्सप्रेशन क्या है। ऐसे और ढेर सारे सवाल आपको जो मेरी मैथमेटिक्स की बुक से वहाँ सॉल्व करने को मिलेंगे। कीप सॉल्विंग देम, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलिए। जहाँ पे आपको लगे कॉन्सेप्ट वीक है, थ्योरी की ज़रूरत है, थ्योरी पढ़िए। मेहनत ये आपको करनी होगी। ये मेहनत जो आप बंद कमरे में कर रहे हैं ना, एक दिन सफलता का शोर पूरे भारत में मचेगा इसके लिए। ठीक है, कीप सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। Let S1 equal to 0 and S2 equal to 0 be the two circles intersecting at point P 6, 4 and both are tangent to x-axis and the line y equal to mx. If the product of radii of the circle S1 equal to 0 and S2 equal to 0 is 52/3, find the value of m square. ये क्वेश्चन जो है ये IIT JEE में बहुत पहले, मतलब मैं कहूँगा करीब 30 साल के पहले आसपास ये सवाल पूछा गया और बढ़िया सवाल था, जिससे इंस्पायर्ड ये क्वेश्चन है। बढ़िया सवाल है, चलिए डिस्कस करते हैं। S1 S2 दो सर्कल्स हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पर और दोनों एक्स एक्सिस को टच करते हैं। ठीक है भाई, दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच करते हैं, दूसरे को कट करते हैं और वहां एक्स एक्सिस को टच करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और एक और लाइन है जिसको ये टच करते हैं, वो लाइन है y इक्वल टू एम एक्स। तो इसकी दो टेंजेंट है कि y इक्वल टू एम एक्स और एक है एक्स एक्सिस। ये हुआ बात। तो दोनों इसको टच करते हैं तो ये सर्कल बनाया, और एक और सर्कल है जो एक्स एक्सिस को भी टच करता है और इस लाइन को भी टच करता है। इस तरीके से इसका सेकंड वाला सर्कल भी बनेगा। यहां भी टच कर रहा है, यहां भी टच कर रहा है, अंडरस्टूड। और ये एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है। क्या जो लिखा है हमने उस कंडीशन को फुलफिल कर दिया? इसलिए क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार, तीन बार पढ़िए। वहां बार बार पढ़ने से हमें हिंट नजर आने लग जाते हैं। S1 S2 दो सर्कल है, इंटरसेक्ट करते हैं। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट देख लीजिए। इसको लिख लिया 6,4 पे इंटरसेक्ट करते हैं। एक और पॉइंट पर कट करेंगे क्योंकि टच नहीं बोला, इंटरसेक्ट बोला है। बोथ आर टेंजेंट टू एक्स एक्सिस, दोनों एक्स एक्सिस की टेंजेंट है। एंड द लाइन y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स को भी ये टच करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रेडियस, इन दोनों की प्रोडक्ट, रेडियस का प्रोडक्ट R1 R2 की वैल्यू 52/3 है। और हमें बोला है कि आप एम स्क्वायर निकालिए, स्लोप की बात कर रहे हैं। ठीक, यहां इनके सेंटर्स भी होंगे दोनों के, क्योंकि ये, और अगर मैं इस पॉइंट से सेंटर को मिलाऊंगा तो ये जो बनने वाला है, ये दोनों सेंटर्स यहीं पे आके मिलने वाले हैं, जहां से आपने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए। आप शायद समझ नहीं पाए, कहानी ऐसी है। अगर हम कॉमन टेंजेंट्स यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो एक यहाँ बन जाएगी, एक यहाँ बन जाएगी, और यहीं से ये जो ज्वाइनिंग होती है इनके सेंटर्स पे आके लाई करती है। बस ये थोड़ा सा टिल्ट करके एक्स एक्सिस की तरफ इसको बनाया जा रहा है। तो बिल्कुल ना घबराए, डरे नहीं। अगर मैं ये एंगल थीटा लेता हूँ तो ये वाला एंगल भी थीटा है, दोनों थीटा है। एक्स एक्सिस को टच करते हैं तो ये 90 डिग्री है, ये वाला भी 90 डिग्री है। ये इसकी रेडियस आएगी R1, ये इसकी रेडियस आएगी R2। पक्का है ना, ये रेडियस R1 है, ये R2 है। इस तरह से हम बात कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। और क्या सोचा जा सकता है वो देखिए। इसका स्लोप y इक्वल टू एम एक्स है, तो m का डेटा आपके पास है थीटा, थीटा 2 थीटा आता है, tan 2 थीटा है। निकालना क्या है, नजरें बिल्कुल तेज होनी चाहिए। एम स्क्वायर यानी कुल मिला के हमें यहाँ पर थीटा निकालना है। किसको निकालना है, थीटा को हमें कंप्यूट करना है कि थीटा यहाँ से निकल कर आए। किसी भी तरीके से हम थीटा के बारे में सोचें। ठीक है, सेंटर के कोऑर्डिनेट में लिखना चाहता हूँ इस ट्राइंगल के हिसाब से। अगर ये एक ट्राइंगल है, देखिएगा यहाँ बना देता हूँ कि ये r है, ये थीटा है, ये मान लेते हैं x कोऑर्डिनेट है। तो अगर मैं यहाँ पर tan थीटा लिखना चाहूँगा तो वो मेरे पास r/x आएगा, यानी x की वैल्यू r/tan थीटा बन जाएगी। तो यानी यहाँ से x की वैल्यू r cot थीटा बनेगी। तो इसके कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे अपने पास, जो कि सेंटर है। सेंटर के कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए r cot थीटा r। कितना गया सेंटर का कोऑर्डिनेट, r cot थीटा r। ये सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गया। अगर आपने R1 रख दिया तो फर्स्ट सर्कल के, R2 रख दिया तो सेकंड सर्कल के, क्योंकि ये रिलेशन दोनों के लिए ही ट्रू है। अगर आप देखें
ये सेम लाइन जा रही है, यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, सेम डेटा बन रहा है। अब इनकी क्या और एक कॉमन बात है, कॉमन बात मैं आपको बताता हूँ। सेंटर चाहे दोनों का आप कैसे भी निकाल दो, अगर आपने उस सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालोगे या उस सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालोगे तो आपके पास वो रेडियस के बराबर आ जाएगी। इस वाले केस में R1 और इस वाले केस में R2, करेक्ट। तो हमारे पास यहाँ से जो फर्स्ट वाला सर्कल है उसको तो हम लिख सकते हैं कि R1 cot थीटा R1 बन जाए। सेकेंड वाला सर्कल आपके पास है R2 cot थीटा R2 बन जाए। ये C1 और ये C2। अब दोनों को अगर मुझे एक साथ एड्रेस करना है, क्योंकि देखो स्मार्टली यहाँ पर ना प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी दिया है, तो अगर मैं एज ए सेंटर C ही ले लेता हूं तो मैं R cot थीटा R ले लेता हूं, और एक पॉइंट है 9,6,4, इनके जो बीच की डिस्टेंस होगी वो रेडियस होगी। R cot थीटा और यहां से दोनों की डिस्टेंस इनकी रेडियस के बराबर आएगी, तो मैं ये डिस्टेंस यहां पर निकालना चाहता हूं। ये बनेगा R cot थीटा -6 का होल स्क्वायर R -4 का होल स्क्वायर, और ये डिस्टेंस आपके पास है R बनेगा, यानी R² बनेगा। बनी बात, आगे चलो। R² cot स्क्वायर थीटा -12 R cot थीटा प्लस 36 प्लस 16 आता है, 8R आता है आपके पास से डेटा। ठीक है, आगे लेकर चलते हैं। R² cot स्क्वायर थीटा, आप यहां पर 4R कॉमन ले लीजिए, ये बनता है 3 cot थीटा प्लस 2, 52 आपके पास से आ गया। क्योंकि ये रिलेशन तो दोनों ही के लिए ट्रू है, R1 के लिए भी ट्रू है, R2 के लिए भी ट्रू है, यहाँ से भी डिस्टेंस वही आती, यहाँ से भी वही डिस्टेंस आती। किसी भी रिलेशन अगर मल्टीपल वैल्यूज के लिए ट्रू है तो उसी को दो रूट्स कहते हैं। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही तो वो उसके रूट्स हैं, तो ये दोनों के लिए सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यहाँ से आपके पास रूट्स आगे हैं R1 एंड R2। अब देखो, सवाल बनाने के लिए आपको एग्जामिनर ने पहले बता रखा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमें पता है, तो यहाँ अगर हम जाएं तो देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आप बना के देखिए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास आएगा R1 R2 जो बनना चाहिए 52 बाय cot स्क्वायर थीटा, ये बनेगा C बाई A, एंड इज गिवन टू अस, इट इज 52 बाई 3। तब आपके सामने आ चुका है कि cot थीटा की वैल्यू आई है √3, यानी थीटा हमारे पास से 30 डिग्री निकल के आ चुका है। पॉजिटिव स्लोप है तो cot थीटा दिखा हुआ है, देखो यहाँ पर पॉजिटिव है m, तो पॉजिटिव वाला डेटा लेंगे। थीटा की वैल्यू आई 30 डिग्री, cot 30 की वैल्यू √3 आ रही है, थीटा है 30 डिग्री। हमें निकालना m है, m तो इतना है, तो ये आ गया आपके पास से। व्हेन थीटा इज 30 डिग्री तो आपके पास से m² बनेगा tan स्क्वायर 2 थीटा विच इज tan स्क्वायर 60 डिग्री, और 60 डिग्री की वैल्यू आती है √3, स्क्वायर करेंगे 3, आपके पास से इसका फाइनल आंसर निकल के आएगा। ब्रिलियंट क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन। ये अच्छे स्टूडेंट्स, या मैं तो कहूँगा कई बार टीचर्स भी इसमें फंसते हैं। अच्छे सवाल हैं, सीखते हुए चलिए। मैं आपको बताऊंगा, ये है अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली बुक, इसके अंदर ऐसे आपको कई सारे बेहतरीन सवाल दिखेंगे और ये सब सॉल्व्ड हैं। पढ़िए इन्हें, पढ़ेंगे तो सब चीज़ें सीख पाएंगे। ओके, तो पढ़ते हुए चलिए, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए अपनी लर्निंग के ऊपर, क्योंकि जेईई प्रिपरेशन में एक बार जब टाइम चला जाता है तो सब चला जाता है, फिर वापस नहीं आता वो टाइम। तो जो समय हमें सीखने में चाहिए वो लगाना ही पड़ेगा। दूसरा, अटेम्प्ट्स नहीं है हमारे पास ज़्यादा, तो वहाँ भी बच्चा फंस जाता है। ठीक है, सो कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग, फाइनली आंसर वी आर मार्किंग एज 3। Through a given point P 5,2, secants are drawn to cut the circle x² plus y² is equal to 25 at points A1 B1, A2 B2, A3 B3, A4 B4 and A5 B5 such that PA1 plus PB1 is equal to 5, PA2 plus PB2 is 6, PA3 plus PB3 is 7 and PA4 plus PB4 is 8 and PA5 plus PB5 is 9. Then find the value of sigma I 1 to 5 pi square plus sigma I equal to 1 to 5 pi square। ये हमसे पूछा जा रहा है, जहाँ पर AR BR डिनोट करता है लाइन पासिंग थ्रू दिस
एंड मीटिंग द सर्कल एट पॉइंट ए आर बी आर। ये बात हमें समझाई जा रही है। तो पहले क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, क्या पूछा गया है। थ्रू अ पॉइंट 5,5, 5,2, सबसे पहले इस पॉइंट की लोकेशन सर्कल के हिसाब से देखते हैं। तो 25 आता है, 4 आता है, फिर 25 है, 4 है, यानी सर्कल के हिसाब से पॉइंट बाहर है। ये रहा सर्कल, यहाँ है आपके पास से पॉइंट पी। ठीक, पॉइंट पी से अब यहाँ पर क्या है, सीक्वेंस ड्रॉ की गई है, कई सारी बना दीजिए आप भी, जितनी बोली उतनी बनाइए। कितनी बोली है देखिए, A1 B1, ए तो यहाँ पर नाम रखते हुए चलिए, दिस इज A1, दिस इज B1, ये A2 है, ये B2 है, यहाँ A3 है और यहाँ B3 भी है, यहाँ A4 है, यहाँ B4 है, यहाँ आप चले जाइए, ये A5 है, यहाँ B5 भी है। तो आपके पास ऐसे 5 कोड्स बना दी गई है। PA1 PB1 5 है, PA2 PB2 6 है, PA3 PB3 7 है, PA4 PB4 8 है। समेशन भी हमें गिवन है, फिर एक समेशन यहाँ से पूछा गया है। इसको आगे बनाऊं उसके लिए एक छोटी सी प्रॉपर्टी आपने हमेशा देखी होगी कि 9th क्लास में इसको पढ़ाते हैं कि P से अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ PT, तो आप देखोगे कि ये जो PA1 इंटू PB1 होता है, इसका मल्टीप्लाई PA2 इंटू PB2, यानी यहां से PA1 इंटू PB1, PA2 इंटू PB2 इज इक्वल टू PA3 इंटू PB3, PA4 इंटू PB4, PA5 इंटू PB5। ये जो मल्टीप्लाई है इट इज एक्चुअली PT स्क्वायर। इस P पॉइंट से किस जो टेंजेंट की लेंथ है उसका स्क्वायर आता है। और हम जो बता दें कि PT जो होगा ना, PT स्क्वायर, एक्चुअल वो S1 ही होता है, वो वैल्यू आपके पास आएगी 4। लेंथ ऑफ टेंजेंट की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, था ना, PT स्क्वायर आपका स्क्वायर आपके पास से 4 बन जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 4। तो ये प्रोडक्ट वाला डेटा हमने यहाँ से बना दिया, पावर ऑफ ए पॉइंट, कि किसी पॉइंट से अगर कोड्स यहाँ बनाओगे, सीक्वेंस बनाओगे, सो PA1 इंटू PB1, PA2 इंटू PB2, PA3 इंटू PB3, PA4 इंटू PB4, PA5 इंटू PB5, ये सब प्रोडक्ट PT स्क्वायर के इक्वल आता है। उस पॉइंट से उस सर्कल पे जो टेंजेंट है उसकी लेंथ का स्क्वायर 4, यानी ये डेटा हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना गया उस बारे में हम बात करें। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है, वो आप देखिए, हमसे पूछा गया है कि सिग्मा I का वैल्यू 1 से लेके 5 है। यहाँ लिखा गया है PI का स्क्वायर, सिग्मा PBI का स्क्वायर है, I का वैल्यू 1 से लेके 5 है। इसको मीनिंग समझिए आप। तो PA1 स्क्वायर, PA2 स्क्वायर, PA3 स्क्वायर, PA4 का स्क्वायर, PA5 का स्क्वायर, ये डेटा आपके पास बना। PB1 का स्क्वायर, PB2 का स्क्वायर, PB3 का स्क्वायर, PB4 का स्क्वायर और PB5 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम सबके होल स्क्वायर। इन होल स्क्वायर्स को अगर आप थोड़ा थोड़ा देखें तो शायद बना पाए कि हम PA1 प्लस PB1 इसका होल स्क्वायर जनरेट करते हैं, फिर PA2 प्लस PB2 का होल स्क्वायर भी हम जनरेट कर लेते हैं, फिर PA3 प्लस PB3 है, इसका भी होल स्क्वायर हम जनरेट करते हैं, PA4 प्लस PB4 आपके पास है, इसका भी होल स्क्वायर हमने जनरेट कर दिया, PA5 प्लस PB5 है, इसका भी होल स्क्वायर बना दिया। क्योंकि ये डेटा हमें पता है, ये लिखे हुए PA1 प्लस PB1 5 है, PA2 PB2 6 है, PA3 PB3 7 है, ये 8 है, वो 9 है, दिए हुए हैं। ठीक है, होल स्क्वायर काम में आ जाएंगे। पर ऐसे ही थोड़ी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर A प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है आपने, तो उसको ओपन करने पर टर्म्स क्या क्या बनेगी, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इन दोनों का स्क्वायर ये रहा, PA1 स्क्वायर PB1 स्क्वायर प्लस 2AB भी यहाँ पर आएगा, जो नहीं दिया हुआ है ऊपर, तो फिर यहाँ कुछ चीजें माइनस होंगी। 2 टाइम्स PA1 PB1, PA2 PB2। 2 तो हमने पहले बाहर ले लिया है, तो वापस से 2 लिखने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, तो सीक्वेंशियली इसको प्रोसेस कर देते हैं। आपके पास आता है फिर PA3
PB3, PA4, PB4, PA5, PB5, ये डेटा आपके पास है। लिखा हमने इसको, आगे बात बनाते हैं। बना ले बात, चले आगे सीखे। अब इनका डेटा बताइए। ये सब हमें मालूम है, ये रहा PA1 इंटू PB1 का डेटा कितना है, PA इंटू PB2 का डेटा कितना है, ये सारे डेटा हमें पता है। और ये ऊपर वाले हमें डेटा सारे गिवन है, ये देखिए। तो आप डेटा चाहो तो बना सकते हो। PA1 इंटू PB1 इज 5 का स्क्वायर। अगला डेटा देखिए 6 का स्क्वायर, फिर अगला है 7 का स्क्वायर, फिर है 8 का स्क्वायर, फिर है 9 का स्क्वायर, 9 तक जा रहे हैं, फिर है -2 टाइम्स कितना, इन सब के प्रोडक्ट आपके पास से 4 आते हैं। सो दिस इज 4, दिस इज ऑल्सो 4, दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज ऑल्सो 4। 5 बार आपके पास से 4 4 4 बनेगा, डेटा बन जाएगा। बस ये डेटा हमें कंप्यूट करना है, बाकी फिर तो आंसर हमारे पास आने वाला है। 5 स्क्वायर का वैल्यू आपके पास है 25 है, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, फिर है 64, फिर 9 स्क्वायर 81, फिर आता है आपके पास बाकी डेटा। तो 4 4 4 4 5 20 आता है, 20 का डबल कर दीजिए 40 आता है। 40 यहाँ लिखेंगे हम। यहाँ पर डेटा देखिए 6 आएगा 61, यहाँ से आप डेटा निकाल दीजिए 3 बनेगा 1 1 1 3 आता है। 41 आपके पास है, यहाँ से आपके पास 5 आता है, ठीक है। तो 4 और यहाँ पर 10 है, 1 आपके पास, 215 मेरे पास से नंबर आता है। आई एम गेटिंग 215 एज द फाइनल आंसर। यस, 215 एज द फाइनल आंसर। ब्रिलियंट 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 क्वेश्चन। अच्छा सवाल, जिसमें एक स्टूडेंट सोचे कि जो मैं सर्कल पढ़ के गया था वो तो पूछा ही नहीं, पता नहीं क्या सर्कल के अंदर पूछ ली गई है, 5 बातें का सम दे रखा है, फिर समेशन करके स्क्वायर दे रखा है। इट्स अ गुड क्वेश्चन। फैंटाबुलस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, और ऐसे बेहतरीन सवाल देखने हो तो आप मेरी बुक से कर सकते हैं। वहाँ पे आपको और माइंड गॉगलिंग क्वेश्चंस दिखेंगे, बहुत सारे ऐसे सवाल दिखेंगे जिनको आप देख कर लगेगा कि हाँ ये कुछ सीखा है मुझे, इस तरह के सवाल ने कुछ मुझे सिखाया मुझे, है ना। तो ऐसे और माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप यू कैन रेफर टू दोज बुक्स। कीप लर्निंग। If the circle x square plus y square plus 4x plus 22y plus y a is equal to 0, bisect the circumference of the another circle. एक circle एक और given है, given it is AB is positive, okay, then find the maximum value of product of AB. So this is, let's consider first as circle S1 and this bisects the circumference of circle S2. Bisect करता है, इसका मतलब क्या हुआ ये समझिए। ये हुआ आपके पास है सर्कल S2। मुझे पहली बात तो सर्कल ठीक से बना लेते हैं जो सर्कल जैसा लगे। चलिए भाई, सर्कल जैसा सर्कल बनाने की मैं ट्राई करता हूँ। बन गया सर्कल, ठीक ठीक दिख रहा है, ठीक है। तो दिस इज S2। अब सुनिए आगे कहानी। ये फर्स्ट वाला सर्कल इसकी सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट कैसे करेगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। तो बाइसेक्ट करेगा जैसे यहाँ और यहाँ से पास हो जाए, तो फिर क्या होगा, आधी सर्कमफेरेंस इधर आ जाएगी, आधी सर्कमफेरेंस यहाँ आ जाएगी। तो ऐसा एक सर्कल हमें बना के दिखाना है जो इन दोनों पॉइंट से पास करता हो। ये सर्कल बन गया, क्या बात है, परफेक्ट सर्कल बन गया। तो फर्स्ट वाला सर्कल आपके पास से सेकंड वाले सर्कल को ऐसे मिलाता है कि ये इसकी सर्कमफेरेंस के 2 टुकड़े कर देता है, यहाँ पर इक्वल इक्वल पार्ट्स में मिला देता है। ठीक है भाई, ये हुआ क्वेश्चन जिसको हमने समझा। सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट करता है। इसमें ना ध्यान रखना पड़ता है कि किसकी सर्कमफेरेंस बाइसेक्ट करनी, क्योंकि सर्कल 2 हैं, तो इसलिए फिर से कंफर्म कर लेते हैं। फर्स्ट सर्कल बाइसेक्ट करता है, द फर्स्ट वन बाइसेक्ट्स द सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल। S2 ये है, S1 ये है, तो S2 की सर्कमफेरेंस इक्वल हो जाएगी, यानी ये वाला टुकड़ा ये वाले टुकड़े के इक्वल है। ठीक है, दोनों मिले हैं तो यहां से आपके पास कॉमन कोड बन जाएगी इन दोनों को ज्वाइन करने वाली बात। ये कॉमन कोड बोल दीजिए, या फिर आप इसको इसी की रेडिकल एक्सिस भी कह सकते हैं। ठीक है, और बाइसेक्ट करता है तो क्या होगा, क्योंकि ये इसकी डायामीटर बन जाएगी, यही क्या है, रेडिकल एक्सिस। इसी का दूसरा नाम क्या है, यही जो है इनकी कॉमन कोड भी इसी को कहते हैं। और अगर आप ध्यान दें, क्योंकि बाइसेक्ट हो रही है सर्कमफेरेंस S2 की, तो ये डायामीटर भी बनेगी।
दिस इज डायमीटर ऑफ S2। और S1 की तो एक कोड है, बट S2 की क्या है, ये डायमीटर भी है। रेडिकल एक्सिस है या कॉमन कोड है, इसकी इक्वेशन हम दोनों का डिफरेंस लेके निकाल सकते हैं। सो लेट्स टेक द डिफरेंस। आपके पास डेटा बनता है 4x + 22y + a + 2x - 8y + b = 0। यहाँ से 6x आता है, यहाँ से 14y बनता है, यह है a + b। अंडरस्टूड। अगर ये S2 का डायमीटर है तो फिर सेंटर क्या है S2 का, 1, -4 लाइज ऑन इट। यस और नो। अगर ये सेकंड वाले का डायमीटर है तो इसका जो सेंटर होगा, जो है आपके पास है 1, -4, वो इसके ऊपर लाई करेगा। तो यहाँ से इसको हम सेटिस्फाई करेंगे। तो आप देखेंगे तो बनता है 6, यहाँ आता है 4, आपके पास लिखेंगे 56 आता है, ये है a + b = 0। आपके पास से a + b की वैल्यू 50 आएगी आपके पास से, बन गया। a + b इज कमिंग एज 50। आगे हमें प्रोडक्ट निकालना है, तो सुनिए आगे कहानी। a + b की वैल्यू 50 है, a पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है। अगर हम यहाँ पर AMGM की बात करें, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ये कॉन्सेप्ट होता है पॉजिटिव नंबर्स के लिए। कि सर अलजेब्रा? जी हाँ, स्वागत है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अलजेब्रा, क्योंकि हमारे पास सम आया है, पूछ प्रोडक्ट रहे हैं और दोनों पॉजिटिव हैं। यही सबसे बड़ा हिंट होता है कि जब नंबर्स पॉजिटिव हो जाएं तो फिर कहानी प्रोडक्ट पे अगर लेकर जाएंगे, आया सम है, तो फिर क्वेश्चन पे AMGM एप्लीकेबल हो जाता है। तो सपोज कीजिए क्वेश्चन पेपर आपके टेस्ट में आया है और आप टेस्ट से बाहर निकल रहे हैं, तो बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं, और भाई वो सर्कल वाला क्वेश्चन किया तुमने जो इसमें पूछा गया था, सर्कल वाला, हाँ वो तो AMGM का था ना, और तुम फटाक से घूमते हो AMGM उसमें कहाँ था कि यार वो क्वेश्चन कैसे हुआ, मुझसे हुआ नहीं है, उसमें बोला AMGM का क्वेश्चन था। बस बताइए, कोऑर्डिनेट में धोखा हो रहा है। तो ऐसे सवालों की प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे रिसोर्सेज सॉल्व कीजिए, अपनी बुक कीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली। ये जो बुक है अपने पास, देखी होगी आपने, नहीं देखी, इसको सॉल्व कीजिए, इसमें आपको ढेर सारे सवाल दिखेंगे। 5-6 चैप्टर जितने कोऑर्डिनेट हैं सब इसके अंदर है, एवरीथिंग इज सॉल्व्ड। चलिए आते हैं, AMGM बनाने पहुंचे तो आपके पास ये बात बनेगी a + b/2, ज्योमेट्रिक मीन हम लिखेंगे √AB। a + b/2 आपके पास ये 50 है, 50/2 हम इसको कर देंगे, तो यहाँ से √AB आपके पास आ चुका है 25। यहाँ पे हमने स्क्वायर किया तो 625 आपके पास AB आता है। यहाँ हमने इसको मैक्सिमम लिखा था तो ये आपके पास से 625 आया था। 625 आपके पास से फाइनल आंसर बना। तो AB की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास से 625 बनकर आएगी। ब्रिलियंट क्वेश्चन, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए, ब्रिलियंट टीचर्स के द्वारा पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग।